दिया है, तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और खुद लिख तकदीर अपनी. Students, this is Professor Chintan Devalia on behalf of JK Shah Classes welcomes you all to the अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय महामैराथन of subject financial management paper number 8. Students, I am sure you all are geared up for your upcoming exams. And आज का session will be the तड़का on the preparation of your financial management. हम आज जबरदस्त तड़का मार के इस एफएम की खुशबू को और फैलाएंगे. आप लोग सब सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स आज हमको क्या मिलेगा कंटेंट में. आज बहुत सारा ज्ञान मिलेगा स्टूडेंट्स, एंड ये जो ज्ञान है वो पूरा रिकैप होगा आपके एक एक चैप्टर का, एंड ये पूरा सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर रिवाइजिंग ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स as well as कयामत के दिन का एग्जाम. स्टूडेंट्स, दैट इज इंटर का मेन पेपर जब आपका होगा, एफएम का द लास्ट पेपर, उस दिन भी ये फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे. आर क्लियर? डाउट होगा सर आप क्या क्या पढ़ाएंगे? तो स्टूडेंट मैं आज आपको सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू दूंगा. आर गेटिंग दिस? इस ओवरव्यू में हम दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, कुछ ऐसे जो मैं आपको आज सिखाएगा पूरा, ठीक है, सब कुछ मैं सॉल्व करेगा. एंड नंबर 2 वो चीज है जो मैं आपको एक्स्ट्रा एड ऑन देगा इन शॉर्ट एज अ पार्ट ऑफ योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होमवर्क सेक्शन टाइप, यानी क्लास का होमवर्क होगा, दोनों रहेगा. स्टूडेंट इससे क्या होगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट चैप्टर का कवर हो जाएगा. डाउट होगा सर ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गारंटी ब्रेक मिलेगा, बट अपना ब्रेक का अंदाज थोड़ा अलग होगा. स्टूडेंट मैं आपको आफ्टर एवरी चैप्टर, आई रिपीट, आफ्टर एवरी चैप्टर 45 सेकेंड का ब्रेक देगा. जी ले अपनी जिंदगी. अब आप लोग सर क्या बात करते हो? यस, आई मीन इट. Student, after every chapter, I'll give you a very short break of 45 seconds. You just gear up yourself, freshen up. ठीक है, एकदम जबरदस्त रेडी होकर नेक्स्ट चैप्टर के लिए आ जाओ. एक चैप्टर खत्म करेंगे, वापस ब्रेक देंगे. इससे क्या होगा स्टूडेंट, यू विल बी एबल टू अटेंड फुल मैराथन. एंड आई डोंट वांट टू बर्डन यू. हम बहुत हंसी मजाक में मस्ती साथ पूरा एफएम मैराथन खत्म करेंगे. क्लियर एवरीवन? बीच में एक छोटा सा लंच ब्रेक भी मिलेगा, टेंशन ना लियो बॉस. ठीक है, मैं हूं ना. एंड एक और चीज स्टूडेंट, आज का मेरा मेन टारगेट क्या होगा, टू हाईलाइट ऑल द कॉन्सेप्ट. वो तो मैं लेगा ही लेगा स्टूडेंट, बट एक ऐसे अनयूजुअल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस भी लेगा जो मेजॉरिटी स्टूडेंट उसको एग्जाम में इग्नोर करता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि ये कॉन्सेप्ट भी अस्तित्व में है. एंड स्टूडेंट आज मेरा टारगेट होगा वो सारे अनयूजुअल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन को मैं आज जहां जहां चैप्टर में फैला हुआ है मैं आज आपको दे दूं, सो दैट योर एग्जाम्स आर नॉट एट अ रिस्क. Clear everyone? I'm sure you all are excited. Now, students, coming back to the important part. Chapters to be covered will be like leverages, ratios, capital structure, cost of capital, you can say cash budget, management of receivables, management of payables. Student, I'm sure 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मैनेजमेंट ऑफ पेबल नाम का चैप्टर भी अस्तित्व में है. स्टूडेंट आज वो भी हम कवर अप करेंगे. आई डोंट वांट माय स्टूडेंट to have anything new in your exams. हम वो भी कवर करेंगे. एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस एंड डिविडेंड डिसीजंस. स्टूडेंट इन सब के हम मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. तो स्टूडेंट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ बॉल ऑफ द टाइम टुडे. सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, टाइटन योर सीट बेल्ट, and we are going to start up with Maha Marathon of subject financial management. Clear everyone? Now, before I start with, let me guide you the paper style of financial management. अब सच्ची बताए मेजॉरिटी स्टूडेंट को पेपर स्टाइल तक एग्जाम तक नहीं मालूम होता है. Let me guide you for a moment. Question 1 student, which is practically compulsory question. Here you are going to attempt 4 questions of 5 marks and that will give you 20 marks. Clear everyone? Thereafter you have question 2, 3, 4 and 5. ठीक है, along with 6.
6 को थोड़ा मैं अलग से बोल रहा हूं. Out of this, you have to attempt any 4 questions of 10 marks each. That will give you 40 marks. In and all, this is 60 marks. Student, इतिहास बोलता है question 6 is theory. Question 6 is theory. जो आपको as a पूरा theory question आता है. तो 2, 3, 4, 5 is practical. Clear everyone? So this is your 60 marks. Good to go ahead. Clear everyone? Now, यहाँ पे हमारा पूरा लिस्ट है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिवरेजेस. तो स्टूडेंट्स आइए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ लिवरेज. क्लियर? व्हेन आई से द वर्ड leverage, what do you mean by the word leverage, student? The 4 golden alphabets, RISK, risk. Student, let us start the Bollywood का cheesy dialogue. Risk है तो इश्क है. That means यहाँ पे risk है तो return है. इश्क को रखिए साइड में, हम बात कर रहे हैं return की. Student, risk and return are directly correlated. Higher the risk, higher the return. Lower the risk, lower the return. But doubt, कंपनीज में लीवरेज जनरेट कहां से होता है? स्टूडेंट, कंपनी को साइड में रखो, जीवन में भी लीवरेज कहां से जनरेट होता है? फ्रॉम द वर्ड कमिटमेंट. आपने सीए ज्वाइन किया है, यू हैव टेकन लीवरेज, बिग टाइम लीवरेज. फॉर व्हाट? बिग टाइम रिटर्न्स. That means leverage generates from the word commitment, and here the commitment comes from the word, it is fixed cost, not a variable cost. Reason, variable क्या है? Sales है तो variable है, sales नहीं है तो variable नहीं है. In fact, sales and production both. But when I talk about fixed cost, irrespective of the production and sales level, fixed cost will always remains constant. That means leverage generates from the word commitment, and that commitment comes from the word fixed cost. Student, fixed cost कितने टाइप के होते हैं? तो लॉजिक की बात है, इन एंड ऑल fixed cost 2 टाइप के होते हैं. One is operating, one is financial. तो if I talk about the 2 types of fixed cost, student, एक आता है operating fixed cost, दूसरा आता है financial fixed cost. I think very clear. And operating fixed cost कहाँ से आता है? From the, you can say examples like rent, salary, depreciation, something which are related to the routine aspect of the business. तो financial fixed cost कहाँ से आता है? From the financial commitment. And student, operating में there are many example, like you can say rent, salary, depreciation, etc. But in financial fixed cost, students, there are only 2. That is interest and preference dividend. यहाँ पे ETC etc. नहीं आता है. समझा? बिकॉज फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट सिर्फ 2 होता है, जो हम इंटरेस्ट से जनरेट होता है एंड प्रेफरेंस डिविडेंड से. तो स्टूडेंट, गोइंग फर्दर, जब हम दोनों को टोटल करते हैं, इट बिकम्स व्हाट? इट्स अ टोटल फिक्स कॉस्ट. आई थिंक वेरी क्लियर. तो फिक्स कॉस्ट इन एंड ऑल आर 2 कैटेगरीज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल. स्टूडेंट, ऑपरेटिंग से जो रिस्क जनरेट होता है उसका नाम है DOL, फुल फॉर्म डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट से जो जनरेट होता है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. एंड जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. मीनिंग देयर बाय ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट गिव्स birth to operating leverage, financial fixed cost gives birth to financial leverage. When you combine them, it's a total fixed cost which gives birth to combined leverage. Now, let us study the same concept in a format. Student, one of the most important format, I think you remember. I think everybody remembers. Yes, no? That is income statement, which goes like particulars and amount rupees. If I start with the income statement, student, it always starts with sales minus variable cost. Logically, yes, it's a contribution minus fixed cost. Logically, it will give you EBIT. Yes, no? Minus interest. Logically, it will come earning before tax. Yes, no? Minus tax will give you profit after tax. Minus preference dividend. That will give you, that is profits for equity shareholders. Yes, no? And that divided by number of equity shares. Definitely that will give you the final answer as EPS.
स्टूडेंट यहाँ पे सारे लिवरेजेस आपको दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, स्टूडेंट यहां से होता है ऑपरेटिंग लिवरेज का बर्थ. When I talk about financial fixed cost, that is interest and you can say interest and preference dividend, यहां से बर्थ होता है financial leverage. तो स्टूडेंट अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं जस्ट, तो इफ आई टॉक अबाउट DOL, स्टूडेंट DOL का फॉर्मूला क्या हुआ? इट्स अ फिक्स कॉस्ट का अप एंड डाउन, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. आई थिंक वेरी क्लियर. स्टूडेंट DFL का फॉर्मूला क्या हुआ? तो DFL इज इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड का अप डाउन, दैट गिव्स यू EBIT अपॉन EBT माइनस, याद करिए स्टूडेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस T. आई थिंक यू रिमेंबर दिस. So doubt, why preference dividend upon 1 minus T? Reason, interest is before tax, preference dividend is after tax. They are not on the same ground. So कोई तो बलिदान देगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या करेगा? आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में हम कन्वर्ट करेंगे. सो इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों एक फुटिंग पे आके खड़ा रहेगा, सो दैट देयर इज इक्वालिटी, पैरिटी ऑफ द फिक्स कॉस्ट. एंड दैट इज द रीजन हम इंटरेस्ट को 1 माइनस टी से डिवाइड नहीं करते, बट प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टी से डिवाइड करते. तो स्टूडेंट दोनों फॉर्मूला रेडी हो गया. नाउ जब मैं दोनों को कंबाइन करेगा स्टूडेंट, हाँ, तो इट विल बिकम व्हाट? DCL. तो आई कैन डेफिनेटली से DCL इज व्हाट? DOL into DFL. And if I combine them, students, I will develop a new formula of DCL, which is contribution upon student upon EBT minus PD upon 1 minus T. Yes, no? So student, this becomes the complete package of what? DOL, DFL and DCL. Very clear? Huh? In fact, I can write like this also, that DOL into DFL equal to DCL. तो DCL का भी फॉर्मूला रेडी, ये हो गया DOL, ये हो गया DFL, ये हो गया DCL. तो स्टूडेंट ये तो एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से फॉर्मूला बनाया. अब लॉजिक क्या है? तो इट्स अ पावर, इट्स अ इन्फ्लुएंस. ऑपरेटिंग लिवरेज यहां तक रहता है स्टूडेंट. अब आपका डाउट, क्यों EBIT को काटा? बिकॉज EBIT इज अ पॉइंट जो दो पार्ट को डिवाइड करता है. इट्स अ डिवाइडर. Basically, it's a divider between operating part and financial part. And when I talk about financial and operating leverage is the impact, influence of sales on EBIT. So student, what is the concept thereby? So it's a influence of sales. तो student नीचे sales आएगा, percentage change in sales, and ऊपर क्या आएगा? It's a percentage change in EBIT. तो student sales का impact EBIT पे कितना आता है? That is what is known as operating leverage. Student, what is financial leverage? EBIT का influence on EPS. So student, if I term this is DOL. If I term this is DFL. So student, again, if I write the formula, it goes like this: impact of EBIT, that is percentage change in EBIT, on EPS, that is percentage change in EPS. Yes, no? तो स्टूडेंट ये दोनों मिक्स हो गया. अब मैं दोनों को मिक्स करके अगर मैथमेटिकली को आगे कन्वर्ट करूं, तो स्टूडेंट क्या बनेगा? इट्स अ परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आई थिंक वेरी क्लियर. यस, नो? बिकॉज हम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर कट जाएगा और फॉर्मूला डिराइव होगा. तो स्टूडेंट, दिस गिव्स यू अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल योर फॉर्मूलाज. यस, नो? सारे फॉर्मूला इधर आ गए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज. स्टूडेंट, इसके साथ दो फॉर्मूला आपको और याद रखना है, विच आई वुड डेफिनेटली से. हाँ, यहाँ पे नोट बना के लिखता हूं. नोट 1, you have to remember concept of PV ratio, which you have already studied in costing, that is contribution upon sales into 100. And second is, I would say, margin of safety. What is margin of safety? It is, you can say, that is EBIT upon contribution. तो स्टूडेंट अगर मैं रेसिप्रोकल लगाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1 upon DOL. yes, no? Or DOL is 1 upon margin of safety. One and the same. I think you understand the concept. Margin of safety is EBIT upon contribution. So I can definitely say margin of safety is 1 upon DOL, or DOL is 1 upon margin of safety. I think very clear about this. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं एरो करके बता दूं, सेल्स का इम्पैक्ट EPS पे is nothing but degree of combined leverage. So student, I think this page will absolutely give you everything about the chapter.
पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आ गया। अब इसी चीज को स्टूडेंट हम एग्जाम्पल्स की तरह लेते हैं एंड विल गो फॉर वेरी सुपर्ब few selected examples. So student, the first example is going to be this. Let us start, student. A company had a following balance sheet as on 31st March 2020. Balance sheet diya, asset liability hai, fixed asset, current asset, capital, reserves, debenture, current liability, everything rupees in crore. Additional information they have given you: fixed cost 4 crore, variable cost 65%. किसका 65%? सेल्स का 65%. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, स्टूडेंट याद करें टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो किसका होता है? तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमेशा किसका रहेगा स्टूडेंट? इट विल बी ऑलवेज ऑफ सेल्स. तो अगर 20 करोड़, सॉरी, इट इज ऑलवेज ऑफ फिक्स एसेट, तो आई एम सॉरी, इट इज ऑलवेज ऑफ टोटल एसेट. तो टोटल एसेट का 2.5 गुना इज अ टोटल सेल्स. तो सेल्स कितना होगा यहाँ पे? 20 का 2.5 गुना 50 करोड़. तो स्टूडेंट इनकम टैक्स रेट 30% दिया है. कैलकुलेट व्हाट? ईपीएस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. लेट अस स्टार्ट. तो स्टूडेंट विल गो फॉर द फॉर्मेट फर्स्ट. एनी डैम क्वेश्चन स्टूडेंट पहले फॉर्मेट बनाएंगे. हम हमेशा पहले पूरा फॉर्मेट बनाएंगे. इट विल स्टार्ट विद द सेल्स एंड सेल्स यहाँ पे कितना है? 2.5 टाइम्स ऑफ 20 करोड़. Student, we are working rupees in crore, so that is going to be 50 crore minus variable cost, which is 65%. So 50 into 65% is 32.5. The balance will be your contribution. Student, what is the contribution? 17.5. Yes, no? अब क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट? फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. चेक करिए फिक्स कॉस्ट कितना है. तो फिक्स कॉस्ट इज 4 करोड़. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं. तो बैलेंसिंग आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 13.5 माइनस इंटरेस्ट करेंगे स्टूडेंट. बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में ये रहा 10 करोड़ का 15%. तो 10 करोड़ का 15% कितना होगा? 10 का 15% इज 1.5. तो स्टूडेंट बच गया क्या? ईबीटी. व्हाट इज ईबीटी? अर्निंग बिफोर टैक्स 12 करोड़ माइनस स्टूडेंट टैक्स. देखिए टैक्स कितना परसेंट है? टैक्स इज 30%. तो 30% गिव्स यू व्हाट? 3.6 बराबर एवरीवन. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी कितना? 8.4 करोड़ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो नहीं है, दुखी होने का नहीं. तो दैट विल गिव यू प्रॉफिट फॉर equity shareholders. Student, what is profit for equity shareholder? Obviously it is going to be 8.4 crore. Yes, no? And this profit for equity holders will be divided by number of equity shares. Student, check the balance sheet. It is 0.5 crore. So I can definitely derive my first table EPS, which is 16.8. I think table is ready. अब चेक करिए बैलेंस शीट में 5 करोड़ ऑफ 10 इज 0.5 करोड़. ये हमारा आंसर रेडी हो गया. स्टूडेंट, टेबल बना दिया हमने. नाउ let us answer every question. One, what they've asked you is EPS. I think very clear. EPS is what? 16.8 per share. Second, what they've asked you DUL. Student, रट्टा मारने का नहीं. किसका अप डाउन याद करो? फिक्स कॉस्ट का अप डाउन. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इट्स अ कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 17.5. व्हाट इज EBIT? 13.5. तो स्टूडेंट 17.5 अपॉन 13.5. तो 17.5 डिवाइड बाय 13.5, दैट गिव्स यू 1.30 अप्रॉक्स. यस, नो? यस. थर्ड क्या पूछा स्टूडेंट? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. स्टूडेंट, EBIT अपॉन EBT प्रेफरेंस नहीं है तो हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं. तो EBIT कितना है? 13.5. EBT कितना है? 12. तो 13.5 अपॉन 12, check करो, it comes to 1.125. yes, no? Yes. And if I talk about the fourth answer, combined leverage, सबको मालूम है, अक्खी दुनिया को मालूम है कौन आने वाला है? combined leverage आने वाला है. So that is 1.3 into 1.125. So can I have a combined leverage? Yes. And that is into 1.3, approx it is 1.4625. So students, all the four answers, EPS, DUL, DFL and DCL are ready. Very classic, superb example which covers major aspect of the basics of the chapter. EPS आ गया, DUL आ गया, DFL आ गया, DCL आ गया.
Clear everyone? That is question number 1. Now let us start with the question number 2. Very classic student, a deadly combination. किसका? Of 2 chapters, ratio and leverage. हाँ पढ़िए. Capital structure of RST is as follow. Equity share 8 lakh of 10 each, मतलब 80,000 shares. 10% preference shares 5 lakh, मतलब 50,000 is preference dividend. 12% debenture of 7 lakh, that is 84,000 is the interest. Additional information is PAT 280, and that PAT is after deducting 30% tax rate. Operating expense including depreciation 96,800. And student, everybody knows depreciation is an operating fixed cost. R 1.5 times of EBIT. इक्विटी डिविडेंड 15%. किसका 15%? इक्विटी कैपिटल का. ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अक्की दुनिया गलत करती है. प्रॉफिट का ले लेती है. इट्स इक्विटी डिविडेंड परसेंटेज. मार्केट प्राइस 23 रुपीस पर शेयर. कैलकुलेट नंबर 1 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज. नंबर 2 cover for preference and equity dividend. Number 3 earning yield ratio and price earning ratio. And number 4 is a net fund flow. Student, again, I think whenever the long question strikes, the best way to tackle such question is preparing a complete income statement. We will start with the format, student. Question number 2. I will start with a very classic, superb income statement. ध्यान देना सब स्टूडेंट्स, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस. बताइए स्टूडेंट, सेल्स दिया है? नहीं दिया है. वेरिएबल कॉस्ट दिया है? नहीं दिया है. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू EBIT माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू EBT minus tax gives you profit after tax minus preference dividend gives you profit for equity shareholders, and that divide by number of equity shares. Students, that will give you what? EPS. I think the format ready. Catch one by one item, student. क्वेश्चन देखिए. स्टार्टिंग इक्विटी शेयर 8 लाख ऑफ 10 इच, तो 50,000 80,000 इक्विटी शेयर हो गया. प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख है, तो डिविडेंड 50,000 हो गया. एंड डिबेंचर इंटरेस्ट 84,000 हो गया. तो स्टूडेंट मैं तीनों लिख सकता हूं. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000 एंड इंटरेस्ट इज 84,000. परफेक्ट, ये तीनों मिल गया. आगे क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,80,000. तो स्टूडेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 280 है. आई थिंक ट्यूबलाइट चल चुका है. Can I make a total? That is 230. Can I derive EPS? Yes. 230 divided by 80,000. That gives you 2.875. Perfect है ना? Yes. Students, the striking feature is यहाँ पे tax rate दिया है 30%. किसका? तो earning before tax का. तो अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 100 है, टैक्स 30 है, तो पैट विल बी 70. तो 70 is 280. तो स्टूडेंट, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 4 लाख एंड दिस इज गोइंग टू बी 1,20,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी टैक्स रेट. परफेक्ट. तो पैट तो रेडी था. तो स्टूडेंट अब हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम सेल्स की जर्नी रिवर्स जाएंगे. आई थिंक क्लियर. इंटरेस्ट रेडी है स्टूडेंट्स. तो कैन आई हैव द आंसर रेडी? 4,84,000. स्टूडेंट एक बहुत बड़ा हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्या हिंट दिया है? दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 1.5 टाइम्स ऑफ EBIT. यस नो? तो स्टूडेंट 1.5 टाइम्स ऑफ 4,84,000. कैन आई कैलकुलेट द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एवरीबॉडी? Yes, so it is 1.5 times of 4,84,000. It comes to what? 7,26,000. Students, इसमें से हम फिक्स कॉस्ट अलग निकाल दे, विच इज अ डेप्रिसिएशन. स्टूडेंट जरा देखिए डेप्रिसिएशन कितना दिया है. इट इज 96,800. यस नो? तो स्टूडेंट इफ आई से अबाउट 96,800 इज डेप्रिसिएशन विच इज अ फिक्स कॉस्ट, तो बाकी कछु नहीं दिया, तो रिमेनिंग हैज टू बी द वेरिएबल कॉस्ट. तो माइनस 96,800 विच गिव्स यू 6,29,200.
I think the breakup ready, fixed cost and variable cost. Now we are good to go ahead. Variable cost is 6,29,200. Fixed cost, which is a depreciation, 96,800. I can easily go backside and calculate what the 484,000 plus 96,800 gives you 5,80,800 plus 6,29,200. सबको मालूम है अब हम क्या ढूंढने वाले हैं. अब दैट इज वेरिएबल कॉस्ट के बाद सेल्स मिलेगा 12,10,000. स्टूडेंट वेरी क्लासिक, हमारा सेल्स तक सब रेडी हो गया. अब क्या जो पूछा है, जो आईसीए एक्सपेक्ट करता है ढूंढो. आईसीए में पहले क्या पूछा है? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज. आइए, कैन आई कैलकुलेट द फर्स्ट आंसर? यस, फर्स्ट ए. कैन आई हैव अ ड्यूएल रेडी? व्हाट इज ड्यूएल? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है? 5,80,800. ईबीआईटी कितना है? 4,84,000. तो स्टूडेंट 5,80,800 डिवाइड बाय 4,84,000, that gives you 1.2. Student, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज is 1.2. Good to go ahead? Yes. पार्ट बी क्या पूछा स्टूडेंट? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. इस बार प्रेफरेंस डिविडेंड है तो रिस्पेक्ट पूरा मांगता है प्रेफरेंस को. तो फॉर्मूला क्या आएगा? ईबीआईटी आएगा अपॉन ईबीडी आएगा. बट इस बार साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी भी आएगा. स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बताइए ईबीआईटी कितना है? तो ईबीआईटी रेडी है 484. ईबीडी कितना है? 4 लाख. एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इट इज 50,000 विच इज आफ्टर 30%. तो 1 माइनस टी करेंगे तो अब जाके जो आंसर आएगा दैट विल बी माय फाइनेंशियल लेवरेज. तो कैन आई डिराइव 50,000 this is going to be 1.47 approx. Clear? Perfect. हाँ, एक बार आप इस चेक कर ले. That is yes 1.47. Clear everyone? That is a very important first part. अब देखिए सेकंड क्या पूछा है? कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. स्टूडेंट कैन आई डिराइव द नंबर 2? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. स्टूडेंट नीचे क्या आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड. एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले कौन सा प्रॉफिट आएगा? तो इट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? स्टूडेंट ये रेशियो का पॉइंट याद होना चाहिए. तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज 50,000. उसको पे करने के लिए हमारे पास है क्या? 2,80,000. तो 280 अपॉन 50,000, 280 डिवाइड बाय 50,000. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 5.6. मतलब कंपनी का कैपेसिटी टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड इज 5.6. इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो नीचे आएगा. इक्विटी डिविडेंड उसके पहले का प्रॉफिट कौन सा होता है स्टूडेंट? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. बताइए प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है? 2,30,000. एंड दैट इज पेड आउट ऑफ व्हाट? उसमें से हम पे करेंगे इक्विटी डिविडेंड. तो इक्विटी डिविडेंड कितना स्टूडेंट चेक करिए. इट इज 15% बताया था 8 लाख का विच इज 1,20,000. तो 230 अपॉन 120. तो 230 डिवाइड बाय 120 इट इज 1.92. दिस इज 1.92 टाइम्स 5.6 टाइम्स. थर्ड चेक करिए क्या पूछा है. हाँ इक्विटी डिविडेंड सॉरी हाँ अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो. स्टूडेंट्स हाँ अर्निंग यील्ड रेशियो क्या होगा? इट इज मार्केट प्राइस के ऊपर कंपनी का ईपीएस कितना है. तो कैन आई कैलकुलेट? हाँ मार्केट प्राइस कितना? 23 दिया है. ईपीएस इज 2.875. तो कैन आई हैव द आंसर रेडी? तो 2.875 डिवाइड बाय 23 into 100 it is 12.5%. That is company's capacity of generating EPS on a given market price. And उसी में B क्या पूछा है? हाँ उसी में B क्या पूछा है स्टूडेंट? उसी में B पूछा है आपको PE रेशियो.
What is PE ratio, student? P upon E. What is P? MPS upon E is EPS. So student, it is 23 upon 2.875. Can I have the answer ready? So yes, 23 divided by 2.875. It gives you 8 times. ये सब टाइम्स में जा रहा है स्टूडेंट. Yes, no. एंड आखिरी क्या बचा स्टूडेंट? चेक करिए पॉइंट नंबर 4. What they've asked you? Net fund flow. So student, what is net fund flow? तो net fund flow is nothing but finally कितना बच गया profits in cash in the fund form. तो स्टूडेंट आप देखिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना है 2,30,000, बट इसमें से हम इक्विटी डिविडेंड देंगे ना 120. कम ऑन, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 230 बचा है जिसमें इक्विटी 120 चला गया. लेकिन 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 किंतु 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 परंतु 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 इसको डिराइव करने के लिए हमने नॉन कैश एक्सपेंस माइनस किया है डेप्रिसिएशन. देखो ये रहा. तो डेप्रिसिएशन में जो माइनस किया था वो तो पैसा धंधे के बाहर गया नहीं है. इट्स नॉट फ्लो आउट ऑफ द बिजनेस, वो तो हमारे पास ही है. तो वी हैव टू ऐड बैक दैट. तो 230 माइनस 120 इक्विटी ले गया प्लस 96,800. तो स्टूडेंट कंपनी के पास फाइनली कितना फंड बचा? 2,06,800. समझा स्टूडेंट्स? वेरी क्लासी स्टूडेंट, गजब एग्जाम्पल. ये आपका सुपर डुपर रिवीजन एग्जाम्पल. टोटल 4 चीज. पहले में लिवरेज पूछा था तो हमने लिवरेज ढूंढा ड्यूएल डीएफएल. दूसरे में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, इक्विटी डिविडेंड कवरेज पूछा है. तीसरे में आपको अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग पूछा है. एंड चौथे में आपको नेट फंड फ्लो पूछा है. आई थिंक दिस इज अ वेरी क्लास एग्जाम्पल. क्लियर एवरीवन? इट कवर्स सो मेनी क्लासिक एस्पेक्ट. वर्क पैक जाके किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ब्रेकअप किया, सब आ गया. क्लियर एवरीवन? आइए थर्ड वन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी. स्टूडेंट 2 कंपनी पूछा है बट मैं सिर्फ एक कंपनी पे ध्यान देगा, दूसरा इट्स ओके. We are not going to waste time doing the same thing again. The best part about the example is we have to prepare what? Income statement. And the striking part is this margin of safety. Very class. Student, सच्ची कह रहा हूं, 90% भारतीय, मतलब दो स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन इंटर एग्जाम, उनको 90% लोग को मालूम ही नहीं होता हाउ डेयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंटर्स द लिवरेज चैप्टर. I think there is the relationship which we have already discussed. समझा? DOL is 1 upon margin of safety. So we can easily calculate margin of safety से DOL मिलेगा. Interest दिया PV ratio. What is PV ratio? Percentage of contribution on sales. Financial leverage ready है, tax rate ready है. तो आइए आंसर करते. Question number 3. What they've asked you is income statement. तो स्टूडेंट हम एक प्यारा सा income statement बना देंगे. जितनी कंपनीज बोला है उतने कॉलम्स बनाएंगे. Which are the name of the company? A and B. So this is company A, this is company B. So this is going to be sales minus variable cost. That gives you contribution minus fixed cost. That will give you EBIT minus interest. That will give you EBT minus tax. That gives you profit after tax. And student यहाँ पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा कुछ दिया नहीं है तो हमारी जर्नी पैट तक की रहेगी. अगर आपको फॉर्मेट आगे लेके जाना इट्स ऑल ओके, इट्स अप टू यू चॉइस. हाँ बताइए क्या क्या दिया है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है. इंटरेस्ट इज अ रेडीमेड फिगर तो कैन पुट इंटरेस्ट हियर, दैट इज 3,000. क्लियर एवरीवन? पीवी रेशियो 25% है, फाइनेंशियल लिवरेज 4 है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 45%. स्टूडेंट दैट्स इट, फॉर्मेट रेडी हो गया बट सब कुछ बाकी है रे. हाँ तो कहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? मैं कंपनी ए में बनाता है, बी तो आप समझ जाओगे. नोट 1 विल बी डेफिनेटली कंपनी ए. स्टूडेंट क्वेश्चन में देखो, सॉल्यूशन में देखो, द ओनली हिंट अवेलेबल इन द एग्जाम्पल इज इंटरेस्ट. एंड इंटरेस्ट इज ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल. लॉजिक की बात है, फाइनेंशियल होगा. तो स्टूडेंट हम यहाँ सबसे पहले डीएफएल लगाएंगे. एंड डीएफएल का फॉर्मूला प्रेफरेंस नहीं है, इट्स ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. अब आपको लगेगा सर ये कैसे होगा? अरे बाबा ब्रेकअप वाला फॉर्मूला लगेगा. इट्स अ ईबीआईटी अपॉन, याद करो ब्रेकअप, ईबीआईटी माइनस आई, बिकॉज ईबीआईटी माइनस आई इज ईबीटी. खोपड़ी में गया. यस. एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? चेकआउट, इट इज गोइंग टू बी कितना? 4 टाइम्स.
स्टूडेंट आई एम श्योर EBIT नहीं है आपके पास, अपॉन EBIT नहीं है, बट इंटरेस्ट 3000 है, यस नो, दिस इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर कैन आई कैलकुलेट EBIT? डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी 4000 नाउ। आई थिंक मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर सकते हैं, यस नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 EBIT माइनस 12000 इज EBIT, EBIT इधर जाएगा, 3 EBIT हो जाएगा, हाँ है ना, 3 EBIT इज 12000, तो EBIT इज 4000। कैन आई हैव अ DOL रेडी नाउ? स्टूडेंट DOL क्या होगा, 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड चेक करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.2 दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 0.2, DOL इज 5 टाइम्स, यस नो। नाउ DOL हमारे पास 5 टाइम्स है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DOL? तो स्टूडेंट हमारा DOL का नया फॉर्मूला भी लग जाएगा ना, जो दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। वी डोंट हैव अ कंट्रीब्यूशन, बट वी हैव EBIT 4, दिस इज 5 टाइम्स, तो कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी कितना, 20,000। सी, कैन आई डू द पोस्टिंग? तो कंट्रीब्यूशन इज 20,000, EBIT इज 4,000, तो स्टूडेंट लॉजिक की बात है, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग 16,000 आ जाएगा, ये 1,000 आएगा, टैक्स गया 450, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 550। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट? इज PV रेशियो गिवन 25%, कम ऑन, व्हाट इज PV रेशियो? कि अगर सेल्स मेरा 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज 25 है ना, कम ऑन, तो स्टूडेंट दिस इज 75, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 20,000, तो लॉजिकली दिस हैज टू बी 80,000, तो दिस विल बी 60,000, perfect. So if I just put here 80,000, the variable cost 60,000, and everything ready for us. See, the best part about the example was application of margin of safety. This was the highlight of the example, very rare point. समझा? तो स्टूडेंट दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज कंपनी A, मैंने 4 लिख दिया था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, दिस कंपनी A. Clear everyone? Done everybody? Superb, perfect. तो स्टूडेंट कंपनी B डेफिनेटली आप अपने आप कर सकते हो, नथिंग न्यू, सो नॉट टू वेस्ट टाइम। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वेरी सुपर्ब। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। स्टूडेंट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम्पल, EBIT given, EBT given, fixed cost given, calculate percentage change in EPS if sales increase by 5%. Student, the highlight of the example is sales भी नहीं है, EPS भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? Student, check the last line, change in EPS due to change in sales, change in EPS due to change in sales, कौन सा leverage sales का impact, influence EPS पे guide करता है? Student, combined leverage, perfect, good. So sales का impact EBIT is operating, EBIT का impact EPS is financial, sales to EPS is combined leverage. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम क्या ढूंढेंगे? सीधा combined leverage ढूंढेंगे। तो स्टूडेंट, कैन आई हैव अ combined leverage? What is combined leverage? Contribution upon EBT, yes, no? Student, check the question, EBT is given 7,000, huh? बट वेर इज कॉन्ट्रीब्यूशन? आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड, EBIT में फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा ना, तो आई कैन राइट EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन। कम ऑन, वी आर गोइंग रिवर्स, तो बताइए EBIT कितना है? 15,750 प्लस 7,000, आई एम सॉरी, 15,750 प्लस 1575, तो 15750 plus 1575 is 17325. Now this will be divided by EBT, which is 7,000. So 17325 divided by 7,000, it is perfect 2.475. Student, now what is DCL as far as analysis is concerned? Impact on EPS due to change in sales, and this time we have change in sales ready. क्या बोला? change in sales increase by 5%, this is plus 5, this is 2.475. So student, can I calculate percentage change in EPS? Very much yes, and that will give you into 5, that is
12.375%. Student, see the beauty of the leverage. We don't know the real figure of sale, we don't know the real figure of EPS. Still we are able to calculate impact of change in sales on change in EPS. Student, this is analytical question. So all the 4 questions, student, are north, south, east, west, cover so many different aspects of the chapter. Student, I think that was the end of the first part, the first chapter, leverage. I think this concept is very crystal clear. तो स्टूडेंट, होपिंग फॉरवर्ड कि अब आपको लिवरेज नाम के चैप्टर में कछु प्रॉब्लम आएगा नहीं. एंड एज प्रॉमिस, we will take 45 seconds break, come back and start with the second chapter. Fresh up fast, 45 seconds, अब you गए और you आइए. Thank you. Welcome back, students. So that was the first chapter we just wind up, leverage. Now, a very superb chapter on the go, that is ratio analysis. Students, believe me, this chapter is a heartthrob of financial management. ये chapter के बिना finance अधूरा है boss. Analysis का सबसे बढ़िया एकमात्र tool is ratio analysis. The best tool. Huh? Now what is ratio, student? The ratio is nothing but comparison of 2 numbers. हम 2 नंबर को कंपेयर करके कुछ आउटपुट निकालते हैं, and this output is nothing but a ratio, and these 2 numbers are logically considered, and this output can be analyzed in 3 ways. हम एक होता है इंटरफर्म कंपैरिजन, सेकेंड होता है इंट्राफर्म, एंड तीसरा होता है इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी का मैं कंपैरिजन कैसे करेगा रेशियो से? एक, मैं रिलायंस कंपनी को कंपेयर करेगा ओएनजीसी के साथ, नंबर 1. दूसरा, मैं रिलायंस कंपनी को करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेगा. तीसरा, रिलायंस कंपनी को मैं कंपेयर करेगा रिलायंस वर्सेस the industry in which Reliance is operating. So this way I can compare the 3 different ways of ratio analysis. अब बहुत सारे ratios है, तो स्टूडेंट आई एम श्योर आप लोग को रेशियो सारे याद होंगे. दैट इज व्हाट आई प्रिज्यूम एज ऑफ नाउ. ठीक है, वी कैन गो टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे of ratio, that is this. Again, very superb question. From the following information, prepare summarized balance sheet. Student, यहाँ पे हम summarized balance sheet ले रहे. On 31st March, working capital दिया, BOD दिया, fixed asset to proprietary ratio. There is actually proprietary fund, that is proprietary ratio. Reserve surplus 160, current ratio 2.5, quick ratio 1.5. Student, can we? ध्यान दीजिएगा सब. स्टूडेंट, एक समराइज बैलेंस शीट बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्मेट चल सकता है. अगर आप चाहे तो बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट वाला भी बना सकते हो, बट वी आर गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट. दिस इज गोइंग टू बी फिक्स असेट, दिस इज करंट असेट्स, बैलेंस आउटर कॉलम, बाजू में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन ऑब्लिक डेट, एंड करंट लायबिलिटी. स्टूडेंट, दिस इज a very stereotype format we are going to follow, traditional format. ठीक है, if you want to prepare that companies act वाला बैलेंस शीट बनाइए, there is no problem. बट आज भी हमारी किताब में तो ये फॉर्मेट चल रहा है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं. हाँ, बताइए कहाँ से रेडीमेड फिगर्स दिया है. वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा नहीं, बीओडी इज 40,000. तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे बीओडी ले सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ इनर कॉलम ऑफ करंट लायबिलिटी 40,000. रिजर्व सरप्लस 160 है, यस 160. आदत डाली ऑलवेज रेडीमेड फिगर लिखने का. अब बताइए स्टार्ट कहां से करेंगे. स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिखे ना, 500 रेशियो भी दिख रहा हो ना,
आपकी नजर पहले किस पे जाएगी? करंट रेशियो पे। एंड करंट रेशियो के बाद ऑब्वियसली क्विक रेशियो। स्टूडेंट, सर्टेन रेशियोज ऑलवेज वर्क इन अ पेयर, सर्टेन रेशियो ऑलवेज वर्क इन अ पेयर, दे आर लाइक ब्रदर सिस्टर, जैसे आप लोग हो। करंट रेशियो के बाद क्विक रेशियो आएगा ही आएगा। कैन आई अप्लाई करंट रेशियो राइट नाउ? यस। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नोट 1, current ratio is CA upon CL, which is 2.5, meaning thereby I can take this current FD अगर 1 है तो current asset 2.5 है, तो I can go for working capital which is 1.5, because current asset minus current FD is working capital. Yes, no? मैंने करंट एफडी 1 लिया तो करंट एसेट 2.5 हो गया। इस क्वेश्चन में मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना है? तो चेक कीजिए, इस क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल 240, तो इफ आई टेक दिस 240, स्टूडेंट डेफिनेटली दिस इज 160 एंड डेफिनेटली दिस इज 4 लाख। इससे मुझे क्या मिला? करंट असेट 4 लाख मिल गया एंड करंट एफडी 160 हो गया। आई थिंक वेरी क्लियर। करंट रेशियो के बाद इट हैज टू बी अ क्विक रेशियो। इस क्वेश्चन में देखो क्विक रेशियो कितना? 1.5। व्हाट इज क्विक रेशियो स्टूडेंट? इट इज करंट असेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट इज 4 लाख माइनस स्टॉक upon current liability is 160 and this is kitna 1.5. If I cross multiply I can easily derive stock. बताइए स्टॉक कितना आएगा? 160 into 1.5 is 240 minus 4 lakh is obviously 160. तो स्टूडेंट मेरा इनर कॉलम हाँ स्टॉक रेडी हो गया which is 1,60,000. दो रेशियो हो गया, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अब आपके पास क्या है स्टूडेंट? कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट वन रेशियो विच इज फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड। स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत जबरदस्त चीज है। फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड 0.75. Do we have a fixed asset in this example? No. Do we have a proprietary fund? What is proprietary fund? Capital plus reserve. We have a reserve but we don't have a capital. So here student you feel like you are अभिमन्यु of महाभारत, चक्रव्यूह में फंस गए हो। सर कुछ भी नहीं तो आगे क्या करें? रिमेंबर, यहां से निकलने का ब्रह्मास्त्र मैं आज आपको दे रहा हूं। अब यहाँ ब्रह्मास्त्र मतलब कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इट्स अ बैलेंस शीट इक्वेशन एंड स्टूडेंट प्लीज मेमोराइज दिस इक्वेशन। इट्स अ वेरी लॉजिकल, इट्स अ फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन। दिस इज अ ब्रह्मास्त्र, ये इक्वेशन लगा दो, सुपर्ब है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर मैं प्रोप्राइटरी फंड को 1 ले रहा हूं, आई थिंक समझ गए, तो फिक्स एसेट विल बी 0.75। तो लॉजिक की बात है वर्किंग कैपिटल विल बी 0.25। क्यों? बिकॉज लॉन्ग टर्म दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में। अरे बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान देगा कौन? तो जिसका पदरा भारी है वो थोड़ी देगा। तो देखो प्रोप्राइटरी फंड ऑलरेडी ज्यादा है, फिक्स एसेट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर वर्किंग कैपिटल आएगा। एंड स्टूडेंट एट 0.25 वी हैव अ वर्किंग कैपिटल 240, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 960 and this is going to be 720. Student, meaning thereby I got my fixed asset, I got my working capital, I got my proprietary fund. And student, going forward proprietary fund is reserves and surplus and share capital. Reserve surplus is 160, so logically share capital is bound to be 8 lakh. समझा? अरे भाई साहब, अगर हमने प्रोप्राइटरी फंड को 1 मान लिया तो प्रोप्राइटरी फंड 1 है तो फिक्स एसेट 0.75 हो गया, तो वर्किंग कैपिटल 0.25 हुआ, 0.25 पे 240 दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट व्हाट? फिक्स एसेट एंड प्रोप्राइटरी। मस्त लगाना। तो इससे हमारा ब्रेकअप रेडी हो गया, पोस्टिंग भी रेडी हो गया, ये 8 लाख हो गया। फिक्स एसेट कितना है? 7,20,000। टोटल कीजिए, गेम खत्म है बॉस, टोटल कीजिए, गेम खत्म है। समझा? तो कैन आई कैलकुलेट दिस नाउ? यस, बताइए। 4 लाख पे से 160 गया तो दिस इज 240। यू कैन से दिस इज अदर करंट असेट और यू कैन नेम डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक। एंड ये 40 गया तो दिस इज 120। व्हाट इज 120? अदर करंट लायबिलिटी। कैन आई मेक अ टोटल नाउ? दिस इज डैश, तो इट्स 11,20,000, दिस इज 11,20,000। Clear everyone?
Very class question. The highlight of the example was the relationship, how you solve this equation. Fixed asset upon proprietary fund. Clear? Question number 1. Very smart example. Last minute revision बनता है. Question 2. आइए. X company has made a plan for next year. It is estimated that company will employ assets 8 lakh. 50% asset being financed by borrowed capital. Debt outside. तो स्टूडेंट 50% डेट है तो बाकी का 50% क्या हो गया? बैड डेट मत बोलना है. 50% डेट है तो बाकी का इक्विटी हुआ. हाँ, एंड दैट 8 डेट इज फाइनेंस एट 8% रेट. डायरेक्ट कॉस्ट, स्टूडेंट डायरेक्ट कॉस्ट इज COGS. COGS कितना रहेगा? 480. एंड अदर एक्सपेंसेस, that is operating expense at 80,000. Goods are sold at 150% of direct cost. मतलब 4,80,000 COGS है, उसका 150% 720 आपका सेल्स हो गया. टैक्स रेट 50%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 1 2 3 4 5 5 रेशियोज पूछे. पहला क्वेश्चन हमने बैलेंस शीट वर्क बैक वाला किया, ये हम प्योरली रेशियो कैलकुलेशन वाला करेंगे. आइए पहले हम इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट क्या बनाएंगे. Student, the best way to approach the example in this is to prepare a income statement. If I go for note 1, student, बताइए आपका टोटल एसेट कितना है? 8 लाख है. तो I will say total asset is 8 lakh. तो टोटल लायबिलिटी भी उतना ही होगा. And that total asset is financed by 8% debt. That is 50% proportion. And remaining 50% is obviously equity. तो स्टूडेंट मेरा डेट कितना हो गया? 4 लाख डेट हो गया. एंड स्टूडेंट मेरा इक्विटी कितना हो गया? 4 लाख इक्विटी हो गया. आई थिंक वेरी क्लियर एवरीवन. तो 4 लाख डेट और 4 लाख इक्विटी. अब इसी में मैं नोट 2 बनाएगा, विच इज अ स्मॉल वर्किंग नोट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. दैट इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट. कैन आई स्टार्ट विद द सेल्स? इन दिस एग्जांपल सेल्स इज व्हाट? 150% ऑफ 4,80,000, विच इज प्रैक्टिकली 7,20,000 स्टूडेंट्स. इसमें से मैं माइनस COGS करेगा, विच इज ए डायरेक्ट कॉस्ट गिवन 480. तो लॉजिक की बात है स्टूडेंट. 150 सॉरी दिस इज 240. 2,40,000 is your GP. What is GP? Gross profit minus other operating expense. देखिए ना कितना दिया है? other operating expense 80,000 दिया है. तो स्टूडेंट वो 80,000 जाएगा तो बैलेंस क्या बचा? 1,60,000. Can I say this is EBIT? What is EBIT? Earning before interest and tax. इसमें से माइनस कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट. स्टूडेंट ये रहा इंटरेस्ट 8% ऑफ 4 लाख, दैट इज 32,000. डिबेंचर पे आएगा ना 8% ऑफ 4 लाख. तो कैन आई कैलकुलेट बैलेंसिंग? 128. व्हाट इज दिस? दिस इज EBT. एंड माइनस टैक्स रेट कितना है? 50%, विच इज 64. एंड जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई. इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64,000. देखिए ये जो पूरी मेहनत हम कर रहे थे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए तो हो रही थी 64,000. अब क्या? अरे भाई साहब जो पूछा है उसका जवाब दीजिए. आइए, विच आर द रेशियोज दे आस्क यू. नंबर 1 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स. स्टूडेंट व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? तो इट्स अ ऑपरेटिंग profit ratio, and they've asked you before tax. That means it is EBIT, is operating profit ratio, upon sales into 100. Please guide me. EBIT. EBIT is ready. Era 1,60,000 upon sales 7,20,000 into 100. So 160 upon 720 into 100. This answer is 22.22%. कितना आया? 22.22%. ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. क्लियर एवरीवन? इस EBIT अपॉन सेल्स इनटू 100. अच्छा दूसरा क्या पूछा है? पढ़िए. रिटर्न ऑन एसेट. दिस इज वेरी यूजफुल वर्ड. दिस वेरी यूजफुल वर्ड. क्या लिखा है रे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पहले में क्या लिखा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स.
इस बार क्या लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पूछा कौन सा रेशियो है, रिटर्न ऑन असेट। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी एंड आफ्टर टैक्स इज 1 माइनस टी। से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं नो पैट। नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईबीआईटी 1 माइनस टी अपन टोटल सेट इनटू 100। बताइए ईबीआईटी कितना है, 160, 1 माइनस टी इज 1 माइनस 0.5, टोटल सेट स्टूडेंट 8 लाख दिया हुआ है इंटू 100। तो बताइए दिस रेशियो इज हाउ मच, तो 160 into 0.5 that is 80 upon 8 lakh is 10%. The second answer return on asset ready, but the good point was EBID after tax. ये बहुत जबरदस्त पॉइंट था। पहले में क्या था, EBID before tax, तो 1 माइनस टी नहीं आएगा। आइए जरा थर्ड पॉइंट, क्या पूछा रहे, ओहो थोड़ा उल्टा हो गया। जो काउंट किया थर्ड गिन लिया, सेकेंड नेट प्रॉफिट अब ढूंढ लेते, कोई बात नहीं। हाँ, दिस इज थर्ड एंड आई विल गो फॉर दिस एज सेकेंड। सेकेंड क्या पूछा है, बड़े बड़े बैचेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। तो अब पहले नंबर 3 हो गया, अब नंबर 2 लेते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 2 में क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो विच इज ऑलवेज पैट अपॉन सेल्स इनटू 100। बताइए पैट कितना है, अरे ये रहा ना, कितना 64,000, सेल्स कितना है 7,20,000 इंटू कितना है 100, तो 64,000 upon 720 into 100. Obviously this is 8.89%. Confident? 1 हुआ, 3 हुआ, 2 हो गया। आइए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या है, एसेट टर्नओवर रेशियो। तो स्टूडेंट अब बीच थोड़ी देर पहले बताया, एनी एसेट टर्नओवर रेशियो ऑलवेज पहले सेल्स आएगा, नीचे एसेट्स आएगा। बताइए सेल्स कितना है 720, एसेट्स कितना है ऊपर 8 लाख, तो 720 अपॉन 8 लाख, आंसर इज व्हाट 0.9 टाइम्स। क्या बोला, 0.9 टाइम्स। एंड नंबर 5 स्टूडेंट्स, what they've asked you is return on equity, owner's equity, which is PAT upon shareholder fund into 100. बताइए PAT कितना है 64,000, shareholder fund is a owner's fund, that is equity 4 lakh into 100. Can I have my answer ready? Yes. So 64 upon 4 is 16%. Students, all the 5 super duper ratio, वेरी क्लास, वेरी क्लास। हाँ, इस क्वेश्चन का जान किधर था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स आर गिवन, एक में ईबीआईटी, एक में ईबीआईटी आफ्टर टैक्स, एक में पैट है, समझा, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ये क्वेश्चन बनता है। क्लियर एवरीवन, गुड टू गो अहेड। आइए नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज गिवन, इक्विटी दिया, प्रेफरेंस दिया, स्टूडेंट टोटल रेडी हो गया, एडिशनल में पैट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इक्विटी डिविडेंड 20%, किसका 20%, कभी गलती मत करना, ऑलवेज कैपिटल का होता है, इक्विटी कैपिटल, मार्केट प्राइस गिवन, शो नेसेसरी कैलकुलेशन, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। आइए पहला रेशियो कौन सा पूछा है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। स्टूडेंट एनी यील्ड रेशियो, तरीका सीखो, मार्केट प्राइस से होता है, एंड जिसकी बात हो इसको ऊपर रख दो, डीपीएस अपन एमपीएस इनटू 100। अब डाउट सर डीपीएस कैसे ढूंढने का, तो बताता ना, शॉर्टकट देता है तुमको, क्लासिक शॉर्टकट। डिविडेंड का रेट कितना 20% है, वो 20% आप डायरेक्ट फेस वैल्यू का ले लो, तो पर शेयर हो गया ना, कॉमन सेंस, फेस वैल्यू 10 है, 20% रेट है, तो दैट इज फेस वैल्यू का 20%, तो 2 रुपया डिविडेंड होगा। इसके लिए तुम शेयर कितने में खरीद रहे हो 40 में, तो 40 रुपए का शेयर लोगे एंड 2 रुपया कमाओगे, तो आपका डिविडेंड का यील्ड, रियल रिटर्न इज 5%। समझा। नंबर 2, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। तो स्टूडेंट इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, व्हाट इज दैट, दैट इज नीचे प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, ऊपर पैट आएगा। बताइए प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे कितना आएगा, इट्स गिवन 9% ऑफ 3,27,000 एंड पैट आपको दिया है कितना 2,70,000। तो स्टूडेंट 27,000 देना है, कंपनी कमा रहा है 2,70,000, तो कितनी बार डिविडेंड दे सकता है, दैट इज 10 टाइम्स।
Any coverage ratio indicates what is the capability of the company to service that point, that is 10 times. और इसी में आपको जाना है आगे बी, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. नीचे इक्विटी डिविडेंड आएगा तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. बताइए इक्विटी डिविडेंड कितना है, 20% ऑफ 8 लाख. क्यों टोटल लिया, बिकॉज इस बार टोटल की बात हो रही है 160. एंड प्रॉफिट और इक्विटी क्या आएगा कि टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से 27 प्रेफरेंस को दे दो कि उसके बाद आप सर्विस करोगे ना भाई. 270 में से पहले तो उसका अधिकार दे दो. तो 270 में से 27,000 गया तो बचा 243, उसमें से 160 देना है. तो माई कैपेसिटी टू रीपे इज 1.52 टाइम्स. समझा. तो 270 minus 27,000 divide by 160, yes, it comes to 1.52 times. I can repay my equity 1.52 times dividend. समझा. तीसरा क्या पूछा, EPS. ओहो, खून खून में है. What is EPS? It is profits for equity shareholder divided by number of equity share. And student, we have studied what is profit for equity. अब बीच मैंने बताया ना PAT minus PD. तो it is obviously same. अरे सेम ही क्वेश्चन है तो पैट माइनस पीडी भी वही रहेगा. एंड नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास, 20,000 आई थिंक, यस, नहीं 80,000. नंबर ऑफ शेयर इज 80,000. तो बताइए 243 में कमा रेला है 80,000 शेयर के लिए. तो पर शेयर व्हाट इज द प्रॉफिट आई एम अर्निंग. तो 243 डिवाइड बाय 80,000, इट इज 3.0375 पर इक्विटी शेयर. इतना प्रॉफिट मैं तुम्हारे लिए पर शेयर कमा रहा हूं. अभी थोड़ी देर पहले हमने लिवरेज में ये कैलकुलेशन सीखा है. समझा. नंबर 4 क्या पूछा है, पीई रेशियो. आइए स्टूडेंट, पीई रेशियो तो क्वेश्चन में आंसर है. इट्स अ एमपीएस अपॉन ईपीएस. स्टूडेंट 40 is a MPS and EPS is 3.0375. तो what is that price earning ratio? तो 40 upon 3.0375, it comes to what? It is 13.17 times. कंपनी का मार्केट प्राइस इन रिलेशन टू अर्निंग्स कितना चल रहा है. तो स्टूडेंट फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर एंड फोर्थ आंसर सब एक साथ हमने वर्क कर लिया. देखो वेरी स्मार्ट क्वेश्चन अगेन. ऑब्वियसली दिस आर लास्ट मिनट रिविजन्स. ये पूरा अदर्स वाला भी जो डिस्कस किया था उसके ऊपर चल रहा है. क्लियर एवरीवन. आइए क्वेश्चन 4, the highlight of the example. JK Limited has the following balance sheet on 18 and on 19. रुपीज इन लाख चल रहा है. शेयर होल्डर फंड रेडी है, लोन फंड रेडी है, फिक्स असेट है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, अदर करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज. ये सब बैलेंस शीट रेडी है. हाँ, टोटल टैली हो गया. देखो डन है, ये आपके टोटल्स है. इनकम स्टेटमेंट दिया है 18-19 का. सेल्स रेडी है, COGS, GP, एक्सपेंसेस, EBIT, interest, EBT, tax, PAT, सब ready है. But the best highlight part of this example is calculate for the year 18-19. Student 18-19 मतलब which year? They are referring to this year 18-19. Up doubt sir, अगर 18-19 ही ढूंढना है, this is 18-19, तो why they've given a data of 17-18? Student, this will give you the concept of average. आपके दिमाग में आया होगा सर बहुत सारे रेशियो में एवरेज लगता है ना, कहाँ ना बोला. हाँ, बट उसके लिए डेटा भी तो चाहिए. तो स्टूडेंट ये सारे आपके ओपनिंग बैलेंसेस हो गए और ये सारे आपके क्लोजिंग हो गए. अब मैं ओपनिंग लूं या क्लोजिंग लूं, विच एवर इज हायर या लोअर. कोई हायर लोअर नहीं, हम दोनों का एवरेज लेंगे. क्या लेंगे? एवरेज लेंगे. एंड हियर दिस इज अ डेडली क्वेश्चन. अगर एक बंदे को ये नहीं मालूम कि जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया एवरेज लगेगा, बॉस इट्स अ ब्लंडर. पाप है, पाप. पाप नहीं, घोर पाप है ये, अगर आपको एवरेज का एप्लीकेशन इधर नहीं मालूम पड़ा तो. और 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चन में एवरेज लगाना भूल जाते हैं. समझा. हम लगाएंगे, बट अगेन बी ऑन योर टोज. एवरेज हर रेशियो में नहीं लगेगा. वही रेशियो जहां एक आइटम इनकम स्टेटमेंट का है, एक आइटम बैलेंस शीट का है, एवरेज लगेगा. हाँ, आइए पहला रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ओहो,
स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन नंबर है भैया? इज अ 4. पहले लिखेंगे फॉर द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 2018-19. दिस इज वेरी क्लास. पहला रेशियो कौन सा पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला क्या होगा? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. स्टूडेंट जरा बुद्धि लगाइए. COGS का भी एवरेज होगा ना भैया? तो इंसान नो, COGS हमेशा स्पेसिफिक होता है और देयर इज 12544. समझा? उसका एवरेज थोड़ी होगा, तो COGS ऑलरेडी पूरे साल का होता है. कभी COGS का ओपनिंग क्लोजिंग होता है? नो. तो दिस इज 12544 एंड डिवाइड बाय क्या होगा स्टूडेंट? एवरेज स्टॉक. तो एवरेज स्टॉक किधर है? 2867 एंड 2407. तो 2867 एंड 2407 का एवरेज हाँ कितना रहेगा? इट इज 2637. दिस इज डिवाइड बाय 2637. Can I have the answer? 12544 divided by 2637. It is going to be 4.76 times. So that's the concept of average. समझा? तो 2867 and 2407 का एवरेज लिया एंड हमारा आंसर रेडी हो गया. कॉन्फिडेंट? सेकेंड, ओहो फिनेंशियल लिवरेज है ना. तो स्टूडेंट अब फिनेंशियल लिवरेज हाँ हम ढूंढेंगे DFL. भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया इंटरेस्ट का अप एंड डाउन, EBIT अपॉन EBT. सर प्रेफरेंस भी आता तो लेते ना, माइनस PD अपॉन 1 माइनस T, बट इधर है नहीं तो हम लेंगे EBIT. बताइए 18-19 का EBIT. तो 18-19 का EBIT 586 एंड EBT 481. तो 586 एंड 481 बताइए. 586 481 it is 1.22. समझा? That is number 2. Number 3 बताइए. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टूडेंट व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? याद करो अभी रिवाइज कराया. इट इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 100 एंड इधर एवरेज लगेगा. क्यों लगेगा? बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट आइटम है एंड EBIT PNL आइटम है. PNL 586 EBIT बता रहा है. अब बताइए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा? स्टूडेंट शेयर होल्डर फंड प्लस लोन्स. ऑब्वियसली दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आई कैन टेक एवरेज 5947 प्लस 4555. स्टूडेंट आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बताना है, मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ. 5251. तो इट इज 586 डिवाइड बाय 5251. दिस इज 11.16%. समझा? गॉट इट? EBIT रेडी है ना आपका? 586 अपॉन दिस. गॉट इट? आइए नेक्स्ट. रिटर्न ऑन इक्विटी स्टूडेंट्स. नंबर 4 रिटर्न ऑन इक्विटी. फॉर्मूला क्या है? पैट अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100 एंड यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में भी एवरेज लगेगा. क्यों लगेगा स्टूडेंट्स? हाँ शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट आइटम है. हाँ पैट बताइए. पैट 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 289. बताइए शेयर होल्डर फंड. तो शेयर होल्डर फंड इज दिस 2377 plus 1472 divided by 2 1924.5. तो 289 divided by 1924.5 into 100. This is going to be obviously check कर ले. 289 divided by 1924.5 into 100. 15.01%. 02. Clear? Perfect. And number 5. चेक करिए क्या पूछा है. एवरेज कलेक्शन पीरियड. स्टूडेंट दैट इज द डेटर्स रेशियो. तो आई थिंक डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365.
बट स्टूडेंट डेटर्स में भी एवरेज लगेगा ना, यस नो, बताइए। क्रेडिट सेल्स कौन सा लेंगे, 13882, एंड डेटर्स बैलेंस शीट में देखिए ना, इधर हो गई ये रहा 1495 प्लस 1168 डिवाइड बाय 2 इज 1331.5, 1331.5 divide by 13882 into 365, it is going to be approx 35 days. ये परफेक्ट आ रहा है आपका स्टूडेंट। ऑल द 5 रेशियोज, बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, एंड ये सब आपके रेशियो में एक्सेप्ट दैट लिवरेज वेयर इट इज गिवन। सो आप चाहो तो यहाँ पे 2 साल का भी लिवरेज ढूंढ सकते हो, बट जो पूछा हम तो उसी साल का ढूंढ रहे हैं। कौन से ईयर का, दैट इज फॉर द ईयर 1819। कॉन्फिडेंट एवरीवन, हाँ जी, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कछु इंग्लिश में और भी पूछा है, गिव ब्रीफ कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। स्टूडेंट नाउ मेजॉरिटी स्टूडेंट एग्जाम में कमेंट लिखना भूल जाते हैं, एंड स्टूडेंट कमेंट में कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। यहाँ पे रेशियो पे कमेंट नहीं कर सकते हो स्टूडेंट, रीजन 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 आपके पास रेशियो 1 ही साल का है, एंड इट्स अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो कि आप 1 साल के रेशियो पे स्टैंड अलोन कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग डेटा पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो अकाउंटिंग डेटा पे आप लिख सकते हो अपने आप थोड़ा सा। देखो पहले सेल्स कितना था, लेट मी टेक डिफरेंट कलर्स, यस, पहले सेल कितना था, इतना, अब कम हो गया, मतलब कंपनी का सेल कम हो गया, देयर इज अ डिक्रीज इन सेल व्हिच इज नॉट फेवरेबल। हाँ, प्रॉफिट देखो स्टूडेंट, सेल्स कम हुआ है बट प्रॉफिट बढ़ गया है, दैट मीन्स सीओजीएस आपका कंट्रोल में है, काफी कम हो गया, दैट इज द रीजन जीपीएस इंक्रीज, एंड that is one of the reason your net profit have increased. See the strategy, कंपनी का सेल कम करके प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, which is very good। तब यहाँ पे इंग्लिश में लिखना चाहिए, here the sales of the company has decreased which is unfavorable, but due to control over COGS GP has increased and with the corresponding increase in net profit which is very good। स्टूडेंट आप चेक करो, एसेट्स पे कमेंट कर सकते हो, एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ किया होगा, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड। ध्यान देना, शेयर होल्डर फंड भी कम हो गया, लोन फंड्स भी कम हो गया, यानी कहीं ना कहीं हमने रीपेमेंट ऑफ डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स कर दिया है, समझो। हाँ, एंड लिक्विडिटी पे भी कमेंट कर सकते हो। आपका कैश देखिए, कैश कम हुआ है, तो देयर इज सम चेंज इन द लिक्विडिटी, बट दैट इज नॉट बैड रीजन। आपका रीपेमेंट ऑफ डेट एंड लोन्स फंड के बाद आपका कैश कम हुआ है, दैट इज ऑल ओके। डेटर्स का प्रोपोर्शन कम हो गया है, तो दिस इज द वे जनरली यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द एनआरएस ऑफ द कंपनी, समझा। इसमें बहुत सारा फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, क्लियर। आइए द लास्ट मोस्ट अनयूजुअल पार्ट विच रेयरली स्टूडेंट माइट हैव स्टडीड इन इंटरमीडिएट, बहुत लोग अवॉइड ही कर देते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, एक्सवाइजेड कंपनी आर एस अंडर, डिटेल्स दिया है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, नेट इनकम, एसेट्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कंप्यूट रिटर्न ऑन इक्विटी बाय ड्यूपॉन्ट। स्टूडेंट रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला इज पैट अपॉन शेयर होल्डर फंड इनटू 100। बताइए ना पैट कितना है, पैट इनकम इज नेट इनकम 4212 डिवाइड बाय 13572 इनटू 100, बताइए क्या आएगा। मैथमेटिक्स कर सकते हैं ना, आई थिंक आपको आता है। 4212 डिवाइड बाय 13572 इनटू 100, दैट इज गोइंग टू बी 31.03%। ये तो आ गया, हमने पढ़ा है, बट इसी चीज को आपको सॉल्व किससे करना है, ड्यूपॉन्ट मॉडल। कैसे बताते हैं, सोचो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आई एम श्योर 90% को चीज मालूम ही नहीं है कि ड्यूपॉन्ट जी है कौन। हाँ, तो ध्यान दो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन 5, स्टूडेंट एज पर रिटर्न ऑन इक्विटी as per DuPont model has 3 factors. One is net profit ratio multiplied by asset turnover ratio into equity multiplier। देखिए समझिए, लॉजिक बता रहा हूं, पूरा फॉर्मूला देखा, डोंट वरी। सर ये क्या है नेट प्रॉफिट, सर ये तो हमको आता है, यस इट्स अ पैट which is net profit,
अपॉन सेल्स इंटू 100। ये हो गया पहला। सर एसेट टर्नओवर रेशियो ये भी आता है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। सर ये इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है? तो आउट ऑफ टोटल एसेट और द कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट वॉट एवर द थिंग्स आर, आपका शेयर होल्डर फंड दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है? आपको ये बताओ। कैन आई डू द मैथमेटिक्स? बताता है ना। बताइए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है? तो आई थिंक इट इज गिवन। कितना नेट प्रॉफिट है? 4212 अपॉन सेल्स 29261 into 100. Can I derive the first answer? 4212 divided by 29261 into 100. This is going to be approx 14.39. ये हो गया फर्स्ट। देखते जाओ। Multiply by sales 29261. What is the total assets? The total assets are given 27987. 27987. देखो अभी 2 मिनट में लॉजिक क्लियर। 29261 divided by 27987, it becomes 1.0455. Okay, and this is total asset which is 27987 divided by equity shareholder fund, that is shareholder equity 13572. So there is 27987 divided by 13572, that becomes 2.0621. Can I multiply all the three and derive the answer? देखना अभी miracle is going to happen. Miracle is going to happen. तो student 14.39 into 1.0455 into 2.0621, it is 31.03%. This was 31.03. देखिए ना, इधर भी 31.03 आ ही रहा था मेरा, और इधर भी 31.03। सर ये तो जादू हो गया। अबे जादू नहीं है, ये ड्यूपॉन्ट जी का अपना एनालिसिस है। वो क्या बोलते हैं सुनो, कि अगर इक्विटी, ध्यान देना इधर, हाँ, इक्विटी मल्टीप्लायर है तो कंपनी का रिटर्न बढ़ रहा है। इसका मैं एकदम सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स बता रहा हूं, सेल्स कट जाएगा, एसेट्स कट जाएगा, तो बचा क्या? पैट अपॉन इक्विटी शेयर फंड इनटू 100। हाँ या ना? यस। तो आई थिंक स्टूडेंट हम जो पढ़ रहे हैं वो रिफाइंड फॉर्म में तो पढ़ रहे हैं। हाँ या ना? तो स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट वे, व्हाट आई वुड से इज, वो ऐसा बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आते हैं। क्यों? एसेट्स खरीदने के लिए। एसेट्स से सेल्स होता है एंड सेल्स से प्रॉफिट कमाते हैं। यानी दे हैव गॉन थ्रू अ डिफरेंट फेज। कैपिटल आया एसेट्स के लिए, एसेट्स से सेल्स हुआ, सेल्स से प्रॉफिट कमाया, तो अल्टीमेटली आप जो कैपिटल लाए हो उससे तो प्रॉफिट कमा रहे हो इनडायरेक्टली। यही हमारा फॉर्मूला बन गया। स्टूडेंट वेरी स्मार्ट 5 मार्कर एग्जाम्पल, एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट इधर गलती करता है। क्लियर एवरीवन? दिस इक्विटी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स आप कितना रिस्क ले रहे हो, उस हिसाब से रिटर्न बढ़ेगा। समझा? गॉट इट एवरीवन? तो एक 5 मार्क का सिंपल एग्जाम्पल था स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट रेशियो एनालिसिस। सर्टेन क्वेश्चंस, क्वेश्चन 6 होमवर्क में है जो प्योरली एनालिसिस का है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, उसके बाद 2 साल का रेशियो है, एनालिसिस करना है। उसके बाद आपका एनालिसिस के साथ दिया हुआ है 7 में, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग डेटा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ। 8 वेरी क्लासिक स्टूडेंट, दिस इज सुपर्ब एग्जाम्पल, दिस इज डेफिनेटली लास्ट मिनट रिविजन, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्यों? इस क्वेश्चन की जान, कैपिटल 2 है, रिजर्व 2 है, लॉन्ग टर्म है। स्टूडेंट ये जो दोनों रिजर्व का डिफरेंस होगा ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट इज नेट प्रॉफिट, एंड उस नेट प्रॉफिट से आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकलेगा। अगर ये ट्यूबलाइट नहीं हुआ ना, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर ही नहीं सकते हो। नेट प्रॉफिट रेडी है, रिजर्व सरप्लस का डिफरेंस, नेट प्रॉफिट रेशियो है, सेल्स निकलेगा, जीपी निकलेगा, एंड द गेम इज योर्स। कॉन्फिडेंट? 8 9 इज अ बैलेंस शीट वाला पार्ट, बहुत सिंपल है। 9 इज बैलेंस शीट एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है। 10 दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, लास्ट मिनट रिवीजन, बैलेंस शीट वाला है, बट इसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब बनने वाला है। हाँ, जब आपकी बैलेंस शीट एंड पीएनएल,
तो आई एम गिविंग यू ऑल द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट सब दिया हुआ है. दिस अगेन नॉर्मल बैलेंस शीट वाला एग्जाम्पल. ये इक्वेशन वाला बैलेंस शीट है. ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल है जहां कुछ आप अजम्पशन लेके क्वेश्चन करोगे. क्लियर एवरीवन? तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. स्टूडेंट हमने रेशियो में 5 क्वेश्चन के पांचों 5 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब मिला के कर लिया. और जो मेजर होमवर्क एग्जाम्पल था वो भी मैं आपको बता दिया. इक्वेशन वाला है, ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट वाला है, ठीक है. आपका एनालिसिस वाले 2 क्वेश्चन लिया है, एक एवरेज वाला लिया है. मतलब स्टूडेंट इतना रिवाइज किया ना, आई थिंक रेशियो इज वेरी इजी. इट्स अ केक वॉक फॉर यू नाउ. क्लियर? परफेक्ट. तो स्टूडेंट ड्यू पॉइंट के साथ हमारा रेशियो यहाँ खत्म हुआ है. होमवर्क सेक्शन भी गाइड कर दिया है. Now, as promised, take a quick break of 45 seconds. Come up fast. Waiting for the next phase, next chapter. Quick break. Welcome back, students. I hope you are enjoying this journey. हाँ? आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, कैपिटल स्ट्रक्चर. स्टूडेंट आई थिंक बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. हाँ या ना? लाने के बहुत सारे ऑप्शन है, ऑफ विच वी नीड टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्टिमम फिजिबल कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज सूटेड टू द कंपनी. Are getting this? तो स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड आता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड दूसरा आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कैपिटल. एंड व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल टू द कंपनी, जहां उनको लगता है कॉस्ट मिनिमम होगा एंड रिटर्न्स विल बी मैक्सिमम. Clear? How to decide which capital structure is optimum, which is the best capital structure applicable to the company? Student, it's a study of indifference point and a break-even point. So if I use the word chapter, capital structure, students, या मल्टीपल कैपिटल स्ट्रक्चर में से हम एक प्लान सिलेक्ट करेंगे. एक प्लान. एंड उसको सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको 2 चीज का ज्ञान होना जरूरी है. इनडिफरेंस पॉइंट. व्हाट इज इनडिफरेंस पॉइंट स्टूडेंट? तो लाइए, इट्स अ लेवल ऑफ EBIT, yes, no, at which EPS of the selected 2 plan या given 2 plan, EPS of 2 plans is equal to equal. Yes, no. एक ऐसा level of EBIT जहाँ EPS of 2 plan are equal. Are you getting this? हाँ. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? EPS का ही फॉर्मूला है. इट्स x minus I 1 minus t minus PD upon n. Come on, it's a EPS का equation. X is EBIT, I is interest, 1 minus t is PAT, minus preference dividend divided number of equity. It's nothing but a mathematical expression of income statement. Are you getting this student? अब इसमें हम दूसरा स्टडी क्या करेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. What is financial break-even point? Students, a level of EBIT at which EPS of specific plan equal to 0. Break-even है और यहाँ पे specific plan है या both plan है. Now, student, what is the formula? The formula goes, it's a combination of financial commitment. I think ये चीज देखा लग रहा है. PD upon 1 minus t याद करो, लिवरेज में किया था थोड़ी देर पहले. इंटरेस्ट प्लस PD upon 1 minus t. स्टूडेंट, ब्रेक इवन पॉइंट जितना बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा, ब्रेक इवन कम उतना रिस्क कम. एंड स्टूडेंट, इन दोनों की मदद से हम इसमें कंक्लूजन पे आते हैं. क्या कि कंक्लूजन आपके 3 रहेंगे. इफ
योर EBIT इक्वल टू IDP, समझा? अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, देन यू कैन सिलेक्ट एनी प्लान, समझा? कोई भी प्लान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों का EPS इक्वल होगा. बट व्हाट इफ योर EBIT is greater than expected EBIT is greater than indifference point. अगर आपका फ्यूचर का एक्सपेक्टेड EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है तो आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना चाहिए, जो ऐसा प्लान जहां पे रिस्क ज्यादा है, प्लान विथ हायर फाइनेंशियल BEP, समझा? एंड इफ योर एक्सपेक्टेड EBIT इज लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, जहां पे इंडिफरेंस पॉइंट भी रिकवर नहीं होगा, यू शुड गो फॉर अ प्लान विथ लोअर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. हाँ या ना? दैट्स इट. इसका मतलब अगर आपका EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से क्रॉस करने वाला आपको लग रहा है तो आप ऐसा प्लान सिलेक्ट करिए जहां पर रिस्क ज्यादा है. रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न ज्यादा मिलने का शक्यता है. और अगर आपका EBIT इतना भी नहीं है कि इंडिफरेंस पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा तो आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए. स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिवरेज एंड दिस चैप्टर? लिवरेज क्या बताता है? हायर द रिस्क हायर द लिवरेज, लोअर द रिस्क लोअर द लिवरेज. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है? रिस्क कब लेना चाहिए. Are you getting the concept? And with this, we are going to start up with two very smart questions. आइए, question 1. आइए जी. गणपति लिमिटेड is considering 3 financial plan. Obviously तीनों कंपनी, एक कंपनी तीनों प्लान से पैसा लाएगा नहीं. The key information is given. Total investment 2 लाख. And जरा प्लान ABC जहाँ पूरा इक्विटी है, सेकेंड में आधा इक्विटी आधा डेट है, तीसरे में आधा प्रेफरेंस आधा इक्विटी है. Are getting this? Cost of debt 8%, cost of preference 8%. मतलब दोनों का interest rate और dividend rate is given. Tax rate 50%. Equity share of the face value 10. Superb will be issued at 10 per share. That means face value 10 है but issue price 20 हो गया. खोपड़ी में गया. EBIT कितना है? 80,000. You are required to determine for each plan. Very smart. EPS मेरी जान. EPS पूछा गया है. हाँ या ना? तो लेट अस स्टार्ट विथ स्टूडेंट. चाहिए कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 2 लाख चाहिए. हाउ मेनी प्लान्स ऑफ रेजिंग द फंड्स? स्टूडेंट, देयर आर 3 प्लान्स. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. प्लान ए में बताइए इक्विटी कैपिटल 100% है. 100% मतलब 2 लाख. प्लान बी में इक्विटी कैपिटल 1 लाख है. तो बाकी का क्या है? इट्स अ डेट. डेट कितना? 1 लाख. प्लान सी में इक्विटी कैपिटल कितना है? 1 लाख 50%. तो प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? ऑब्वियसली 1 लाख. यस नो? स्टूडेंट, नाउ द पॉइंट इज what is the rate of preference and debenture? It is 8%. But problem is equity at what rate? At face value or at issue price? स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या होता है? सर, बैलेंस शीट में हम लोग इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू से कैरी करते हैं तो इधर भी वो होना चाहिए. इसको बोलते हैं घटिया सोच. स्टूडेंट, वो बैलेंस शीट में जब एंट्री करते हैं तब हम ब्रेकअप करते हैं कैपिटल का और प्रीमियम का, पर जब इश्यू करते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑलवेज एट इश्यू प्राइस. स्टूडेंट, दिस इज ऑलवेज एट इश्यू प्राइस. समझा? हाँ, प्रीमियम नहीं होता, वी कुड हैव अज्यूम्ड दैट शेयर आर इश्यूड एट पार, तो हम फेस वैल्यू 10 ले लेते. बट यहां बोला गया है दैट वी आर इश्यूइंग एट प्रीमियम, तो इश्यू प्राइस इज 20. इससे हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर 10,000, दूसरे में 5,000, तीसरे में 5,000. डिवाइडिंग बाय इश्यू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू. एंड इन सर्टेन क्वेश्चन गोइंग फॉरवर्ड आप ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे रिवीजन में जहां पे इश्यू प्राइस नहीं दिया है एंड मार्केट प्राइस इज गिवन. एंड स्टूडेंट, ओनली इन दैट केस इफ इश्यू प्राइस इज नॉट गिवन, तभी आप लेंगे मार्केट प्राइस. तो नो कंफ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन कि जब इश्यू प्राइस है इश्यू प्राइस लो, नहीं है तो मार्केट प्राइस लो. सिंपल. नाउ फर्स्ट आंसर, व्हाट दे ask you to calculate? They've asked you to calculate earning per share at a EBIT of 80,000. हाँ, तो हम तीनों प्लान में, दैट इज प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी. स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन ऑफ EBIT. स्टूडेंट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, लॉजिकली बात है EBT आएगा, माइनस टैक्स, लॉजिक की बात है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. लॉजिक की बात है, विल गिव यू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स and definitely that divide by number of equity shares will guide you the final target EPS. Clear everyone? What they ask you, EBID is what? EBID is 80,000. So can I start? EBID 80. Plan 1 interest nahi hai, 80,000. Tax rate to my knowledge is 50%. Yes, tax rate is 50%. So 50% gives you 40,000 tax. बच गया 40,000. स्टूडेंट प्रेफरेंस नहीं है प्लान 1 में तो 40,000 एंड नंबर ऑफ शेयर इज 10,000. तो माय फर्स्ट ईपीएस इज 4 रुपीज. यस नो? यस. प्लान बी लेते, बताइए. ईबीआईडी तो वही है. इंटरेस्ट ये रहा 8%, 8,000. बच गया 72. आधा गवर्नमेंट जी को दे दो, बच गया 36. प्रेफरेंस है नहीं, 36. Number of share 5,000. So I am sure this is going to be 7.2. Yes, no? Perfect. आइए थर्ड में कितना? 8,000. इंटरेस्ट नहीं है 80,000. टैक्स गया 40,000. बच गया 40,000. प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, रिस्पेक्ट मांगता है 8,000, 32,000 and number of share 5,000 which gives you 6.4. Perfect. Very simple. First answer. You are required to determine for each plan EPS. Ready? Number 2, student. Financial break-even point. Come on. What is break-even point? No profit, no loss. A level of EBID at which EPS is 0, which is nothing but a combination of your financial commitment. तो स्टूडेंट फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या? अभी सिखाया. I प्लस PD अपॉन 1 माइनस T. आइए तो स्टूडेंट अगर मैं निकालू प्लान 1 का, ना इंटरेस्ट है ना डिविडेंड है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? डैश. स्टूडेंट डैश प्लस डैश इज 2 डैश. इसका मतलब जोक से पार्ट देयर इज नथिंग लाइक कमिटमेंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट इज 0. स्टूडेंट प्लान 2, 8,000 इज द इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो स्टूडेंट द कमिटमेंट इज 8,000. एंड प्लान 3 इफ यू रिमेंबर, इंटरेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000 है, and tax rate 1 minus 0.2 is T is 0.5. तो your commitment is 16,000. Very clear. तीनों का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रेडी हो गया. Very simple. थर्ड क्या पूछा है? वेरी क्लासिक. इंडिकेट इफ एनी वन प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट ईबीआईडी रेंज ऑफ प्लान फॉर इंडिफरेंस. मतलब हमको ढूंढना इंडिफरेंस पॉइंट. अब फंस गया रे अभिमन्यु. इंडिफरेंस पॉइंट पूछा है. व्हाट इज द फॉर्मूला? x माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पीडी अपॉन एन. अब डाउट, हमारे पास प्लान्स है कितने? 3. एक सामान्य मानुस ये सोचता है कि तीनों प्लान का एक इंडिफरेंस पॉइंट होता है, जो सोच गलत है. माइंड वेल, ये सोच गलत है. स्टूडेंट इंडिफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन में आज ही बताया था, याद करो स्टूडेंट. It's a level of EBIT at which EPS of 2 plans are equal. 2, not 3, not 4, not 5. That is the limitation of indifference point. 2 प्लान का ही आपको indifference point गाइड करता है स्टूडेंट्स. So what next? तो स्टूडेंट the only choice is, यहाँ पे अगर 3 प्लान है तो 3 प्लान का एक common indifference point is not possible. So we are going to calculate one indifference point which will be the combination of plan A, B and C. ठीक है, जहां पे ए बी भी आएगा, बी सी भी आएगा, एंड ए एंड सी भी आएगा. तो स्टूडेंट्स, कैन आई स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्लान ए एंड प्लान बी. तो प्लान ए एंड प्लान बी स्टूडेंट कैसे करेंगे? तो x माइनस आई, तो x इज अ बैलेंसिंग फिगर. प्लान ए में इंटरेस्ट है नहीं, 1 माइनस टी 0.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इज 10,000. प्लान बी में इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ, दैट इज x माइनस इंटरेस्ट इज 8,000. दिस इज 0.5. प्रेफरेंस है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 5,000. स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या लिया है? I have equated plan A equal to plan B. Can I do the mathematics? Yes. ये क्या होगा? This is 2, this is 1. So this is 0.5x divided by 2 is 0.5x minus 4,000 upon 1. So can I multiply and work out x? हाँ जी,
आइए x निकालते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज 0.5 4 to the 8 divided by 0.5, this is going to be 16,000. Clear? सर इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं? यस, यू कैन वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ दिस। 16,000 को आप ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। प्लान ए में 16 इंटू 0.5 8,000 डिवाइड बाय 10,000 0.8, बाजू में 16 माइनस 8 8,000 इंटू 0.5 4,000 4,000 डिवाइड बाय 5,000 0.8, दोनों का ईपीएस मैच हो गया 0.8। सेम वे स्टूडेंट सेकेंड कॉम्बिनेशन प्लान ए एंड प्लान सी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे प्लान ए इक्वल टू प्लान सी इक्वेट करेंगे। क्लियर? बताइए प्लान ए वो तो हमारा कॉपी पेस्ट ही पहले वाला। प्लान सी में स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं था बट प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो हम ये करेंगे डिवाइड बाय 5,000। अगेन दिस इज 2, दिस इज 1, तो दिस इज 0.5x डिवाइड बाय 2 and this is 0.5x minus 8,000 divided by 1. Can I have a x ready now? बताइए mathematics 16,000 and we want to this 32,000. Cross check करके देखिए 32 into 0.5, so that is 16 divided by 10 1.6. 32 into 0.5 16 minus 8 8,000 and 8,000 divided by 5 is again 1.6. proven है। And last but not the least प्लान बी एंड प्लान सी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे प्लान बी इक्वल टू प्लान सी करेंगे। गॉट इट? x माइनस 8,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 5,000 इक्वल टू x इंटू 0.5 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 5,000। कैन आई डू द मैथमेटिक्स? 1 1 0.5x minus 4,000 equal to 0.5x minus 8,000. 0.5x minus 0.5x is minus plus 4,000 minus 8,000. Student, I think this is a dead end and one might be tempted that he or she is going wrong. Student, there might be a point where there is no indifference point. Come on. Student, यहाँ indifference possible ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर दो प्लान में इंडिफरेंस होगा, तो यहाँ पे इंडिफरेंस को 0 मत लिखना। नो, इट इज डैश। देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। 0 भी एक पॉइंट होता है स्टूडेंट, पुट इट डैश। दैट मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन प्लान बी एंड सी। आई थिंक वेरी क्लियर। क्लियर एवरीवन? एंड उसी में हमारा क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, इंडिकेट एनी वन प्लान डोमिनेट्स। स्टूडेंट अब इसका आंसर थियोरेटिकल है, मैं आपको बोलता है वैसे समझो। स्टूडेंट प्रैक्टिकली हु डोमिनेट्स? द वन वेयर देयर इज अ मोर रिस्क। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, if you compare a graduate person doing graduation only and a person doing chartered accountancy, logic की बात है who will dominate? तो logic की बात है CA student will always dominate over the graduate student. That means यहाँ पे भी स्टूडेंट जहाँ पे रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा इश्क होगा, उसका डोमिनेशन रहेगा। और यहाँ पे एज पर द इतिहास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे एक प्लान में घर का पैसा बाहर का पैसा मतलब ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड जब मिक्स होता है, वी गिव बर्थ टू द हायर रिस्क लेवल एंड दैट प्लान विल ऑलवेज डोमिनेट। दैट इज प्लान नंबर बी। सो प्लान बी में देखो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में एक ही लाइन लिखना है, अ प्लान विद अ डेट इक्विटी विल ऑलवेज डोमिनेट एंड दैट इज प्लान नंबर बी। खोपड़ी में गया? कॉन्फिडेंट? तो यहाँ पे हमारा ईपीएस आ गया, ब्रेक इवन आ गया, इंडिफरेंस आ गया। इंडिफरेंस में भी जहां हो सकता है वो भी किया, नहीं हो सकता आप डैश कर दिया, एंड विच प्लान डोमिनेट वो भी रेडी हो गया। क्लियर एवरीवन? सुपर्ब। आइए क्वेश्चन नंबर 2। Akash Limited provides the following information. Students, absolutely the format is given: EBIT minus interest, EBT, tax, PAT divided by number of shares gives the EPS and even price earning ratio. Student ratio पढ़ा है, हाँ? EPS into PE ratio will be market price, that is 40 rupees. आगे, company has a reserve 7 lakh and required 4 lakh further for modernization. ROC is constant. Student, very classic. ROC is constant and debt equity ratio, that is debt upon debt plus equity, higher than 40% will bring down PE ratio to 8.
अभी जो 10 है वो 8 हो सकता है, प्रोवाइडेड रेशियो इज मोर देन 40%, एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू 12%, मतलब 12% इंटरेस्ट रेट भी हो जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the probable price of the share if the funds are raised by debt or by equity at a ruling market price. वेरी स्मार्ट क्वेश्चन. पहली बात, कंपनी को पैसा चाहिए कितना? 4 लाख. स्टूडेंट, पुराने क्वेश्चन में क्या था? इट इज ओनली अ न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल. द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज देयर इज अ ओल्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन. तो आपको ओल्ड को पहले लेना है, न्यू को इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ना है. अब न्यू तो मालूम है 4 लाख चाहिए, ओल्ड कहां पे? तो स्टूडेंट आपको डिराइव करना पड़ेगा. अब देखिए ओल्ड में स्टूडेंट ये रहा, ये रहा, देखो इक्विटी दिख रहा है कहीं ना कहीं. हाँ, स्टूडेंट डिबेंचर का इंटरेस्ट दिख रहा है. तो 10% डिबेंचर ऑफ 4 लाख, तो कहना इससे डिबेंचर वैल्यू विल बी 10% डिबेंचर 40,000 इंटरेस्ट, तो डिबेंचर वैल्यू विल बी 4 लाख. नंबर ऑफ इक्विटी 30,000 इंटू 10, तो 3 लाख इज इक्विटी. एंड स्टूडेंट रिजर्व 7 लाख दिया हुआ है. तो स्टूडेंट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर नियरली रेडी हो गया. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा. अभी क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी स्मार्ट. स्टूडेंट ध्यान देना, कंपनी को पैसा कितना चाहिए? पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं. 4 लाख चाहिए. ये 4 लाख कहां से आएगा? स्टूडेंट दो प्लान दिया है, प्लान 1 एंड प्लान 2. प्लान 1 में पैसा कहां से आ रहा है? डेट इज डेट, एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट इज 12%. बट स्टूडेंट ये 12% तभी रहेगा जब आपका डेट इक्विटी क्रॉस कर जाएगा कितने पे? 40%. दिस इज वेरी क्लमजी पॉइंट. हाँ, ध्यान देना. एंड इक्विटी आएगा पूरा 4 लाख. बट स्टूडेंट द ब्यूटी ऑफ द पॉइंट इज इक्विटी का इश्यू प्राइस नहीं दिया है. तो स्टूडेंट we will always take market price as issue price. Where is market price? तो EPS into PE ratio, EPS into PE ratio, market price is 40. तो this is 40, तो number of share will be 10,000. जरा देखिए. तो स्टूडेंट पहला टारगेट दोनों प्लान्स हमने रेडी कर दिया. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर. वाई प्रेजेंट? सब पुराने क्वेश्चन में नहीं ढूंढा था. अरे बाबा, पुराने में नहीं था रे, इधर ढूंढना पड़ेगा. तो बताइए, प्रेजेंट में हमारे पास इक्विटी कैपिटल है. हाउ मेनी शेयर्स? आई थिंक पुराने में इक्विटी शेयर कितना हमारे पास? 30,000 ऑफ 10 दैट इज 3 लाख. देयर इज 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 3 लाख है. स्टूडेंट मेरे पास 10% डिबेंचर्स है. इंटरेस्ट आपने दिया आई थिंक 40,000 इफ नॉट रॉन्ग. यस, तो 40,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो दिस 4 लाख. एंड स्टूडेंट पैराग्राफ में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है कितना? 7 लाख. देखो पैराग्राफ में 4 लाख दैट इज 7 लाख हैज अ रिजर्व सरप्लस. तो स्टूडेंट पुराना कैपिटल एम्प्लॉयड, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज गोइंग टू बी 7 4 11 14 लाख हो गया. क्लियर? इसका मतलब हिंदी बोले तो 14 लाख ऑलरेडी कंपनी के पास है और कंपनी को और 4 लाख चाहिए. जो कंफ्यूज है 1 से लाए या 2 से लाए. क्लियर एवरीवन? अब स्टूडेंट यहाँ पे देयर आर 2 कंडीशंस व्हिच आर गिवन. 1, ROC इज कांस्टेंट. तो स्टूडेंट ROC इज कांस्टेंट मतलब EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो प्रीवियस था वही आपका फ्यूचर में रहेगा. तो स्टूडेंट EBIT पुराना कितना था? जरा देखिए ना ऊपर, 2,80,000, तो 2,80,000. एंड पुराना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 14 लाख. तो 14 लाख पे 2,80,000 कंपनी कमा रहा था. तो नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 20%. अभी नेक्स्ट ईयर क्यों बोला? बिकॉज इन्होंने बोला कांस्टेंट है. एंड स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर वही रेट रहेगा जो लास्ट ईयर था. तो लास्ट ईयर कितना था? 20%. तो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर का भी 20% रहेगा, बट 20% किसका? तो स्टूडेंट माय एक्सपेक्टेड EBIT विल बी फ्यूचर के कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%. आर यू गेटिंग दिस? तो हमको चेक करना पड़ेगा बाद में. एंड नोट नंबर 2, द डेट रेशियो इज गिवन एंड दे स्पेसिफाइड द कॉन्सेप्ट. इट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. एंड स्टूडेंट अक्की दुनिया को मालूम है डेट प्लस इक्विटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड. यस नो? एंड ये हमको चेक करना है. टू चेक
क्या कोई प्लान में पैसा लाने के बाद वो डेट इक्विटी कितने क्रॉस करना चाहिए इनके एग्जाम्पल के हिसाब से? इट शुड बी क्रॉसिंग व्हाट 40%, तो ही पी रेशियो कॉम्प्रोमाइज होगा। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैन आई हैव प्लान 1 का डेट और इक्विटी एंड प्लान 2 का डेट इक्विटी? स्टूडेंट आप ऐसा प्लान 1 में जाओ कि 2 में जाओ? एक चीज बहुत क्लियर है, 4 लाख नया आएगा, पुराना 14 लाख है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 18 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लान 1 में जाओ कि 2 में जाओ, 18 लाख कांस्टेंट रहेगा, समझा? बट प्लान 1 में आपका डेट कितना होगा? तो देखो पुराना डेट 4 लाख था ही, प्लस नया 4 लाख और आ रहा है, तो प्लान 1 में इट विल बी 8 लाख। एंड प्लान 2 में पुराना कुछ भी नहीं था, ऐसे इनसे नील, एंड नया आ रहा है 4 लाख, तो स्टूडेंट दिस गोइंग टू बी 4 लाख। आई थिंक वेरी क्लियर। तो इफ आई दिस मल्टीप्लाई विथ 100, I can very well derive my future expected date equity ratio. So it is 8 upon 18 into 100. It is 44.44%. And next is 4 divided by 18. It is 22.22%. Student कौन सा प्लान 40% को क्रॉस कर रहा है? तो स्टूडेंट प्लान 1 क्रॉस कर रहा है, तो प्लान 1 में योर पी रेशियो विल बी व्हाट? It is not 10 time, but it will drop down to 8 as per the given example. And यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो it will remain 10. तो student, my first aspect was to cross check the two given condition of ROC and a date ratio. देखो दोनों कंपेयर कर लिया। अब क्या? तो स्टूडेंट हमको ढूंढना है फ्यूचर का रूलिंग मार्केट प्राइस। तो इस बार भी हमारा फॉर्मेट लगेगा अब, बट इस बार फॉर्मेट ईबीआईडी से ईपीएस नहीं, ईबीआईडी से मार्केट प्राइस तक जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट, कैन आई प्रिपेयर दैट फॉर्मेट नाउ? यस। दिस इज प्लान 1, दिस इज प्लान 2। स्टूडेंट ईबीआईटी कितना? तो वी हैव क्रॉस चेक 20%, बट 20% ऑफ it will be 18 lakh now. I think very clear. Student 360 होगा। देखो ना, 20% हमने ढूंढा था पुराने क्वेश्चन में, ये रहा पुराने पार्ट में, and 20% of 14 and 4 18 lakh, that will give you what? 18 lakh का 360। इंटरेस्ट स्टूडेंट आप ओल्ड एंड न्यू दोनों माइनस करेंगे। अब पुराना इंटरेस्ट देखो 12% तो था ही, 4 लाख का 48,000, सॉरी पुराना इंटरेस्ट 10% ऑफ 4 लाख 40,000 था, प्लस नए में 48 बढ़ेगा, तो 40 and 48, that is 40,000 plus 48, that will give you 88,000। और इधर पुराना 40 था, नया कुछ नहीं आ रहा है, तो this will remain 40,000। Clear everyone? तो this will become EBT। Done। तो 360 minus 88,000, 2,72,000, and this 320 minus tax rate। स्टूडेंट जरा टैक्स रेट चेक कीजिए कितना परसेंट है? 50% is given। That gives you profit after tax। 136 गया, इधर भी 136 आया, इधर 160 गया, बच गया 160। स्टूडेंट प्रेफरेंस दिया नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देते हैं। स्टूडेंट इक्विटी शेयर चेक करो, प्लान 1 में पहले तो 0 और पुराने कितने थे? 30, तो 30 and 0 will give you 30,000। That is 30,000 plus nil। एंड सेकेंड में पुराने 30 थे, नए हमने कितने इशू किए? नए हमने 10,000 इशू किया, that will be 40,000। Students, can I calculate EPS now? And that EPS is 136 divided by 30,000, 4.5333, and this is 4, and this EPS will be multiplied by P ratio, which is as per the note number 2। तो जरा चेक करिए नोट 2 में, पहले में 8 है, दूसरे में 10 है, तो this is 8 and this is 10। It is 36.27 approx MPS, and this is going to be 40। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा प्लान 1 प्लान 2 दोनों का मार्केट प्राइस ढूंढ लिया। हाँ, चेक करिए क्वेश्चन में,
यू आर रिक्वायर्ड टू असेट इन द प्रोबेबल प्राइस। देखो उनको प्रोबेबल प्राइस पूछा तो ढूंढ लिया, किसका, दोनों प्लान का ढूंढ लिया। सिंपल एवरीवन। तो स्टूडेंट आई थिंक दिस आर द टू वेरी क्लासिक एग्जांपल। जो पहला क्वेश्चन लिया पूरा एकदम नया स्ट्रक्चर था, ब्रेक इवन, इंडिफरेंस पॉइंट सब करके किया। दूसरा हमारा पुराना स्ट्रक्चर भी था, नया एड ऑन हुआ, मिक्स करके वर्कआउट किया। So these are the two classic examples which will take care of almost every aspect of this chapter. Clear everyone? I think the concepts are very good to go ahead with your further revision. Clear? The student again as promised, 45 seconds break. Fresh up, come fast, I'm waiting for you. So the break is over. Good times passes away so fast. लेक्चर जल्दी कभी खत्म नहीं होता है, बट ब्रेक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट स्टूडेंट, बिग चैप्टर ऑन द कार्ड। यस, इट्स अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट ये एक ऐसा चैप्टर है जो सीए फाइनल में बहुत हेल्प करेगा, बट फाइनल अभी बहुत दूर की बात है। लेट मी स्टार्ट विथ हमारे इंटरमीडिएट का क्या होगा। तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में भी दिस इज अ श्योर शॉर्ट चैप्टर। सर्टन चैप्टर्स बहुत रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं, ऑफ विच वन ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट विथ अ क्रिस्प इफेक्टिव रिवीजन ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट व्हेन आई से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ है ना। क्या डिसाइड किया स्टूडेंट, क्या गिवन अ चॉइस, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते, विच इज द बेस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल टू द कंपनी, यस नो, यस, बराबर। बट वंस यू डिसाइड अ कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट नेक्स्ट, कम ऑन। कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क्स पैरेलल टू ईच अदर। समझा? आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इट इज इंस्पायर्ड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसके 2 डेफिनेशन है, एक घटिया डेफिनेशन, एक पवित्र डेफिनेशन। बताइए पहले कौन सा पढ़ेंगे, घटिया या पवित्र? आई एम श्योर आपके दिमाग में घटिया आया होगा। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा जैसे लोग वैसी पसंद, नो, बट यस, जोक्स अपार्ट, देयर आर 2 डेफिनेशन। घटिया डेफिनेशन क्या बोलता है स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लो, बोला ना इंटर इजी है। सर क्या मजाक कर रहे हो? यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिकेट्स कॉस्ट ऑफ रेजिंग द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, आज कंपनी अगर 40 करोड़ रुपीस ला रहा है, एंड उस 40 करोड़ के अलग अलग सोर्सेज है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, व्हाटएवर, तो उसमें उसका कॉस्ट इज 11.5%। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो 11.5% इज अ कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल, यस नो। एंड इसका पवित्र डेफिनेशन क्या है? तो इट इज कंसीडर्ड टू बी मिनिमम एक्सपेक्टेड आरआरआर। और घटिया लोग पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, ये आरआरआर को पिक्चर की बात नहीं हो रही है। आरआरआर इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। समझा? इट्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन। यानी आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हो उसमें से मिनिमम, इस 40 करोड़ में से यू नीड टू जनरेट मिनिमम 11.5% रिटर्न। समझ में आ रहा है? खोपड़ी में गया? तो स्टूडेंट दिस आर द 2 डेफिनेशंस। नाउ स्टूडेंट ये चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने सोर्सेस का ढूंढना है? टिपिकली 5, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिजर्व एंड टर्म लोन। और इन 5 को मर्ज करके, चाहे इक्विटी है,
प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, टर्म लोन है एंड रिजर्व है। इन सबको मर्ज करके स्टूडेंट हम क्या ढूंढते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद करो, व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस नो? तो यहाँ पे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलते हैं? के ओ, विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड जब आप कोई एडिशनल कैपिटल ला रहे हो तो उस एडिशनल के लिए हम क्या ढूंढते हैं? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So student, what is weighted average? Weighted average cost of capital, I would say typically it relates to the old capital structure. समझा? जो पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर है। एडिशनल जो ला रहे हैं उसको मार्जिनल, इकोनॉमिक्स से मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो एडिशनल का हो गया मार्जिनल। एंड जब दोनों को मिक्स करेंगे तो स्टूडेंट इट विल रिजल्ट इनटू न्यू ऑब्लिक रिवाइज्ड WACC। मतलब स्टूडेंट इसको भी काउंट करने के इन एंड ऑल 3 तरीके हैं। एक वेटेड एवरेज हो गया, मार्जिनल हो गया एंड न्यू ऑब्लिक रिवाइज हो गया। मतलब आप जो भी 5 डिफरेंट सोर्सेज लाएंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, टर्म लोन, रिजर्व, इनको मिक्स करिए, WACC बनेगा। एडिशनल आ रहे हो, MACC बनेगा। मार्जिनल एंड ओल्ड को मिक्स करोगे, इट बिकम्स रिवाइज ऑब्लिक न्यू WACC। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज ओवरऑल टारगेट। बट WACC और ये सब राइट कब होगा? जब आपके पांचों 5 कॉन्सेप्ट, hardcore concept are crystal clear. Which 5 concept? The student, the 5 concept I would say like this. मैं सारी फॉर्मूलाज एक साथ ले रहा हूं, नजर स्क्रीन पे रखिएगा। नंबर 1, इट्स अ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में 2 फॉर्मूला है, एक है इरिडीमेबल, दूसरा रिडीमेबल। समझा? इरिडीमेबल में फॉर्मूला क्या बनेगा? KD इज इंटरेस्ट 1 minus T अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कम ऑन, अभी आप क्या लिखते हो, कौन से तरीके से लिख रहे हो, आई डोंट माइंड। I1 minus T अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। हाँ, एंड रिडीमेबल में क्या आएगा? KD I1 minus T प्लस RV रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइड बाय RV प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 into 100। स्टूडेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके किसके हुए? डिबेंचर के। डिबेंचर में क्या होता है? नेट प्रोसीड्स मतलब क्या? आप जो इश्यू कर रहे हो, अगर नेट प्रोसीड्स नहीं है तो मार्केट प्राइस इज डे, तो आप नेट प्रोसीड्स लो, मार्केट प्राइस जो ले रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरेस्ट पे आपकी कंपनी को टैक्स का बचत होता है। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज I1 minus T। हम टैक्स बेनिफिट के बाद लेते हैं। सेम वे रिडीमेबल में क्या होता है स्टूडेंट? इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम जो पैसा कलेक्ट किए नेट प्रोसीड्स और मैं जो प्रॉमिस किया रिडीमेबल, उन दोनों को हम राइट ऑफ करते हैं डिफरेंस को नंबर ऑफ ईयर्स में, इसलिए नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड किया। एंड ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, नेट प्रोसीड्स भी है, रिडीमेबल भी है, तो दोनों का एवरेज आउट करेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, अब बताइए नंबर 2 हम किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल में 2 आएगा अगेन, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। सेम है स्टूडेंट, ओनली डिफरेंस इज ये I1 minus T के बदले आप क्या लेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। बिकॉज इंटरेस्ट पे टैक्स का बचत होता है, प्रेफरेंस पे टैक्स का बचत नहीं होता है, तो हम बोलेंगे KP विच इज PD अपॉन NP into 100। एंड दिस PD ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑल्सो। हाँ, और यहाँ पे होगा KP इज PD प्लस वही का वही RV माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइड बाय RV प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एवरेज 2 into 100। स्टूडेंट, दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट आपका प्रेफरेंस का रेडी हो गया। कॉन्फिडेंट? तो स्टूडेंट पहला डिबेंचर लिया, दूसरा प्रेफरेंस दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा जैकपॉट है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज व्हाट? इट्स अ KT। एंड यहाँ पे एक ही मोनोपोली फॉर्मूला है I1 minus T। यहाँ पे और कोई मोह माया नहीं है स्टूडेंट, इट्स अ प्योरली सिंपल, इंटरेस्ट पे टैक्स का बचत हो जाता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। यहाँ पे रिडीमेबल इरिडीमेबल सब मोह माया है। समझा? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसको हम KE बोलते हैं। तो स्टूडेंट, दिस KE कैन बी कैलकुलेटेड बाय गॉर्डन्स अप्रोच। याद करो, गॉर्डन्स अप्रोच का फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट? इट्स अ KE इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन PO प्लस ग्रोथ रेट। यस नो? एंड यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला है, ग्रोथ रेट इज व्हाट? रिटेंशन रेशियो इनटू ROESF
that is return on equity or shareholder fund. Student, growth rate has its own concept, RR into ROESF, and D1 is expected dividend. याद रखोगे KE के अंदर हम वर्क करते expected dividend base, समझा? इसके बाद second I would say is a CAPM approach. What is CAPM? It's a capital asset pricing model approach. So KE is RF plus beta bracket RM minus RF. This concept works on a risk which is known as beta year. It's so from the viewpoint of investor, एक investor stock market में जो आता है वहाँ पे systematic unsystematic risk होता है. Based on that we calculate CAPM approach. And third is earnings yield approach. Student, earnings yield approach में क्या होगा? तो KE is not dividend but even upon PO plus G, जहाँ पे even can be your expected EPS, PO can be market price or whatever. ठीक है. and अगर growth है तो growth है, नहीं है तो forget it. ठीक है. नहीं है तो आप सीधा into 100 भी कर सकते हो, समझा? अगर growth नहीं है तो स्टूडेंट KE के अंदर 3 कॉन्सेप्ट है. एंड लास्ट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ रिजर्व. ये बहुत सिंपल है. यहाँ पे मैं सिंपल ही बोलेगा KR इक्वल टू KE. हाँ, एंड KR इक्वल टू KE, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? इग्नोरिंग फ्लोटेशन कॉस्ट. स्टूडेंट, यहाँ पे हम फ्लोटेशन कॉस्ट लेते नहीं है. स्टूडेंट, हम यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लेते नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे सिंपल इस तरह से, सॉरी जूम इन हो गया, इस तरह से 5 फॉर्मूला को वर्कआउट करना है. क्लियर? लेट मी गिव यू वन क्लियर व्यू. This, all the 5 formulas are ready with you. I think very clear. आपके सारी फॉर्मूलाज वन शॉट मैंने बता दी है. क्लियर? स्टूडेंट, यहां पे आप कॉस्ट ऑफ रिजर्व में एक और चीज ध्यान रखिएगा. फॉर KR, if personal tax rate is given, then student, KR will be your KE 1 minus personal tax rate 1 minus brokerage. A very unusual formula जो आपके सिलेबस में है, बट आई नीड टू गिव यू दिस. अब KE को आप मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दो, जो भी बोलो, 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट 1 माइनस ब्रोकरेज. ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड फॉर्मूला है. तो दिस इज KR विच इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर? ये एक साथ फॉर्मूला आपके पास हो जाए इसलिए मैंने दिया. कॉन्फिडेंट एवरीवन? हाँ, यस. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द रूटीन एग्जाम्पल. I will start with question number 3. आइए. A company has paid the dividend of 1 per share. Paid मतलब क्या हुआ? D0. Face value 10 of last year. The growth rate is 10%. Calculate cost of equity is market price is 55. यहाँ issue price नहीं है, तो we are definitely going to work on market price. Students, हाँ है ना? तो ध्यान दो. यहाँ पे हमको ढूंढना है KE. फॉर्मूला क्या? D1 अपॉन PO प्लस G. यहाँ पे आपको DO दिया है. कितना दिया है DO? 1 रुपी. PO विल बी योर मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस कितना है? 55. एंड ग्रोथ रेट कितना है? दैट इज 10%. तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर your KE will be not 1 rupee but 1 plus 10%. Come on, next year का dividend 1.10 हो जाएगा on a price of 55 and obviously 10% growth is applicable. तो can I calculate KE everyone? तो हो गया ना question 3 का KE, that is going to be 12%. I think yes, 1.1 divided by, yes, 12%. Confident? आइए question 1 लेते हैं. X limited share of 10 each. Current market price is 24. Again market price is given. Issue price नहीं है. Dividend of the last 4 years are given. 1, 1.10, 1.21 and 1.331.
दिया है, 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिया। स्टूडेंट, वेन एवर ट्रैक रिकॉर्ड इज गिवन, दैट ट्रैक रिकॉर्ड विल सिग्निफाई द ग्रोथ रेट एप्लीकेबल, एंड इफ यू चेक द ओनली फर्स्ट ईयर, नो नीड टू चेक द कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड, ग्रोथ रेट विल बी सेम। 1 रुपए का 1 रुपए 10 पैसे हुआ, मतलब द ग्रोथ रेट एप्लीकेबल इज 10%। यस नो? रेडी हो गया? मार्केट प्राइस कितना है आपका? 24, एंड लास्ट डिविडेंड पे इज इट 1.331। तो कैन आई डू क्वेश्चन नंबर 2? स्टूडेंट सेम है, K is D1 upon PO plus G। बताइए DO द लास्ट वन 1.441 रहेगा। स्टूडेंट PO, this is 24, that is market price given, come on, and growth rate is how much? 10%। कैसे? तो लिखने का from given track record। समझा? आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रोथ रेट को हमने अज्यूम नहीं किया, इट इज फ्रॉम द गिवन ट्रैक, इट्स 1.331, सॉरी। समझा? सेम क्वेश्चन हो गया ना, फर्क ये था कि द ग्रोथ रेट अलग से ढूंढना था। कैन आई कैलकुलेट KE? कितना? तो 1.331 प्लस 10% हो जाएगा, तो दैट विल कम 1.331 प्लस 10%, दैट इज 1.4641। आज उसके लिए मार्केट प्राइस कितना है? 24 विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% अगेन। तो KE, कैन आई कैलकुलेट KE नाउ? दिस डिवाइड बाय 24 plus 10 is going to be 16.10%. देखो, it's ready? Confident? Question 2, 3, 2. I'm sorry, that was question number 1. Huh? There was a printing mistake. होता है रे प्रिंटिंग मिस्टेक भी। क्वेश्चन नंबर, फीलिंग समझ गया ना तुम? हाँ, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बताइए, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड इज 1 लाख, ROE 20%, payout 40%, कैलकुलेट ग्रोथ रेट। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा। ग्रोथ रेट इज व्हाट? RR इंटू ROESF। ये रहा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, एंड दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू ग्रोथ रेट। समझा? तो आइए, कैन आई कैलकुलेट द ग्रोथ रेट? यस। क्वेश्चन नंबर 2, growth rate is retention ratio into ROESF। retention ratio यहाँ पे कितना दिया आपको? dividend payout is 40%, तो retention ratio is 1 minus dividend payout, so that is going to be 0.6, and ROESF 20 है, तो growth rate will be how much? 12%. See, a very classic shortcut to calculate growth rate, that is RR into ROESF. Clear? ये तीनों एग्जाम्पल आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डेडिकेटेड थे। क्लियर एवरीवन? मेजॉरिटी टाइम डिबेंचर, प्रेफरेंस, टर्म लोन, इन सब में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आता। स्टूडेंट जो स्टकअप होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मेजरली प्रॉब्लम में आता है। तीनों रेडी है? कॉन्फिडेंट? आइए, वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आइए, सी द क्वेश्चन। मैस्को लिमिटेड विशेस टू रेज स्टूडेंट्स एडिशनल फाइनेंस दिया है ना, खत्म गेम। हमको एडिशनल पैसा चाहिए, मतलब द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन इज डेडिकेटेड टू व्हाट? MSCC। समझा? फॉर मीटिंग द प्लान 2,10,000 इज अवेलेबल फॉर रिजर्व्स, डेट इक्विटी इज 30/70, कॉस्ट ऑफ डेट डिफरेंट लेवल का दिया अप टू 180 बियॉन्ड दैट, एंड बिफोर टैक्स दिया, मतलब टैक्स का इफेक्ट बाकी है। EPS 4 है, DPS 50%, मतलब 2 हो गया। एंड जब डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दिया, वी ऑलवेज अज्यूम इट्स अ पास्ट डिविडेंड। समझा? DPS इज पास्ट डिविडेंड, कम ऑन ऑलवेज। ग्रोथ रेट 10%, मार्केट प्राइस 44, 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। स्टूडेंट, ये सब नहीं बोल के एक ही लाइन में बोला होता ना कैलकुलेट MSCC, तो भी ये सब नौटंकी हमको करना पड़ेगा। बट फॉरगेट व्हाट दे आस्क यू, लेट अस टारगेट दिस। द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दे हैव नॉट डायरेक्टली गिवन पैसा कहां से आ रहा है, दैट इज अ वेरी क्लासिक पार्ट। तो स्टूडेंट, इफ आई टेक दिस वेरी सुपर पॉइंट, ध्यान देना,
आपको चाहिए कितना, 10 लाख चाहिए, और ये 10 लाख कहां से आ रहा है ना स्टूडेंट, आपको नहीं मालूम है, बट आपको ये मालूम है कि ये कंपनी डेट से लाएगा कितना परसेंट, 30%, एंड इक्विटी से लाएगा 70%। जरा देखिए ना, पॉइंट नंबर 1 में लिखा ही है आपके पास, डेट इक्विटी रेशियो इज 30/70, यस नो। अब जब 30/70 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट 3 लाख डेट से आएगा एंड 7 लाख इक्विटी से आएगा। बट जब मैं इक्विटी होल्डर से 7 लाख लेने जा रहा हूं स्टूडेंट, तो इक्विटी वाले क्या बोलते हैं, भाई साहब रिजर्व यूज करो ना। तो स्टूडेंट मैं बोलूंगा कोई बात नहीं भाई साहब, हम रिजर्व यूज करेंगे, बट रिजर्व तो 2,10,000 ही है, तो बाकी का 490 आपको कैपिटल देना पड़ेगा। देखो 7 लाख आएगा, मैं इक्विटी से लाएगा, बट 2,10 रिजर्व यूज करेगा, 490 विल बी कैपिटल। अब डेट वाले कौन है, महालालची लोग है, क्या बोलते हैं 180 तक 10%, बियॉन्ड दैट 16%। तो इसके भी दो पार्ट बनेंगे स्टूडेंट, दिस इज 10% डेट एंड 16% डेट। तो 10% डेट इज अप टू 180, बियॉन्ड दैट इज 120। सी the beauty of the example is you have to decide the pattern of raising the finance, and जब आप अब इधर फाइनली इधर आप MACC ढूंढेंगे, तो स्टूडेंट MACC में आपके पास रेडी है 10% डेट 180, there is 16% डेट 120, reserve 2,10,000, equity capital 490, and that will give you total MACC 10 लाख। देखिए अब ये MACC ढूंढने के लिए हमको चारों के इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कैन आई कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट? In this example I can say KD is I1 minus T. So if I say 10% date, it is 10 bracket 1 minus 0.5, which is 5%, and 16% date, it is 16 1 minus 0.5, which is 8%. तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे 100 का बेस लेके वेट्स लेंगे 18 12 21 49, I need 4 short sums of which the 2 short sums are exclusively ready. This is 5% and this is 8%. See, मेरे पास MACC के लिए वेट्स तो रेडी एंड वेट्स वेरी इजी बिकॉज 10 लाख का बेस लेके आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हमारे वेट्स रेडी है, 5% 8% हमारा कॉस्ट रेडी है। तो अब क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास, अब बचा हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। स्टूडेंट कैन आई कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल? इट्स D1 अपॉन PO प्लस G। जरा देखिए क्वेश्चन में D1 का है, D0 2 रुपया दिया है, ग्रोथ 10 है, मार्केट प्राइस 44 है, कैन आई? तो दिस इज गोइंग टू बी 2 रुपीज प्लस 10%। कम ऑन, अभी सीखा हमने। तो योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 रुपीज 20 पैसा, 44 इज द मार्केट प्राइस प्लस 5%। तो स्टूडेंट्स कैन आई डिराइव द आंसर? दिस इज गोइंग टू 15%। कम ऑन, हाँ। एंड कैन आई डिराइव कॉस्ट ऑफ रिजर्व नाउ? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया, तो KR इक्वल टू के लेंगे, एंड KR इक्वल टू के डेफिनेटली क्या रहेगा, 15%। तो स्टूडेंट मेरे पास बाकी दोनों का भी कॉस्ट रेडी हो चुका है, एंड I can easily calculate my final MACC, that is 18 into 5%, 12 into 8%, 21 into 15%, and 49 into 15%. My answer is 12.36%. What is 12.36%? हम जो additional 10 लाख रुपीस ला रहे हैं उसका cost is 12.36. क्लियर हुआ एवरीवन? तो ये आपका चारों पार्ट रेडी हो गया स्टूडेंट। नोइंगली अननोइंगली ये चारों आंसर आप करने वाले थे, 1 2 3, 3 में A and B, and number 4 is MACC. Student, this is a beautiful example, super, but पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक छोटा सा कहानी में ट्विस्ट,
is point number 2. They have not asked you additional date का cost, they have asked you उसका average. सर क्या फर्क पड़ेगा बताता है ना. देखो ये 5% स्पेसिफिक की क्या एवरेज है, स्पेसिफिक. ये 8% स्पेसिफिक, ये 15% स्पेसिफिक, ये 15% स्पेसिफिक, ये सब स्पेसिफिक है. एंड आपने ये सब स्पेसिफिक लिया है और जो डिराइव किया वो 12.36 इज एवरेज. समझा. बट इस बार इन्होंने ओवरऑल का भी तो एवरेज पूछा ही था, बट इन्होंने एक और चीज पूछा है, कॉस्ट ऑफ डेट का एवरेज. मतलब ये जो आप 3,00,000.1 में ला रहे हैं ना, उसका एवरेज निकालना है स्टूडेंट. तो कैन आई कैलकुलेट, यस इट्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, नथिंग न्यू स्टूडेंट. ध्यान दो 10% डेट कितना है 180, 16% डेट कितना है 120. कैन आई हैव अ टोटल 3 लाख, बराबर है, विथ अ बेस ऑफ 100, 18 and 12, this is 5% and 8%, so this is 0. This is not 18 and 12, sorry, this is 60 and 40, so this is 60 ka 5 is 3, this is 3.2. Can I have the answer ready? This is 6.2%. See student, a monopoly example where they've asked you the average cost of debt. Student, a very monopoly example. ये इससे हमारे मेन आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लॉजिक की बात है, बट अगर उन्होंने पूछा है तो हमने वर्कआउट किया. क्लियर एवरीवन, कॉन्फिडेंट, classic example student. This was all about your marginal average cost of capital. Done. आइए क्वेश्चन 5. सुपर्ब एग्जाम्पल अगेन. स्टूडेंट ये में कितनी बार बोलेगा सुपर्ब यार. यानी वॉट एवर क्वेश्चन वी हैव सिलेक्टेड फॉर दिस महामैराथन, एक से बढ़कर एक है एंड मोस्ट चैलेंजिंग टू बेस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है. स्टूडेंट ये सब बहुत अलग लेवल है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है. हाँ पढ़िए क्या बोला है. ABC is a capital structure which is considered to be optimum. अब सर ये ऑप्टिमम क्या है. एक बॉलीवुड का डायलॉग है, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. याद आया, ये वही ऑप्टिमम है. मीनिंग देयर बाय स्टूडेंट, कंपनी ने एक बार कमिटमेंट कर दिया, दैट मीन्स वो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी. एंड कंपनी एक्सपेंशन 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे या मल्टीपल एक्सपेंशन करे, द रेशियो ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो स्टूडेंट विथ अ बेस ऑफ 2 लाख, इफ दिस इज 30, दैट मीन्स इसका वेटेज 15 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका C हो गया. इसका मतलब स्टूडेंट अब ये कंपनी क्या करेगा, एक्सपेंशन 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, एनी एक्सपेंशन, स्टूडेंट उनको पैसा लाना पड़ेगा 15:5:80 के रेशियो में. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमको फ्यूचर में लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जो भी कैपिटल लाएंगे चाहे 10 लाख या 20 लाख या 200 करोड़ है, स्टूडेंट इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज वी नो दैट 15% डिबेंचर से आएगा, 5% प्रेफरेंस आएगा, 80 इक्विटी से आएगा. नाउ डिबेंचर कैन बी अ पार्ट ऑफ टर्म लोन आल्सो, यानी ऐसा नहीं कि डिबेंचर से लाना है, टर्म लोन से भी आ सकता है. प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस ही रहेगा. इक्विटी कैन बी इक्विटी कैपिटल, कैन बी रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्लियर एवरीवन, बिकॉज द फैमिली पीपल गोस टुगेदर. डिबेंचर प्रेफरेंस आर वन फैमिली. प्रेफरेंस अकेला है सलमान खान की तरह, वो अकेला फैमिली है. बाकी सब कपल्स में इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस दोनों आते हैं. आई थिंक वेरी क्लियर एवरीवन. डन. आगे कंपनी शेयर का मार्केट प्राइस 23.6 है. मार्केट प्राइस या इश्यू प्राइस नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दो. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड विल बी 50% ऑफ 2017 का ईपीएस. मतलब 2017 का ईपीएस देखो नीचे दिया हुआ है 2.36, उसका 50% D1 विल बी 1.18. यस नो? यस. द फॉलोइंग ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 10 years. स्टूडेंट ट्रेंड दिया है, ट्रेंड दिया है, ट्रेंड एंड ट्रेंड दिया है तो आप पहला 2 साल देखो ना, आपको ग्रोथ मिल जाएगा कितना, 10%. चैलेंज बोल रहा हूं स्टूडेंट, आप कोई भी ग्रोथ रेट देख लो 10% ही होगा. हम क्यों इतना मजूरी करें, हम तो 10% डायरेक्टली बता दिए ऊपर देख के. कंपनी इश्यूड न्यू डिबेंचर एट 16% एंड अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 96. स्टूडेंट मार्केट प्राइस 96 है, समझा. एंड
preferential 9.2 with an annual dividend 1.1 will be issued. Tax rate 50%. Calculate what? After tax cost of new debt, new preference and new equity, assuming equity come from retained earning. मतलब हम यहाँ पे नया डिबेंचर इश्यू करेंगे, मालूम नहीं कितना, प्रेफरेंस इश्यू करेंगे, मालूम नहीं इतना, हम इक्विटी इश्यू करेंगे, मालूम नहीं इतना, बट इतना मालूम है कि इक्विटी कहां से आने वाला है? रिजर्व से. हम नया इक्विटी इश्यू नहीं करेंगे, हम रिजर्व यूज करेंगे. कॉन्फिडेंट? कैन वी डू द एग्जाम्पल? आइए करते. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ध्यान दीजिएगा सब, everybody. 1A, what they've asked you is cost of new debenture. Student, remember the formula. KD is I1 minus T upon NP into 100. अभी यहाँ नेट प्रोसीड्स मार्केट प्राइस के फॉर्म में दिया हुआ है. हाँ, तो बताइए इंटरेस्ट रेट कितना है? 16%. बट स्टूडेंट फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 100. पूछो क्यों? कंपनीज एक्ट बोलता है फेस वैल्यू 100 होगा. ऐसा है, ऐसा घटिया मत सोचना स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. एज द मार्केट प्राइस इज 96, इसका फेस वैल्यू इज बाउंड टू बी 100 बिकॉज डिबेंचर में फ्लक्चुएशंस होता नहीं है. सेम वे प्रेफरेंस में मार्केट प्राइस 9.2 है, तो इधर अगर फेस वैल्यू लेना है तो वी आर गोइंग टू टेक फेस वैल्यू 10. इट्स नॉट कि 100 रुपीज को हम कंसिस्टेंसी सब जगह अप्लाई करेंगे. सी दिस इज बिग डिसीजन. तो 16%, 100 का 16 रुपये आएगा. 1 minus T is 0.5 and the market price right now is how much? Debenture ka 96 into 100. So students, can I calculate the answer? Yes, it is 8 upon 96 into 100. It is 8.33%. See, the first answer absolutely ready. Same logic part P में आएगा. Cost of क्या पूछा है? New preference capital. हाँ या ना? बताइए फॉर्मूला क्या होगा? KP इज PD अपॉन NP इंटू 100. स्टूडेंट यहाँ PD NP सब दिया हुआ देखो ना. हाँ ये रहा 1.1 PD एंड NP इज 9.2. तो आई कैन वर्क 1.1 अपॉन 9.2 इंटू 100. बताइए कितना आएगा? 1.1 डिवाइड बाय 9.2 इंटू 100 इज 11.96%. कॉन्फिडेंट एवरीवन? अच्छा, थर्ड क्या पूछा गया है? देव आस्क यू नॉट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बट देव आस्क यू कॉस्ट ऑफ रिजर्व अज्यूमिंग इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन अर्निंग. मतलब यहाँ पे हमको रिटेन अर्निंग ढूंढना है, KR. हाँ, तो स्टूडेंट कैन आई कैलकुलेट KR? लॉजिक की बात है, KR इज इक्वल टू KE विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट. एंड यहाँ पे डिविडेंड हमको मालूम था, इसका 50% 1.18 रेडी है, तो दिस इज 1.18. मार्केट प्राइस स्टूडेंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इक्विटी का मार्केट प्राइस कितना है? 23.6 एंड ग्रोथ रेट हमने ले लिया 10%, तो दिस इज 23.6 एंड ग्रोथ रेट इज 10%. कैन आई कैलकुलेट योर KR? तो स्टूडेंट दिस इज 1.18 डिवाइड बाय 23.6 प्लस 10, दिस इज गोइंग टू 15%. कॉन्फिडेंट? ये हो गया आपका फर्स्ट वेरी स्मार्ट आंसर. क्या? Cost of new debt, new preference and reserves and surplus. Clear? Number 2, calculate MSCC when no shares are issued. सर अब MSCC कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास कोई कैपिटल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, कितने का एक्सपांशन करना है कैसे मालूम? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ढूंढा था, एक्सपांशन 10 लाख रुपए का था, तो हमने MSCC निकाल दिया. यस नो? तो सर इस क्वेश्चन में कहां से लाएंगे? स्टूडेंट मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही बताया था, as the capital structure is optimum, हमारा जो भी पैसा आएगा the ratio will be 15, 5 and 80. अब रेशियो रेडी है आपके पास, वेट्स रेडी है. आर यू कंसर्न नाउ कितने का एक्सपांशन होगा? ये 10 करोड़ का है या 2 रुपए का या 50 लाख का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रीजन फॉर मी द परसेंटेज वेट्स आर रेडी. तो 15 कहां से आएगा? डिबेंचर से. तो स्टूडेंट मैं डिबेंचर से लाएगा 15, प्रेफरेंस से लाएगा 5
एंड इक्विटी इश्यू नहीं करो तो रिजर्व से ला रहा हूं 80 विथ अ बेस ऑफ 100। मेरे पास तीनों शॉर्ट सम रेडी है। डिबेंचर इज 8.33, प्रेफरेंस इज 11.96, रिजर्व इज 15। कैन आई कैलकुलेट माई फाइनल आंसर एवरीवन? आइए करते। 15 इंटू 8.33%, 5 into 11.96%, and 80 into 15%. It comes to 13.85. Student, my marginal cost is 13.85. Student, the beauty of the example is optimum capital structure. That means this 15,580 is bound to remain constant. Clear hua everyone? Very, very smart point. Clear? Aye, next. How much can the company spend for capital investment before new share must be issued, assuming retained earning for next year is 50% of 2017 का अर्निंग? स्टूडेंट, ये नहीं बोला होता ना तो भी होता। क्या बोल रहे हैं कि आपने जो पॉइंट नंबर 2 में ढूंढा एमएससीसी, ठीक है ना, 13.85, वो कितने कैपिटल का है? नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कैपिटल, द एक्सपेंशन अमाउंट, एंड उन्होंने ये हिंट दिया है दैट उस एक्सपेंशन अमाउंट में 50% आपने रिजर्व यूज किया है। सॉरी, जो रिजर्व है वो 50% ऑफ अर्निंग्स है। स्टूडेंट, सच्ची बताओ, ये नहीं बोला होता ना तो भी वही होता। पूछो कैसे, बताता हूँ ना। गुड क्वेश्चन। 2.36 का अर्निंग्स था, उसमें से डिविडेंड 50% दे दिया, और हमने आज ही रेशियो में पढ़ा है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्रोथ रेट के फॉर्मूला में ही बताया था कि जो डिविडेंड दे देते तो बाकी का रिटेंशन होता है। तो अगर 50% में डिविडेंड दे देता हूं तो रिटेंशन 50% हो जाएगा। तो 2.36 का 1.18 दे दिया तो रिटेंशन 1.18 पर शेयर हुआ, बट एज इट इज पर शेयर इट नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शेयर। इसका मतलब स्टूडेंट्स, नंबर 3 ध्यान देना, इस क्वेश्चन में रिजर्व कितना, मेरे पास रिटेन अर्निंग कितना पड़ा है? कम ऑन, इज 1.18 इंटू नंबर ऑफ शेयर 10,000। मेरे पास 11,800 का रिजर्व पड़ा हुआ है, यस नो? एंड नाउ टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपांशन इक्वल टू व्हाट? स्टूडेंट, ये जो 11,800 है ना, दैट इज 80% ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसको मैं डिवाइड बाय 80% करेगा, जो हम ऑप्टिमम में यूज करेगा, एंड आई कैन वेरी वेल से द एक्सपेंशन अमाउंट of the above point number 2, 11,800 divided by 0.8 is 14750. See, because I know that reserve is 80% and reserve amount is 11,800, which I'm using in this expansion. So remaining is 15 and 5, which is debenture and preference. तो स्टूडेंट, इससे हमको क्या मिला? इससे हमको क्या मिला? एक्सपेंशन कितने का किया? अब एक बात बताया स्टूडेंट, ये एक्सपेंशन 14,750 का है या 14 करोड़ का है? माय मार्जिनल कॉस्ट विल बी 13.85। समझा एवरीवन? लास्ट वन, नंबर 4, चेकआउट नंबर 4। क्या पूछा है? What is marginal cost of capital when the fund exceeds amount calculated in part C? वापिस मार्जिनल पूछा क्या? तो स्टूडेंट, उन्होंने बोला है अब हम इक्विटी इश्यू करेंगे 20 रुपए से। क्यों? रिटेन अर्निंग खत्म हो गया। अब रिटेन खत्म हो गया तो इक्विटी लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको क्या चाहिएगा? के चाहिएगा, एंड के विल बी D1 अपॉन PO प्लस G। स्टूडेंट, D1 विल बी सेम 1.18, growth will be same, but this time these are issued at 20 rupees, तो your KE will make a difference. Student, आपका KE बदलेगा, and KE will be 1.18 divided by 20 plus 10 is 15.9%. देखो, अब डिबेंचर प्रेफरेंस कुछ नहीं बोला, it is constant. And now can I calculate MACC? Yes. Student, again you should not forget capital structure is optimum, but the only difference is पहले 15 डिबेंचर था वो भी इधर है, 5 प्रेफरेंस था वो भी इधर है, बट अब वो 80 किधर से आएगा? नॉट रिजर्व बट इक्विटी। सी द पॉइंट, समझा? एंड कॉस्ट ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ओनली इक्विटी का कॉस्ट चेंज होगा स्टूडेंट, and I will be able to calculate my final answer. बताइए, 15 into 8.333,
Thereafter 5 into 11.96% and 80 into 15.9%. This is now 14.57%. Student, double MSCC, double expansion. पहले एक्सपांशन पैसा कहां से आया? डिबेंचर प्रेफरेंस एंड रिजर्व 15,580. फोर्थ एक्सपांशन, जो फोर्थ पॉइंट में सेकंड एक्सपांशन दिया है, उसमें रिजर्व खत्म हो गया, दैट विल रिप्लेस बाय इक्विटी. तो 15,580, दैट इज डिबेंचर प्रेफरेंस एंड इक्विटी. स्टूडेंट, I can't have the words for such type of example. These are the next level example. Student, double expansion. Come on, exam में आ गया, लाशें बिछ जाएगी बॉस. But now we are geared up. We are ready for it. We are taking all best of the lot example. हम कोई चुन्नू मुन्नू examples नहीं रिवाइज कर रहे. ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे मैराथन में. हम यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द लॉट दे रहे, so that this is more fruitful to you. Clear everyone? So that is question number 5. आइए क्वेश्चन 6. स्टूडेंट्स, सॉलिड एग्जांपल्स अगेन. क्वेश्चन 6 बताइए. आईडीबीआई बैंक इश्यूज डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फेस वैल्यू 1 लाख. डीप डिस्काउंट बॉन्ड इश्यूड विद डीप डिस्काउंट. कम ऑन, एफएम का थियरी में आप पढ़ोगे बाद में, आईसीआई के मॉड्यूल में है कि भाई बॉन्ड इश्यूड विद डीप डिस्काउंट मतलब लाख रुपए का बॉन्ड हम इश्यू कितने में कर रहा है? 2500 में इश्यू कर रहा है. समझा? तो स्टूडेंट, लाख रुपए का बॉन्ड 2500 में इश्यू करेगा. ध्यान देना. फॉर हाउ मेनी इयर्स? 25 इयर्स. कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स. स्टूडेंट, आज हमने डिबेंचर पढ़ा, रिडीमेबल इरिडीमेबल पढ़ा, बट द पॉइंट इज ये कैसे होगा? स्टूडेंट, दिस आर बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम वाईटीएम अप्रोच बोलते हैं. ये क्वेश्चंस आप फॉर्मूला बेस नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू इट. इस क्वेश्चंस को हमको वाईटीएम अप्रोच से ही लेना पड़ेगा. एंड कैन आई डू द वाईटीएम अप्रोच? यस. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. आई एम गोइंग टू कैलकुलेट केडी बाय वाईटीएम. सर, ये वाईटीएम क्या है? आधे लोग के लिए तो अभी अमेंडमेंट आया, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच. क्या बोलते हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच. स्टूडेंट, सी, आज इश्यू कर रहे, आज विच ईयर? 0th ईयर. मैच्योरिटी कब होगा? 25 साल बाद. तो आज और 25 साल में देयर इज अ गैप ऑफ टाइम वैल्यू विच इज मनी. समझा? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेगा? इट्स अ सिंपल कैपिटल बजटिंग. हम पढ़ोगे आईआरआर, आपने पहले पढ़ा भी होगा, आज में रिवाइज भी कराएगा आईआरआर, डोंट वरी. तो आईआरआर में हम जो ढूंढते हैं, ठीक है, दैट इज अ रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न ऑफ, या उस प्रोजेक्ट का रिटर्न होता है. यहाँ पे उसी हिसाब से केडी अप्रोच, ट्रायल एरर अप्रोच पे जाएंगे. तो कैन आई कैलकुलेट केडी? यस. ईयर 25th. इट्स नॉट 1-25. आपको कितना मिलेगा? लाख रुपया. आई डोंट नो द यील्ड, प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं, बट आई नो पीवीसी इज 2500. आज 2500 रुपया डालोगे एंड दैट विल गिव यू योर ट्रायल एरर का पॉइंट. स्टूडेंट्स, ये ट्रायल्स चलेगा. कैन आई टेक दिस ट्रायल एज जस्ट, आई कैन से 15%. आइए, तो 1 डिवाइड बाय 1.15 कब का चाहिए? 25th ईयर का चाहिए स्टूडेंट. यस, दिस इज 0.0304. तो स्टूडेंट, दिस इज 3040. द डिफरेंस इज पॉजिटिव. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. अब हमको नेगेटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे बैक साइड जाएंगे. लेट मी टेक 10%. है ना? गलत. स्टूडेंट, अब हम इसमें आगे जाएंगे. कम ऑन, डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए आपको हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए. इफ आई टेक दिस एज 17%, समझा? तो लेट मी टेक 1/1.17. 25th ईयर का निकालोगे स्टूडेंट्स. यस, दिस इज 0.0197. तो दिस इज 1970. स्टूडेंट, दिस इज -530. यस, नो? अभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया. चाहो तो 16 का भी ट्रायल एरर ले सकते हो, बट नो, वी आर वेरी हैप्पी विद द डिफरेंस ऑफ 2. इट्स गुड. कैन आई कैलकुलेट वाईटीएम? यस. 15 का तो है ही रिटर्न, प्लस
15 और 17 में 2 का गैप है, विच गिव्स यू अ टोटल डिफरेंस एरर ऑफ 1070। तो मेरे पास 540 पॉजिटिव है, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना होगा, एंड दैट विल गिव मी माय YTM। स्टूडेंट, आई वुड डेफिनेटली से अगर आपने YTM या IRR और कोई मेथड से आप ट्रायल एरर करते हो, यू प्रोसीड, गारंटी आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो 540 into 2 divided by 1070, this is going to be 16.01%। देखिए 15 और 17 का गैप, 15 और 17 का गैप 2 है, 2 के बीच पे द गैप इज 540 एंड 530 एंड मेरा पॉजिटिव गैप इज 540, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना ऐड होगा, दैट इज 1.01, दैट इज 16%। स्टूडेंट, अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर 15-16 के बीच में लोगे तो IRR और चेंज हो सकता है, YTM और चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गैप ऑफ द ट्रायल्स। IRR YTM आर सब्जेक्ट टू डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट? अगेन सो सिंपल बट वेरी यूनिक। ऐसे क्वेश्चंस कोई भी लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंस नहीं देता जो हम आज वर्कआउट कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? आइए क्वेश्चन 7। RBML is proposing to sell 5 years bond 5,000 at 8% per annum. Bond will be amortized equally. Amortization of bond. When you do redeemable debentures, it is always assumed that debentures are redeemed at the end of the expected life. कभी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि सर अगर डिबेंचर हम इन बिटवीन द लाइफ में या इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे तो हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेगा? उन सब सवालों का जवाब ये क्वेश्चन है। सी स्टूडेंट, दिस मैराथन इज सो आई ओपनर कि सब नए कॉन्सेप्ट्स हमको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वी कुड नॉट हैव डेयर टू चेक आउट सच कॉन्सेप्ट्स ऑन द लास्ट डे। आर यू गेटिंग दिस? डोंट बी थैंकफुल। मजाक कर रहा हूं, ध्यान दो। तो स्टूडेंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ 5 years मतलब हम 5,000 का बॉन्ड आज इश्यू करेंगे, हजार करके हम रिडीम करेंगे। अच्छा, अगर एक चीज और ट्यूबलाइट चलनी चाहिए, अगर 1000 करके रिडीम करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी चेंज होता रहेगा, बिकॉज रिडम्शन जितना होता जाएगा बैलेंसिंग फिगर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेट बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू इफ द मिनिमम रिटर्न इज 6%, यानी इन्वेस्टर 6% सोच के बैठा है, तो आज वो बॉन्ड इश्यू कितने करेंगे? इट्स अ इश्यू प्राइस एट IRR ऑफ 6%। स्टूडेंट, आई थिंक ट्यूबलाइट चलना चाहिए, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और इस क्वेश्चन को भी आई चैलेंज आप फॉर्मूला से नहीं कर सकते हो। समझा? हाउ मेनी इयर्स? 5 years। स्टूडेंट, आप 1000 रुपीज रिडीम करने वाले हो हर साल, फ्यूचर वैल्यू, दिस विल गिव अ फीलिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हम करने वाले आज ही करेंगे, डोंट वरी, तब ये सब फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आएगा। बट थोड़ा तो ज्ञान है ना तुम्हारे पास, ये मेरा अजम्पशन है, तो उतने ज्ञान का मदद से एटलीस्ट यू कैन कन्वर्ट योर फ्यूचर वैल्यूज टू प्रेजेंट वैल्यूज। ये सब फ्यूचर में रिडम्पशन होगा, एंड इंटरेस्ट भी तो पे करोगे। इंटरेस्ट रेट कितना? 8%। तो पहले में 8% 5,000 पे होगा 400, फिर 4,000 पे होगा 320, फिर 3,000 पे होगा दैट इज 240, फिर 2,000 पे होगा 160, फिर रे क्या कर रहा है, हाँ प्लस होगा ना, हाँ, और फिर 80। मतलब स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर आई विल पे 1400, देन 1320, देन 1240, देन 1160 एंड 1080। समझा? क्लियर एवरीवन? अब डिस्काउंटिंग फैक्टर, स्टूडेंट, दैट इज गिवन, योर डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी 6%, द रेट इज गिवन दैट इज एट 6%। बिकॉज डिस्काउंटिंग फैक्टर को याद करो, हम क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी डेफिनेशन पढ़ा है इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। याद करो पवित्र डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, उन सब की मदद से आप इसका क्या निकालोगे? इश्यू प्राइस, विच इज PVCO। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैन आई कैलकुलेट? यस, 6%, 1/1.06 इक्वल टू फर्स्ट 9434, 0.8900, 0.8396, 0.7921 and 0.7473. Now can I multiply and derive the answer? 1400 into 0.9434 m plus 1320 into 0.8900 m plus 1240 into
0.8396 m plus 1160 into 0.7921 m plus and 1080 into 0.7473 m plus. Student, you are gonna issue debenture at this price. समझा? इससे क्या होगा? पब्लिक मेरे को इतना पैसा देगा, इशू प्राइस पिंक वाला 5262, मैं पब्लिक को 1400, 1320, 1240 देता रहेगा, तो इससे पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है वो 6% में फुलफिल करेगा. दिस मीन्स यू आर डिराइविंग इश्यू प्राइस बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट. वेरी क्लास एग्जाम्पल स्टूडेंट, वेरी सुपर एग्जाम्पल. इसको हम YTM अप्रोच ही बोलते हैं, एक टाइप ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी. क्लियर एवरीवन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. मिस्टर मेहरा परचेज अ शेयर ऑफ अल्फा मिनट 1000 रुपए में. ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट 10%. ही रिसीव्ड अ शेयर, खरीद लिया, डिविडेंड मिल गया. एट द एंड ऑफ द 5th year भाई साहब ने बेच भी दिया. ओहो, ये सब तो पास्ट चल रहा है. 1000 में खरीदा था, 5 साल डिविडेंड मिला था, शेयर बेच भी दिया, तो करना क्या है? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बैंड बच गया. ना ये गॉर्डन्स है, ना ये गॉर्डन्स है, ना ये CAPM है, ना ये अर्निंग्स यील्ड है. तो ये क्या है स्टूडेंट? इसको बोलते रियलाइज यील्ड अप्रोच. क्या बोलते? रियलाइज. स्टूडेंट्स, रियलाइज यील्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी. समझा? नाम में लिखा रियलाइज यील्ड. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढ रहा है, वो पास्ट रिकॉर्ड को तवज्जो दे रहा है, मतलब इंपॉर्टेंस दे रहा है. गॉर्डन क्या बोलता है? फ्यूचर डिविडेंड. CAPM क्या बोलता है? फ्यूचर का रिस्क. ये क्या बोलता है? फ्यूचर को मारो गोली, पास्ट रिकॉर्ड. लाइक अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, थिंक, तो आप क्या देखोगे? पास्ट रिकॉर्ड ही देखोगे ना. तो आपने भी तो रियलाइज यील्ड देखा. आज आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट यू विल चेक आउट इज अ पास्ट रिकॉर्ड. दैट मींस यू आर फॉलोइंग बाय डिफॉल्ट रियलाइज यील्ड. तो यहाँ पे भी KE बाय रियलाइज यील्ड, इसको हम बोलते हैं KE बाय रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. स्टूडेंट, लॉजिक की बात है, इसके नाम में ही आंसर है. रियलाइज यील्ड मतलब पास्ट रिकॉर्ड. तो पास्ट रिकॉर्ड में जो 5 साल में दिया, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप आंसर करोगे. क्लियर? तो भाई साहब ने क्या किया था? मिस्टर मेहरा ने 1000 का शेयर लिया था, दैट इज PVCO. ही रिसीव 10% डिविडेंड 1000 के ऊपर. मतलब क्या स्टूडेंट? 5 साल उसको डिविडेंड मिला 100 रुपया. कैसे? 10% ऑफ 1000. एंड भाई साहब ने 5th ईयर में बेच दिया. सेल वैल्यू कितने का मिला? दैट इज 1128. बराबर. कैन आई हैव अ डिस्काउंटिंग फैक्टर? ये आ जाएगा PVCI माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. कम ऑन, जहाँ पे उसको प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, कितने में इन्वेस्ट किया? 1000 में इन्वेस्ट किया था, तो ये आपका 1000 आया, आंसर आ जाएगा. अब डाउट कैसे लेगा सर रिटर्न? आइए अजम्पशन लेते हैं. दिस इज 15%. कम ऑन स्टूडेंट, रियलाइज यील्ड इज अ YTM अप्रोच ओनली, एंड 15% का अजम्पशन लेके I will try to work out what? YTM, realized yield. Confident? आइए निकालते हैं. The 1 divided by 1.15. 1, 2, 3, 4, 5. This is 3.3522. 5th year का रह गया ना लिखना. 1 upon 1.15. 1, 2, 3, 4, 5 is 4972. Can I multiply students and derive the answer? 100 into 3.3522 and 1128 into 0.4972. This is 896.06. तो स्टूडेंट दिस इज नेगेटिव कितना? 103.94. स्टूडेंट डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है. IR आप पढ़े हो पहले. अगर डिफरेंस 15 पे नेगेटिव आया, पीछे साइड चाहिए. इफ आई टेक दिस एज 10%, can I derive the discounting factor? 1 upon 1.10. 1, 2, 3, 4, 5. This is 0.6209. This is 3.1699.
3.1699. Yes. Can I multiply? 100 into 3.1699 m plus and 1128 into 0.6209 m plus MRC. Students, this is 1017.37 and this is 17.37. Imagine. Just calculate करके देख लूँ मैं. 1 divided by 1.10. 1 2 3 4 5 6209 राइट है. 1 upon 1.10. 1 2 3 4 5 3 पॉइंट. अरे रे रे ये टोटली गलत था. 3.7908 है ये. मैथमेटिक्स बड़े बड़े मैराथन में छोटी छोटी बातें होती रहती है. आ जाओ. तो 3.7908 3.7908 multiply 100 m plus and 1128 into 0.6209 m plus. This is, yes, 1079.46. तो this is 79.46. अभी जैसे हमने किया था स्टूडेंट, हम यहाँ पे KE निकालेंगे सेम लॉजिक से. 15 and 10 लोअर क्या है? 10. 10 and 15 का गैप कितना है? 5. 5 का गैप इज एरर ऑफ 103.94 प्लस 79.46. तो दिस इज 103.94 ऐड करेंगे तो दिस इज 103.32. सॉरी, 103.94 प्लस 79.46 183.4. यस, बराबर एवरीवन. एंड मेरा पॉजिटिव एरिया कितना है? 79.46. तो कैन आई हैव द आंसर रेडी? 79.46 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 183.4. दैट इज KE 12.17%. स्टूडेंट, दैट इज KE 12.17. See this by realized yield approach. 5 साल में इस कंपनी ने ऑन एवरेज 12.17% रिटर्न दिया. दैट आई टेक एज अ बेस ऑफ KE फॉर द फ्यूचर. क्लियर एवरीवन? दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ KE बाय रियलाइज यील्ड अप्रोच. कॉन्फिडेंट? आइए द लास्ट क्वेश्चन, वेरी अनयूजुअल स्टूडेंट. पढ़िए क्या लिखा लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी, कैलकुलेट KE पूछा है. फ्रॉम following data using only the realized yield approach. Yes, no? स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है. जरा देखिए ना, ये देखिएगा, ये बता रहा हूं. ये डिविडेंड पर शेयर दिए 1 2 3 4 5 एंड ये जो नीचे दिया है वो प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है. ये 0 1 2 3 4 है. ये ट्यूबलाइट चल रहा है आपका. तो जो प्राइस दिया बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 है मतलब 0th ईयर हो गया. बिगिनिंग ऑफ सेकेंड है मतलब फर्स्ट ईयर हो गया. जबकि डिविडेंड है D1 D2 D3 D4 D5. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. अब सर इससे कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको रियलाइज यील्ड दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड प्राइस. आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट? ध्यान देना. आप क्या कर रहे हो? इधर 9 रुपए में शेयर ले रहे हो एक साल में, 1 रुपया डिविडेंड कमा रहे हो एंड प्राइस हो रहा है 9.75. तो 9 के सामने 1 रुपया बढ़ा एंड भाव भी 0.75 बढ़ा. इसका मतलब स्टूडेंट ये अलग तरीके से होगा. आई एम यूजिंग KE बाय रियलाइज यील्ड अप्रोच. कैन आई कैलकुलेट आपका ईयर 1 का रिटर्न? यस, बताइए ईयर 1 में भाव कितना था? स्टार्टिंग में 9 रुपीज था. आपको 1 रुपया डिविडेंड मिला एंड 0.70 का अप्रिसिएशन हुआ. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. हाँ, 9 पे 1 रुपया डिविडेंड मिला, 0.75 का अप्रिसिएशन हुआ. सेकेंड ईयर में द बेस विल बी 9.75. यस नो? स्टूडेंट, आपको कितना इधर डिविडेंड मिला? 1 रुपया. हाँ, एंड अप्रिसिएशन कितना हुआ? दैट इज 11.5 माइनस 9.75. सॉरी, 11.5 माइनस 9.75. अप्रिसिएशन 1.75 का हो गया. तो दैट विल गिव यू रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयर.
कैन आई कैलकुलेट रिटर्न ऑफ थर्ड ईयर? बताइए, बेस क्या रहेगा? 11.5, डिविडेंड इज 1.2 एंड अप्रिसिएशन क्या हुआ? ये अप्रिसिएशन नहीं हुआ है, भाव कम हो गया, देखो 0.5, तो यहाँ पे माइनस 0.5 हो जाएगा into 100. Are getting this? And year 4 आपका बेस क्या रहेगा? 11 रुपीज, 1.25 आपको डिविडेंड मिला एंड इस बार भी आपका भाव कम हो गया 40 पैसा, तो माइनस 0.4 into 100. Students, this will give you the returns of every year which a person has utilized. फिफ्थ ईयर पॉसिबल नहीं है बिकॉज फिफ्थ ईयर के लिए मुझे सिक्स्थ ईयर का डेटा अवेलेबल होना चाहिए था जो नहीं दिया, तो हमारे पास तो यही 4 डेटा है. कैन आई कैलकुलेट द फर्स्ट रिटर्न? 1.75 divided by 9 into 100, it is 19.44%. Second is 2.75 divided by 9.75, this is going to be 28.21%. This is 0.7, मैं डायरेक्ट नेट ऑफ कर रहा हूँ, 11.5 into 100, this is going to be 6.08%. and last 1.25 minus 0.4 divided by 11 into 100, this is 7.27%. डन है? देख लो आप, इस 1.25 और भाव 0.4 कम हो गया, ठीक है ना? तो 1.25 minus 0.4 divided by 11, it's 7.72. सॉरी, मैं लिखने में गलती की थी. it is 7.73%. कॉन्फिडेंट? अब सर इसको कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट चारों का एवरेज कर देते हैं. तो कैन आई टेक एवरेज ऑफ 19.44 प्लस 28.21 प्लस 6.08 प्लस 7.73 डिवाइड बाय 4 साल है, तो एवरेज कर देंगे ना. स्टूडेंट ये घटिया आंसर है. ये आप जो करेंगे एवरेज राइट होगा, बट ये एरिथमेटिक मीन निकलेगा, वेयर यू आर नॉट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हमको आंसर ज्योमेट्रिक मीन से निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, योर के विल बी, ध्यान देना, पहले साल में 1 रुपए का 1.1944 हुआ, 1 रुपया डाला था, 19.44 रिटर्न मिला, तो 1 प्लस 19.44 हुआ, प्लस सॉरी आपका सेकेंड ईयर रिटर्न मल्टीप्लाई होगा. सेकेंड ईयर में क्या हो, 1.2821 हो गया 1 रुपए के ऊपर. थर्ड ईयर 1.0608 हो जाएगा एंड फोर्थ ईयर 1.0773 हो जाएगा. इसका आप फोर्थ रूट निकालोगे -1. सो फोर्थ रूट निकाल के -1 का, ये आपको क्या कर रहे हो, आपका चारों साल का ऑन एन एवरेज निकाल रहे हो, बट नॉट बाय अरिथमेटिकल सिंपल एवरेज. तो इसको क्या करेंगे, टेक योर कैलकुलेटर, 1.1944 into 1.2821 plus 1.0608 into 1.0773, इसका आप 2 बार रूट ले लो, ठीक है ना. 1.1944 into 1.2821 into 1.0608 into 1.0773, यस, उसका 2 बार रूट लीजिए, तो आपका आंसर है 1.1502 -1, विच विल गिव यू 15.02%. क्लियर हुआ? यू जस्ट कांट टेक द एवरेज लाइक दिस, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा. क्लियर एवरीवन? तो ये आपका के बाय रियलाइज यील्ड हो गया. अब आपका डाउट, सर ये तो 1/4 था, तो 2 बार रूट लिया, 8 होगा, 9 10 11 12 13 14 18 20 हो गया, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको डर्टी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखा रहा हूं. ध्यान देना. हाँ, कैसे ध्यान दो, लिखना पड़ेगा ना ये. यस, ध्यान देना.
यहाँ में लिख के बताएगा। पहले इन सबका आप कैलकुलेशन करो। 1.1944 मल्टीप्लाई बाय 1.2821 इंटू 1.0608 करते जाना मेरे साथ, इंटू 1.0773। आई थिंक आपका आंसर आ रहा है 1.75000153 डिंग 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 आ रहा है। तो स्टूडेंट आपका मेथड कैसे चलेगा बता रहा हूं, ध्यान दो। अगर ज्यादा पावर आ गया तो ये जो है 1.7500 टिंग 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 टिंग, उसको √12 टाइम्स करें। बताइए, चलो स्टार्ट करते हैं। 1.75 √1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। आपका आंसर आ रहा होगा 1.0001366 एंड सो ऑन। यस नो आ रहा है। अब वो जो फिगर है उसमें से आप -1 माइनस करें। ठीक है, तो -1 कर दिया। आपका आंसर आ रहा है 0.0000013 एंड सो ऑन। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, जो आपका पावर है वो आप मल्टीप्लाई करें। यानी यहाँ पे 1/4 था तो इंटू 1/4 करेंगे। अजम्पशन एग्जाम में 7th पावर है तो 1/7 कर दोगे, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 4। स्टूडेंट आपका आंसर आ रहा होगा समथिंग 0.0000341591 आ रहा होगा। देखो फिगर लिख के बता रहा हूं। नंबर 4 में आप जो -1 किया तो प्लस कर दो, तो दिस इज 1.0000341591 आ रहा होगा। +1 कर दो, हो गया। एंड अब आप उसको क्या करोगे, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करें। इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करो, तो इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। I think miracle has happened. This is 1.1502 और यही चीज हमारे ऊपर भी आया था 1.1502। स्टूडेंट मतलब मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया। एक 1/4 है तो शॉर्टकट एग्जाम में ले लेना है, 2 बार अंडर रूट दबा दो, आंसर डन है। लेकिन अगर पावर 3 5 7 9 इसको डर्टी पावर बोलते हैं, तो अगर आप डर्टी पावर मेथड से भी करोगे तो भी आपको एग्जाम में ये आंसर आ जाएगा। हाँ, ये सब लिखना नहीं है आपको, तो डायरेक्ट ये फिगर बता के -1 कर देना है। मतलब ऑन एन एवरेज द रिटर्न इज 15.02। क्लियर? अब डाउट, सर क्वेश्चन 8 वाला मेथड कब, 9 वाला कब? स्टूडेंट 8 के अंदर क्या था, आपको कैश फ्लोस का पोजीशन दिया था, तो आप ये मेथड से नहीं करोगे। एंड डायरेक्टली 5 साल का डिविडेंड 5th ईयर सेल किया था, डायरेक्ट गेम खत्म। यहाँ पे आपको एवरी ईयर का पोजीशन दिया है, एंड व्हेन एवरी ईयर का पोजीशन दिया है, यू आर बाउंड टू गो फॉर दिस मेथड। खोपड़ी में गया तुम्हारा कॉन्फिडेंट। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, रियलाइज यील्ड अप्रोच। तो स्टूडेंट सुपर्ब, हमने बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन किए। अब मेन में बता दूं, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10, दिस इज बेस्ड ऑन योर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू अप्रोच। देखो यहाँ पे आपको बुक वैल्यू से भी करना है एंड मार्केट वैल्यू से करना है। आई थिंक सबने चैप्टर में किया हुआ है, तो आपको बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू करके आंसर निकालना दोनों से। उसके बाद क्वेश्चन 11, ये सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया, यू कैन इग्नोर इट। क्वेश्चन 12 अगेन सुपर्ब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड कॉम्बिनेशन वाला है। 13 स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जस्ट गो फॉर दिस एग्जाम्पल। हम ये अकेला क्वेश्चन यहाँ इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन, डिबेंचर, टर्म लोन सब आ रहा है, उससे भी आपको मार्केट वैल्यू यूजिंग बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू करना है एंड एमएससीसी के साथ करना है। मतलब डब्ल्यूएससीसी भी आ गया बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू अप्रोच से, एंड एमएससीसी भी आ गया, समझा? उसके बाद आपको करना है yes Kalyanam Limited, very important student, please go for it. This is all about old equity and new equity and debt. हाँ, ये करोगे आप स्टूडेंट। अगेन बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में पूरा प्रैक्टिस दे रहा हूँ, जो रूटीन में आप पढ़े हो ना उसका प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे दे ही रहा है आपको, समझा एवरीवन? तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट्स। बट एक चीज विच आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस इज, स्टूडेंट जब आप बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट से कर रहे हो, ध्यान देना, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कर रहे हो, विल बी डिवाइडेड बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग इन द रेशियो ऑफ देयर बुक वैल्यू। ये चीज ध्यान रखना। रिजर्व्स को आप हमेशा, जो मार्केट वैल्यू अप्रोच में जाओगे तो जो रिजर्व्स एंड कैपिटल का रेशियो आप लोगे यहाँ पे। यानी एक बात बताओ, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू होता है, कभी इक्विटी कैपिटल का या रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता है? नो।
बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस। तो जो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस आएगा वो कैपिटल एंड रिजर्व के ब्रेकअप में जाओगे। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट पक्का एग्जाम में ध्यान रखना। आर गेटिंग दिस? यस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लासिक कवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप दिस वॉज वेरी फ्रूटफुल बिकॉज स्टूडेंट मैंने कोई नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं लिया। अगर मैं आपको बेसिक बेसिक सिखाएगा ना, ये तो आपको आता है, देन आई एम डूइंग अ क्राइम। अगर मैं तुमको एकदम बेसिक सिखाएगा तो इट्स अ ब्लंडर, ये तो आप अपने आप कर सकते हो। तो मेरा रोल क्या है महा मैराथन में? टू गाइड यू सच क्लासिक एग्जाम्पल जो आपको लगता है जी बॉस दम है, आज हमारा फाइनेंस पे ग्रिप बैठ गया, ऐसी चीज हमने देखी नहीं थी। वैसे आगे भी अभी हम जो चैप्टर्स करेंगे कैपिटल बजटिंग में, रिस्क एनालिसिस में, ठीक है, हम गजब गजब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, गजब गजब क्वेश्चंस करने वाले। सॉरी, आर गेटिंग दिस? तो स्टूडेंट बी गियर्ड अप फॉर द नेक्स्ट सेशन। डन, दैट वाज एंड ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके बाद हम कैश बजट पे जाएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ, कम बैक फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। कम बैक, ब्रेक। So students, welcome back. आइए पधारिए to the next very simple, very lucid, but very different, unique chapter, cash budget. सुनिए, ये चैप्टर हर इंटर के स्टूडेंट के खून खून में बसा रहता है। पर सुन, यहाँ पे मैं बिल्कुल वाहियात चीजें नहीं लेगा। स्टूडेंट, यहाँ में मैं वो सब चीजें जो रूटीन में बच्चा जानता है उसको मैं टच नहीं करेगा। इस चैप्टर में मैं एक ऐसा यूनिक पोर्शन टच करने जा रहा हूं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम में इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम कैश साइकिल। स्टूडेंट, दिस इज ऑप्टिमम कैश साइकिल अकॉर्डिंग टू विलियम बॉमल मॉडल। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम के एंड तक नहीं मालूम होता है कि ऐसा भी कुछ एग्जाम में करना होता है। उनके लिए कैश बजट क्या होता है? सर कैश बजट बनाएंगे, पर्टिकुलर जैन फेब मार्च और अप्रैल सितंबर दिसंबर अक्टूबर बना देंगे, वो सबको आता है। पैसा आएगा, रिसिप्ट जाएगा, पेमेंट, यस आई अंडरस्टैंड। बट सर व्हाट अबाउट दिस? अगर ये एग्जाम में आ गया, स्टूडेंट बैंड बज जाता है। सो आई एम गोइंग टू टच a very unique special part of the chapter cash budget, which is optimum cash balance. Student, this concept is something very much similar to EOQ concept. I repeat, EOQ concept you have studied in costing. Student, EOQ में क्या करते थे? EOQ में आप ये ढूंढते थे कितना quantity of कच्चा माल, raw material to be ordered at a given point of time. यहाँ पे हम ये पढ़ रहे कितना कैश बैलेंस एट अ टाइम हमारे पास रखेंगे, जहाँ पे हमारा पैसा जो सिक्योरिटीज में लगा हुआ है उसको हम लिक्विडेट करके कैश लाएंगे और बिजनेस करेंगे। यहाँ कंपनी का पैसा बहुत है, इन्वेस्ट करके रख दिया है ब्याज कमाने के लिए, बट खाली ब्याज ही कमाएगा, सिर्फ ब्याज कमाएगा तो धंधा कैसे चलाएगा? धंधा चलाने के लिए कछु पैसा भी तो चाहिए। एंड अगर सारा पैसा लिक्विडेट करके लेके आएगा तो स्टूडेंट ब्याज क्या कमाएगा? तो इन दैट केस there are two associated costs which are linked to this. One is transaction cost, that is the cost incurred for converting your marketable securities to cash, and second is the interest cost, जिसको हम प्यार से बोलते हैं loss of interest income on an average investment sold. I repeat, loss of interest income on an average investment sold. कॉस्टिंग में यही ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट था, इधर यही ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है। स्टूडेंट, सेम फीलिंग आएगी आपको इस क्वेश्चन में। चेक कीजिए क्या लिखा है। फर्म मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, द टोटल डिसबर्समेंट आर, स्टूडेंट नाउ दिस इज अ कैच, दिस इज अ बिग कैच, 1,05,000 पर मंथ।
एक बार स्टूडेंट इंटर की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बिलीव मी 75% स्टूडेंट ने ये 1,05,000 करके किया था, बिकॉज वहां पे पर एनम नहीं लिखा था। स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है, दैट मीन्स पर एनम, ये नहीं लिखा होता स्टूडेंट, बिलीव मी यू नीड टू कन्वर्ट योर मंथली डिसबर्समेंट टू ईयरली एनुअल डिसबर्समेंट। एडमिन एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर कितना 20 रुपीज पर ट्रांसफर, मतलब एक बार आप लिक्विडेट करोगे 20 रुपया लगेगा। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी से ब्याज कितना कमा रहे हो, 8%। स्टूडेंट अगर आप लिक्विडेट कर दोगे तो उस पर आपका ब्याज का नुकसान होगा। समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसा? तो स्टूडेंट, द चैप्टर इज कैश बजट, बट इन दिस चैप्टर कैश बजट स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जिसको मैं यहाँ पे क्यू बोलेगा एक बार, समझा? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है और वही वाला है, √2FT/R। स्टूडेंट व्हाट इज एफ? तो एफ इज फंड्स रिक्वायर्ड एनुअली। स्टूडेंट में यहाँ लिख के बताएगा 1,05,000 पर मंथ है इंटू 12 विच इज 12,60,000। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट इज टी? टी इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। कितना एक बार लिक्विडेट करने का कितना रुपया लग रहा है? 20 रुपया लग रहा है पर ट्रांजेक्शन। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8%। स्टूडेंट डिफरेंट बुक्स माइट गिव यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कई जगह पे √2UP/R भी करते, इट्स ओके। हाँ, यस। तो स्टूडेंट नाउ कैन आई कैलकुलेट optimum cash balance? Yes, this is √2 into 12,60,000 into 20 divided by 8%. तो स्टूडेंट आई थिंक यू आर अ मैथमेटिकल विजर्ड। हाँ, आप ये काउंट कर सकते हैं, बट रिस्क मत लेना ओरली काउंट करने का। 2 into 12,60,000 into 20 divided by 8%। हाँ, ये आ गया आपका समथिंग, एंड उसका हम क्या करेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे, तो इट इज अप्रॉक्स 25,100। समझा? इस 2509.80 टिंग 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 टिंग, बहुत सारे डेसिमल्स आ रहे हैं, फॉरगेट इट, इट्स 25,100। व्हाट डज इट इंडिकेट? स्टूडेंट, इस कंपनी को एट अ टाइम 25,100 का सिक्योरिटीज लिक्विडेट करना चाहिए। आई थिंक क्लियर एवरीवन? ये हो गया उनका रिक्वायरमेंट, बट मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा एक और चीज का गाइड करेगा स्टूडेंट। हाँ, एक्स्ट्रा कंप्यूट टोटल associated cost. Compute total associated cost. To know what is total associated cost? It's a combination of interest cost and a transaction cost. What is transaction cost? So it's a total transaction cost. What is total transaction cost? In this example, it's F/Q into T. जैसे वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। हाँ, F is what 12,60,000 डिवाइड बाय Q, दैट इज कितना बेचेंगे, इंटू 20। अब कीजिए काउंट, तो 12,60,000 डिवाइड बाय 25,100, इट विल गिव यू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस मल्टीप्लाई बाय 20, इट इज अप्रॉक्स 1,004 रुपीज। यानी ट्रांजेक्शंस करने का कॉस्ट ऑन एवरेज इज 1,004। स्टूडेंट, इसी के साथ आप ऐड करेंगे टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टूडेंट, इसको मैं एक और लैंग्वेज लिखेगा आपके लिए, इट्स अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट सोल्ड या लिक्विडेटेड। स्टूडेंट, कैन आई हैव द कॉन्सेप्ट रेडी? इट्स Q/2 into R. It is 25,100 डिवाइड बाय 2 into 8%. तो स्टूडेंट, आई एम श्योर आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, एंड इट वॉज बाउंड टू बी 1,004। वाई आई सेड बाउंड टू बी? बिकॉज जब EOQ में भी हम जब EOQ पे एसोसिएटेड कॉस्ट ढूंढते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, बोथ ऑफ देम हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे आर इक्वल एंड एज अ टोटल दे आर मिनिमम। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इधर भी एप्लाई होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड interest cost will be equal and as a total they will be minimum. स्टूडेंट, अगर आप 25,100 से ज्यादा बेचोगे या उससे कम बेचोगे, आई चैलेंज यू, दिस कॉस्ट विल बी मोर देन 2008। समझा? तो स्टूडेंट, दिस वाज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल एंड दिस वाज अ वेरी निश एरिया जो मेजॉरिटी स्टूडेंट इग्नोर करते, विच आई डोंट वांट माय स्टूडेंट शुड इग्नोर इट, बिकॉज 5 marks can make a difference to your big attempt.
I think clear everyone. So this was one very selected question which I wanted to deal with it. It's about optimum cash balance. Student, इसके अलावा I think cash budget में आपको क्या पढ़ना होता है? आपको मालूम है कैश बजट बनाना है. कैश बजट का फॉर्मेट क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट. तो स्टूडेंट स्टेटमेंट कैसे बनता है खाली रिवाइज कर लेते एक बार. हाँ, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट बनेगा विच इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे. उसमें हम ऐड करते हैं हमारा ऑल द रिसिप्ट्स. आई थिंक फॉर्मेट क्लियर है. इसको हम बोलेंगे पार्ट ए. माइनस हम करते ऑल द पेमेंट्स. आई थिंक एवरीबडी नोज दिस. दिस इज गोइंग टू बी पार्ट बी. एंड लॉजिक की बात है a minus b is going to be closing balance. Yes, no? Student, but एक चीज याद रखना, all these receipts and all these payments are your future expected receipts, future expected payments. बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते डाउट पूछते, सर ये तो फ्यूचर है, यहाँ पे कैसे आएगा? अरे बाबा, फाइनेंस डील्स विद ऑल द फ्यूचर प्लानिंग. आप बजट बना रहे हैं बाबा. और बजट क्यों बनाता है स्टूडेंट? बिकॉज बजट के बिना अगर कंट्री नहीं चल सकता है तो कंपनी कैसे चलेगा? अब कंट्री की बात कहाँ से आ गई? स्टूडेंट, हमारे भी इंडिया में एवरी ईयर बजट प्रेजेंट होता है ना. और बजट कितने साल का होता है? 1 साल का होता है. तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए बजट चाहिए तो कंपनी चलाने के लिए बजट चाहिए बॉस. इससे आपका रिसिप्ट प्लानिंग रहता है, पेमेंट प्लानिंग रहता है. उससे आप फॉरवर्ड 1 ईयर डाउन द लाइन, मतलब जो 1 ईयर के अंदर अंदर आपका बोरोइंग प्लानिंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो सकता है. वरना company has to deal with so many contingencies. Even though it's a future, but it will definitely decrease the level of contingencies required in future. तो स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल. सबको मालूम है इधर रिसिप्ट में आती है, इधर पेमेंट्स आती है. नथिंग न्यू. सो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट, बट आई विल डिस्कस सर्टेन ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको वर्क में करना है इधर. स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये है. I think everybody have studied so many questions. So I just guide the majority part. इसके अंदर the best part was this. यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखना है. तो दिस क्वेश्चन डील्स विद सम क्लोजिंग बैलेंस एस्पेक्ट, जहाँ मिनिमम बैलेंस को आपको एक वर्किंग नोट्स के हिसाब से वर्कआउट करना है. दैट इज वन क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन आई हैव सिलेक्टेड दिस. दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल जहाँ पे सारे पेमेंट्स आपको फोरकास्टेड वे में करना है. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक रहेगा. क्वेश्चन 4 स्टूडेंट, वेरी यूनिक. यहाँ पे ईयर 1 एंड 2 के हिसाब से व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू हैव टू कंप्यूट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस will be available in which year? 3. तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 एंड 2 का डेटा दिया हुआ है. बेस्ड ऑन दैट 1 एंड 2 जो वेरिएबल पार्ट है वो उस हिसाब से थर्ड ईयर में जाएगा. जो फिक्स कॉस्ट है उस हिसाब से ईयर 3 में कांस्टेंट रहेगा. यू नीड टू डेवलप द रिलेशनशिप फ्रॉम ईयर 1 एंड 2 एंड ईयर 3 को डेवलप करना है. आपका मेजर टारगेट ईयर 3 रहेगा जहाँ पे फ्यूचर सेल्स, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर एक्सपेंसेस आप प्रेडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स विच इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द वर्किंग नोट. एंड देन यू डिराइव द कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जहाँ जो प्रॉफिट आपका है वहाँ पे डेप्री ऐड करेंगे बिकॉज नॉन कैश है. एंड जो पैसा आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है वो हम करने के बाद हमारा नेट कैश फ्लो आता है. इट इज समथिंग रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट यू हैव स्टडीड. वहां पे पहला ऐड आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वहां पे हम जनरेट करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. ये वही है. हम नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करते थे? याद करो, नॉन कैश एक्सपेंस एंड वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. वेरी यूनिक बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी स्मार्ट बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको इग्नोर करते एंड में. दैट इज द रीजन आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन फॉर यू. इसको आप अच्छे से रिवाइज करना स्टूडेंट. वेरी गुड एग्जाम्पल. स्टूडेंट, आई वुड डेफिनेटली से प्लीज फॉर गॉड सेक ये क्वेश्चन को इग्नोर मत करना. वेरी क्लास, वेरी यूनिक, वेरी क्रिस्प, मसालेदार इंडियन मसाले से भरपूर क्वेश्चन है. आपने मंथली कैश बजट किए होंगे स्टूडेंट. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डे वाइज कैश बजट फ्रॉम 7th August to 11th August. 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन का कैश बजट है जहाँ पे हम 2 कस्टमर से रिसिप्ट ले रहे हैं. हाँ, 2 सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं. तो 2 कस्टमर से रिसिप्ट आएगा, 3 सप्लायर का पेमेंट जाएगा स्टूडेंट. उसके बाद यहाँ पे सब मंथली वेजीज और सब है, पेटी कैश का पॉइंट है. एंड उसके बाद आपको सब बेस्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ क्लियर फंड फोरकास्ट. अब मेजॉरिटी स्टूडेंट को यही मालूम नहीं होता क्लियर फंड फोरकास्ट क्या होता है. भाई साहब कैश बजट तो बना रहे बट यही नहीं मालूम अभी तक हमने कैश बजट कौन सा बनाया आपने. स्टूडेंट, मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपने जो कैश बजट बनाया दैट इज अनक्लियर फंड फोरकास्ट. दिस इज क्लियर फंड फोरकास्ट.
फर्क क्या है स्टूडेंट? अनक्लियर फंड फोरकास्ट इज योर कैश बजट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैश बुक एंड क्लियर फंड फोरकास्ट इज अ कैश बजट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पासबुक। स्टूडेंट याद करो बीआरएस का फीलिंग आ रहा होगा, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, यहाँ पे वही चीज है। क्लियर फंड मतलब आप चेक कब इश्यू करते हो वो मायने नहीं होता, बट कब क्लियर होता है मायने रखता है। सपोज आपने चेक इस क्वेश्चन में 7 तारीख को इश्यू किया, बैंक ने क्लियर 10 तारीख को किया या 9 तारीख को किया, तो एंट्री 7 तारीख को नहीं होगी, 9 और 10 तारीख को होगी, जो भी आपका क्लियरिंग डेट है। दैट मीन्स वो वहां पे हम ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो क्लियर अनक्लियर फंड फोरकास्ट के ऊपर जाता है स्टूडेंट, समझा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अबाउट दिस, यहाँ पे डब्ल्यू हमारा कस्टमर है, हम उसको 1 महीने का उधारी दे रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अगस्त, तो अगस्त में कौन सा चेक आएगा? तो स्टूडेंट सितंबर जुलाई का चेक आएगा ना 130 का, एंड 130 का चेक भाई साहब हमको ऑन द स्पॉट भेज रहे हैं, तो 130 7 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन अगर मैं एक्स की बात करूं, हाँ कोई चेक नहीं है, कोई सॉरी चेक के बाद कोई उधारी नहीं है, तो स्टूडेंट अगस्त का कलेक्शन अगस्त में आएगा 180, पर यहाँ पे क्या लिखा है, हम 7 तारीख का चेक 7 तारीख को डिपॉजिट करेंगे बट विल गेट क्लियर ऑन 3rd डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पेमेंट, मतलब 7 तारीख वाला 8 9 10 तारीख को क्लियर होगा। तो स्टूडेंट जब आप कैश बजट बनाओगे इधर, तो आप देखो इसको, ये तो उसी दिन आ गया 7 तारीख, बट 180 का चेक सैटरडे को आया था, बट संडे मंडे ट्यूसडे को क्लियर हुआ। समझ रहे हो ये चीज बहुत जोरदार है। तो यहाँ पे आपका 3 दिन तक भले एंट्री नहीं होगी, वो कैश बुक में एंट्री होगा, बट पासबुक में तो यहाँ पे एंट्री हुआ। दिस इज एज पर योर पासबुक कैश बजट। ये सब एडजस्ट करने के बाद आप निकाल रहे हो क्लियर फंड। दिस क्लियर फंड इज व्हाट? क्लियर फंड एज पर पासबुक। दिस इज एज पर पासबुक। क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं स्टूडेंट? बिकॉज यहाँ पे जरा देखिए, यू आर ऑल्सो सपोज टू शो अनक्लियर फंड फ्लोट। अभी आधे लोग को यही नहीं मालूम पड़ता ये है क्या। स्टूडेंट इज नथिंग बट योर बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, अब जो बैलेंस एज अ पासबुक निकाला ना, उसको हम कन्वर्ट किधर करेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस इज कैश बुक बैलेंस। एंड जो आपका ये सब डिफरेंस दिख रहा है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, रिसीव पेमेंट का ये जो एडजस्टमेंट है ये सब, दिस इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हो। और ये भी आपका एक्सपेक्टेड बैंक रिकंसिलिएशन है कि 7 से लेकर 11 तारीख तक इस दिन चेक इशू किया, इस दिन पड़ा रहा, क्लियर हुआ, ये सब आप एडजस्ट कर रहे हो। एंड फ्रॉम कैश बुक, सॉरी फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक आप पूरा डिराइव कर रहे हो। वेरी क्लास स्टूडेंट, एग्जाम में आ गया ना एक क्वेश्चन, लाशें बिक जाएगी अगर एक बार नहीं किया है। दैट इज द रीजन आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन फॉर अ वेरी गुड लास्ट मिनट रिविजन। See, ICI is unpredictable and they are very known for throwing such atom bombs in the exam. Very simple question, but आखिरी दिन पे नजर से निकलना चाहिए एक बार। This is all about a part of cash budget. स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कैश बजट का प्रॉपर रिविजन हमने किया है। वन क्वेश्चन विच वाज सिलेक्टेड एज अ वेरी यूनिक, दैट इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस, एंड बाकी कैश बजट के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑन एन एवरेज थोड़े बता दिए, जो आप प्लीज रिवाइज कीजिएगा। बट प्राची लिमिटेड वाला क्वेश्चन I think is a unique जो आपको लास्ट मिनट रिवाइज करना चाहिए। तो that was all for the cash budget. Have a break of 45 seconds. As promised, जो वादा किया हम निभाते हैं। यूं जाइए, यूं आइए। I am eagerly waiting for you. Welcome back, my dear students. I think we are on a very right track, and now let us start with a very classic chapter, management of receivable. Beautiful chapter. What do you mean by the word receivable? It is debtors, and this chapter deals with what? Management of debtors. Student, debtor को आप क्या करती? तो आप बोलोगे सेल करते। एग्रीड। सेल कैसे करती हो? तो आप बोलेंगे उधारी पे करते। तो वही तो एक चैप्टर बताता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए डेटर क्या है?
तो हाँ ठीक है उधारी दे रहे, बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट हाउ डू यू मैनेज द डेटर्स? एंड दैट इज व्हाट द चैप्टर इज, मैनेजमेंट ऑफ receivables. Student, in and all, this chapter deals with two part. एक होता है प्री मैनेजमेंट, दूसरा होता है पोस्ट मैनेजमेंट. सर व्हाट इज प्री मैनेजमेंट एंड व्हाट इज पोस्ट मैनेजमेंट? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. व्हाट इज प्री मैनेजमेंट? हियर वी हैव टू डिसाइड हाउ मच क्रेडिट टू बी अलाउड. स्टूडेंट हिंदी बोले तो कितना उधारी देने का है, दैट इज द चैप्टर. अब ये चैप्टर क्या बताता है? पहली बात कितना उधारी देने का है, बट उधारी देने के बाद क्या? तो कलेक्शन करने का. तो हाउ टू कंट्रोल कलेक्शन फ्रॉम अवर प्यारे प्यारे डेटर्स. तो दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल पार्ट. स्टूडेंट पूरे चैप्टर का मेजर एम्फेसाइज में इधर लेगा अभी, कितना क्रेडिट देने का, और ये वाला कंट्रोल पार्ट है. आई थिंक यू माइट बी अवेयर अबाउट इट. इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग, सबको मालूम है. तो यहाँ पे हम पहले प्री मैनेजमेंट होता है, फिर पोस्ट मैनेजमेंट होता है. यहाँ प्री मैनेजमेंट हम उधारी देंगे. अब उधारी ज्यादा देना या कम देना? उधारी ज्यादा दोगे अच्छी बात, सेल्स बढ़ेगा. गंदी बात, पैसा ब्लॉक हो जाएगा. से अच्छी बात गंदी बात. उधारी कम देंगे, अच्छी बात, पैसा जल्दी आएगा. गंदी बात, सेल्स कम हो जाएगा. Student, we need to derive such credit policy which will strike a balance. समझा? यहाँ पे वही चीज है, 2 पॉलिसी, 3 पॉलिसी, 4 पॉलिसी. We need to take a proper call. How to take a proper call? That is what we have to study. Clear? बहुत सिंपल बात है. अगर मैं क्रेडिट ज्यादा दे रहा हूँ तो स्टूडेंट क्या होगा? assumption लो 1 मंथ का 3 मंथ दे रहा हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट? आपका सेल्स बढ़ेगा. सेल्स बढ़ेगा अच्छी बात है, बट सेल्स के पीछे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. गंदी बात. स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकता है. क्यों भी बढ़ सकता है? अभी 90% तो मालूम लोग रिजिड, फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? अरे मेरे प्यारे भोले भंडारी, फिक्स कॉस्ट तो बढ़ सकता है ना, प्रोवाइडेड कंपनी एक्सीड्स इट्स गिवन कैपेसिटी. यानी इससे एस्टेरिक मार्क के हर बार नहीं बढ़ेगा. अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज आफ्टर सर्टेन लेवल तो बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा बॉस. समझा? इवन स्टूडेंट बैड डेट बढ़ेगा, हाँ, स्टूडेंट कलेक्शन चार्जेस बढ़ेगा, और ये सब बढ़ने के बाद हम डेटा से कमाते. बट स्टूडेंट उधारी देना इतना इजी थोड़ी ना है. हम जो पैसा यहाँ लगा रहे, उधारी ब्लॉक कर रहे, 1 महीने के बदले 3 महीना. एग्जाम्पल लो, आपको मुझे पैसा आज देना है, मैं बोलता हूँ जा जी ले अपनी जिंदगी, आना 3 महीने बाद. तो भाई साहब बोलने में तो बहुत इजी लग रहा है. तो 3 महीने तक जो पैसा आपके पास आने वाला था वो 3 महीने डिले हो गया, तो पैसा कहाँ से लाओगे? कहीं से तो लाना पड़ेगा. और वो पैसा देने वाले 2 लोग, घर वाले एंड बाहर वाले. बाहर वाले से लाते हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, घर वाले से लाते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है. बाहर वाला आपसे ब्याज लेगा, घर वाला क्या सोचेगा? ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट किया होता, आई कुड हैव अर्न सर्टेन इंटरेस्ट इनकम और सर्टेन एडिशनल इनकम जो मुझे खोना पड़ेगा. एंड कुछ पाके खोने वाले कोई तो सीए बोलते हैं. अर्थात यहाँ पे हम डेटा से जो कमा रहे हैं हैज टू बी फंडेड समवेयर. समझा? वो कहीं ना कहीं से फंड हो रहा है, तो फंडिंग का भी कॉस्ट लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं COID, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर. एंड यहाँ पे आपका वो होगा वर्किंग नोट 1, मेजर वर्किंग नोट 1. एंड उसके बाद जो आपका बैलेंस बचता है उसको हम इंग्लिश में बोलेगा नेट बेनिफिट. स्टूडेंट नेट बेनिफिट इज ऑलवेज द एक्सेस बेनिफिट, नॉट द नॉर्मल बेनिफिट. एक्सेस मतलब हम जो डेटा से कमा रहे हैं, समझे? सब डेटा से मैं 2 करोड़ कमा रहा हूं और उसके पीछे मेरा 1.5 करोड़ का ब्याज लग रहा है, तो 2 करोड़ कमाने के लिए भी 1.5 करोड़ का ब्याज भर सकता है. कम ऑन, दैट इज ऑल ओके. क्यों? बिकॉज मैं 50 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है. समझा? दूसरा थॉट कि ब्याज नहीं भर रहा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है. मैं ये पैसा डेटर में डाल रहा है, 2 करोड़ कमा रहा है, कहीं और डाल रहा है तो 1.5 करोड़ कमा रहा है. बताओ डेटर में डालू कहीं और डालू? तो डेटर में डालेगा. अब आप क्या डेटर में क्यों डाल रहे हो? 2 करोड़ कमा रहे हो. गलत. 2 करोड़ तो कमा रहे हैं बट आप एक्स्ट्रा 50 लाख कमा रहे हो, तो आपका जो नेट बेनिफिट आता है वो ऑलवेज एक्स्ट्रा होता है, एंड दैट इज एक्सेस. आई थिंक वेरी क्लियर. गॉट इट एवरीवन? क्लियर एवरीबॉडी? तो स्टूडेंट यहाँ पे यही फंडामेंटल पे हमारा क्रेडिट पीरियड डिसाइड होगा. क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. चेक कीजिए स्टूडेंट, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन.
लास्ट मिनट रिवीजन ये क्वेश्चन बनता है, वेरी क्लास एग्जाम्पल। पढ़िए, कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग अ क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख, एग्जिस्टिंग टर्म आर 1/10 नेट 45। सर ये क्या चीज है? 45 डेज तो समझ में आता है, ये 1/10 क्या है? हिंदी बोले तो आई विल गिव यू 1% डिस्काउंट इफ यू मेक अ पेमेंट इन 10 डेज। कोई जबरदस्ती नहीं है, ऑप्शन दे रहा हूं, 10 दिन में आओ 1% डिस्काउंट मिलेगा, नहीं आते हो यू हैव टू मेक अ पेमेंट इन 45 डेज। कम ऑन, इट्स योर चॉइस। एंड उससे क्या होगा स्टूडेंट, कुछ लोग लालच में पैसा जल्दी देंगे 10 दिन के अंदर अंदर, कुछ लोग लालच में नहीं आएंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, हमको नहीं चाहिए डिस्काउंट, भगवान का दिया पैसा बहुत नहीं चाहिए डिस्काउंट, तो वो पैसा यूज कर रहे हैं वो लोग, तो करने दो उनको, क्या टेंशन है, डिस्काउंट की लालच नहीं, आप 45 दिन पे। इससे क्या होगा, मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो गया, देखो 30 डेज हो गया, तो दैट इज माय एवरेज कलेक्शन पीरियड। उससे अभी बैड डेट कितना चल रहा है, 1.5। एंड अब हम सेल्स बढ़ाने के लिए हम ज्यादा उधारी दे रहे हैं, बट उधारी ज्यादा नहीं दे रहे, मैं लालच ज्यादा दे रहा हूं। वो डिस्काउंट जो 1% था ना स्टूडेंट, वो अब कितना हो गया 2%, वही 10 दिन और वही 45 दिन आगे। इससे क्या होगा, मेरा सेल 1/3 बढ़ जाएगा, तो जो 12 लाख है दैट विल इंक्रीज बाय 1/3, दैट विल बिकम 16 लाख। कम ऑन, आगे बैड डेट 2% हो जाएगा। एंड स्टूडेंट 2% की लालच में बहुत ज्यादा लोग डिस्काउंट लेने लगेंगे, तो बहुत कम लोग 45 दिन में आएंगे। इससे क्या होगा, मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड जो 20 डेज था, अब वो 30 डेज था, वो अब 20 डेज हो जाएगा। सीधा 30 से 20 डेज, समझ रहे हो? The contribution is 22%. Student, contribution 22, the variable will become 78%. Opportunity cost of funds in investment is 15% pre-tax. Student, ये पैसा कहीं और मैं अगर इन्वेस्ट करता, मैं उतना 15% कमाता बिफोर टैक्स। एंड 50% लोग और 80% लोग अभी डिस्काउंट ले रहे हैं, 50% अभी, 80% नई स्कीम में, ये मेरा ही अजम्पशन है। हाँ, एंड the tax rate is 30%. Should the company go for credit policy, 1 year is 360 days. Superb example. आइए सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑलवेज हेडिंग लिखोगे आप एग्जाम में भी, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज प्रपोज्ड। Okay, student, I will always start with the word expected profits. So, सब expected है students यहाँ पे। बताइए सेल्स अभी कितना है, तो आई वुड से 12 लाख है। फ्यूचर में सेल्स कितना हो रहा है, 16 लाख। आई थिंक यस, 1/3 बढ़ रहा है। स्टूडेंट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 22% is a contribution. We know variable is 78%. तो स्टूडेंट 12 लाख का 78% निकालेंगे, इट इज 9,36,000। एंड 16 का 78% निकालेंगे, विच इज 12,48,000। इतना सेल्स होगा, इतना तो वेरिएबल में जाएगा। बताइए फिक्स कॉस्ट, क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं दिया बॉस, दुखी काहे होते हो, डोंट गेट इमोशनल, वेरिएबल दिया फिक्स क्यों नहीं दिया, अरे बाबा नहीं दिया छोड़ दे। बैड डेट्स अभी 1.5% है, किसका? सेल्स का, दैट इज 18,000। फ्यूचर में 2% है, किसका? सेल्स का, दैट इज 32,000। है ना स्टूडेंट? द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम एंड दैट इज डिस्को अलाउड। अरे रे ये डिस्को क्या है? अबे डिस्को मतलब डिस्काउंट अलाउड। इधर ध्यान दो, अभी कितने का सेल हो रहा है? 12 लाख। कितने परसेंट भारतीय डिस्काउंट ले रहे हैं? 50%। हम उनको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 1%। मतलब 12 लाख का 50%, 6 लाख पे 1%, मेरा 6,000 का डिस्काउंट अलाउड हो रहा है अभी। फ्यूचर में सेल कितना होगा? 16 लाख होगा। कितने परसेंट भारतीय डिस्काउंट लेंगे? 80%। उनको हम कितना डिस्काउंट देंगे? 2%। तो 16 का 80, इसका 2%, स्टूडेंट 25,600 will be my new disco allowed. अबे डिस्को मतलब डिस्काउंट। Clear everyone? Now can I make a total? This is the profit which I'm going to earn from my debtors. If I continue with the present policy, student, my profit is 2,40,000. Appreciable. But if I go for a new policy, that is 16 lakh.
minus 12,48,000 minus 32,000 minus 25,600, that gives you 294,400. Yes, no? Yes, no? Yes. तो स्टूडेंट इस काले वाले प्रॉफिट पे हम लाल वाला टैक्स भरेंगे ना। अरे काले वाला प्रॉफिट मेडिएटर से कमा रहा है, तो 240 का 30% हमारा 72,000 टैक्स जाएगा और इधर 88,320 जाएगा। तो इधर हमारा कितना बच गया? दैट इज 294,400 में से ये गया, तो स्टूडेंट डेटर का नेट टैक्स प्रॉफिट 206080 बचा और इधर 24 में से 30 गया, तो आपका 1,68,000 बच गया। सी, काले वाले प्रॉफिट पे लाल वाला टैक्स भर दिया। अब क्या? तो स्टूडेंट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर, दैट इज वर्किंग नोट 1, एंड उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एब्सोल्युटली नेट बेनिफिट्स। आई थिंक वेरी क्लियर एवरीवन। सर अब कैसे ढूंढेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर? कोई टेंशन नहीं, आइए ढूंढते। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, डोंट वरी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको दो ढूंढना पड़ेगा, एक प्रेजेंट लेवल। स्टूडेंट प्रेजेंट लेवल में याद करें एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days इज गिवन, आई थिंक यस इट इज 30 days, यस। तो स्टूडेंट बताइए कैसे ढूंढेंगे? तो स्टूडेंट अभी सेल्स पे आपका डेटर्स जनरेट हो रहा है, कौन से सेल्स पे? क्रेडिट सेल्स पे। तो जब आप अकाउंट्स करते हो तो डेटर्स आर बेस्ड ऑन योर क्रेडिट सेल्स। पर स्टूडेंट हम यहाँ अकाउंट्स कर रहे हैं? नो, हम यहाँ पैसा लेने जा रहे हैं। डेटर्स में जो पैसा ब्लॉक हो रहा है, समझा? तो जो पैसा ब्लॉक होता है वो कॉस्ट पे होता है। तो व्हेन यू डू डेटर्स इट इज बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल, बट व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट इन डेटर दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज एब्सोल्युटली टू वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ओनली वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। आई रिपीट, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। समझा एवरीवन? तो स्टूडेंट अब बताइए आपका अभी वेरिएबल एंड फिक्स कितना? ये रहा 9,36,000 अपॉन दिस इज 360 days। अभी पैसा कितने दिन का ब्लॉक हो रहा है? 30 days का। तो स्टूडेंट 9,36,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 30, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा 78,000 ब्लॉक हो रहा है, हाया ना? एंड उस 78,000 पे मेरा कॉस्ट 15% लग रहा है, हाया ना? गलत, ये लगेगा 10.5%। ओबे ये 10.5 कैसे हो गया? तो स्टूडेंट आप जो 15% रिटर्न कमाएंगे उस पे भी तो 30% टैक्स लगेगा, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना हो गया? 10.5%। तो उसका 10.5% आपका कितना कॉस्ट लग रहा है स्टूडेंट? तो आपका कॉस्ट लग रहा है 8190। तो स्टूडेंट 168 में से 8190 हमारा जा रहा है, तो मैं एट प्रेजेंट डेटर से कितना पैसा कमा रेला है? इट इज 159,810। इसका एक और तरीका है, देखियो कैलकुलेटर, 78,000 का 15% निकाल दो, 11,700 कमा रहे हो कहीं और से, उसके ऊपर 30% माइनस कर दो, वो भी तो टैक्स लगता। तो 8190, सी इट्स योर चॉइस, बट प्रिफरेबली आईसीआई किसको छेड़ता है? अमाउंट को नहीं छेड़ रहा है, टैक्स रेट को छेड़ता है, इसलिए हमने भी उसको छेड़ा। आईसीआई को जिसने छेड़ा हम भी उसी को छेड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो दैट इज प्रेजेंट लेवल। स्टूडेंट कैन आई गो फॉर प्रपोज लेवल नाउ? यस। प्रपोज लेवल, व्हाट इज योर एसीपी? तो योर एसीपी इज नाउ 20 days। बताइए किस पे काउंट होगा? तो इट विल बेस्ड ऑन 12,48,000 डिवाइड बाय 360 इनटू 30। बताइए कितना ब्लॉक होगा? तो 12,48,000, that is 12,48,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 20 है रे, अरे रे छोटू छोटू प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 20, दैट गिव्स यू 69,333.333 इंटू 15% नहीं आएगा, मैं वापस लिख के काट रहा हूं, इट इज 10.5%। आई थिंक क्लियर एवरीवन? तो बताइए तुम्हारा कितना लग रहा है इसमें? 10.5% इज 7280। कम ऑन, तो यहाँ पे हमारा 7280 गया, तो इस पे हमारा फाइनली क्या बचा? 206080, इट इज 198
800, 198 800. स्टूडेंट, द हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन वाज 1, कंट्रीब्यूशन से आपको वेरिएबल लेना था, 2, यू नीड टू कंसीडर डिस्को अलाउड, 3, यू नीड टू कंसीडर टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द डेटर्स, एंड 4th, द इन्वेस्टमेंट इन डेटर जो प्री टैक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया उसको हमने पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करके किया. क्लियर एवरीवन? अब बताइए कौन सा आपका पॉलिसी बेटर है, तो ज्यादा कमाएगा, दैट इज प्रपोज पॉलिसी. तो इंग्लिश में लास्ट में एडवाइस लिखने का, इट इज एडवाइजेबल फॉर द कंपनी टू कंसीडर प्रपोज पॉलिसी एज इट विल गिव हायर नेट बेनिफिट्स. गेम खत्म, 10 मार्क्स योर्स. क्लियर? वेरी वेरी सुपर डुपर क्लासिक एग्जाम्पल. डन. आइए सेकेंड एग्जाम्पल. स्टूडेंट, दिस इज वेरी क्रिस्प, very novice, very different example. I challenge 100 में से 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं होगा, ना कभी किया होगा. वेरी यूनिक. एक गलती यू आर वाइट वॉश्ड. देखिए जरा. हम इजी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स. द कंपोनेंट इज करंटली सोल्ड फॉर 1000. देखो 1000 बेच रहा है एंड वेरिएबल कॉस्ट 800 है. बराबर. आगे बढ़िए. For the year ended 31st March 14, company sold on an average 400 components per month. यही तो बड़ा ट्विस्ट आ गया. स्टूडेंट, अभी तक जितना भी सेल आप ले रहे हो पर एनम होता है, इधर पर मंथ दिया है, तो स्टूडेंट दिस विल बिकम 4800 पर एनम. अगर 400 लिया ना, योर डाउट क्वेश्चन का आंसर विल बी वॉइड एब इनिशियो. कोई चेक ही नहीं करेगा. इट इज 4800. आगे. एट प्रेजेंट कंपनी ग्रांट्स 1 month क्रेडिट. कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग अ सेम टू कितना 2 months. इससे क्या होगा? 3 चीजें होगी. आपका सेल्स बढ़ेगा एंड अ वेरी वेरी यूनिक स्टॉक एंड डेटर ही बढ़ रहा है. ओहो सर, रिसीवर्स मैनेजमेंट में स्टॉक एंड डेटर क्या कर रहा है? साइड में रखो, करेंगे ना, बाद में रिस्पेक्ट देंगे. आगे. तो अभी आपका जो सेल 4800 है वो 25% बढ़ेगा, मतलब 6000 हो जाएगा. आगे. You advise the company on whether or not to extend the credit terms if. Student, ये लैंग्वेज बहुत खतरनाक है. All customer avail the credit period of 2 months. अर्थात 4800 पुराना सेल है, 1200 नया सेल है, पूरा 6000. 6 के 6000 का जो सेल हो रहा है, जो भी कस्टमर है वो सबको मैं 2 महीना दे रहा हूं. अब आप क्या बोलोगे? सर ऐसा ही तो होता है पूरे चैप्टर में. एग्रीड? पूरे चैप्टर में ऐसा होता है, बट ये अलग है, ये अलग है. स्टूडेंट पढ़िए. एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब 4800 वाले कस्टमर डू नॉट अवेल द न्यू टर्म्स, बट ओनली न्यू कस्टमर मतलब 1200 विल अवेल द सेम. मतलब स्टूडेंट, जो 4800 वाला सेल है उसको मैं 1 month क्रेडिट देगा, जो 1200 वाला सेल है उसको 2 month देगा. इसको डिस्क्रिमिनेटिंग बोलते हैं. क्लिक हुआ ना? अलग लग रहा है ना बॉस? घंटी बजी ना? हीरा डाला ना? यस. पढ़ो. Assuming in this case entire increase in sale is attributed to new customer. जो भी 1200 का सेल बढ़ रहा है वो पूरा नया कस्टमर का ही बढ़ रहा है. इसीलिए कंपनी कैसा गंदा गंदा सोच रहा है कि पुराने कस्टमर सेल नहीं बढ़ा रहा तो उनको मैं 1 month ही देगा, जो नया बढ़ा रहा उसको मैं 2 month देगा. सी, इट्स अ पॉलिसी टू ग्रैब न्यू कस्टमर, बट सी दिस इज सो बैड. कितना वाहियात है. आप पुराने कस्टमर को इनजस्टिस करके नए को ले रहे हो. पढ़ो आगे. कंपनी एक्सपेक्ट मिनिमम 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इज अ मिनिमम रिटर्न जो आप कहीं और भी कमा सकते हो, इधर से भी 40% कमाना है. खत्म है. अब आइए हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम्पल. हाँ आइए सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान दीजिएगा सब. दिस इज प्रेजेंट, दिस इज PA पॉलिसी A, दिस इज पॉलिसी B, बिकॉज क्वेश्चन में A and B बोला है. स्टूडेंट्स, कैन आई स्टार्ट विद द वर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स? यस. बट स्टूडेंट इस बार जो गेम है ना बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज 4800 एंड दिस इज 6000. चाहे पॉलिसी A हो या B हो, बिकॉज दिस इज 400 पर मंथ इंटू 12, दैट गिव्स यू 4800. एंड स्टूडेंट उसी के बेस पे आगे 25% बढ़ रहा है. हाँ या ना? अब बताइए, क्वेश्चन में सेल्स कौन से रेट से दिया है? 1000. तो स्टूडेंट दिस इज 48 लाख, दिस इज 60 लाख एंड दिस इज 60 लाख. बताइए वेरिएबल कॉस्ट एट व्हाट रेट?
800, तो 4800 into 800 is 38,40,000, और यहाँ पे 6 into 8 48 lakh will remain constant. बराबर है ना, ए हो या बी हो. स्टूडेंट अगेन बेस्ट पार्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया तो दुखी नहीं होने का. तुम बहुत इमोशनल हो जाते हो, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, अरे छोड़ रहे बाबा, बैड डेट कुछ नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं लेने का, टोटल कर दे. तो स्टूडेंट ये प्रॉफिट में डेटा से कमा रहा है 9,60,000 और इधर कमा रहा है 12 लाख. कोई बैड डेट नहीं, कुछ नहीं, सब मोह माया है, छोड़ दो, सब मोह माया है. अब इतना कमाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, COID लगेगा ना. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ COID? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. हाया ना. तो स्टूडेंट वही तो हमारा मेन वर्किंग नोट 1 है, एंड दैट विल गिव यू योर फाइनल आंसर एज नेट बेनिफिट्स. आई थिंक वेरी क्लियर, एप्रिशिएबल. आइए वर्किंग नोट 1 बनाते हैं. क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. कैन आई स्टार्ट विद द प्रेजेंट वन? प्रेजेंट में भी 1 मंथ दे रहा हूं सारे कस्टमर को, ठीक है ना. इट्स अ 1 मंथ. कैसे? तो स्टूडेंट आइए मैथमेटिक्स करते हैं. ऑब्वियसली वेरिएबल एंड फिक्स पे जाएगा. ऑब्वियसली वेरिएबल एंड फिक्स पे जाएगा. तो वेरिएबल एंड फिक्स देखो यहाँ पे कितना दिया है, 38,40,000. दिस इज फॉर 12 मंथ्स. तो इंटू 1 मंथ करेंगे, तो 3840 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, दैट इज 3,20,000. एंड इसके ऊपर आपका मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 40%. तो 320 का 40% is 1,28,000. Student, what is 128? Cost of investment in datas. Simple. आइए अब पॉलिसी ए में जाते हैं. पॉलिसी एज अ रूटीन इट्स अ 2 मंथ. स्टूडेंट किस पे ढूंढेंगे, वेरिएबल फिक्स विच इज 48 लाख डिवाइड बाय 12 into 2, तो दिस इज गोइंग टू बी 8 लाख. एंड इस 8 लाख पे कितना परसेंट, 40%. दैट कम्स टू व्हाट, 3,20,000. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हमारा COID आ गया 3,20,000. व्हाट अबाउट पॉलिसी बी? देयर इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग. 4800 वाले जो है, आई वुड से दिस इज 4800 वाले यूनिट्स पे इट इज 1 मंथ, एंड 1200 यूनिट्स पे it is 2 months. Now the game starts. Students, how to work out? Give them a different respect. 4800 वालों का कॉस्ट कितना है, 3840, या आप ऐसा बोल सकते हो 4800 इंटू 800. लॉजिक की बात है, 3840 अपॉन 12 इंटू 1 मंथ. ये आपका ओल्ड कस्टमर का हो गया, प्लस नए वाले 960 है, दैट इज कैसे 1200 इंटू 800. स्टूडेंट इसके ऊपर आपका 2 मंथ है, तो इन दोनों का कॉस्ट अब ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट. तो स्टूडेंट ये इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है 3840 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, इट हैज टू बी 320. अप्रिशिएबल. एंड 320 करके 960 दूसरा रहा, डिवाइड बाय 12 इंटू 2 is 160 plus 320, that gives you student night total on an average investment is 480. समझे? ये 480 में स्टूडेंट दोनों आ गया. कौन? ओल्ड वाले भी आ गए, न्यू वाले भी आ गए. एंड 480 का 40%, स्टूडेंट आपका कॉस्ट कितना रहेगा, तो दैट विल बी 1,92,000. करके देख लो आप, इस 40% 192, एंड ये हो गया 192. क्लियर? नाउ यू माइट बी फीलिंग सर खत्म, मस्त, मजा आ गया, जोरदार क्वेश्चन है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी में ट्विस्ट है जो अभी बाकी है. एंड दैट ट्विस्ट स्टूडेंट, दैट ट्विस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट? ध्यान देना, ये वाला डेटर्स के बाद स्टॉक एंड क्रेडिटर्स, सब इनका क्या रोल है स्टूडेंट? ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर क्या है? तो डेटर में जो पैसा ब्लॉक हो रहा है उस पर कॉस्ट लग रहा है.
बट डेटर में पैसा क्यों ब्लॉक हो रहा है? बिकॉज उनको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। क्रेडिट सेल कैसे कर रहे हैं? प्रोडक्शन करके। स्टूडेंट प्रोडक्शन कैसे होगा? कच्चा माल से होगा। कच्चा माल कहां से लाएंगे? मार्केट से लाएंगे। कैसे लाएंगे? उधारी पे लाएंगे। बट उतना स्टॉक भी तो बढ़ेगा। तो स्टूडेंट हमें मार्केट में जब स्टॉक लेने जा रहा हूं 2 लाख रुपए का इस क्वेश्चन में, हाँ, तो मैं 2 लाख रुपए स्टॉक में भी ब्लॉक कर रहा हूं। मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, तो बैंक को जाके बोलेगा बैंक 2 लाख चाहिए। बैंक बोलेगा भाई साहब ले ले, तुम तो अच्छी कंपनी हो, ले ले 2 लाख। मैं बोलेगा ना रे, 50,000 तो मेरे को क्रेडिट मार्केट से मिल चुका है, तो मुझे आज एक्स्ट्रा कितना पैसा और ब्लॉक हो रहा है? 1.5 लाख। स्टूडेंट ये 1.5 लाख भी मुझे फंडिंग करना पड़ेगा, एंड उस फंडिंग का कॉस्ट भी मेरा लगेगा। तो स्टूडेंट अभी तक ये ए था, अब पहली बार बी आया, जिसका नाम इंग्लिश में बोलेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक लेस क्रेडिटर। आई रिपीट, इट्स अ स्टॉक लेस क्रेडिटर। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक लेस क्रेडिटर। स्टूडेंट कैसे? 2 लाख रुपए स्टॉक बढ़ रहा, 50,000 क्रेडिटर है, तो मेरा एक्स्ट्रा 1.5 लाख लग रहा है। उस 1.5 लाख का 40% 60,000 लगेगा, एंड वो 60,000 माइंड वेल प्रेजेंट में नहीं लग रहा, बिकॉज स्टॉक एंड क्रेडिटर सिर्फ प्रपोज पॉलिसी में बढ़ रहा है। तो इधर क्या होगा? इट इज 40% ऑफ 2 लाख माइनस 50,000, तो इट इज 40% ऑफ 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख का 40%। स्टूडेंट इधर और कॉस्ट लग रहा है 60,000। समझा? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टॉकलेस क्रेडिटर में आपका पैसा लग रहा है। अब बताइए फाइनल आंसर। तो दिस इज 960 माइनस 128, हाँ, दिस इज 8,32,000। दूसरे में क्या हो रहा है? 12 लाख कमा रहा हूं, 3 लाख और ब्याज लग रहा है, एंड 60,000 और ब्याज लग रहा है। तो स्टूडेंट मेरा इनकम कितना हो गया? नेट बेनिफिट 8,20,000। थर्ड में 12 लाख माइनस 192 लग रहा है, एंड माइनस 60,000 लग रहा है, तो दिस इज 9,48,000। अब बताइए विच इज द बेस्ट? तो यस, इट्स अ डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। स्टूडेंट प्रैक्टिकली वेरी बैड, यू शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट ओल्ड एंड न्यू, बट दिस इज यूनिक। क्वेश्चन पूछा है तो हम करेंगे। क्लियर? The best part was cost of investment in stock less creditor. That was the very highlight of this example. And rarest of the rare case where students have approached such kind of example. That is the reason I have taken this few example, which can make a difference to your final attempts. Clear everyone? Question number 2. Perfect. Aye. Question number 3. Yes, a group of customers want to enter into contract with you to buy goods worth 20 lakh. Perfect. Delivery is in 4 equal installment. Price is 20 rupees. Profit is 10. ओए, price 20, profit 10. Profit 10. तो cost कितना हो गया? 10 हो गया ना? That is variable and fixed. The acceptance of this proposal will mean additional recurring. Recurring is your variable cost, student. Recurring is your variable cost. Extra लग रहा है 10,000. The aging schedule, aging मतलब payment schedule, installment schedule of this group of customer is, students, अभी तक जितना क्वेश्चन किया 1 month 2 month was with respect to 100% payment. इस बार सामान लेके जा भाई, आजा 30 दिन पे 15% देना, आजा 60 दिन पे 25 देना, आजा 90 पे 40 देना, आजा 100 पे 20। ऐसा करते करते तुम 100% मुझे पेमेंट करोगे। बिग वन, यानी कहना इसे 15% के लिए 30 दिन का क्रेडिट है, 25% के लिए 60 दिन का क्रेडिट है, 40% के लिए 90 दिन का क्रेडिट है, 20% के लिए 100 दिन का क्रेडिट है। अलग अलग क्रेडिट फॉर अलग अलग इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा एसीपी। भाई साहब एसीपी मतलब सीआईडी वाले प्रद्युमन जी नहीं, एसीपी इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड. Assuming opportunity cost of 20% of fund block in receivable, will it be desirable to accept the proposal? How many policies are there? At one stroke, student might be tempted, sir, 4 policy, 4. ओहो, 4 नहीं रे, एक ही है, ये 4 installments है। तो student, that was the highlight of this example. It's only one, but installment schedule, and उसका हमारा एक ही पॉलिसी बनेगा, that is particulars and proposed. समझा?
इट्स अबाउट वन ग्रुप ऑफ कस्टमर, नॉट द कंपनी एज अ होल। जो कंपनी का बाकी का सेल चल रहा है चलने दो, या हम एक कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट गोस वेरी सिंपल। आई नीड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एज यूजुअल। स्टूडेंट यहाँ पे भी यूनिट्स दिया है, हाँ या ना? कैसे रे? 20 लाख का सेल है 20 रुपए के हिसाब से, तो स्टूडेंट आपके यूनिट्स कितने हो गए? 1 लाख हो गए, हाँ या ना? तो आइए अब इस 1 लाख का हम क्या निकालेंगे? सेल्स, जो प्रैक्टिकली दिया हुआ 20 रुपया, विच इज 20 लाख, बराबर माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। कैन आई कैलकुलेट? यस। कैसे? तो सेलिंग प्राइस इज 20 माइनस प्रॉफिट्स 10 दिया है, तो दिस हैज टू बी 10 रिमेनिंग। अगर प्रॉफिट्स 6 रुपया होता तो कॉस्ट 14 रुपया हो जाता, समझा? तो स्टूडेंट इस 20 लाख के पीछे 10 लाख का मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट भी लग रहा है स्टूडेंट, एज पर द गिवन एग्जांपल 10,000। कोई बैड डेट्स नहीं है। कैन आई मेक अ टोटल? कैन आई मेक अ टोटल? इट इज 990। इन 990 में किधर से कमा रहा है? डेटर से। क्या टैक्स भरोगे? हाँ भरेंगे, बट टैक्स देना तो चाहिए। अब नहीं दिया तो डोंट अज्यूम एनी असेसमेंट या प्रीवियस ईयर। अरे बाबा भूल जा, अजम्पशन ले भारत का टैक्स मुक्त देश है, ये सोच के एग्जाम्पल कर ले, समझा? नंबर 2, अब इसके पीछे क्या लगेगा? सीओ आईडी, दैट इज वर्किंग नोट 1, एंड देयर आफ्टर यू विल गेट व्हाट? नेट बेनिफिट्स। क्लियर? अब बताइए वर्किंग नोट 1 कैसे लगेगा? तो दिस इज COID, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटार्स। वेयर इज कलेक्शन पीरियड? तो यू विल से 30, 40, 60, 90 दिया है ना, बट 30% 15 के लिए, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे निकालेंगे ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे? 30 days इज फॉर 15%, फिर 25% इज फॉर 60 days, 60 days 25%, चेक करो। 90 days 40%, 90 into 40%, and 100 days I think that is 20%. Can I calculate average collection period? Yes, I can take it. This is 4.5 plus 15 plus 36 plus 20, it is 75.5 days. अब आपका डाउट, सर ये कौन सा मेथड किया? ये बचपन वाला मेथड है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेट्स आर गिवन, तो हम ऑब्वियसली ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल रहे हैं, एंड दैट इज 75.5। वेटेड एवरेज मेथड है, नथिंग न्यू। अब कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट निकालेंगे ना, एक ही तो पॉलिसी है। किस पे निकलेगा? स्टूडेंट 10 लाख 10,000। ओहो, कैसे 10? 10 लाख वेरिएबल फिक्स है प्लस एडिशनल रिकरिंग है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। This is divided by 365 into 75.5. So 10 lakh 10,000 divided by 365 into 75.5. This is 208,918, जिसके ऊपर आपका कितना प्रतिशत कॉस्ट एक्सपेक्टेड है? 20%। तो बताइए कितना खर्चा लगेगा? इट इज 41784। स्टूडेंट इतना हम खर्चा करेंगे 41784, तो 990 माइनस 41784, माई कॉस्ट इज 948216। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा? लॉजिक एक्सेप्ट करेगा। क्लियर एवरीवन? ऑल द 3 एग्जाम्पल वेरी स्मार्ट, वेरी क्लासिक, मास्टर, एक से एक चढ़ जाते एग्जाम्पल। क्लियर एवरीवन? आइए, तो तीन क्वेश्चन क्लास वर्क रेडी है। होमवर्क सेक्शन शुड हैव सिलेक्टेड सम वेरी क्लासिक एग्जांपल एज यूजुअल। क्वेश्चन 4, द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप करना है। तो माइंड वेल, दिस क्वेश्चन विल गिव यू वेरी क्लासिक वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप। हाँ, देयर आफ्टर क्वेश्चन 5, this is very simple, but the most unique factor which I would say is which option is better. There are 5 policies A, B, C, D, and there is a present also. और सुनिए यहाँ पे इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड दिया है, 30
अब 10 बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा, 20 बढ़ेगा 50 हो जाएगा, वैसे 60 होगा 85 हो जाएगा, ऐसे 75 हो जाएगा, ऐसे करते जाना है। सेल्स भी 6 लाख से 30 बढ़ेगा, 630, 648, 675, 690 एंड डिफॉल्ट इज बैड डेट, ये नॉर्मल रेट दिया हुआ है, समझो। अब ये क्वेश्चन हम नॉर्मली करने ही वाले हो, विच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड इज बेस्ट, ये तो मालूम है, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जांपल इज दिस इज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल अप्रोच। स्टूडेंट इंक्रीमेंटल में कुछ भी नहीं है बट बहुत कुछ है। अगर एक बार नहीं किया और एग्जाम में आ गया तो आप क्या सोचोगे, मेरे को नहीं आता, पर जबकि तुमको आता है। एक पॉलिसी 10 लाख कमा के दे रहा है, दूसरा 12 लाख कमा के दे रहा है, तो आप अभी तक क्या करो, 10 लाख 12 लाख, एग्रीड। बट अब जब इंक्रीमेंटल होगा तो क्या होगा, 10 12 नहीं, एडिशनल लोगे 2 लाख, समझ आ रहा है। एवरी कंपोनेंट स्टूडेंट, एवरी कंपोनेंट इंक्रीमेंटल में एडिशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ये रहा आपका सेल 48 का 60 हुआ तो इंक्रीमेंटल कितना होगा, 12 लाख हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 38 40 का 48 हुआ, कितना हो गया, 960 बढ़ेगा। सीओआईडी 12 दैट इज 128 का 320 होगा, इंक्रीमेंटल आएगा। सीओआईडी दूसरा इंक्रीमेंटल, मतलब हर चीज आपको इंक्रीमेंटल एडिशनल पे जाना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम्पल, समझा। तो एक ये पॉइंट करना ही करना है स्टूडेंट। हाँ, thereafter इसमें दोनों सॉल्यूशन दिया हुआ, देखो पहला वाला नॉर्मल था, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच पे एवरीथिंग। देखो सेल्स भी इंक्रीमेंटल है, कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल है, फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल है, ठीक है। इवन आपका बैड डेट भी आपका इंक्रीमेंटल पे जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। आपका सीओ आईडी आप जो निकालोगे ना, ये सीओ आईडी भी आपका इंक्रीमेंटल पे जाएगा, मतलब हर चीज इंक्रीमेंटल, तो बेनिफिट भी आपका इंक्रीमेंटल आएगा। वेरी गुड, सिंपल एग्जाम्पल, करना ही करना। दिस स्टूडेंट इज अबाउट द फैक्टरिंग, MUST मस्ट डू, समझा। ये करने का ही, फैक्टरिंग सबने पढ़ा है बेस्ड ऑन सम बेसिक अजम्पशंस। हाँ, तो आई एम नॉट टचिंग दिस पार्ट, बट दिस इज वेरी क्लासिक, प्लीज प्लीज गो फॉर इट। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए कि सब चीजें आपने पढ़ी है, बट मैं आपको रैंकिंग वाइज क्वेश्चंस बता रहा हूं कि दिस आर द लास्ट मिनट बेसिक रिवीजन। फैक्टरिंग इसमें कवर अप आपका हो जाएगा। हाँ, देयर आफ्टर दिस क्वेश्चन वेरी यूनिक स्टूडेंट। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं किया और एग्जाम में आ गया ना बॉस, आई एम श्योर बैंड बच जाएगी। कौन सा क्वेश्चन, दिस वेरी गुड एग्जाम्पल। स्टूडेंट यहाँ पे कंपनी को 75,000 रुपीज चाहिए, देखो, एंड उनके पास 3 ऑप्शन है ऑफ रेजिंग द फंड्स, समझा। डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब पहला ऑप्शन क्या, ट्रेड क्रेडिट। अब आपको सर ट्रेड क्रेडिट कैसे डिस्काउंट देगा, अरे भाई साहब पढ़िए, कंपनी को 50,000 मटेरियल पर मंथ जाता है और वो पेमेंट करता है 30 दिन पे, तब जाके 3% डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो क्या सोचेगा, पैसा मेरे को चाहिए तो मैं क्यों 30 दिन में पेमेंट करूं, 90 दिन पे करेगा। तो आई हैव द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग दोस फंड्स फॉर 60 डेज, तो मैं मार्केट से बोरो नहीं करके मैं डिस्काउंट छोड़ देगा, पेमेंट यूज करेगा मेरा पैसा। तो अब डाउट ये है कि आपको 3% डिस्काउंट मिल रहा है 60 दिन के लिए, और अगर आप पैसा खुद यूज करोगे तो 3% का नुकसान हो जाएगा। तो 3 रुपए का नुकसान होगा और 97 रुपीज। तो स्टूडेंट 3/97 इंटू 100 करोगे तो आपका डिस्काउंट रेट बना 3.0927 टिंग टिंग टिंग। बट ये 60 दिन का है, तो इंटू क्या करोगे, 365/60 करोगे, एन्युलाइज्ड हो गया। क्या हो गया ये, एन्युलाइज्ड, समझा। I'm sorry, that is 3 divided by 97 into 100 into 365 divided by 60. It comes to 18.81%. See, that's the point. यानी आपको डिस्काउंट फोरगो करने का 18 से 19% का ब्याज का नुकसान हो गया। अगर डिस्काउंट ले लेते 19% बेनिफिट था। See, that is cost of using trade credit as your funding. अब बोलो सर बैंक लोन भी तो अवेलेबल है, तो बैंक क्या बोलता है, भाई साहब लाख रुपया ले जाओ 13% ब्याज, लेकिन 10% कॉम्पेंसेटिंग बैलेंस रखना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, आप 1 लाख का लोन ले रहे हो, 13,000 रुपए का ब्याज भरोगे, एंड सामने 10,000 उनके पास आप सिक्योरिटी रख रहे हो। तो स्टूडेंट आपके लिए तो वो 13,000 का ब्याज 90,000 पे ही हो गया। तो यू आर पेइंग 13,000 फॉर यूटिलाइजिंग 90,000 लोन। 1 लाख का लोन दे रहा है बट 10,000 सिक्योरिटी लगा रहा है, तो स्टूडेंट आपका 13,000 का ब्याज 90,000 पे जाएगा। तो आपका ये कॉस्ट कितना हुआ, 14.41%। सी,
तो पहला कॉस्ट आपका ये 18.81 हुआ, ये 14.41 हो गया बैंक लोन। तीसरा, फैक्टर से पैसा ला रहे हो, देखो फैक्टर का भी रिवीजन इधर रेडी हो जाएगा। फैक्टर आपको क्या बोल रहा है भाई, 60 दिन का कलेक्शन पीरियड है, लाख रुपए पर मंथ है, ही विल एडवांस अप टू व्हाट 75% ऑफ फेस वैल्यू। तो 1 लाख का 75%, 75,000 का लोन फैक्टर आपको एडवांस लोन देने को तैयार है, बट 12% ब्याज पे। तो 75,000 का लोन वो देगा, उससे 12% ब्याज लेगा तुमसे, तो 9,000 रुपए का ब्याज लगेगा फैक्टर से। आगे, फैक्टर विल चार्ज 2% ऑफ फीस ऑफ रिसीवेबल्स, 2%। स्टूडेंट 1 लाख नहीं, इंटू 12 करो, 12 लाख का सेल्स है बॉस। ये 1 लाख लिया ना, गेम बच जाएगा तुम्हारा बॉस। वो पर मंथ है, वी वर्क एन्युलाइज, तो 12 लाख का 2%, 24,000 फैक्टर ब्याज भी ले रहा है, समझा। तो फैक्टर आपको लोन भी दे रहा है, कलेक्शन की भी सेवा दे रहा है। लोन के लिए पैसा ले रहा है, कलेक्शन का पैसा ले रहा है, बट कुछ तो बेनिफिट करके देगा। यस, it has been estimated that factor service will save credit डिपार्टमेंट एक्सपेंस एंड बैड डेट 1500 पर मंथ। तो स्टूडेंट आपका 18,000 का बेनिफिट हो जाएगा। कैसे? 1500 इंटू 12, 18,000 का बेनिफिट। सामने आपका ब्याज क्या लग रहा है, 75,000 का कितना परसेंट, 12%। तो 75 का 12%, 9,000 का ब्याज लग रहा है। एंड सामने वो आपसे कमीशन भी चार्ज कर रहा है, कितना परसेंट, 2%, 12 लाख का, विच कम्स टू 24,000। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली 18,000 के सामने 9,000 का ब्याज, 12,000 का कमीशन, 18 का बेनिफिट माइनस 9,000 का ब्याज, 24,000 का कमीशन, सॉरी, तो योर कॉस्ट इज 15,000। तो आपका खर्चा 15,000 लग रहा है ना। तो स्टूडेंट ये 15,000 जो लग रहा है फॉर अ लोन ऑफ व्हाट 75,000, फैक्टर लोन तो 75 ही दे रहा है, तो आपका कॉस्ट क्या हुआ, 20% हो गया स्टूडेंट। अब जरा गेम देखना, ये 18 है, ये 14 है और ये 20 है, बताओ कौन सा सस्ता पड़ रहा है। समझ गए ना, बैंक से। तो स्टूडेंट ये एडवाइस क्या हुआ, बैंक को बोलो लोन दे, डिस्काउंट भी लेने का, और फैक्टर को बोलो टाटा बाय बाय, मिच्छा मिदुकड़म, तुम तुम्हारा काम करो। सी दिस इज द वे रियल बिजनेस डिसीजंस आर टेकन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, सच्ची करो लाशें गिर जाएगी। इसीलिए आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन एट स्ट्रेच, एंड पूरा सॉल्यूशन आपको इधर मैंने दिया हुआ, देखो ये रहा, पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन है, एवरीथिंग गिवन। तो व्हाट इज द एडवाइस, बेस्ड ऑन इफेक्टिव कॉस्ट बैंक बोरोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स। बैंक से पैसा लो, धंधा करो। क्लियर, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। लास्ट वाला बहुत अच्छा है, इसके अंदर आपको एक बेसिक वन प्रपोजल को इवैल्यूएट करना है, एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ बैड डेट ढूंढना है, अज्यूमिंग 30%, 40%, 60% आपका रिटर्न है। वेरी क्लासिक। दिस आर द क्वेश्चंस which you need to revise at the end of the day. Clear? So student, I am sure this receivables management package was very effective for you. जैसे हम इफेक्टिव कॉस्ट ढूंढते हैं, हमने इफेक्टिवनेस से पूरा चैप्टर पढ़ा है। सो जिस पल का इंतजार था स्टूडेंट वो आ चुका है। वी हैव डन सो मेनी चैप्टर्स, लिवरेज खत्म किया, रेशियो खत्म किया, कैपिटल स्ट्रक्चर, cost of capital, cash budget and receivables management. तो स्टूडेंट आई एम श्योर यू आर स्टिल चार्ज्ड अप। आपको ऐसा लग रहा है बस सर पढ़ाते जाओ, वी आर एंजॉइंग, आई अंडरस्टैंड, बट खाने का वक्त हो चुका है, अंदर चूहे दौड़ रहे होंगे, एंड इट्स अ लंच टाइम। स्टूडेंट 20 मिनट्स ब्रेक, यू जाइए यू आइए, और याद रखिएगा somebody is waiting here। एंड एक और चीज स्टूडेंट, आफ्टर द ब्रेक हम बहुत सुपर्ब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। तो स्टूडेंट वो ऐसा अनयूजुअल है ना, जो नहीं पढ़ा तो कभी नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट भले आप खाना खा रहे हो, बट 20 मिनट्स में तो इधर वापस लॉग इन हो ही जाना। आई एम वेटिंग, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स वेटिंग। ओके, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट लंच टाइम, enjoy, bye bye।
So students, आइए to the another roller coaster chapter. आई एम श्योर आप मुझे स्क्रीन पे देख के देख रहे होंगे, सर ये कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, ये सिलेबस में है या नहीं है? स्टूडेंट 90%, इनफैक्ट 90 भी थोड़ा कम बोल रहा हूं, 95% स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं होता, ये उनको एहसास ही नहीं होता कि मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स नाम का चैप्टर अस्तित्व में है. इट्स अ ऑफिशियल पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लग गया ना झटका, शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा. यस स्टूडेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसीव सब पढ़ते हैं पर पेबल्स कोई नहीं पढ़ता. एंड ये अपना आईसीआई का ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है. एंड 95% स्टूडेंट ने इसका कभी दर्शन ही नहीं किया होगा, ये क्या चीज है. स्टूडेंट बिलीव मी, वेरी वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर. एंड अगर एग्जाम में आ गया, अगेन आई वुड रिपीट, लाशें बिछ जाएगी, करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा. 2 मिनट तो ये सोचोगे ये फाइनल का पेपर है कि इंटर का पेपर है, ऐसा लगेगा अलग. तो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए इस चैप्टर को कैपिटलाइज करते हैं. स्टूडेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स नाम का चैप्टर खत्म किया. नाउ इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स. स्टूडेंट पेबल्स कौन होते हैं? तो लॉजिक की बात है, क्रेडिटर्स. कम ऑन, अब उनको क्या मैनेज करने का, भाई है ना, मैनेज करना होता है. समझा कैसे? आई विल टेक विद द एग्जांपल. पढ़ो क्या लिखा है. A Limited is a manufacturing business and it acquires raw material from X. Who is X? Our creditor. अब हम creditor को manage कर रहा है. On a regular basis, as a terms of agreement, that payment must be made within 40 days. 40 दिन का टाइम दे रहा बॉस, टेंशन नहीं लेने का. 40 दिन में तुम 100 रुपए भर दो, जो भी अमाउंट है. एग्जाम्पल है of purchase. However, A has a choice of paying 98.5. See, either 100 rupees or 98.5. 1.5 रुपया डिस्काउंट मिलेगा. कितना? 1.5 रुपया. प्रोवाइडेड द पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर 10th डे. स्टूडेंट अब एक नॉर्मल बंदा क्या सोचता है, सर 1.5 रुपया क्या फर्क पड़ता है, बोलने का नहीं, काउंट करने का. समझा? एग्जामिन वेदर ए शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट assuming average billing is 10 lakh and as an alternative here he can invest 15%. इसका मतलब अगर वो 10th डे पे, देखना जोरदार है. स्टूडेंट चैप्टर का नाम लिख देता एक बार, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए. क्वेश्चन नंबर 1. स्टूडेंट अगर वो 10th डे पे करेगा, दूसरा ऑप्शन है 40th डे पे करेगा. 10th डे पे करेगा, ही हैज ऑप्शन टू पे 98.5. 40th डे पे करेगा 100. तो स्टूडेंट दिस गेम इज ऑफ 30 days. डू यू रियलाइज दिस? बुद्धि लगाओ. स्टूडेंट आज मैं अगर 1.5 रुपया डिस्काउंट लेना चाहता है तो मुझे 30 दिन जल्दी पेमेंट करना है, 40 दिन जल्दी नहीं, 30 days. Anyways, I was supposed to make a payment on 40th day, 100 rupees, or I am going to make a payment of 98.5 on which date? 10th day. तो what you are thinking is, सर 1.5 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, इससे अच्छा वो 98.5 हम कहीं और इन्वेस्ट कर दे, we could earn 15% रिटर्न. तो 1.5 रुपया बचाने के लिए 15% का ब्याज क्यों खोने का? इसको बोलते हैं वाहियात सोच, नीच सोच, गलत सोच. यही तो भारत मार खा गया. स्टूडेंट अ बेसिक सामान्य मानुस does not understand ये क्या है गेम है. स्टूडेंट कैन यू इमेजिन what is the percentage of discount I am offering to you as a creditor? समझो, आज हम 98.5 का पेमेंट करेंगे ना तो 1.5 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है. तो 1.5 रुपया डिस्काउंट 100 पे नहीं मिल रहा है, ऑन पेमेंट ऑफ 98.5 मिल रहा है. मतलब आज आपकी जेब से 98.5 जा रहा है, 1.5 रुपया फायदा हो रहा है इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज डिस्काउंट हुआ. बट this percentage discount is for 30 days. So student, what is your annualized cost? Can you guide me? So 1.5 divided by 98.5 into 100 into 365 divided by 30. Students, I am offering you 18.53% discount. Do you realize this? और तुम 1.5 रुपया सोच के बैठा था 1.5 रुपया मिलेगा. वे 1.5 रुपया नहीं, 18.53% is a cost of not taking discount. So you are losing 18.53 to earn 15%. Guess what?
आपको क्या करना चाहिए, डिस्काउंट लेना चाहिए या 15% पे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए? लॉजिक की बात है, यू शुड टेक डिस्काउंट, बिकॉज आपको वहां पे 18.53% रिटर्न मिल रहा है। वो ₹1.5 इज एज गुड एज 18.53% रिटर्न। आर यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? तो स्टूडेंट यही तो हमारा सॉल्यूशन था। क्या बोला है? एग्जामिन वेदर ए शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट। आंसर इज यस, बिकॉज ही इज गोइंग टू वांट 18.53% रिटर्न एंड सामने नुकसान तो 15 का ही है, फायदा ज्यादा हो रहा है आपको डिस्काउंट में। सोचो कितने लाइन का क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स आधे लोग को मालूम ही नहीं होता ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 मार्क्स में आ सकते हैं। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी स्मार्ट एग्जाम्पल। ललिता लिमिटेड परचेजेस मटेरियल ऑन 2/10/30। स्टूडेंट गेम स्टार्ट हो गया। ये पढ़ती आपके माइंड में आना चाहिए पेबल्स में, या 10th डे या 30th डे। अच्छा, अब गेस व्हाट, 2% डिस्काउंट मिल रहा है। आई थिंक वेरी क्लियर है स्टूडेंट, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। वन, ये वो ऑप्शन ऑफ पेइंग अ पेमेंट ऑन 10th डे और यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑन 30th डे। 10th डे पे 98 रुपीज लगेगा, 30th डे पे 100 रुपया लगेगा, 2% डिस्काउंट मिल रहा है ना। आगे बढ़िए। मिस्टर ईश्वर रिवील दैट पेमेंट आर यूजुअली मेड 15 दिन। इसको बोलते महा बेवकूफी। ना तुम घर के हो ना घाट के हो, बीच में झूलते रह रहे हो। क्यों ऐसा बोला? यार जब तुमको डिस्काउंट लेना 10 दिन में पेमेंट कर दो, नहीं लेना तो 30 दिन में करो। ये क्या बीच का नाटक है? कैन यू इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग? यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑन 20th डे, sorry, is it 15th day? You are making a payment on 15th day, that 200 rupees, whereas you are having that privilege to make a payment on 30th day, same 100 rupees. या तो आप 30th डे तक वेट करो, या तो 10 दिन में आप पेमेंट कर दो। तो स्टूडेंट ओनली फॉर अ गेम ऑफ दिस 5 days यू आर लूजिंग 2 rupees डिस्काउंट। समझा? अब वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं? When asked why the firm is not taking discount, imagine जो अकाउंटेंट है, खतरनाक अकाउंटेंट, मिस्टर राम रिप्लाइड दैट 2% डिस्काउंट के लिए क्या मैं बैंक का 12% का ब्याज भरेगा? बेवकूफ है क्या हम? ऐसा वो सोच रहा है, जबकि वो बेवकूफ नहीं है, महा बेवकूफ है। बिकॉज वॉट ही इज डूइंग इज पॉइंट नंबर 1, what mistake Ram is making? Mr. Ram is comparing that 2% discount, समझना, 2% डिस्काउंट फॉर 5 days। अब 5 days कैसे हो गया? भाई साहब आपको 15 दिन पे तो पे कर ही रहे हो, आपको भरना कब चाहिए? 10th डे पे। तो 5 दिन के लिए तुम 2 रुपया डिस्काउंट छोड़ रहे हो, और ये क्या कंपेयर कर रहे हो? यू आर कंपेयरिंग दैट 2% डिस्काउंट विद 12% फॉर द पर एनम। इसका मतलब स्टूडेंट, मिस्टर राम इज मेकिंग अ डिस्काउंट, सॉरी, मिस्टर राम इज मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ कंपेयरिंग 2% डिस्काउंट for 5 days with 12% interest rate for 365 days. Student, do you think there is a parity? Impossible, there is no parity. So student, what is the nuksan? So student, percentage cost of not taking discount is huge. स्टूडेंट 2 रुपए का नुकसान किया, 98 ऑफ 100 रुपीज परसेंटेज। अगर आप पेमेंट 5 दिन जल्दी कर देते हैं तो स्टूडेंट कैन यू इमेजिन 12% बचाने के लिए, तो 2/98 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइड बाई 5, यू आर इंकरिंग अ लॉस ऑफ 148.98%। डू यू रियलाइज? स्टूडेंट आप 12% बचाने के लिए 148% कंपनी का डिस्काउंट का नुकसान किया, जबकि एक लेमैन यही सोचता है 2% में क्या फर्क पड़ता है भाई, 2% 5 दिन में मिल रहा था, और आप कंपेयर करो 365 के साथ। दिस इज अ ब्लंडर। ये पाप नहीं है, घोर पाप है, महापाप है। वही तो नंबर 2 पूछा है, व्हाट इज द रियल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। तो स्टूडेंट नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये आ गया। देखो नंबर 1 क्या पूछा था, कि आप गलती क्या कर रहे हो दूसरे में, उस गलती का कॉस्ट क्या आ रहा है आप पे, 148। समझा? एंड थर्ड, if the firm could not borrow from bank and were forced to resort to the use of trade credit। मतलब स्टूडेंट तुम्हारी फर्म इतनी खतरनाक है कि कोई बैंक आपको पैसा देने को तैयार नहीं है, यानी आपको बैंक से पैसा मिल नहीं रहा है, समझा?
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती डिस्काउंट छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप जबरदस्ती डिस्काउंट छोड़ रहे हो, अच्छा डिस्काउंट लेने के लिए बैंक से लोन लोगे तो आप 15 दिन पे 10 दिन पे पेमेंट करोगे, बट अब कोई बैंक लोन देने को तैयार ही नहीं है, तो व्हाट शुड बी योर पॉलिसी स्टूडेंट? तो आप बेवकूफी क्यों करो 15 दिन पे पेमेंट करने का, जाओ ना पूरा 30 दिन के एंड में, मतलब यूटिलाइज दैट 20 डेज फुल क्रेडिट, तो एटलीस्ट जो 148% का नुकसान हो रहा था वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा आपके लिए, समझा? पढ़ो, what suggestion might be made to Ram to reduce annual interest cost? तो भाई साहब को क्या बोलने का, भाई जी you should make a payment on which date, 20th day. In that case your percentage annualized cost will become कितना, वही 2 rupees का नुकसान है आपका, बट अब वो नुकसान जो 5 दिन का हो रहा था 20 दिन आप यूज कर सकोगे, तो एटलीस्ट नाउ योर परसेंटेज कॉस्ट ऑफ नॉट taking discount will reduce to the big extent, it will become 37.25%. मतलब जो आप पहले बेवकूफी ये कर रहे थे, सी नथिंग बेटर देन मेकिंग अ पेमेंट ऑन 10th डे, दैट इज फर्स्ट थिंग। अगर बैंक लोन देने को तैयार है, डिस्काउंट लो, लोन का ब्याज भरो, 148 बचाओ, 12% ब्याज भरो, बाकी का आपका तुम्हारा प्रॉफिट। बट बैंक आपको लोन देने को तैयार ही नहीं है, तो क्या करोगे, छोड़ दे भाई। हाँ, भागते भूत की लंगोटी अच्छी है क्या, इसका मतलब कि भाई चलो पेमेंट नहीं कर सकते 10 दिन पे, तो चलो 30 दिन पूरा तो क्रेडिट यूज करे, तो आपका तब 20 दिन का आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बच गया, तो स्टूडेंट 37% कॉस्ट रिड्यूस कर दिया। सी सच अ प्रैक्टिकल चैप्टर, एंड आप लोग पढ़ते ही नहीं हो ये चैप्टर, इमेजिन स्टूडेंट, इट्स अ ब्लंडर। आई थिंक नाउ विद दिस क्वेश्चन 1 and 2 पूरा पेबल्स मैनेजमेंट ने कवर कर दिया, क्लियर। एंड बेस्ट पार्ट इज दिस कि इसमें कुछ होमवर्क जैसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन किया ना स्टूडेंट, लाइफ जिंगा लाला। कॉन्फिडेंट एवरीवन, डन एवरीबॉडी, आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेसेस नाउ। चलो एनीवेज, दिस वाज वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, मजा आया। आई थिंक नाउ अगेन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, 45 सेकेंड्स, एंड मिलते फटाफट, यू गयो और यू आओ। थैंक यू। स्टूडेंट्स वेलकम बैक आफ्टर अ बिग ब्रेक ऑफ 45 सेकेंड्स। अब आप लोग सब मजाक कर रहे हो क्या, 45 सेकेंड्स? अरे भाई साहब, जब हम सीए कर रहे हैं और इतना बड़ा मैराथन अटेंड कर रहे हैं आज, और उसमें 45 सेकेंड का ब्रेक मिलना इज लाइक आइसिंग ऑन अ केक। आई थिंक यू एग्री, हाँ? तो स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट, इस चैप्टर में करना क्या है, हमको पैसा चाहिए, पैसा शॉर्ट टर्म चाहिए। क्यों चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए, समझा? याद करो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां पे हम जो पैसा लाते हैं वहां पे बिजनेस बनाने के लिए होता है, बिजनेस चलाने के लिए होता है। एंड पूरे चैप्टर में बिजनेस चलाने के लिए मतलब क्या, इट्स अ रूटीन। तो स्टूडेंट, मैंने इससे चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पहली बात तो आप रूटीन समझिए। आज हम पैसा लाते हैं कच्चा माल खरीदने के लिए, कच्चा माल से क्या बनाते हैं, कच्चा पक्का माल, कच्चा पक्का माल से क्या बनाते हैं, फिनिश गुड, फिनिश गुड किसको बेचते हैं, डेटर को, डेटर क्या देता है, कैश, उस कैश हम किसको रिपे करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर। ये है बिजनेस साइकिल, और इसके लिए हमको जो पैसा चाहिए, ठीक है, इज अ वर्किंग कैपिटल। तो ये साइकिल का नाम क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो स्टूडेंट, दिस इज वन वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, बट इस साइकिल के पीछे हमारा पैसा बहुत लगता है। तो स्टूडेंट, हम बैंक को जाके बोलेंगे, स्टूडेंट, बैंक इज अ मोनोपोली मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल। एंड जब बैंक के जाके पैसा मांगते हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब पैसा दीजिए। बैंक बोले, ऐसा बोलेगा, भाई साहब आपकी थैली रेडी है पैसों की, जस्ट लेके जाइए? नो, बैंक हमको बोलेगा स्टेटमेंट सबमिट कर, जस्टिफाई योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यस, दैट स्टेटमेंट इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब अज्यूम करो कंपनी इज टारगेटिंग अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़। कितना? टर्नओवर ऑफ
100 करोड़, तो उसके पीछे मेरा 25 करोड़ करंट असेट में लगेगा, बट मैं भी स्मार्ट है, किसी और का पैसा ब्लॉक करेगा 15 करोड़, तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट 10 करोड़, वर्किंग कैपिटल इज 10 करोड़, बट मैं बैंक को क्या बोलेगा, भाई साहब फ्यूचर इज अनसर्टन, गिव मी सम सेफ्टी मार्जिन, मे बी 20%, तो 2 करोड़ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो बैंक बोलेगा क्यों, तो बोलने का 14 करोड़ तो बिजनेस की साइकिल के लिए, और 2 करोड़ अगर मेरा साइकिल पंचर हो गया तो अर्थात अर्थात जोक से पार्ट, इट्स अ सेफ्टी मार्जिन, कल उठ के डेटर मिस्टर इंडिया हो गया, मटेरियल का भाव बढ़ गया, क्रेडिटर ज्यादा पैसा लगा दिया, वेजेस का भाव बढ़ गया, तो हम वहां पे बिजनेस शुड नॉट बी इन ट्रबल, तो हम उसके लिए हम बैंक से वर्किंग कैपिटल मार्जिन मांगते, एंड दैट गिव्स यू माय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 12 करोड़। तो स्टूडेंट हमारा टारगेट is to prepare this working capital statement, और स्टेटमेंट दो तरीके से बनता है, एक डिटेल्ड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट जो हमने इस तरह से बनाना है, एंड दूसरा होता है एडहॉक। एडहॉक मतलब क्या, जो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से बनता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डिटेल्ड वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। क्लियर, परफेक्ट, तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते। क्वेश्चन 1, आई विल टेक ऑल द कॉन्सेप्ट विद द एग्जांपल, तो कॉन्सेंट्रेट वेल। एनुअल फिगर्स आर गिवन, ध्यान दीजिएगा। सेल्स दिया 36 लाख, 2 मंथ्स क्रेडिट, स्टूडेंट इससे क्या मिलेगा, डेटर्स मिलेगा। हाँ, मटेरियल सप्लायर 9 लाख, सप्लायर 2 मंथ क्रेडिट, क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। वेजेस पेड मंथली इन एरियर्स, क्या मिलेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ इन एरियर्स, क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। टोटल एडमिन एक्सपेंस पेड एज अबव, पेड एज अबव मतलब इसके ऊपर वाला कैसे पे किया था, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, तो इससे क्या मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एडमिन ओवरहेड मिलेगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेड क्वार्टर इन एडवांस, इससे क्या मिलेगा, प्रीपेड मिलेगा। तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे हम करंट असेट करंट डेब्ट डिराइव करेंगे। Company sells a product at a GP of 25%, counting depreciation as a part of COP. उनके COP में depreciation included है। It gives 1 month stock of raw material and finished good and a cash balance of 1 lakh. Assuming 20% safety margin, work out working capital requirement on cash cost. Student, what is cash cost? तो cost approach मतलब हम profits नहीं लेंगे, सेल्स नहीं लेंगे, एंड कैश कॉस्ट मतलब हम नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इग्नोरिंग प्रॉफिट, सेल्स एंड डेप्रिसिएशन, एंड ये कैश कॉस्ट नहीं लिखा होता ना स्टूडेंट, तो भी हम ये 3 चीज बाय डिफॉल्ट इग्नोर करेंगे टू कंप्यूट अ जेन्युइन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर, हाउ टू अप्रोच एग्जाम्पल, आइए वर्कआउट करते। स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन ऑलवेज प्रिपेयर a working capital statement, समझे, that is current assets। थोड़ा सा लाइन छोड़ के पार्ट ए बताएंगे, फिर करंट लायबिलिटी, यहाँ पे फॉर्मेट 2 पेज पे एक्सटेंड हो रहा है आपका, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से व्यू आ जाए। ये पार्ट बी आएगा। स्टूडेंट, ए माइनस बी विल बी वर्किंग कैपिटल and plus safety margin will give you working capital requirement. Ready? Student, I personally prefer to start with this note, जहाँ पे हम इस नोट का नाम देते कॉस्ट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, presentation is absolutely your choice, but I prefer to prepare this note. बताइए क्वेश्चन में मटेरियल कितना है, मटेरियल 9 लाख है, वेजेस 720 है, तो मटेरियल 9 लाख प्लस वेजेस 720। स्टूडेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट। 80,000 is a manufacturing, which is factory overhead, and one might be tempted कि factory overhead 80,000 है, which is absolutely blunder. रीजन, स्टूडेंट, वो जो 80,000 है वो आउटस्टैंडिंग है, एंड वो जो आउटस्टैंडिंग है वो 1 महीने का है, तो 12 महीने का कितना होगा, एंड दैट इज 9,60,000। स्टूडेंट, जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना वो हमेशा एनुअलाइज्ड होता है, एंड दिस विल गिव यू अ टोटल, जिसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बोलता है COP 25,80,000।
plus admin overhead. I think that was 240 and selling is 120. 240 and selling distribution plus करेंगे 120. I can make a total which is 29,40,000 and this is COS. What is COS? Cost of sales. ये बना दिया लाइव जिंगल वाला. I personally prefer. Rest it's your choice. आप डायरेक्टली बना रहे हो आंसर. I'm all okay with it. Now धीरे धीरे हम वर्किंग नोट्स पे जा रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है. आइए क्या पूछा? सेल्स 2 मंथ क्रेडिट डेटर्स. नॉर्मली स्टूडेंट सेल्स पे काउंट कर लेते डेटर्स, जो गलत है. स्टूडेंट यहाँ अकाउंट्स नहीं कर रहे. फॉर गॉड सेक हम यहाँ पे अभी मैंने रिसीवर्स मैनेजर ने बताया था हम डेटर्स बोलते बट ढूंढते क्या है? इन्वेस्टमेंट इन डेटर. एंड इन्वेस्टमेंट डेटर हमने अभी पढ़ा रिसीवर्स में वेरिएबल एंड फिक्स पे जाता है. यहाँ पे वेरिएबल फिक्स इज नथिंग बट अ कॉस्ट ऑफ सेल्स. खाली ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट इज डिफरेंट. तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे डेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 29,40,000. दिस इज फॉर 12 मंथ्स. एंड ऐसा हमने डेटर्स को कितना उधारी दिया है? 2 मंथ्स. तो 2940 gives you 4,90,000. स्टूडेंट लिखा डेटर है बट प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट इन डेटर है. मटेरियल सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट 9 लाख. तो इससे आपको क्रेडिटर मिलेगा. स्टूडेंट क्रेडिटर क्या सप्लाई करता है? मटेरियल. तो दिस इज 9 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2 मंथ विच इज 1,50,000. क्रेडिटर आ गया आपका. Wages paid monthly in area 720, 1 month outstanding. I can take 1 month outstanding. 720 is a wages for 12 months. So 1 month is 60,000. Yes, no. Manufacturing expense outstanding दिया ही हुआ है तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट. It's already given. I can write outstanding factory over 80,000. But फिर भी तुम बोलो सा मेरे को काउंट करने का मन कर रहा है तो कर दे बाबा. तेरी इच्छा को दबा के मत रख. ले आंसर वही आया. मिरेकल हो गया. अरे मिरेकल नहीं रे, मैथमेटिक्स है. टोटल एडमिन एक्सपेंस पेड एज अबव. तो स्टूडेंट टोटल एडमिन एक्सपेंस पेड एज अबव मतलब आउटस्टैंडिंग एडमिन ओवरहेड निकालेंगे. पेड एज अबव मतलब 240 डिवाइड बाय 12 इज 1 मंथ आउटस्टैंडिंग नाउ. तो दैट इज 20,000. एडमिन पे होगा, फैक्ट्री पे होगा, वेजेस पे होगा. तो लॉजिक की बात है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा बट दैट इज 3 मंथ्स प्रीपेड. स्टूडेंट तो इसको मैं प्रीपेड ऊपर लेके जाएगा ना. तो यहां लिखेगा प्रीपेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 120 डिवाइड बाय 12 into 3 that is 30,000. I think clear. What next? Company sales product GP of 25% counting debtor is a part of CV. छोड़ दो इसको बाद में करेंगे. It keep 1 month stock of raw material finished good. Student यहाँ पे हम ढूंढेंगे स्टॉक एंड स्टॉक में A रॉ मटेरियल किस पे काउंट करते हैं? मटेरियल पे ही. तो 9 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ इज 75,000. एंड स्टूडेंट फिनिश गुड किस पे काउंट करेंगे? हाँ, COP दैट इज 2580 divide by 12 into 1. So that is 2580 divide by 12 into 1 is 2,15,000. स्टूडेंट WIP पूरे क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी आप आदत डालिए, डैश लिखिए. इट्स अ गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस. हाँ, फिनिश गुड 1 मंथ हो गया. कैश बैलेंस 1 लाख है तो आइए इधर कैश बैलेंस 1 लाख रेडी हो गया. Assume 20% safety margin, work out working capital requirement. Student safety margin 20% है तो can I calculate my final answer? Yes, which is 4,90,000 plus 30,000 plus 75,000 plus 2,15,000 plus 1 lakh, that gives you 9,10,000. Current asset हो गया. Current liability is 3,10,000. तो working capital is 6 lakh. Safety margin is 20% which is 120. तो स्टूडेंट माय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 720. ये स्टेटमेंट हम बैंक को सबमिट करेंगे और बैंक हमको वर्किंग कैपिटल लोन देने का सोचेगा. फिर दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर गाइड्स यू हाउ टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट सबमिट टू द बैंक.
क्लियर एवरीवन? बट एक खतरनाक लाइन है जो अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया, और जो नहीं करते तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला था स्टूडेंट. दैट इज दिस लाइन. देखिए 25% काउंटिंग डेप्री द पार्ट ऑफ सीओपी. वो लोग बोलते हैं कि हमारे डेप्री में, सीओपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है. जरा बुद्धि लगाइए, क्या इस डेप्रिसिएशन में, सॉरी, इस सीओपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा? आंसर इज बिल्कुल ना. रीजन, मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड. Depre is always a part of factory overhead, and this factory overhead we have taken as a outstanding का बेस लेके निकाला है. एंड दूसरा तो क्वेश्चन में तो लिखा भी है इट्स अ कैश एक्सपेंस, तो कोई डाउट ही नहीं कि डेप्रिसिएशन देर हो सकता है. बट सर इनका कहने का फिर लॉजिक क्या है? इट्स जस्ट टू कंफ्यूज यू. बट स्टिल आई वुड से, देखो ऐसा बताता हूं, सेल्स 36 लाख है, जीपी इज 25% विच इज 9 लाख, तो बैलेंस बच गया 27 लाख. स्टूडेंट दिस 27 लाख इज एज पर देम, दिस इज सीओपी, एंड दिस 27 लाख इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. सी, अब हमारा तो सीओपी कितना था? 2580 है, उनका 27 लाख है, तो आई कैन से डेफिनेटली डेप्रिसिएशन इज व्हाट? उनका 27 लाख है, हमारा 2580 है, तो डेप्रिसिएशन इज 120. बट इस डेप्रिसिएशन को करना क्या है? हम इग्नोर करेंगे. भाई करना क्या है? ये तो मैंने फिर भी वैल्यूएशन में गाइड किया, बट इग्नोर करेंगे. समझा? ये उनका कहने का तात्पर्य है, जबकि हम तो बहुत स्मार्ट है. क्या बॉस, सीओपी में डेप्री है ही नहीं. क्यों? फैक्ट्री ओवरहेड आर कैश एक्सपेंस. अब एक घटिया डाउट, सर ये सीओपी होता है कि सीओजीएस होता है? भाई साहब ये सेम होगा. देखो ये चीज बहुत डिटेल्ड है. क्यों सेम होगा? बिकॉज सीओपी और सीओजीएस का डिफरेंस क्या होता है? इट्स ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट. एंड स्टूडेंट वी आर डूइंग, अभी जो क्वेश्चन किया है वो ओल्ड ऑब्लिक एग्जिस्टिंग कंपनी का है. एंड पूरे चैप्टर में इट इज अज्यूम दैट जब आपको इस चैप्टर में ओल्ड ऑब्लिक एग्जिस्टिंग कंपनी है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आर इक्वल. अजम्पशन है, तो सीओपी में ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग वही माइनस करो, तो सीओपी सीओजीएस वही चाहेगा ना. समझा? अब ये इसलिए मैंने एम्फेसाइज किया बिकॉज वेरी नेक्स्ट एग्जांपल हम न्यूली फॉर्म कंपनी करेंगे, एंड जब न्यूली फॉर्म कंपनी करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग कैन नेवर बी इक्वल, बिकॉज ओपनिंग विल बी 0 एंड क्लोजिंग होगा. तो उस क्वेश्चन में सीओपी सीओजीएस अलग अलग दर्शन देगा. दे विल गिव यू अ डिफरेंट वैल्यूएशन. Clear everyone? So this was one very smart example. This is not required in your exam, but I've just taken as an extra. आपको पता चले कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं. Confident? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. पढ़िए क्या लिखा है. MN Limited commencing what? A new project. अब बीच मैंने बोला, अब बीच बोला न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कंपनी. जब न्यू आते ही दिमाग की बत्ती बेंटोस की तरह चलना मांगता है. न्यू आया, पढ़ो. द फॉलोइंग कॉस्ट हैज बीन ascertained for 60,000 which is the full capacity. मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री में वेरिएबल फिक्स दोनों दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल फिक्स दोनों दिया है. टोटल कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट लेना नहीं है, सेल्स प्राइस लेना नहीं है. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इज 40 एंड 35. बहुत जबरदस्त. देखो जिस बात को मैं अभी रिफर कर रहा था वो आ गया. प्रोडक्शन 40,000 है, सेल 35 है. स्टूडेंट प्रोडक्शन 40, सेल 35 मीनिंग 5,000 इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. डाउट, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? बिग 0. इट्स अ न्यू कंपनी, न्यू प्रोजेक्ट, तो न्यू प्रोजेक्ट में ओपनिंग 0 ही होगा ना, तो 5,000 इज क्लोजिंग. आगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 months कंजम्पशन, डेटर्स 1.5 month, सप्लायर 4 months, wages 1 month, overhead half month, cash 60,000, provision is 10% of working capital including that provision, and you are required to prepare a statement of working capital for the first year of operation. Debtors are taken at cost. ये नहीं बोला होता तो भी debtors are taken at cost, because जब आप लोन लेने जाते हो, for God's sake you can never take loan on sales. Done. आइए बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2. I need to prepare a statement of working capital which will be particulars in amount rupees. This is my part A. Thereafter current liabilities,
I'll take this as part B. That gives you working capital A minus B plus safety margin, and final answer is working capital requirement. Student, this is what the statement goes. Now I will start with note 1, which I always prefer. आप बनाते नहीं बनाते, I don't know, but I think this is a safe way to play cost structure. Student, for the first time I am forced to write something different. Production is 40,000 and sale is 35,000. तो student, logic की बात है, clothing stock is 5,000 units. Now this question you have to apply your technical knowledge. हाँ, बताइए मटेरियल कितना है? 20 रुपया प्रति यूनिट. तो students, my material is 40,000 units into 20. Yeah, in fact I will write 20 rupees per unit into 40,000. Yes, no? Production से multiply होगा ना material, which is 8 lakh plus wages. wages में दो है, variable and fix. variable कितना है? Sorry, wages एक ही है. I'm sorry, printing mistake. हाँ, variable कितना है? 15 रुपया. 15 into production होगा कि sale होगा? Obviously production. wages are paid for the production, which is 6 lakh. Student, factory overhead दो है, variable and fix. variable and fix कितना? 15 and 10. तो 15 into production या sale? 15 into production या sale? factory overhead students, logic की बात है, production पे होगा 40,000, which is 6 lakh. and fix किस पे होगा? production या sale? students, fixed overhead is on the capacity at which the statement is given. अब जरा देखिए, स्टेटमेंट आपको 60,000 का दिया है, तो आप प्रोडक्शन फिर 40 करो कि 35 सेल करो, योर फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. समझा? दिस वाज बिग. नाउ आई कैन मेक अ टोटल एंड दिस इज माय सीओपी, दैट इज 26 लाख. नॉर्मल इसके बाद एडमिन सेलिंग आ जाता है, बट इस बार पहली बार ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आएगा, जो इस क्वेश्चन में डैश है. एंड माइनस बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. यू नीड टू वैल्यू इट. कैसे वैल्यू करेंगे? 40,000 बनाने का खर्चा 26 लाख है. देखो तो क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है? 5,000 पड़ा है ना. अरे भाई 40 में से 35 भेजा, 5 पड़ा है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 3,25,000. This is closing stock of finished good. And student, for the first time I think you can visualize now the question 1 में मैंने जो बताया था, COGS and COP is different this time. Last time क्या था? opening and closing. old company में they are assumed to be same. how dare you can take here? it's a new company. बताइए. plus selling and distribution आपको दिया है, which is variable and fixed दोनों दिया है. देखिए ना, variable कितना है and fixed कितना है? बताइए. variable and fixed is 3 and 1. तो 3 rupees multiplied by logic की बात है. now it is goods sold, 1,05,000. and student 1 is a fix. logically fix will be on 60,000. higher now, so this is 60. and now I can make a total that is 24,40,000. what is 2440? I can say this is cost of sales. See student, this time COGS different, COP different, COS different. Very smart format. Clear everyone? Now based on this I can kickstart my working capital statement. आइए पहला चीज क्या पूछा है? stock of raw material 3 months consumption. I can easily calculate stock of raw material which is 3 months consumption. तो 8 lakh is a consumption, divide by 12 into 3. तो ये 2 लाख आया raw material stock. Debtors 1.5 month. स्टूडेंट आदत डालो हमेशा रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड WIP लिखने की. भले आप डेटर्स बाद में काउंट करें, नो प्रॉब्लम, बट डेटर्स अलग रखो एंड स्टॉक को अलग रखो. तो डेटर्स विल वर्क ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स 2440, नॉट ऑन सेल्स बट कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड दैट इज 1.5 months. 2440 divided by 12 into 1.5.
3,05,000 is the debtors. I think clear. Creditors 4 month. Student creditors कहाँ जाएगा? Current liability. And normally हम ये सोचते हैं creditors जब हम यहाँ लिखेंगे it is on material. Material is 8 lakh upon 12 into 4. Now student, this is a big blunder. This is a big blunder. Reason, student, previous question में जब हमने किया आज ये रहा, जरा नजर डालिएगा, बहुत जोरदार है. हमने रॉ मटेरियल 9 लाख पे गिना था एंड जरा नजर डालो इधर क्रेडिटर्स भी 9 लाख पे गिना था. डू यू थिंक रॉ मटेरियल का स्टॉक एंड क्रेडिटर्स का स्टॉक का बेस सेम होगा? इंटेंशनली आई डिडंट डिस्कस देयर, आई वांटेड यू टू अप्लाई योर माइंड. स्टूडेंट, इतिहास बोलता है रॉ मटेरियल का स्टॉक इज बेस्ड ऑन मटेरियल कंजम्पशन एंड क्रेडिटर का स्टॉक इज बेस्ड ऑन क्रेडिट परचेज. बट यहाँ पे दोनों सेम इसलिए था बिकॉज ओपनिंग स्टॉक ऑफ कच्चा माल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कच्चा माल आर अज्यूम टू बी सेम इन अ ओल्ड कंपनी. हाउ डेयर आई कैन टेक दैट इन अ न्यू कंपनी? स्टूडेंट, तो न्यू कंपनी में मुझे क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट, मुझे न्यू कंपनी में नोट 2 बनाना पड़ेगा. ध्यान देना, इधर बहुत जबरदस्त है. नोट 2, आई एम हियर टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेज. स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ What is the formula of material consumption? Opening stock of kacha mal plus purchase of kacha mal minus closing stock of kacha mal gives you kacha mal consumption. That is material consumption. And student, ऊपर हमने जो लिखा है ना 8 लाख नोट 1 में, वो is a consumption. And where is the closing stock of कच्चा माल? ये रहा closing stock of कच्चा माल 2 लाख. स्टूडेंट, गलती मत करना, यहाँ पे 3,05,000 नहीं आएगा, समझा? यहां से रिवर्स जाओगे, ये 10 लाख आएगा. ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो स्टूडेंट, दिस इज माय परचेज विच इज 10 लाख. एंड इस बार क्रेडिटर्स 8 लाख पे नहीं आएगा, समझा? क्रेडिटर्स किसके ऊपर आएगा स्टूडेंट? तो 8 लाख पे नहीं आके वो आएगा 10 लाख के ऊपर, समझा? एंड दैट इज 333. Big point. Student, this privilege is only applicable in a newly formed company. And I personally believe this question is technically the best question of this chapter. Working capital management, newly formed company, very class. Clear everyone? Wages 1 month, तो आइए, अब तो रूटीन है, nothing new. Outstanding wages किस पे होगा? Wages पे होगा. And जरा wages देखिए ना ऊपर कितना हमारा वेजेस कहाँ गया रे? वेजेस, हाँ, वेजेस इज 6 लाख, तो इट इज 6 लाख अपॉन 12 into 1 which is 50,000. चेक करो नेक्स्ट. लाख इन ओवरहेड्स हाफ मंथ. स्टूडेंट, यहाँ ओवरहेड्स बोला है, तो आई कैन टेक फैक्ट्री प्लस एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल टुगेदर. कम ऑन, अलग अलग क्यों करे भाई? तो देखो फैक्ट्री ये रहा 12 लाख, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,65,000, तो 12 और 165 1365, तो 1365 upon 12 into 0.5. Can I? 1365 divided by this, it is 56875. Very smart. What next? कैश बैलेंस 60,000. ओहो, रेडी है, ये तो जैकपॉट है बॉस. इट इज, इधर तो कभी गलती हो गई नहीं आप लोग का. And what they ask is provision for contingency 10%. Clear? Can I make a total? Big no. Student, believe me, 100 में से 99% स्टूडेंट एग्जाम में ओल्ड कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आता, बट न्यू कंपनी आते ही गेम बजना शुरू. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कहां दिया? अरे भाई साहब, हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है 325. यू कैन नॉट प्रिपेयर a working capital statement without calculating closing stock of finished good as a part of your cost structure. And वही हमारी गलती मेजॉरिटी करते हैं, जो 325 लिखना भूल जाते हैं. WIP नहीं है तो डैश है. आप लोग ढूंढते हो किधर है स्टॉक, किधर है, जबकि तुमने ऑलरेडी काउंट करके बैठा है रे भाई. क्लियर? 2 चीज में ध्यान रखना स्टूडेंट न्यू कंपनी में. 1,
concept of creditors, opening closing different, and number 2 finished good का stock is part of your cost structure. ये गलती नहीं होना चाहिए। ओल्ड में क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। आइए खत्म है। कैन आई मेक अ टोटल? 2 lakh plus 325 plus 3 lakh 5 plus 60,000 is 8 lakh 90,000. Current liability 333 plus 50,000 plus 56875 is 440208 minus 8 lakh 90,000. It is 449792 and उसी का हम 10% ऐड करेंगे। गलत। क्यों गलत? This is 10% of working capital requirement, तो this has to be 90%. समझा? बहुत खतरनाक, बहुत हार्ड। तो this is 499,769 and this is 499,777 which is practically 10% of the final total. नॉर्मली क्या होता है, पूरे चैप्टर में आपकी आदत होगी 10%, बट 10% किसका? बाय डिफॉल्ट वर्किंग कैपिटल का। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा? 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज अ डेडली क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंट एवरीवन? आइए, तो 2 क्वेश्चन किया स्टूडेंट, एक ओल्ड कंपनी किया, एक न्यू कंपनी किया। आइए तीसरा, calc from the following information forecasted of R for the year ended 31st March 21. रॉ मटेरियल 2 है, ओपनिंग क्लोजिंग, WIP 2 है, फिनिश गुड 2 है, डेटर्स 2 है, क्रेडिटर्स 2 है। ओके, परचेज है, COP है, COGS है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स है। पूछा क्या रे? 1 year is 365, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। स्टूडेंट नेट ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढना है। यहाँ पे करंट असेट करंट लायबिलिटी दिया है, हमको साइकिल ढूंढना है। समझा? तो स्टूडेंट, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल बनाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर ऑपरेटिंग साइकिल काउंट करने के बाद ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग अ डिटेल वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, जो भी हमने बनाया ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी। अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढेंगे, तो स्टूडेंट इट हैज इट्स ओन रूल्स। आइए यहाँ पे स्टूडेंट 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आराम से ध्यान देना। हमेशा आपका वर्किंग स्टार्ट होगा ऑपरेटिंग साइकिल का विथ आर। अब आर मतलब क्या स्टूडेंट? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था। स्टूडेंट, पहला वर्ड क्या है? आर। आर इज रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड, डेटर्स में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ पे C मतलब क्रेडिटर हो गया स्टूडेंट, C मतलब क्रेडिटर हो गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या है? R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। समझो, ये आपका फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूला पे आपका ऑपरेटिंग साइकिल काउंट होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे R मतलब क्या? रॉ मटेरियल, तो इसको मैं बोलेगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्या बोलेगा? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। स्टूडेंट, किस पे काउंट होगा? तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल काउंट होता है मटेरियल कंजम्पशन पे। अभी हमने बोला n इंटू 365। तो जरा बताइए, रॉ मटेरियल क्या होगा? 65 एंड 55 का एवरेज, सॉरी 65 एंड 45 का एवरेज, तो दैट इज गोइंग टू 55। व्हाट इज ए मटेरियल कंजम्पशन? तो परचेज दिया है। इज परचेज योर कंजम्पशन? नो, परचेज विल बी कंपेयर्ड विद रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशन ढूंढना पड़ेगा। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कितना? 45 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 65, तो माय मटेरियल कंजम्पशन इज 380। बिग पॉइंट, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 380 into 365. Can I? 55 divided by 380 into 365. It is approx 52.83 days. We work for 2 decimal by default. स्टूडेंट, कंजम्पशन क्या लगाया? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट लगाया, एंड ईयर्स यहाँ उल्टा है। ये वाला ओपनिंग है और ये वाला आपका क्लोजिंग है। आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दिस। क्लियर एवरीवन?
तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड हो गया। अच्छा, रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट होता है स्टूडेंट? तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है आपका डब्ल्यूआईपी में। तो आई विल राइट डब्ल्यूआईपी प्रोसेस पीरियड। स्टूडेंट डब्ल्यूआईपी का प्रोसेस पीरियड दैट इज डब्ल्यूआईपी का स्टॉक हम यहाँ पे सीओपी पे ढूंढते हैं। बताइए स्टॉक का एवरेज डब्ल्यूआईपी का 51 एंड 35, 51 एंड 35 का एवरेज 43 एंड सीओपी कितना है 450। तो इट्स 43 अपॉन 450 इंटू 365। तो 43 डिवाइड बाई 450 इंटू 365 कितना 34.88। देखो दिस इज आई एम सॉरी दिस इज वन मिस्टेक, ये अमाउंट नहीं आएगा, दिस विल बी डेज। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान दो, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, तो हम यहाँ पे डेज में ढूंढते हैं ना। ओके अच्छा, थर्ड आप काउंट कीजिए फिनिश गुड। तो 70 एंड 60 का एवरेज, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड। क्या होगा? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हम काउंट करेंगे सीओजीएस पे इंटू 365। बताइए फिनिश गुड कितना 70 एंड 60 का एवरेज 65 होगा, वो तो 365 is constant and what is COGS 525. Can I calculate now? 65 divided by 525 into 365, that is 45.19. Confident? अच्छा, फिनिश गुड के बाद क्या बनता है भाई? हम डेटर्स को बेचते हैं। डेटर्स को क्या बोलते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड, that is debtors are calculated on credit sales. Student mind well, हम यहाँ क्रेडिट पीरियड ढूंढ रहे हैं, इसलिए डेटर्स क्रेडिट सेल पे निकलेगा। बट जब हम स्टेटमेंट बना के लोन लेने जाएंगे, इट इज ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। द पर्पज आर डिफरेंट। हियर वी आर नॉट कंप्यूटिंग इन्वेस्टमेंट इन डेटर, हियर वी आर कंप्यूटिंग व्हाट? द क्रेडिट अलाउड टू डेटर। तो स्टूडेंट मेरा डेटर्स एवरेज रेशियो में भी पढ़ा था, एवरेज आ जाएगा। तो डेटर्स एवरेज 135 and 112 is 123.5 into 365 होगा, and credit sales कितना 585। it is 77.06. should I calculate again? 123.5 divided by 585 into 365, 77.06. yes. And last C, that is average payment period. Students, average payment period is a creditors. creditors किस पे आएगा? credit purchase. स्टूडेंट अब बीच पड़ा हमने into 365। बताइए परचेस तो 400 था ही, 365 रेडी है, एंड ऊपर क्या आएगा? परचेजेस, दैट इज creditors का एवरेज 71 and 68, 71 and 68, 69.5। it is 63.42 days approx. See, सब days ready हो गए। now what? तो we will answer their first part. what is first part? they've asked you ऑपरेटिंग साइकिल पूछा। देखिए क्वेश्चन में, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? फॉर्मूला आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। बताइए इसका टोटल रेडी हो गया ना? तो 52.83 प्लस 34.88 प्लस 45.19 प्लस 77.06 and minus 63.42. your operating cycle comes to 146.54 days. raw material WIP, finished good, debtor minus creditors. confident? second क्या पूछा है? number of operating cycle. student, what is number of operating cycle? 365 divided by operating cycle. एक साल में 365 दिन होता है और एक साइकिल को घूमने में 146.54 डेज लगता है। तो पूरे साल में कितनी साइकिल घूमेगी भाई? इट विल बी 2.49 टाइम्स। एंड थर्ड स्टूडेंट, व्हाट देव आस्क यू is
अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स का एवरेज आउट से निकलेगा। कैसे? तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 325। तो स्टूडेंट दैट इज 325 इज अ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 360 डेज। तो मेरा एक साइकिल 146.54 का है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा? तो 145.54 इट इज 131.39, इतना मेरे को पैसा मांगता है। सी माय ऑपरेटिंग साइकिल रेडी, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल रेडी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रेडी। क्लियर एवरीवन? वेरी वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? डन। ये हमने ऑपरेटिंग साइकिल से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाला विच इज एड हॉक रिक्वायरमेंट। क्लियर? कॉन्फिडेंट? तो यहां हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी रेडी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, but student before 4 let us go for 5। बहुत जोरदार एग्जाम है। 4 हम लेते हैं थोड़ी देर में, प्लानिंग में थोड़ा बदलाव है इसलिए बोला 4 के बदले 5। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, ओए होए क्या रे पूछा रे, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस, इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं एमपीबीएफ। क्या बोलते हैं? एमपीबीएफ। व्हाट इज एमपीबीएफ? स्टूडेंट अभी तक हम स्टेटमेंट बना के सबमिट किए, क्या आपको लगता है वो बैंक पूरा लोन देगा? नो। फॉर दैट पर्पस बैंक ने बहुत सारी कमिटीज अपॉइंट की थी, जिसमें से टंडन कमिटी, क्या नाम बोला? टंडन कमिटी। टंडन कमिटी के नॉर्म्स इन्होंने एक्सेप्ट किए, और टंडन कमिटी ने क्या सजेशन दिया कि भाई 75% ऑफ द रिक्वायरमेंट शुड बी फाइनेंस बाय बैंक। यानी उन्होंने कैप लगा दिया कि बॉस पूरा नहीं देंगे हम, 75% देंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आई एम नॉट कंसर्न। 25% तुम तुम्हारे सोर्सेज से फाइनेंस करो, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी, दैट इज योर कॉल। हम तो 75% ही देंगे। बट उसके लिए भी उन्होंने 3 अलग अलग मेथड्स दिए है, और वही मैं अभी आपको करा रहा हूं। ध्यान दो, 3 मेथड सजेस्टेड बाय टंडन कमिटी। देखो, क्रेडिटर्स दिया, अदर करंट लायबिलिटी दिया, बैंक बोरोइंग, ये बैंक से ऑलरेडी 250 लेके बैठा है, 250 लाख। करंट लायबिलिटीज 410, करंट एसेट में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, डेटा सब मिला के करंट एसेट 510 है। एंड व्हाट इज कोर करंट एसेट? स्टूडेंट, कोर करंट एसेट इज नथिंग बट अ परमानेंट अमाउंट ऑफ करंट एसेट ब्लॉक इन द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात एक कंपनी का कुछ ना कुछ परमानेंट वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक रहता है। एंड एज पर टंडन कमिटी मेथड नंबर 3 बताऊंगा, वो पार्ट कंपनी शुड फाइनेंस ऑन देयर ओन। समझा? अभी 3 मेथड दिया है, तो स्टूडेंट 510 का करंट असेट है, 410 का करंट लायबिलिटी है। तो स्टूडेंट आई कैन जस्ट गो फॉर अ मोमेंट कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? 5। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट करंट असेट इज 510, करंट लायबिलिटी इज 410, and this includes a bank borrowing, I think of how much? 250. समझा? आइए, स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड goes 75% of current asset minus current liability. And that is 75% of what is current asset? 510. Current liability 410 नहीं, that is 160. सर ये 160 कैसे हो गया? बैंक बोरिंग नहीं है बीच में, वही तो काउंट करना है हमको। तो उसका 75% निकालेंगे, तो एज पर दिस मेथड बैंक में गिव यू मैक्सिमम 262.5, जिसमें से आप 250 लेके बैठे तो बैंक क्या बोलेगा? भाई साहब और लिमिट पड़ा है 12.5 का, ले जा, तेरी इच्छा है। मेथड 2, स्टूडेंट मेथड 2 में टंडन जी ब्रैकेट लगाना भूल गए। आई थिंक आंसर वही रहेगा कि बदल जाएगा? ओ भाई साहब, ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है भाई। तो इट इज 75% ऑफ 510 फुल माइनस 160। समझा? चलिए मैथमेटिक्स, 510 का 75% माइनस
160. As per this, the maximum loan available is 22.5. तो आप तो 250 लेके बैठे हो, बाकी का 27.5 रिपे कर दो. बैंक might force you to do that. And last method 3, which is 75% of bracket लगाया इस बार, CA minus CCA. What is CCA? Core current asset. And as per this, हाँ जरा बताइए, core current asset कितना था इधर? 200. वो भी लिख देते हम. तो that is current asset is 510 minus 200 minus 160. तो student, what is the working capital limit allowed to you? देखना बहुत खतरनाक होगा ये तो भाई. 72.5. हाँ, कैसे वापिस काउंट? 510 माइनस 200 आपको फाइनेंस करना है. 310 का 75 वो लोग फाइनेंस करेंगे और उसमें से 160 माइनस करो, इट इज 70.5. स्टूडेंट जरा देखिए, लोन आप 250 का लेके बैठो, इतना लिमिट ले, तो बाकी का बैंक में फोर्स यू टू रीपे दैट. स्टूडेंट 3 में से बैंक्स आर सपोज टू टेक एनी वन. प्रैक्टिकली 90% सब फर्स्ट एंड सेकेंड में कवर अप हो जाता है. थर्ड मेथड स्टूडेंट, थर्ड मेथड आज कोई मार्केट में फॉलो करता नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी हार्श ऑन द कंपनीज. समझा एवरीवन? तो स्टूडेंट मेथड 1, 2, 3 तीनों मेथड से हमारा टंडन कमिटी नॉर्म्स पूरा रेडी हो गया. वेरी शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन. क्लियर एवरीवन? कॉन्फिडेंट? हाँ, ये क्वेश्चन क्या बताता है कि आप जो लोन लेने जा रहे हो, सामने कितना लोन मिलेगा आपको. कॉन्फिडेंट? आइए अब हम जा रहे हैं द लास्ट क्वेश्चन की तरफ. That is this. Engineering company is considered working capital investment for the year 1920, and fixed asset and current liabilities are given. Fixed asset is 6.63, current liability is 5.967. The EBIT depends particularly on inventory and debtors. मतलब जितना आप स्टॉक एंड डेटर्स रखोगे उस हिसाब से आपका सेल्स चेंज होगा. तो देखो यहाँ पे ज्यादा स्टॉक डेटर है, सेल्स ज्यादा है. यहाँ पे कम है, सॉरी एवरेज है, तो ये भी एवरेज है. इधर कम है तो सेल्स कम है. सेम वे आपका प्रॉफिट्स भी चेंज हो रहा है. हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच पॉलिसी. सर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वही समझा रहा हूं. स्टूडेंट, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी 3 टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का. इसका वर्किंग कैपिटल पॉलिसी बोलो या अप्रोच बोलो, इट्स वन सेम. इट्स अ कंजर्वेटिव, एग्रेसिव एंड मॉडरेट. स्टूडेंट, कितना वर्किंग कैपिटल रखना इज अ वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. स्टूडेंट, अगर आप पैसा लेने जा रहे हो और वर्किंग कैपिटल कंजर्वेटिव हो तो आप वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखोगे. यू डोंट वांट टू टेक रिस्क. एग्रेसिव में आप बहुत कम वर्किंग कैपिटल रखोगे बिकॉज यू आर बीइंग वेरी एग्रेसिव. एंड मॉडरेट में आप मॉडरेट रखेंगे. स्टूडेंट, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखोगे तो लॉजिक की बात है, रिस्क आपका कम हो जाएगा. रिस्क कम होगा तो स्टूडेंट आपका रिटर्न कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे एग्रेसिव में कम पैसा रखोगे, रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ने का चांसेस है. मॉडरेट में तो मॉडरेट ही रहेगा. एंड लास्ट इज द कॉस्ट एस्पेक्ट. वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा, मॉडरेट है तो मॉडरेट है. तो स्टूडेंट, दिस टेबल गाइड्स यू एवरीथिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल अप्रोच, एंड दिस इज to be taken care when you start preparing your working capital statement. जब आप ऑपरेटिंग साइकिल बनाते हो उसके साथ पैरेलली वर्किंग कैपिटल पॉलिसी देखते हो कि भाई कंपनी कैसा है. अगर कंपनी कंजर्वेटिव है तो आप पैसा ज्यादा लाओगे. कंपनी अगर एग्रेसिव है तो पैसा कम लाओगे. कंपनी मॉडरेट है तो पैसा उस हिसाब से लाओगे. बट कंपनी को समझाना तो पड़ेगा. अब वो समझाने के लिए आपको थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस का यूज करना है हमारे इस क्वेश्चन में. तो आप देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको रेशियो जैसा फील आएगा. You are required to calculate rate of return on total assets, net working capital, current asset to fixed asset, and discuss risk return trade off. ये तीनों तो टिपिकली रेशियोज है. समझा? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बता देगा अभी. तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने का बहुत सिंपल है. ये 3 कंपनी नहीं है, ये 3 सिचुएशन है. हाँ, तो मैं इसका सॉल्यूशन बनाएगा. इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है.
This is conservative, moderate and aggressive. Student, if you remember, in this example fixed asset and current liability are constant. देखो starting में fixed asset and current liability 5.967 and 6.63. तो fixed asset is constant and current liability is constant. अब आपका डाउट सर ये कांस्टेंट क्यों है? कम ऑन स्टूडेंट, conservative, moderate, aggressive deals with how much current asset to be kept. It will never affect your investment in fixed asset and current liability. समझा? तो अब गेम कहां पे टर्न हो रहा है? तो आपका गेम टर्न हो रहा है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट पे. अगर आप कंजर्वेटिव हो तो इन्वेस्टमेंट इज 11.475. स्टूडेंट, in that case this will be your future. बताइए 6.63 प्लस 11.475. स्टूडेंट आपका टोटल एसेट कितना है? 18.105. स्टूडेंट यही टोटल एसेट आपका टोटल लायबिलिटी होगा 18.105. तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड रिमेनिंग विल बी योर कैपिटल माइनस 5.967. तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 12.138. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस. देखो बैलेंस शीट बन गया, फिक्स एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बैलेंसिंग इज कैपिटल. अब ये कैपिटल में आपका ओनर्स कैपिटल है, बोरोड कैपिटल, वी डोंट नो, फॉरगेट इट. यू कैन इवन से दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, डज नॉट मेक अ डिफरेंस. डन. कंपनी बोलता है इतना सारा पैसा नहीं रखना मेरे को, टेंशन नहीं रहे, हम यहाँ पे अब 9.945 में जाएगा. हाँ, तो कंपनी को बता सकता है चल 9.9, दिस इज सॉरी 6.63, now 9.945. So in that case this is going to be 6.63 plus 9.945, it gives you 16.575. स्टूडेंट ये भी वही रहेगा, इसमें से 5.967 माइनस कर दो तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 10.608. स्टूडेंट ये क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. कंपनी बोलता है यार नहीं मजा है, थोड़ा सा कम करना. और कोई बात नहीं, टेंशन क्या है रे, 6.63 ले लेते अपने. हाँ, तो यहाँ पे आइए 6.63 ले लेते. तो दिस विल गोइंग टू बी व्हाट 13.26. तो स्टूडेंट इसमें तो और भी आपका कम हो जाएगा ना, माइनस 5.967. तो योर वर्किंग कैपिटल के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 7.293. देखिए अब 3 फ्यूचर हम कंपनी को दिखा रहे हैं. कंपनी बोलता और गाइड करना, कोई बात नहीं. अब हम एक एक करके रेशियो ढूंढते हैं. पहला रेशियो पूछा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट. स्टूडेंट आज ही हमने सेकेंड चैप्टर रेशियो पढ़ा था, याद करो. फॉर्मूला है पैट अपॉन टोटल एसेट इनटू 100. बट इस क्वेश्चन में जब पैट नहीं है, वी आर फोर्स टू टेक EBIT. बाकी इतिहास बोलता है वी नीड पैट. बताइए EBIT अलग अलग है. पहले का 3.1365, assets is 18.105 into 100. That will be your first answer. Second में कितना EBIT 2.9325, 2.9325. Assets कितना 16.575 into 100. This will be your answer. तीसरा क्या है 2.55 upon 13.26 into 100. This will be answer. Student, before I start with the calculation, चैलेंज बोल रहा हूं, एग्रेसिव का रिटर्न सबसे ज्यादा होगा. लॉजिक बोलता है कंजर्वेटिव का रिटर्न कम होगा, बिकॉज कंजर्वेटिव में आप लो रिस्क ले रहे हो. फिर भी ये तो हमारा एज अ सीए लॉजिक बोलता है. कंपनी को तो इन लॉजिक समझ में आएगा, तो उनको हम काउंट करके देंगे. देख भाई 3.1365 डिवाइड बाय 18.105 into 100. योर रिटर्न्स विल बी हाउ मच 17.32%. सी दूसरे में 2.9325 divided by 16.575, your returns are 17.69%. and guarantee last में ज्यादा दिखेगा returns percentage form, it is 19.23%. see the concept clear. second क्या पूछा है? net working capital. student, I think everybody knows this. net working capital is working capital current asset minus current liability. बताइए करंट एसेट पहले में कितना 11.475, करंट लायबिलिटी 5.967. तो दिस विल बी योर सेकंड. दिस इज
9.945 minus 5.967. This is the second answer. Third, 6.63 minus 5.967. This is your third answer. Student, challenge. See, we are working with a concept. कंजर्वेटिव में वर्किंग कैपिटल ज्यादा आएगा. अरे तो ज्यादा आएगा तो काउंट करके बता भाई. 11.475 minus 5.967. It is 5.508. दूसरे में 9.945 minus 5.967. It is 3.978. And last is 6.63 minus 5.967. It is 0.663. लॉजिक की बात है, कंजर्वेटिव में कमी आने वाला था. See, we are working absolutely with the concept. Clear everyone? Third क्या पूछा गया है? It's a current asset to fixed asset ratio, which is absolutely current asset upon fixed asset. कंजर्वेटिव में ज्यादा ही आएगा बिकॉज वहां पे करंट असेट का प्रोपोर्शन फिक्स असेट से काफी ज्यादा होता है. दूसरे में मॉडरेट दिखेगा, दैट इज 9.945 डिवाइड बाय 6.63. एंड तीसरे में 6.63 अपॉन 6.63. देखो आप, कैन आई हैव द आंसर रेडी? यस. तो 11.475 डिवाइड बाय 6.63, it is 1.73 times. Second, 9.945 divided by 6.63, that is 1.5 times. तीसरा तो काउंट करने का जरूरत ही नहीं, इट्स वन टाइम. देखो तीनों का आंसर रेडी हो गया, रेशियो. नाउ कंपनी को बताएंगे क्या? रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ. स्टूडेंट, व्हाट इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ? तो किसमें कितना रिस्क, किसमें कितना रिटर्न? तो बताइए, पहले में रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा, तो रिटर्न भी आपका ज्यादा होगा. यस नो? ऐसा होगा? गलत. पहले में कंजर्वेटिव में रिस्क कम होता है तो रिटर्न कम होता है. एग्रेसिव में रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा होगा. ठीक है? एंड यहाँ पे आपका रिस्क मॉडरेट रहेगा, एरो वाइज बता रहा हूं, तो आपका रिटर्न भी मॉडरेट रहेगा. समझ आ रहा है? वेरी क्लासिक वर्किंग कैपिटल अप्रोच पॉलिसी एग्जाम्पल. देखो, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, किस पे कितना रिस्क, किस पे कितना रिटर्न. और ये चीज मैं आपको अभी थ्योरी में बता ही दिया था, ये रिस्क एंड रिटर्न गोस टुगेदर. हाँ है ना? दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल वाज ऑल अबाउट. स्टूडेंट, मैंने आपको मेजॉरिटी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए. ओल्ड कंपनी आ गया, न्यू कंपनी आ गया, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड आ गया फॉर वर्किंग कैपिटल, इवन आपका एमपीबीएफ आ गया, एंड योर वर्किंग कैपिटल अप्रोच आ गया. तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई थिंक मेनी गुड क्वेश्चंस आर गिवन यू द होमवर्क. ये क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग साइकिल का देखो, वेरी क्लासिक. ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल के साथ हो जाएगा नंबर 1. उसके बाद ये वाला अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल ओल्ड कंपनी का है, वर्किंग कैपिटल ढूंढना है, एंड यहाँ पे डब्ल्यूआईपी का अच्छा पॉइंट है जहाँ कंप्लीशन स्टेज दिया हुआ है, यू शुड कंसीडर दैट. उसके बाद ये वाला अगेन ऑपरेटिंग साइकिल का है. स्टूडेंट, दिस इज वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, वेरी क्लासिक एग्जांपल. उसके बाद स्टूडेंट, दिस इज मल्टी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी ये वाला क्वेश्चन. अरे यार, ये तो गजब क्वेश्चन है. आई वुड डेफिनेटली लव टू सॉल्व इट, बट एज यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैंने मेजॉरिटी गुड क्वेश्चंस कवर अप किए हैं जो बहुत अच्छे हैं. बट ये आई डोंट नो, एग्जाम ओरिएंटेड तो ठीक है, बट आई थिंक कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के लिए दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. प्लीज गो फॉर इट. हाँ, ये मल्टी प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद ये आपका एमपीबीएफ का लास्ट क्वेश्चन है. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया है, इट्स द सेम क्वेश्चन बट ओनली फॉर रिवीजन. तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर वर्किंग कैपिटल. क्लियर? इससे मैंने आपको बहुत चुनिंदा अच्छे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हुए हैं, वो आप करेंगे ना. आई एम श्योर मेजॉरिटी फंडामेंटल्स आर कवर्ड इन दिस. क्लियर? आई थिंक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल को टैकल करना अब आपको आ चुका है. डन? तो एज यूजुअल हमारी प्रथा के हिसाब से you are supposed to take a very small
टाइनी सा छोटू मोटू सा 45 सेकेंड्स ब्रेक। यूं जाइए, यूं आइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। ब्रेक। Welcome back, students. Welcome back. Now, this session is going to be mind blowing because I understand आप स्क्रीन पे देख के समझ चुके हो बॉस कुछ तो गड़बड़ है, because this is one of the most important chapter, student, capital budgeting. Student, इस चैप्टर में कुछ तो खास बात है स्टूडेंट. आई पर्सनली फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इन इंटरमीडिएट. दिस चैप्टर गाइड्स यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. इसको हम प्यार से इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं. तो स्टूडेंट, पहली बात, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? तो स्टूडेंट, व्हेन आई से व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, तो इट्स नथिंग बट अ process of selecting a capital project. It's a process of deciding whether to undertake a given capital project or not. Student, in simple language, कोई एक investment option आपके पास है, उसको select करना या नहीं करना, वो ये chapter सिखाता है. Clear? Student, there are 5 techniques, major 5 techniques to decide whether to undertake the project or not, or these are the technique of evaluation. Number 1, आपको मालूम ही है पेबैक पीरियड. नंबर 2, अकाउंटिंग ऑब्लिक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. नंबर 3, one of the best method, NPV, which considers time value of money. Number 4 is a profitability index, and number 5 is your favorite IRR, internal rate of return. So this is the 5 techniques. Now student, this chapter, every student have a different way of approaching an example. Ultimately everything is same, but I divide the chapter as far as question is concerned into 4 categories. कोई भी project student जब आप लेते हो तो I always say that is step 1. I believe it's a initial investment, जिसको हम प्यार से PVCO बोलते हैं. It's a present value of cash outflow. कोई भी project start होता है स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट को हम डिप्रिसिएट भी करते हैं. तो स्टेप 2, आई ऑलवेज कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. स्टेप 3, आई ऑलवेज कंसीडर द स्क्रैप वैल्यू एस्पेक्ट. स्पेसिफिकली हिंदी बोले तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा स्टेप 1, वो प्रोजेक्ट डिप्रिसिएट होगा स्टेप 2, एंड उसको क्लोज करेंगे स्टेप 3, एंड उसके बाद हम उसका लाइफ टाइम का कैश क्लोज निकालते हैं. आर यू गेटिंग दिस? और इस 4 स्टेप को हम एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट बनाएंगे. स्टूडेंट, नोइंगली अननोइंगली वॉट एवर मेथड यू हैव स्टडीड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एवरीथिंग इज दिस. समझा? आप वो मेथड से कंटिन्यू करो, बिकॉज अल्टीमेटली फिगरेटिवली एवरीथिंग विल बी सेम, बट आई पर्सनली डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 4 पार्ट्स so that I am able to justify every aspect religiously. Clear everyone? तो any question I will take this 4 steps. ठीक है, आप अपना मेथड फॉलो कर सकते हैं. हाँ, I am sure it will not create any problem as far as approaching the question is concerned. Clear? Students, if I start with the first question, very superb, very classic. Check the question. A hospital is considering purchase of diagnostic machine costing 80,000. Student, ये मेरे लिए क्या हो गया? Initial investment हो गया, which is nothing but present value of cash outflow. आज का outflow है. The projected life of the machine is 8 years. Life हो गया. Salvage value is 6,000. Student, से ultimately सब ढूंढने ही वाले थे हम. Annual operating cost is going to be 7,500 and generates a revenue of 40,000. तो ये आपका inflows outflows की तरफ जा रहे हैं. Presently, the hospital is outsourcing the diagnostic work and is earning a commission 12,000 per annum net of taxes. मतलब अभी वो
ये एक सारा काम कहीं आउटसोर्स कर रहा है और वो सामने वाला बंदा इसको 12,000 रुपया दे रहा है एज ए कमीशन इनकम आफ्टर डिडक्टिंग 40% टैक्स रेट required. Whether it would be profitable for the hospital to purchase a machine. Give recommendation based on what? NPV and PI, and best part is discounting factors are given. So student, if I evaluate the question now, I will go for the question like this. ध्यान दीजिए, बहुत इजी तरीके से करेंगे. What is your step 1? I say step 1 is initial investment. बताइए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्टूडेंट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन विच यू आर गोइंग टू परचेज. आई थिंक दैट वाज हाउ मच 80,000. इट्स आउटफ्लो. आई विल पुट अ ब्रैकेट ओवर देयर. स्टेप 2, कैन आई हैव अ computation of depreciation? In this question the depreciation goes like this: 80,000 minus, there was a scrap value of 6,000, so minus 6,000 scrap divided by number of years 8. So student, can I calculate depreciation? 80,000 minus 6,000 divided by 8, that gives you 9250. And student, step 3, any scrap value which you are expecting by the end of 8th year. So yes students, I would say we have a fixed asset का scrap value which is 6,000. and स्टूडेंट इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं है. अगर इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट किया होता तो उसका भी स्क्रैप वैल्यू कंपनी को मिलता. तो स्टूडेंट, स्टेप 1 80,000 से मशीन स्टार्ट होगा. स्टेप 2 इतना इतना डिप्रिसिएट करेंगे एंड 8th ईयर के एंड में 6,000 स्क्रैप वैल्यू आएगा. आर गेटिंग दिस? अब ये 8 साल में कंपनी क्या कमाएगा? तो दैट इज स्टेप नंबर 4 विच इज योर कैश फ्लो. बताइए कंपनी क्या क्या कमा रहा है. तो इनके पास रेवेन्यूज आ रहा है स्टूडेंट्स. कितने का रेवेन्यू आ रहा है? क्वेश्चन देखिए, 40,000 का रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज 7,500. तो 40,000 इज अ रेवेन्यू पर एनम ऑब्वियसली, minus your cash expense are 7,500. The balancing is 32,500. Student, I term this as profit before depreciation. क्या बोला मैंने? Profit before depreciation, because we have just deducted non-cash expense. No, we have just deducted only cash expense. तो अब non-cash आएगा, इसलिए हम depreciation को अलग रिस्पेक्ट देंगे 9250. तो स्टूडेंट 32,500 minus 9250 is 23,250. I would term this as profit before tax. This is profit before tax. That is 23,250. Yes, no? Now यहाँ पे माइनस करेंगे टैक्स. स्टूडेंट, टैक्स 40% दिया ही है, तो इसका हम 40% लेंगे, तो इट इज 9,300. आर गेटिंग द पॉइंट? तो अब मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा एंड that profit after tax is 13,950 plus I will add depreciation. कितना जो माइनस किया था 9250. तो स्टूडेंट, the moment I add depreciation it becomes 23,200. this becomes my standard cash flow. तो स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग ऐसा चैप्टर है ना जिसको आप मैथमेटिकली अच्छे से अप्रोच करोगे तो क्लियर होगा. मैं थियरी भी कितना भी ज्ञान देगा मजा नहीं आता. 80,000 का प्रोजेक्ट है, 9250 डिप्रिसिएट होगा, 8 साल बाद 6,000 वापस आएगा और ये प्रोजेक्ट 23,200 कमा के देगा. यस नो? बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. स्टूडेंट, अगर आप ये डायग्नोस्टिक मशीन लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी आपको जो कमीशन इनकम मिल रहा था स्टूडेंट, दैट कमीशन इनकम 12,000 अब वो मिलेगा नहीं. एंड वो नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट, दैट इज लॉस ऑफ पोस्ट टैक्स कमीशन इनकम. कितना? 12,000 का नुकसान होगा. एंड स्टूडेंट, मेरा नेट कैश फ्लो विल बी कितना? 11,200. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट, 12,000 लास्ट में क्यों माइनस किया? उसका लॉजिक है, बिकॉज ये जो 12,000 और टैक्स कटने के बाद आया है, तो यू कांट डिडक्ट दिस बिफोर टैक्स. अगर बिफोर टैक्स आपको डिडक्ट करना है तो 12,000 को प्री टैक्स में कन्वर्ट करने का, 12,000 40% के बाद है 60%, तो इसको डिवाइड बाय 0.6 करेंगे, मतलब आपका ओरिजिनल इनकम 20,000 है. तो अगर आपको ऊपर से माइनस करना है रूटीन एक्सपेंस के साथ, तो आप लॉस ऑफ इनकम 20,000 ले तो भी आंसर सेम आएगा. बट एज इट वाज पोस्ट टैक्स, हमने फाइनल आंसर में लिया है. नाउ
एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो फर्स्ट मेथड दे आस्क यू एनपीवी. तो student, can I calculate now NPV? Yes. How many years the cash flow is going to work? 11,200. And 8th year में student, you will get a special cash flow of 6,000, that is scrap value. Can I have a discounting factor rate? Yes, it is given. ये रहा 10% से. So I can just make a total of the what is given. 909 plus 0.826 plus 0.751 plus 0.683 plus 0.621 plus 0.564 प्लस 0.513 एंड प्लस 0.467. तो स्टूडेंट इन सब का जो टोटल आया, इट्स ऑलरेडी गिवन एट द रेट ऑफ 10%. तो हम यहाँ बुद्धि लगाएंगे नहीं. इट इज 5.334 एंड 8th ईयर का स्पेसिफिकली इज 0.467. स्टूडेंट अगर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स नहीं दिए होते, वी कुड हैव कंप्यूटेड द वे वी हैव लर्न. तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? प्रेजेंट वैल्यू. ये जो टोटल आएगा दैट विल बी पीवीसीआई, दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. एंड उसके लिए 80,000 का मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जा रहा है. एंड उसके बाद जो आएगा दैट विल बी माई फाइनल एनपीवी. कैन आई कैलकुलेट स्टूडेंट्स? 11,200 इंटू 5.334 एंड 6,000 multiplied by 0.467, that gives you student as a final total 62543 minus 80,000 is your outflow. So this project is going to give you a negative NPV of 17,457. Student, it's a negative NPV. What does it mean? What is the advice? The advice is, भाई साहब मशीन को मत ला, बेटर है जो कमीशन कमा रहा है वो कंटिन्यू कर. अगर एनपीवी पॉजिटिव आता तो क्या होता? हम एडवाइस देते, इट इज एडवाइजेबल टू एक्वायर डायग्नोस्टिक मशीन एज इट विल गिव पॉजिटिव एनपीवी. बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एडवाइजेबल टू कंटिन्यू विद कमीशन इनकम एज परचेज ऑफ मशीन विल गिव नेगेटिव एनपीवी. एंड पार्ट बी स्टूडेंट क्या पूछा गया है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. आई एम श्योर एवरीबडी रिमेंबर्स द फॉर्मूला. इट इज पीवीसीआई upon PVCO. What is PVCI? Present value of cash inflow upon present value of cash outflow. तो student guarantee technically अगर NPV negative है तो this is guaranteed going to be less than 3, sorry less than 1. हाँ या ना? तो that is going to be 0.78. मतलब ये क्या बता रहा है? 1 रुपया डाल के हमको 0.78 मिलेगा, या उल्टा ही बोल सकते हो 0.78 का प्रोजेक्ट हमको 1 रुपये मिल रहा है. Clear everyone? A very smart, superb example to start up with. Clear everyone? The best part was loss of post-tax commission income. Clear everyone? तो चेक कीजिए, ये पूरा क्वेश्चन रेडी है. Question 2, a very very smart example, best of the lot. पढ़िए. A chemical company is presently paying an outside firm 1 rupee per gallon. They are already paying 1 rupee per gallon to dispose of the waste resulting from manufacturing operation. At normal capacity 50,000 gallons waste निकलता है. After spending student 60,000 on research हो चुका है. समझा? The company discovered that waste could be sold for 10 per gallon. Student याद करो, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट. स्टूडेंट ये केमिकल इनका मेन प्रोडक्ट है. अब उसको बनाते बनाते कुछ वेस्ट निकल रहा है. अभी वो कंपनी उस वेस्ट को क्या कर रहा है? उसको डिस्पोज कर रहा है 50,000 गैलन एट 1 रुपी. दे आर पेइंग 50,000 रुपीज एवरी ईयर टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. फिर उनको डुप्लाइट चला सीए को, यार ये खर्चा करो, इससे तो कुछ नया करते. उसने 60,000 का रिसर्च कर दिया और उसको पता चला कि अब वो जो वेस्ट हम निकाल रहे थे उसको फर्दर प्रोसेस करके हम उसको 10 रुपए में बेच सकते हैं. यानी इट्स अ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. आगे पढ़िए. फॉर दिस दे नीड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख इन इक्विपमेंट जिसका 10 साल का लाइफ होगा, नो सैल्वेज. डेप्रिसिएशन एसएलएम पे जाएगा. हाँ, इसके पीछे एक्सपेंसेस क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट 20,000 का लगेगा. नो चेंज इन अदर एक्सपेंसेस. The details of further processing cost is given. Variable cost is 5 rupees. Fixed cost is 30,000 excluding depreciation. There is no losses in processing. Input output are same. It is assumed that waste processed in a given year will be sold in that same year. मतलब हमारा जितना वेस्ट निकलेगा उतना प्रोसेस करके बेच देंगे.
एस्टिमेट इंडिकेट 50,000 गैलन ऑफ प्रोडक्शन बाहर निकलने वाला है वेस्ट, तो वही 50,000 अब गैलन्स मार्केट में बेचेंगे। मैनेजमेंट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग द वेस्ट, दे हैव सी द क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, डिस्पोज करना है या फर्दर प्रोसेस करना है। हाँ, दे सीक योर एडवाइस, देखो आपका एडवाइस पूछ रहे, विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड, अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% एंड टैक्सेस 50%, बेस्ट पार्ट 15% का 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज गिवन। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, फर्दर प्रोसेस करे या वेस्ट को डिस्पोज करे। स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन नाउ, very smart student, huh? And this is new question introduced by ICI, so it has to be taken on a very serious ground. Student, if I start with my routine, step 1, student बताइए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो हमारा एक मशीन आएगा, वो हमको लाना पड़ेगा। वापस देखते कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना है स्टूडेंट, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज, यस दिस इज 6 लाख, तो हमारा 6 लाख का मशीन आएगा। एंड उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा लग गया कितना, 60,000। तो एक सामान्य मानुस, एक नॉर्मल इंसान, वो ये सोचेगा कि रिसर्च भी आएगा। स्टूडेंट, ये गलत है, यू जस्ट कैन नॉट ऐड रिसर्च हियर बिकॉज रिसर्च इज ऑलरेडी डन। चैप्टर का नाम क्या, कैपिटल बजटिंग। बजटिंग इज पास्ट या फ्यूचर, इज फ्यूचर। स्टूडेंट, हम हर चीज फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो जो हो चुका है उसको क्यों बीच में ला रहे हो। अभी हम इंटर को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या फाउंडेशन अभी आएगा, नो, फाउंडेशन इज पास्ट, रिसर्च इज डन, फाउंडेशन इज डन। इसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब ये पैसा डूब चुका है, अभी इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, रिसर्च इज डन, फॉरगेट इट, इग्नोर इट। इसको मत लेना वरना बैंड बज जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेप नंबर 2, डेप्रिसिएशन। बताइए डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, 6 लाख डिवाइड बाय 10, दिस गोइंग टू बी व्हाट, 60,000, this will be your depreciation. Clear? And step 3, the best part in this example, there is no scrap value, तो हम लिखेंगे फिर भी A, any scrap value fixed asset, no, working capital, no, my scrap value is nil। आदत डाल रहे हम तो, ताकि एग्जाम में कभी गलती नहीं हो। स्टेप 4, स्टूडेंट बताइए कैश फ्लोज, बताइए इनकम कहां से हो रहा है। तो पहली बात तो स्टूडेंट, ये जो 50,000 गैलन आप बेचने वाले हो, कितने से बेचने वाले हो स्टूडेंट, यहाँ बोला गया था आप बेचोगे 10 रुपए से, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए का तुम्हारा इनकम स्टार्ट हो जाएगा। यस नो, तो आई कैन से कंपनी का रेवेन्यू होगा 50,000 गैलन टू बी सोल्ड एट 10 रुपीज विच इज गोइंग टू बी 5 लाख। यस नो, 5 लाख का आपका रेवेन्यू होगा। बट एक और ऐसा रेवेन्यू जो अभी तक तुमको ट्यूबलाइट नहीं चला है स्टूडेंट, दैट इज सेविंग्स इन डिस्पोजल कॉस्ट। स्टूडेंट, रीजन, अगर आप इस प्रोजेक्ट को नहीं लेते तो आपको वो 50,000 गैलन 1 रुपया प्रति गैलन से डिस्पोज करना पड़ता। 50,000 देते, बट अब वो उस चीज को आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो वो डिस्पोज करने का जरूरत नहीं ना है। तो स्टूडेंट, वो 50,000 बचत हो गया ना हमारा, समझा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, देयर वाज अ लॉस ऑफ इनकम, तो लॉस ऑफ इनकम हमने माइनस किया, तो इस बार सेविंग्स इन कॉस्ट है, तो लॉजिक की बात है वो ऐड हो जाएगा। सी, टू ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टेकन बैक टू बैक। क्लियर? एंड ये मेरा इनकम हो गया 5,50,000। इसके पीछे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, कितना लग रहा है, 50,000 इंटू फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वेरिएबल का लग रहा था ना 5 रुपीज। यस, तो दैट इज 2,50,000। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके पीछे आपका क्या लग रहा है, फिक्स कॉस्ट लग रहा है स्टूडेंट एक्स्ट्रा, दैट इज 30,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। है ना स्टूडेंट? नया प्रोडक्ट है तो एडवर्टीजमेंट करने का 20,000 रुपया खर्चा लग रहा है, तो हम एडवर्टीजमेंट का और 20,000 डालेंगे ना मार्केट में अवेयरनेस के लिए। नाउ आई कैन मेक अ टोटल, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट इज 5,50,000 minus 2,50,000 minus 30,000 minus 20,000, that becomes 2,50,000। इसमें से क्या माइनस करोगे?
तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 60,000। तो बैलेंस अब क्या बचेगा स्टूडेंट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 1,90,000। इसमें से क्या जाएगा? तो अब जाएगा टैक्स। कितना टैक्स लग रहा है कंपनी पे? जरा देखिए ना, टैक्स रेट 50% इज गिवन, तो 50% इज 95,000। तो स्टूडेंट बचा क्या अब? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया? 95,000। एंड इसमें क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? बाय डिफॉल्ट हाँ, हम कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे विच इज 60,000 एंड माय फाइनल कैश फ्लो इज 1,55,000। दिस इज द पॉइंट। इसका मतलब स्टूडेंट बहुत सिंपल है, अगर मैं 6 लाख का एक मशीन आज लेके आता है फॉर कन्वर्टिंग योर वेस्ट इनटू अ गुड प्रोडक्ट, आई कुड अर्न 1,55,000 एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? इट्स अ 10 ईयर्स। क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पे 6 लाख का मशीन था, 10 साल का लाइफ। क्लियर एवरीवन? नाउ एक्सेप्ट करना नहीं करना, I need a cost of capital 15%. तो स्टूडेंट हम इसके लिए क्या निकालेंगे? As usual, the best method on the ground is NPV. How many years cash flow? That is 1,55,000. Discounting factor at 10% is given 5.019. I think let me check once again. It is 15%. I'm sorry, this is not 10%. This is 15%, 5.019. Can I calculate the present value? So 1,55,000 into 5.019, that gives you 777,945. इसमें से हम माइनस करेंगे PVCO which is how much? 6 lakh, and that gives me my final NPV. क्या आएगा? That is 177,945. Student, this is positive NPV. What does it indicate? It indicates company should definitely undertake further processing of the waste. They're going to generate additional income out of it, and which is going to be fruitful for the company. Clear everyone? Very smart, definitely very good example. Confident everyone? That is question number 2. Aye, question 3. Something very unique. I prefer very good example. Company X is forced to choose between 2 machine A and B. कितने machines है? 2 A and B. 2 machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. सब कुछ same है. Machine A cost 1.5 lakh and will last for how many years? 3 years, and it cost 40,000 to run. मतलब machine 1.5 लाख का आएगा A, 3 साल चलेगा, 40,000 का खर्चा लगेगा. मशीन भी सस्ता वाला मॉडल है, 1 लाख का होगा, 2 साल चलेगा, and it costs 60,000 every year to run. And the beauty of this example is you have to ignore a tax. Students, the moment you ignore a tax, student, the best part is depreciation will also be ignored. No tax, नो डेप्रिसिएशन. रीजन बीइंग स्टूडेंट, अगर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते? बिकॉज उस नॉन कैश एक्सपेंस पे कंपनी इज एबल टू क्लेम टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन. पर जब टैक्स ही नहीं है तो आप डेप्री माइनस करोगे, टैक्स है ही नहीं, डेप्री प्लस करोगे, तो डेप्रिसिएशन बिकम्स ओनली अ मैथमेटिकल डिडक्शन एंड एडिशन. बेटर इग्नोर इट. योर कैश फ्लोज आर डायरेक्टली रेडी. Opportunity cost of capital is 10%. Which machine X should buy? Student, the best part about this example is no tax, no depreciation. Clear everyone? Second best part, यहाँ पे income नहीं है. Does it mean income नहीं होगा? Student, guarantee income होगा, but as both the machine have an identical capacity, I think you people understand income will be constant. And as income is constant, you understand it will not make any impact on the decision of the company. आज हम कौन से मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो इनकम को फर्क नहीं पड़ता, तो स्टूडेंट हम मशीन सिलेक्शन किस पे करेंगे? प्योरली कॉस्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे. यानी दैट बिकम्स अ प्योरली कॉस्ट ओरिएंटेड. अभी जो 2 क्वेश्चन किया, दोनों में इनकम था, इनकम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट था. इधर क्या है? 2 मशीन है, दोनों का इनकम सेम है. इग्नोर इट. अगर दोनों का इनकम सेम है, वो दिया भी होता तो भी आपके डिसीजन में फर्क पड़ने वाला नहीं है.
Are you getting this? So no income, no depreciation. Answer is straightforward. You can shift to NPV of the project. तो can I? Student यहाँ पे आपको डायरेक्ट NPV निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा. Can I directly calculate NPV? Yes. A, that is machine A. So I'll put it 1. 1 machine A. Student बताइए how many years? 3 years. Cash flow कितना 60,000 to run था, 40,000 to run. So that is negative 40,000, that is the cost. Discounting factor is 10%. तो present value आएगा. PVCO कितने का investment था, 1.5 लाख. तो I can definitely calculate NPV of the project. Yes, no? तो 3 साल निकाल सकते हैं ना. इस बार निकालना है. 1 divided by 1.1 equal to second time, third time, and it gives you, yes, that is 2.4869 equal to m plus equal to m plus equal to m plus से करो या equal to GT करो, is one and the same. So 40,000 into 2.4869, that gives you what? It is 99476. वो नेगेटिव है, 1.5 लाख भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड होके स्टूडेंट इट विल बिकम नेगेटिव 249476. क्लियर एवरीवन? सेम वे अब मशीन बी करेंगे. अब मशीन बी में बताइए हाउ मेनी इयर्स. इट इज 2 years. Cash flow to run was 60,000. Let me cross check once. Yes, it was 60,000 and 1 lakh is the investment. So student discounting factor is 10%. Present value आएगा. PVCO is 1 lakh and that will give you your NPV. There are no scrap value, so don't panic. And 10% say 1 upon 1.10, 1, 2, it becomes 1.7355. So students, 60,000 into 1.7355, it gives you what? Negative 104130, and negative add okay 204130 हो जाएगा. Yes, no? This is 204130. Students, आंसर रेडी है. दोनों का एनपीवी रेडी है. ए बी दोनों नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव वो नेगेटिव नहीं है जो तुम सोचते हो, ये वो नेगेटिव है जो तुम नहीं सोच रहे हो. अब तुम क्या सोच रहे हो तुमको भी नहीं मालूम है. स्टूडेंट नॉर्मली एज अ स्टूडेंट नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करो. ओ मेरे प्यारे भोले भंडारी, ये नेगेटिव नहीं है बिकॉज ये कॉस्ट ओरिएंटेड है. नेगेटिव किसको बोलते हैं याद करो, आज ही हमने क्वेश्चन 1 किया था. Yes, no, ये रहा. After considering income, NPV नेगेटिव था, that means project is bad because income consider करने के बाद नेगेटिव था. स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में इनकम हमने कंसीडर ही नहीं किया. We have just taken the cost aspect. So this is the present value of all your future cost. Clear? तो हम कौन सा मशीन लेंगे जहां पे कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगा. तो बताओ ए या बी. तो लॉजिक की बात है, आप लोग के दिमाग में मशीन बी दिल को छू गया होगा, हाँ या ना? वो सस्ता पड़ रहा है. नेगेटिव 2,04,000 वहां पे 2,49,000 है. तो ऑब्वियसली आप मशीन बी सिलेक्ट करेंगे. इसको बोलते घटिया सोच, नीच, गंदा. क्यों? हाउ डेयर यू कैन कंपेयर स्टूडेंट्स. रीजन बीइंग दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 3 years, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 2 years. There is no disparity, there is a big time disparity, no equality students. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा. याद आया? When the project with different expected life are comparable, student they can be only compared when you calculate equalized NPV, which is known as annualized NPV. Are you getting this? तो student हम यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे इक्वलाइज और एन्युलाइज्ड एनपीवी. ये मतलब हमको पर एनम में एनपीवी को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैन आई कैलकुलेट? यस. मशीन ए negative 249476. Student, this is for 3 years. And machine B is negative 204130. This is for 2 years. तो स्टूडेंट पहले को डिवाइड बाई 3 और दूसरे को डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे. Come on, how dare you divide by 3 because you have not multiplied by 3. अब आप लोग सर आप क्या बोले, बाउंसर गया, ओवरहेड्स गया. अरे मैं क्या बोला सुनो. When you have not multiplied by 3, how dare you can divide by 3, meaning thereby नजर डालो इधर.
स्टूडेंट आपने मशीन ए में जो 40,000 पर एनम था, यू मल्टीप्लाइड विथ 3 इयर्स या 2.4869? आई थिंक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जब आपने 40,000 पर एनम को 3 इयर्स से मल्टीप्लाई नहीं किया, फॉर यू दैट 3 इयर्स वाज इक्विवेलेंट टू 2.4869, तो आप इधर भी डिवाइड भी उसी से करोगे, समझा? सेम वे मशीन भी 60,000 कमाएंगे, उसका आपको 2 से मल्टीप्लाई किया था? नहीं किया था। तो स्टूडेंट 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो डिवाइड भी 2 से कैसे करेंगे? उसको आपके लिए 2 इयर्स वाज एज गुड एज 1.7355। देखो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिग कॉन्सेप्ट। यस, ट्यूबलाइट चालू हुआ अब। तो 249476 डिवाइड बाय 3 इयर्स का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 2.4869, इट गिव्स यू -1000316। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पर एनम। दूसरा वाला 204130 डिवाइड बाय 1.7355, इंग्लिश में बोलेंगे 117620 पर एनम। नाउ प्लीज गाइड which is the better option, machine A or B? I am sure you are going to select now machine A because this is going to be English बोले तो cost effective। क्या बोलते हैं? English बोले तो cost effective। This is beautiful point, student, classic point of chapter capital budgeting। When you compare two projects with different life, this equalize या annualize NPV is always on the card। clear हुआ? एंड जो हम ईयर्स ले रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्यूमुलेटिव पार्ट लोगे, इसलिए मैंने 3 और 2 को काट के बताया आपको। क्लियर एवरीवन? कॉन्फिडेंट? सुपर्ब एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन 4, अगेन वेरी क्लासिक, वेरी अनयूजुअल। शुरू में सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं ना जो बहुत अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आइए, एलिट कुकर is evaluating 3 options. Number 1, produce a new line of aluminum skillets. क्या भाषा है रे? Expand its existing cooker line to include several new sizes and develop a new high quality line of cooker. If only project in question is undertaken, the expected present values and amount of investment required as under। अभी ये एल्यूमिनियम स्किलेट और सब क्या है, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको कौन सा कुकर की सीटी बजानी है अभी? हमको तो प्रोजेक्ट देखना है। अगर प्रोजेक्ट 1 लिया, ये इन्वेस्टमेंट और ये पीवीसीआई, 2 लिया तो ये इन्वेस्टमेंट ये पीवीसीआई, 3 लिया तो इन्वेस्टमेंट पीवीसीआई, मतलब स्टूडेंट तीनों प्रोजेक्ट का एनपीवी रेडी है। कैसे? इन्वेस्टमेंट में से पीवीसीआई माइनस करो तो लॉजिक की बात है एनपीवी आ जाएगा ना। तो स्टूडेंट कितना इजी हो गया? बोला ना इंटर इजी है, कम ऑन, इजी हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट अब आप इधर क्या करोगे? ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी हियर, this will go like this. This is project, this is your investment which is termed as PVCO. Student, PVCI is given, so I can definitely say difference is what? NPV। I think very clear everyone, डिफरेंस एनपीवी आ ही जाएगा। अब बताइए 3 प्रोजेक्ट आपके पास है, ए, बी एंड सी। इज इट एबीसी? नो, इट इज 1 2 3, सॉरी। तो आई विल पुट 1 2 एंड 3। बताइए 1 में 2 लाख डालेगा, 290 कमाएगा, ये 2 लाख 290, इमेजिन, तो 90,000 का एनपीवी हो गया ना। कम ऑन एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स। 115 185, 115 185, तो स्टूडेंट एनपीवी कितना आएगा? 70। थर्ड 270 एंड 4 लाख, तो दिस इज 270 एंड दिस इज 4 लाख, तो दिस इज गोइंग टू बी 1,30,000। एम आई राइट एवरीवन? यस, 130। अब आपको लगा सर ये तो बहुत इजी हो गया, एनपीवी रेडी है, प्रोजेक्ट 3 ले लेते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पढ़िए। नाउ if ध्यान, I am changing the color so that the things become more clear. If 1 and 2 are undertaken, तो आइए स्टूडेंट, अब ये तो कॉम्बो ऑफर चालू हो गया, 1 and 2। तो स्टूडेंट अगर 1 and 2 लेते हो, आई थिंक यू अप्रिशिएट दिस इज द टोटल। तो 1 and 2 अगर आप लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट इज 3,15,000,
and this is 4,75,000. So this has to be 1,60,000. Am I right? Yes. तो स्टूडेंट पढ़िए इंग्लिश में क्या लिखा है. If 1 and 2 are undertaken jointly, there are no economies. Student, what does it mean? कोई benefits नहीं मिलने वाला. Economies मतलब benefits. The investment required and present value will be simply the part, that is sum of the part. मतलब वो दोनों का एक पार्ट ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. यानी हमने जो किया वो परफेक्ट हो गया. क्लियर एवरीवन? हाँ जी. अब बताइए आगे क्या कॉम्बो ऑफर है आपके पास. इफ 1 and 3 आर अंडरटेकन. आइए ना, देखो बोला था ना बहुत मस्त एग्जाम्पल ले रहेंगे आज. 1 and 3. स्टूडेंट आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स 1 and 3 will be the total of this two. So can I take the answer? This is going to be 4,70,000. This is 6,90,000. So this is going to be 2,20,000. Am I right? बराबर है ना 1 and 3? Yes. तो students 1 and 3 लेंगे. Economies are possible in investment. Oh ho! Benefits are available in investment because one machine acquired can be used in both the process. The total investment in that case 1 and 3 will be 4,40,000. इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं चलेगा. This will be not 470, 440, and for that this will become 2,50,000. See the point? ये बोला था तो हमने चेंज किया. नहीं बोला होता तो हम जो लेने वाले थे वही लेते हैं. सिंपल बात है. आई थिंक ट्यूबलाइट चल चुका है. 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, तो अब क्या रहेगा 2 and 3. कैन आई? यस. आइए. इफ 2 and 3 are undertaken, there are economies achieved in marketing and producing the product but not in investment. इसका मतलब इस बार प्रेजेंट वैल्यू में गड़बड़ है. इन्वेस्टमेंट वही रहेगा. द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो टू 6,20,000. इन शॉर्ट अगर हम 2 and 3 ले रहे तो इन दोनों का टोटल करना पड़ता. दिस विल बी 385 एंड दिस विल 585. एम आई राइट? बट ये लोग क्या बोल रहे हैं इस बार? ये गलत है ना. क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मार्केटिंग कॉस्ट में मिल रहा है, तो इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू 620 हो जाएगा. कम ऑन. तो यहाँ पे दिस विल बी टेकन है 6,20,000. तो 6,20,000 माइनस 3,85,000. दिस विल बी 2,35,000. See the concept, building the concept gradually. 1 2 में कोई जोल नहीं था. 1 3 में इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ था. 2 3 में प्रेजेंट वैल्यू में गड़बड़ था. तो जो लिखा काट के हमने सही लिख दिया. क्या क्वेश्चन खत्म हुआ? नो रे बाबा. हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. अभी और भी चलेगा क्या? However, if all the 3 projects are undertaken simultaneously, economies will hold good. मतलब सब कुछ अच्छा होने वाला है. जहां बेनिफिट मिलेगा मिलेगा. इसका मतलब now this is 1 and 2 and 3. Guess what? Economies hold good. Student, meaning thereby जहां आपको बेनिफिट मिल रहा है ना इन्वेस्टमेंट लोगे, तो यहाँ 1 and 3 में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 440 एंड 2 में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 115. देखो जब बेनिफिट मिल रहा है वो तो लेना ही लेना है. कम ऑन, हाउ डेयर यू कैन इग्नोर इट. सेम वे अब यहाँ पे जब 1 2 3 ले रहे हैं तो इधर बेनिफिट आपको 2 and 3 में मिल रहा है, तो 2 and 3 का बेनिफिट लेंगे 620, तो 1 इंडिविजुअल लेंगे, दैट इज 290. आर यू गेटिंग दिस? सो अल्टीमेटली हमको 1 2 3 तीनों लेना है ना. तो जो बेनिफिट्स होल्ड गुड कर रहा है तो बेनिफिट लो ना. क्यों नहीं लोगे आप? बट अभी भी क्वेश्चन में कुछ है. क्या? 125 extension of plant is necessary. A space is not available for all the 3 project. तीनों प्रोजेक्ट का स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट का 125 का, जबकि प्रेजेंट वैल्यू में कुछ भी नहीं है. तो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 9,10,000 and this is going to be 4,40,000 plus 1,15,000 plus 125. That gives you what? 6,80,000. And 680 minus 910, that is going to be 2,30,000. I think all combo feasibles are taken here. अब बताइए इनमें से जीतेगा कौन? जिसका एनपीवी हाईएस्ट होगा 250. तो हमारा एडवाइस क्या रहेगा? कंपनी शुड अंडरटेक प्रोजेक्ट 1 and 3 as it will give higher एनपीवी.
See, beautiful unusual example. Got it everyone? The best part, कोई तामझाम नहीं है, कोई मजूरी नहीं है, but mind application is here. Confident everyone? आइए, the last question of this chapter. स्टूडेंट में 5 क्वेश्चन लिया हूं, पांचों 5 सुपर एग्जांपल्स है, समझा? आइए फिफ्थ. Given below are the data of capital project M. Savings in cost 60,000. Useful life 4 years. IRR student, it is given. Come on, IRR is given. Big point. PI given. Salvage value 0. You are required to calculate for this project M, 1, cost of project, payback period, cost of capital and NPV. है ना जबरदस्त एग्जाम्पल. स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं वर्क बैक एग्जाम्पल. क्लियर? इफ आई जस्ट प्रोसीड विद द रूटीन पार्ट, ध्यान दीजिएगा सब. Just formality. Step 1, initial investment. Please guide. Do you have a cost of project available in the example? No. This is question mark. Step 2, क्या depreciation आएगा? स्टूडेंट, depreciation नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? अरे भाई साहब, अभी तो बताया no tax, no depreciation. यहाँ टैक्स ही नहीं है. Step 3, any scrap value which you are going to consider. For fixed asset बोलो या working capital बोलो, any scrap value? No. And step 4, student, any cash flows are given in the example? Yes. यहाँ पे क्या दिया है? Savings in cost. बताइए कितना है? I think 40,000 per annum. Yes, no? Yes, 40. I'm sorry, 60,000 है. This printing mistake. This is 60,000. Minus expense? No. माइनस डेप्री? नो. माइनस टैक्स? नो. प्लस डेप्री? नो. स्टूडेंट, बिकॉज ये कुछ दिया ही नहीं है ना. हो गए आपके 4 स्टेप रेडी. अब डाउट कैसे करेंगे? 2 ही हिंट है, आईआरआर एंड इंडेक्स. स्टूडेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट विद इंडेक्स? इट्स अ पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ. डू वी हैव पीवीसीआई? नो. डू वी हैव पीवीसीओ? नो. तो स्टूडेंट, ऑब्वियसली पीआई साइड में रखिए आप. तो ओनली चॉइस लेफ्ट आउट विथ यू इज टू अप्लाई IRR का कॉन्सेप्ट. स्टूडेंट, एंड IRR is 15% which is specifically given to you. तो सर फिर IRR दे ही दिया तो हम करेंगे क्या? स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए there is a proof of IRR. क्या प्रूफ है? If discounting factor is taken as IRR which is 15%, then student PVCI equal to PVCO and your difference of NPV difference will be 0. सर कैसे करेगा? बताता है ना. आओ देखो, IR लगा रहा हूं. Year, what is the life of the project? 4 years. Cash flow 60,000. Student, this discounting factor is not cost of capital. Whenever you calculate NPV and index, both the concept are based on cost of capital. Here I am taking discounting factor as IRR, which is 15%. And at 15%, student, the table is given. Can I make a total of that 15%? 0.869 plus 0.756 plus 0.658 plus 0.572. That is going to 2.855. Student, can I multiply and derive my present value? Yes. Into 60,000. This is 171,300. I think this is PVCI. PVCO is not there, but I can easily say my difference, this will be dash. And अगर ये dash है, तो my PVCO has to be 171,300 is a balancing figure. I think everybody understand. If I take my discounting factors IRR, student, this is a universal proof of IRR. IRR सही है गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर IRR लो, जो PVCI आएगा वो PVCO सेम रहेगा, डिफरेंस विल बी 0. एंड वही चीज यहाँ पे हमने प्रूव किया. विद दिस आई कैन डेफिनेटली से द कॉस्ट
of project is how much? 171,300. See, cost of the project is 171,300. A plus point. Clear everyone? तो यहाँ पे हमारा IRR से हमने क्या ढूंढा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. अब हम क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट? तो हम ढूंढेंगे PI से PVCI. Student, PVCI upon PVCO. I don't have PVCI, but I have a PVCO जो हमने 0.1 में ढूंढा है, and this is 1 point how much? 064 given. Clear? Therefore, can I say PVCI कितना आएगा? बताइए. This is going to be 182263. So students, obviously I can say, therefore NPV is 182263 minus 171,300, which is PVCI minus PVCO. My NPV is 10963. See the point? मेरा NPV भी ready हो गया, because PVCI minus PVCO is NPV. And third, if I just apply NPV table, student ध्यान देना, बहुत जबरदस्त point है. 4 years, cash flow is 60,000. Discounting factor, this is cost of capital which is not given, and this is 182263 minus PVCO 171,300. I think everybody understands your NPV is bound to be same, which is 10963. Student, I am writing this table just to make you more understand. अगर आप चाहो conceptually clear है तो आप directly भी cost of capital ढूंढ सकते हो. I think now the two-blade should work. Can I calculate this as a balancing figure? हाँ जी, कैसे आएगा? 182263 डिवाइड बाय 60,000 करोगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आया? 3.038. सर इससे क्या मिलेगा? स्टूडेंट ये डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नथिंग बट समथिंग वर्किंग एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो आपके पास हिंट्स आर गिवन 14, 13 एंड 12, जिसका टोटल 3.038 को मैच करेगा, वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. क्लियर एवरीवन? तो अगर आप 14 का टोटल करें, देखो करके देखो, नहीं हो रहा है 3.038. 13 का चेक करो, ये भी नहीं हो रहा है. लॉजिक की बात है, 12 होने ही वाला है, बट फिर भी चेक करो 3.038. Yes, that means students, I can say from table, समझना, 3.038 is equal to 12%, which is nothing but cost of capital. See, that's the beauty of this point. आपको cost of capital भी मिल गया. Confident? अगर आपको पूरा टेबल नहीं बनाना, you show directly PVCI upon cash flow, you definitely answers discounting factor. But I put it this way so that it works कि आई balancing figure है कुछ. Clear everyone? And last point number 4, what they've asked you is payback period. Student, इसका formula बहुत easy है, pay upon back equal to period. आप कितना pay कर रहे हो? 171,300. कितना back ला रहा है? 60,000. तो what is the time period to recover this investment? तो 171,300 divided by 60,000. It is 2.855 years. Yes, no? इसमें क्यूमुलेटिव डिस्काउंट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का जरूरत नहीं है, बिकॉज कैश फ्लोज आर कांस्टेंट. क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कब निकालते हो? ओनली व्हेन द कैश फ्लोज आर वेरिएबल नेचर, तब आप क्यूमुलेटिव करके भी निकाल सकते हो. अगेन वेरी स्मार्ट अनयूजुअल क्वेश्चन. क्लियर एवरीवन? हाँ जी. तो दैट वाज ऑल अबाउट वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, कैपिटल बजटिंग. क्लियर? होमवर्क सेक्शन में देखोगे स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन वेर यू हैव टू कैलकुलेट एनपीवी एंड आईआरआर. हाँ, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कौन जीतेगा आपको मालूम ही होना चाहिए. एनपीवी जीतेगा ऑलवेज, समझा? एंड कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है उसका रीजन लिखना है, विच इज एवरीथिंग गिवन. आईआरआर परसेंटेज देता है, एनपीवी पैसा देता है, और अपने को परसेंटेज चाहिए कि पैसा चाहिए? पैसा चाहिए. अपना सपना मनी मनी मनी. यस नो? तो आंसर इज ऑलवेज रेडी गिवन. दिस इज अगेन वेरी क्लासिक 2 मशीन, NM A1 NM A2.
दोनों का आपको वर्किंग करके यू नीड टू जस्टिफाई विच मेथड इज बेटर. हाँ, दैट इज दिस. उसके बाद क्वेश्चन 4. स्टूडेंट अगेन दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल रेशनिंग एग्जाम्पल. याद करो, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स एंड वहां पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने वाले हो. यस, नो, विच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट शुड बी सिलेक्टेड. तो यू नीड टू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन डिविजिबल, इनडिविजिबल. आई वुड से प्लीज गो फॉर दिस लास्ट मिनट रिविजन एग्जाम्पल. वेरी स्मार्ट एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 9. इट्स अ लॉकवुड, इट्स अ रिप्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल. स्टूडेंट, आप मशीन को रिप्लेस करने के दो ऑप्शन है, ए एंड बी, तो आपको उसका वर्किंग करके बताना है. वेरी स्मार्ट एग्जाम्पल अगेन. देयर आफ्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला एग्जाम्पल है. वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन फॉर लास्ट मिनट. यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि जो पेमेंट आप इन्वेस्टमेंट का कर रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा अभी कर रहे हो जीरो ईयर में, बाकी का बाद में कर रहे हो. स्टूडेंट, व्हेन आई से पीवीसीओ, इट इज ऑलवेज जीरो ईयर. एंड जो चीज बाद में पे करते हो वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कैश फ्लो में से माइनस करोगे. एंड यहाँ पे आपको एनपीवी भी ढूंढना है एंड आईआरआर भी ढूंढना है. क्लियर? पे बैक भी ढूंढना है. तो मल्टीटास्कर एग्जाम्पल. लास्ट, सेलो लिमिटेड. स्टूडेंट, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. यहाँ पे कुछ नया तामझाम नहीं है, बट इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ लास्ट मिनट प्रैक्टिस. ठीक है? एंड दिस यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस. स्टूडेंट, दिस इज ब्लॉक ऑफ असेट रूल, रिप्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल है. वेरी क्लासिक. स्टूडेंट, ये जितने क्वेश्चन में आपको रिवीजन की, सी इट्स अ लैक ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली आई कैन नॉट डू ऑल द एग्जाम्पल्स, बट मैं आपको सारी वेराइटी दे दिया 5 क्वेश्चन में. अब जो बच्ची कुछ वेराइटी आपको इधर करना है, जो मैं 5 लिया वो भी जबरदस्त एग्जाम्पल थे स्टूडेंट, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो अभी हमको महा मैराथन खत्म भी तो करने का एंड ऑफ द डे, थोड़ी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चलता ही जाएगा. आर गेटिंग दिस? तो स्टूडेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दिस. समझा? प्लीज गो फॉर दिस. इज वेरी वेरी सुपर एग्जाम्पल जहां ब्लॉक ऑफ असेट का रूल लगेगा. डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली डब्ल्यूडीवी मेथड पे जाएगा, एसएलए मेथड नहीं होगा. एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू कैलकुलेट योर एनपीवी. आर यू गेटिंग दिस? तो स्टूडेंट्स, these are certain example where you need to capitalize, you need to allocate the time. Question 12 लास्ट मिनट रिवीजन ब्लॉक ऑफ असेट बनता है. स्टूडेंट, उसके बाद मेन क्वेश्चन बता रहा हूं वापिस से, यूनिलीवर वाला एग्जांपल, वेरी सुपर एनपीवी आईआर वाला एग्जांपल है. उसके बाद ये यू कैन से ये नॉर्मल रिप्लेसमेंट वाला एग्जांपल है. जो पहले रिप्लेसमेंट वाला था दैट इज ब्लॉक ऑफ असेट्स वाला. स्टूडेंट, ये कैपिटल रेशनिंग वाला एग्जांपल है. वेरी स्मार्ट एग्जांपल. आर गेटिंग दिस? और ये आपका पहला जो होमवर्क में दे रहा है इधर, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट वाला एग्जांपल है, एनपीवी एंड आईआरआर. ये 4-5 क्वेश्चन जबरदस्त है स्टूडेंट, यू नीड टू डू इट. एंड बिलीव मी, इतना किया ना, आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि चैप्टर में कोई भी चीज बाकी रह जाएगी. क्लियर एवरीवन? तो दिस इज ऑल फॉर द कैपिटल बजटिंग. तो स्टूडेंट, प्लीज इस चैप्टर को डैम सीरियसली लेना. मेजॉरिटी अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन आते ही है. आई हैव ट्राइड टू कवर इन क्लास वर्क वेरी गुड 5 concepts and 2-3 concepts I'm giving you for a revision as a part of homework with that to solution. Please, please, please go for it. Clear? तो अब टाइम हो चुका है आपका एक छोटू सा ब्रेक लेने का. Take a break of 45 seconds and we are gonna start with part 2 of capital budgeting, जिसको आपको मालूम पड़ गया होगा, जिसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस. तो कैपिटल बजटिंग पढ़ा तो उसका रिस्क भी तो पढ़ना पड़ेगा, उसका रिस्क एनालिसिस करेंगे, बट छोटू से ब्रेक के बाद. यू जाइए, यू आइए. ब्रेक ऑफ 45 सेकेंड्स.
वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. जिंदा हो? है ना? स्टूडेंट आउट कैपिटल बजटिंग, अमेजिंग चैप्टर, हेवी चैप्टर, बट तुम तो बहुत हेवी ड्राइवर हो भाई. हाँ स्टूडेंट, ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस. ना उसी को आगे बढ़ाते हुए कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस पढ़ेंगे. स्टूडेंट, रिस्क एनालिसिस क्या है? वी आर गोइंग टू एडजस्ट द रिस्क इन अवर प्लानिंग. ऑब्वियसली हम प्लानिंग जो कर रहे हो फ्यूचर का होता है, एंड फ्यूचर में कहीं ना कहीं थोड़ा तो रिस्क होता ही है. स्टूडेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अनसर्टेनिटी भी होता है, बट अनसर्टेनिटी को हम फाइट नहीं कर सकते, रिस्क को हम पक्का फाइट कर सकते हैं. यहाँ पे हम कुछ ना कुछ अलग अलग टेक्निक से हम इस चैप्टर में कैपिटल बजटिंग में रिस्क एनालिसिस करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? रिस्क एनालिसिस. समझा? देयर आर वेरियस टेक्निक. पहला टेक्निक में बोलेगा इज कन्वेंशनल टेक्निक. क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल. स्टूडेंट, कन्वेंशनल में बहुत सिंपल मेथड है. एक है RADR, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. दूसरा आता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. ये दोनों मेथड स्टूडेंट कन्वेंशनल है. इसके बाद आपका आता है फाउंडेशन का योर फेवरेट स्टैटिस्टिकल टेक्निक. समझा? स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल में क्या आता है? एक तो सबसे पहले आपका फेवरेट प्रोबेबिलिटी, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंसेस, तीसरा सॉरी दिस इज बी, सी आपका आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. आया ना फाउंडेशन वाला फिलिंग. एंड तीसरा आपका आता है OTHERS. क्या? अदर्स. अदर्स में आपका आता है ए, दैट इज सिनेरियो एनालिसिस. क्या बोलते हैं? सिनेरियो एनालिसिस. स्टूडेंट, बी आता है दैट इज यू कैन से सेंसिटिविटी एनालिसिस. क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी एनालिसिस. एंड सी आपका आता है सिम्युलेशन. एंड डी आपका आता है डिसीजन ट्री. समझा? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सिम्युलेशन एंड डिसीजन ट्री आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. समझा? ये दोनों आपका प्योर थियरी बेस है. एंड पूरे चैप्टर में आपके पास इन एंड ऑल 2 कन्वेंशनल टेक्निक, 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एंड आउट ऑफ 4 अदर्स देयर आर ओनली 2 टेक्निक्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर मैथमेटिकली. तो इन एंड ऑल 2 2 3 5 2 7 टेक्निक है जो आपको धीरे धीरे प्यार से पढ़ना है. कॉन्फिडेंट एवरीवन? डन? स्टूडेंट, बहुत सिंपल एंड स्मार्ट चैप्टर अगेन. आइए क्वेश्चन 1 से चालू करते. पढ़िए. हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर XYZ? देखो नेट कैश आउटफ्लो दिया हुआ है. यस नो? ध्यान देना. प्रोजेक्ट लाइफ दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया है, एंड सीवी दिया है. स्टूडेंट, सीवी का फॉर्मूला अरे पढ़ा है ना. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन फ्रॉम द मीन, कितना डेविएशन है तो फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इनटू 100 है तो 100, नहीं है तो नॉर्मल जाएगा. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस आर गिवन, एंड जितना वेरिएशन बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा. और यहाँ पे उन्होंने रिस्क एडजस्ट किया है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन. दैट मीन्स अगर 1.2 है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16 रहेगा. 16 रहेगा तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.274 हो जाएगा. अगर 0.8 है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14 रहेगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.433 हो जाएगा. मतलब दैट इज एन्युटी फैक्टर्स. अगर 0.4 है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 रहेगा, एंड क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.605 हो जाएगा. आई थिंक वेरी गुड टू गो हेड. कंपनी एक्स में करेगा, YZ आप समझ चुके हो कैसे होगा. हाँ आइए क्वेश्चन 1. इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज प्रोजेक्ट एक्स. स्टूडेंट जरा नजर घुमाइए ना. हाउ मच years is 5 years and your cash flows are 70,000. हाँ तो it is 5 years, your cash flows are 70,000. Student, I need a discounting factor, and in this question the discounting factor works upon CV. CV 1.2, the discounting factor is 16. Yes, no? So I will write CV is 1.2, therefore discounting factor equal to 16%. And if I take this 16%, student बुद्धि लगाने का अधिकार ही नहीं है तुम्हारा. पूछो क्यों? यहाँ पे वो भी दिया हुआ है. 16 पे कितना है? 3.274. हाँ या ना? तो this is 3.274. Student, the moment I multiply this, that is 70,000 into 3.274, it comes to 229180. इसमें से आप माइनस करेंगे PVCO.
कितना था पीवीसीओ क्वेश्चन में, देखो ना, इट इज 2,10,000। तो ये 2,10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा रे? ये बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा एनपीवी आएगा, विच इज 19,180। ऐसा ही आप नंबर 2 प्रोजेक्ट वाई एंड प्रोजेक्ट जेड में कर सकते हो। हाँ या ना? फर्क इतना है, y एंड z में सीवी चेंज हो रहा है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होगा, टेक्निक वही का वही रहेगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, इसको हम बोलते हैं RADR मेथड, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। हमने डिस्काउंट रेट को एडजस्ट किया स्टूडेंट। क्लियर एवरीवन? आइए सेकंड क्वेश्चन। A textile company limited is considering one of the two mutually exclusive project MNN, which has the outlay of 8.5 लाख M का और 8.25 N का। सिंपल। The certainty equivalent approach, स्टूडेंट मैंने आज ही बताया, कन्वेंशनल में there are two techniques, RADR and certainty। देखो हम वही दो पहले कर रहे हैं। Certainty equivalent approach is used in incorporating risk in capital budgeting decision. The current yield, that is RADR, that is risk free rate 6%, is used as a risk free rate. The expected net cash flows and certainty equivalents are given. Student, certainty equivalent मतलब क्या? How certain you are about achieving your cash flows. आपने जब ओरिजिनल प्लानिंग किया होगा एम में तो 4.5 लाख का कैश फ्लो प्रेडिक्ट किया होगा। Now, after that planning, when you're coming down to the ground level, you are asking yourself, am I certain about achieving this? तो आपके अंदर से अंतरात्मा की आवाज आई 0.8 certain, मतलब 4.5 का 0.8 करोगे, it becomes 3,60,000। मतलब आप यहाँ पे कितना कैश फ्लो एक्सपेक्ट करोगे? Now 360। बस ये तो सर्टन मिलेगा ही मिलेगा, कंजर्वेटिव ग्राउंड। सेकेंड ईयर में 5 लाख का 0.7, मतलब 3.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड फिर 5 लाख का 0.5, 2.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो। सेम लॉजिक प्रोजेक्ट एन में भी अप्लाई करोगे। एन को साइड में रखो, हम एम पे ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट, कैन आई कैलकुलेट एम का एनपीवी? यस। स्टूडेंट फालतू मजूरी नहीं करेगा आपके साथ, एकदम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट प्रोजेक्ट एम, it will start like year 1, 2, 3. I will not say cash flows, I will say certainty cash flows. First year 4.5 का 0.8, 4.5 into 0.8. Second year 5 लाख into 0.7. And third year 5 lakh into 0.5. So student, my certainty factor, this is 3,60,000, this is 3,50,000 cash flows, and this is 2,50,000. Now this cash flows will be taken with a discounting factor which is 6%. समझा ना? देखो 6% दिया है, तो कैन आई कैलकुलेट, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी रेडी है, 943, 890, 840। तो 943, 890, 840. Can I calculate the present values now, students? आइए, 3,60,000 into 0.943, thereafter 3,50,000 into 0.890 and 2,50,000 into 0.840. It comes to 860,980. स्टूडेंट, ये क्या है आपका PVCI? इसमें से आप माइनस क्या करोगे? PVCO। स्टूडेंट देखो ऊपर यहाँ पे PVCO कितना है? 850 है। 825 N का है, M का तो 850 है, I can take minus 850. So that will be 10980. What is 10980 now? Student, that is the NPV. And यहाँ पे हमने certainty equivalent को adjust किया है cash flows में। स्टूडेंट, मेथड का नाम जब RADR होता है, हम डिस्काउंट रेट एडजस्ट करते हैं या कैश फ्लो एडजस्ट किया। ऐसा ही आप पार्ट बी प्रोजेक्ट एन का करोगे एंड उसका एनपीवी निकालोगे। आई थिंक इट्स द सेम वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में पार्ट 2 भी अलग पूछा गया है। कैन वी? पढ़िए। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड? तो स्टूडेंट, जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा नो आप एक्सेप्ट करोगे। समझा? पढ़िए। इफ RADR इज यूज, स्टूडेंट सर्टेनिटी चल रहा है और पूछ रहे RADR यूज करते तो विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेज्ड विथ हाई रेट? कौन से प्रोजेक्ट को हम ज्यादा RADR देते? स्टूडेंट लॉजिक, RADR रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, आप ज्यादा रिस्क होगा वहां पे डिस्काउंट रेट ज्यादा लोगे।
आई थिंक क्लियर। जहां रिस्क कम होगा डिस्काउंटेड कम होगा। अब रिस्क के हिसाब से डिस्काउंटेड चलेगा। बताइए एम एन एन कहां पे रिस्क आपको ज्यादा लग रहा है? तो स्टूडेंट रिस्क वहां पे ही ज्यादा होगा जहां सर्टेनिटी कम होगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सर्टेनिटी कम होगी तो रिस्क बढ़ेगा, सर्टेनिटी ज्यादा मतलब यू आर सेफ, एंड व्हेन यू आर सेफ यू हैव अ लोअर रिस्क। तो स्टूडेंट आई विल जस्ट से हाँ, जब सर्टन इक्विवेलेंट इज मोर रिस्क इज लेस, रिस्क इज लेस तो आरएडीआर विल बी लेस। व्हेन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस तो रिस्क इज मोर तो आरएडीआर विल बी मोर। बताइए किसका सर्टेनिटी ज्यादा है? एन का ज्यादा है। तो दिस इज फॉर प्रोजेक्ट एन and this is for project M. तो project M will be appraised with high risk, higher rate. है ना? This is high risk. This is low risk. Simple. I think logic set हो गया. Confident. तो these are the two method. And दोनों conventional technique था. क्या? RADR and certainty. Clear? आइए अब आपका favorite थोड़ा सा तूफानी करते हैं. हाँ? Probability, and this is a very classic question of probability and scenario analysis. कैसे? XYZ under consideration of project with an initial investment 1 lakh. Following scenarios are given with a probability. मतलब student this is 2 in 1 exam combo offer ही है. Scenario and probability. हाँ 20,000 होने का चांसेस 0.1, 30 का 0.7, 40 का 0.2. समझा? The project is a 5 years life and desired return 20%. Estimated terminal value. Student, what is terminal value? Scrap value. Respectively मतलब पहले का 0, दूसरे का 20, तीसरे का 30. You are required to calculate probable NPV. Can I calculate probable NPV? Student यहाँ पे पहली बात तो 3 कैश फ्लो है एंड तीनों का मैं probable कैश फ्लो निकालेगा. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें probability अप्लाई करेगा. तो फर्स्ट आंसर ध्यान दीजिएगा सब. I will go for probable cash flow. बताइए 20 का 0.10, 30 का 0.7, तो 20 का 0.10 प्लस 30 का 0.7 एंड फिर कितना था आपका 40 का 0.2. Can I have one representative answer? तो पहले का 2000 plus 21,000 plus 8,000, that is 31,000, a representative cash flow. स्टूडेंट इसके साथ में probable scrap value भी निकालेगा. बताइए 3 scrap value भी दिया है 0, 20, 30 with respective probability. तो 0 का 0.10, 20 का 0.7 and 30 का 0.2. तो स्टूडेंट्स कैन आई हैव वन रिप्रेजेंटेटिव स्क्रैप वैल्यू 20 और 6 सॉरी 14 और 6 20,000. तो स्टूडेंट क्या किया? प्रोबेबल कैश फ्लो निकाला, प्रोबेबल स्क्रैप वैल्यू निकाला. नाउ कैन आई कैलकुलेट द प्रोबेबल एनपीवी? वेरी मच यस. हाउ कम? ईयर. हाउ मेनी ईयर्स? 5 years. And 5th year is a scrap value. So student 31 is a representative cash flow and 5th year you will get a scrap value. Student scrap value एग्जाम में भूल गया ना तो आंसर आपका स्क्रैप हो जाएगा. समझा? एंड उसके हिसाब से मैं पीवीसीआई निकालेगा माइनस पीवीसीओ करेगा एंड दैट विल गिव मी माय एनपीवी. क्लियर एवरीवन? और यहाँ पे हमारा 1 लाख का आंसर है पीवीसीओ का. आई थिंक डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% है तो ये 20% निकाल सकते हैं ना अभी. 1 डिवाइड बाय 1.2. 1 2 3 4 5 0.4019 and this is 2.9906. Can I multiply and do the total? 31,000 into 2.9906 and 20,000 into 0.4019. It gives you 1,00747 and my NPV is 747 positive. Pure probability का गेम. देखो 3 कैश फ्लोस, प्रोबेबल कैश फ्लोस, आंसर रेडी. अब स्टूडेंट सिनेरियो एनालिसिस चालू होगा. देखो एंड इस क्वेश्चन में नंबर 2 प्योरली सिनेरियो पे जा रहा है. देखिए आप
क्या पूछा है? फाइंड वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस एनपीवी. स्टूडेंट व्हाट इज वर्स्ट केस? वर्स्ट केस मतलब क्या? स्टूडेंट वर्स्ट में वर्स्ट आप क्या सोच सकते हो? आपका एनपीवी वर्स्ट में वर्स्ट क्या होगा? तो वर्स्ट में वर्स्ट आपका कैश फ्लो जरा देखिए, लोवेस्ट 20,000 होगा एंड योर स्क्रैप वैल्यू विल बी 0. डिस्काउंटिंग फैक्टर रेडी है 20% which is 2.9906 and 0.4019. Can I multiply total PVCI minus PVCO? Obviously that is going to 1 lakh and इससे कम तो आपका एनपीवी आ ही नहीं सकता. निकाल के देखे 20,000 इंटू 2.9906 बताइए कितना आया? 59812. ये तो डैश है 59812 एंड माइनस 1 लाख करोगे तो आपका आंसर वर्स्ट में वर्स्ट क्या आएगा? 40188. इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता बॉस. सेम वे अगर आप बेस्ट केस की बात करोगे स्टूडेंट, कैन आई गो फॉर अ बेस्ट केस? आपके साथ बेस्ट क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट 5 साल में हाईएस्ट कैश फ्लो इज 30,000, सॉरी यस 40,000 एंड हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू इज 30,000. इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता. तो स्टूडेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर्स वही है, समझा? ओनली प्रेजेंट वैल्यूज विल चेंज. दैट विल गिव यू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ. लॉजिक की बात है 1 लाख रहेगा एंड दैट विल गिव यू द एनपीवी. कैन आई मल्टीप्लाई? आइए करके देखते हैं ना स्टूडेंट, आप लोग भी करते रहना मैथमेटिक्स. 2.9906 and 30,000 into 0.4019, that is 131681. That gives you 31681. This is the highest you can expect from the company, from the project. Clear everyone? Done everybody? ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा सिनेरियो. तीसरा कुछ तूफानी है. स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of worst case. अब आपको लगा वर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी तो 0.1 है, देखो ना, कम ऑन लोएस्ट. बट कुछ अंग्रेजी लिखा है, इफ कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड ओवर टाइम. स्टूडेंट व्हाट इज परफेक्टली कोरिलेटेड? प्रोजेक्ट कितने साल का है? 5 साल का है. तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में वर्स्ट आने का चांसेस 0.1 है एंड द मोमेंट फर्स्ट ईयर इज वर्स्ट, as it's a perfect correlation, next year, second year, third year, fourth year, fifth year, it has to be the worst, 100% worst. and when I say 100% worst, but the probability is 1, तो इसको हम joint probability बोलते हैं स्टूडेंट. पॉइंट नंबर सी, that is probability of worst case. तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में probability 0.10 रहेगा, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, that is fourth year and fifth year, you are 100% sure it is 1, so it is 0.10. but 0.10 this way. सर अगर एग्जाम में ऐसा बोला होता नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, अगर ऐसा लिखा होता, यहां पे तो क्या बोला है? परफेक्टली कोरिलेटेड. बट अगर नॉट होता तो स्टूडेंट एवरी ईयर हैज अ डिफरेंट probability of worst, and in that case 5 years with the different probability of worst is going to be this 0.10 into 0.10 into 0.10 into 0.10 into 0.10, that is going to be this. तो स्टूडेंट एग्जाम में अगर आपको परफेक्टली कोरिलेटेड बोला है तो 0.10 बट ऐसे आएगा, एंड नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड बोला है तो 0.10 into 0.10 ऐसा 5 बार करके आंसर निकालोगे. I have taken both the situations so that in your exam you are never trapped. Clear everyone? Superb. I hope you are enjoying this. Confident? Aye. There is 3. Student 4th. Shivam Limited is considering 2 mutually exclusive project A and B. A is 36,000, B is 30,000 investment. You have been given the NPV of A and B. Student again as usual मैं एक कम नहीं करेगा A. बी बाद में आप कर सकते हो. एक के 4 एनपीवी दिया विद 4 प्रोबेबिलिटी. आई एम श्योर ट्यूबलाइट चल चुका है. प्रोबेबिलिटी दिया मतलब एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी करोगे 1 रिप्रेजेंटेटिव प्रोबेबिलिटी आएगा आपका. यस, कंप्यूट एक्सपेक्टेड एनपीवी. कम ऑन, सो सिंपल. तो कैन आई कैलकुलेट द आंसर? यस. क्वेश्चन 4, आई एम गोइंग फॉर प्रोजेक्ट एम.
बताइए स्टूडेंट, एनपीवीज आर गिवन, कितना दिया है? 15, 12, 6, 3, 15,000, 12,000, 6,000, 3,000. This is to be multiplied with the respective probabilities. That is 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, and I think everybody knows the probability has to be 1. Come on student, only for some good reason I will denote NPV as X and probability of P. So can I have X into P? This is 3,000, this is 3,600, this is 1,800, this is 600. Can I have the answer ready? This is going to 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9,000 आएगा. And can I say this is X bar? अब आपको फाउंडेशन जैसा फीलिंग आ रहा होगा, सर X बार X अंदर ये सब क्या हो रहा है, आएगा ना. तो स्टूडेंट फर्स्ट आंसर आई कैन से expected NPV is 9,000. I think very clear, confident. ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया जिसको हम बोलते हैं expected NPV. Next, number 2, compute risk attached to each project, that is standard deviation. Students, यहाँ पे standard deviation पूछा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बेस्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल स्टैंडर्ड डिविएशन का ध्यान दीजिएगा, that is sigma P x minus x bar whole square. There is summation of probability of x minus x bar whole square. That means students, I will require x minus x bar and उसका x minus x bar का square करके मैं probability से multiply करेगा. Where is x? ये रहा. Where is x bar? ये रहा. तो 15 minus 9 is plus 6,000, 12 minus 9 is plus 3,000, 6 minus 9 minus 3, 3 minus 9 minus 6, एंड उसका स्क्वायर करेंगे. अब देखो पहले का, ठीक है, कैलकुलेटर 6,000 इंटू 6,000 विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, कैन बी, दिस इज गोइंग टू बी 72 लाख. दूसरा क्या होगा, 3,000 इंटू 3,000 विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 विच इज 27 लाख. स्टूडेंट आई थिंक अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे ना, सेम रिवर्स ट्रेंड जा रहा है. तो रादर देन डेप्रिसिएटिंग द कैलकुलेटर मोर, मैंने सीधा आपका टोटल लिख दिया है. आई थिंक वेरी मच क्लियर. हम काहे को कैलकुलेटर को डेप्रिसिएट ज्यादा करेगा रे. हाँ, तो प्लस दिस इज गोइंग टू 1,98 लाख. तो स्टूडेंट्स, इफ आई टेक अ रूट ऑफ 1,98 lakh, can I calculate the standard deviation now? Yes, no. इसका हम अंडर रूट करते हैं. इट इज 4,450 अप्रॉक्स. मतलब स्टूडेंट, इस प्रोजेक्ट का एवरेज एनपीवी 9,000 है, जो 4,500 बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. डेविएशन है बॉस, समझा? तो एनपीवी हो गया, डेविएशन हो गया. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स स्टूडेंट, तीसरा क्या पूछा है, पीआई. स्टूडेंट पीआई क्या होगा, पीवीसीआई अपन पीवीसीओ. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पीवीसीओ इसका 36,000 है, एंड पीवीसीआई विल बी 36,000 प्लस 9. कम ऑन स्टूडेंट, एनपीवी 9,000 है ना, पहले में 36,000 पीवीसीओ है, एनपीवी 9,000 है. रिवर्स जाएंगे तो पीवीसीआई 45 आएगा. तो 45 अपॉन 36, दिस इज गोइंग टू बी 1.25. समझा? दैट इज नंबर 3. नंबर 4 क्या पूछा है, विच प्रोजेक्ट वुड यू रिकमेंड, स्टेट विद रीजन. तो स्टूडेंट, इसके लिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट एन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, एंड जिसका डेविएशन ज्यादा दिखेगा वहां पे हम वो प्रोजेक्ट हाई रिस्क जोन में जाएगा, उसको हम अवॉइड करेंगे, और जिसका डेविएशन कम होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे. कॉन्फिडेंट? ये आपके चारों चार आंसर हो गए. हाँ, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वन विथ अ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन. बट यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा भी एक करा रहा है आपको. नंबर 5, कैलकुलेट सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100. अब इंटू 100 नहीं करे तो भी चलता है कई बार. तो इट्स अ 4,450 डेविएशन फ्रॉम मीन 9,000 इंटू 100. तो अगर एग्जाम में सीवी पूछा है तो आप वो भी आंसर दे सकते हो. 4,450 डिवाइड बाई 9,000 into 100 is 49.44%. Otherwise you can say 0.4944 अगर आप परसेंटेज में नहीं जाते हो तो.
कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे देखो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, CV आ गया, और कोई वेरिएंस पूछे तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो दैट इज ऑब्वियसली 1,98,00,000। यही होगा ना, जिसका अंडर रूट किया वही स्क्वायर में चला जाएगा। परफेक्ट। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। डन। आइए क्वेश्चन 5। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स relating to project, analyze the sensitivity of project in respect of initial project cost, annual inflows and cost of capital. Student, sensitivity analysis, I think sensitivity clear है कि कितना प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है कोई भी चीज को लेके। हाँ, एक एक प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट, एक एक पैरामीटर को हम इवैल्यूएट करेंगे, और यहाँ पे 3 पैरामीटर दिया है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल इनफ्लोज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रहा, एक 20 का प्रोजेक्ट है, 45 का कैश फ्लो है, 4 साल का लाइफ है, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एंड उस 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है। क्या पूछा, टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव इफ द वेरिएबल इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10%। यानी अगर एडवर्स इफेक्ट, सेंसिटिविटी हमेशा एडवर्स ही होता है, लिखे नहीं लिखे, इट हैज टू बी एडवर्स। क्लियर एवरीवन? तो आइए करके देखते हैं क्वेश्चन 5। स्टूडेंट, कोई भी सेंसिटिविटी ढूंढने के लिए आदत डालिए आप, ऑलवेज बेस एनपीवी निकालेंगे। बेस एनपीवी मतलब अ नॉर्मल एनपीवी। नॉर्मल कितना है तो जरा देखिए ना, 4 साल का प्रोजेक्ट था, कैश फ्लो कितना था आपका 45,000, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू आएगा माइनस पीवीसीओ 1,20,000 है, एंड ये जो आपका आंसर आएगा that is a base NPV which is a absolutely normal NPV. Discounting factor दिया 3.169. Can I multiply 45 into 3.169? It comes to 142605. तो student, my answer is 22605. Student, ये आपका base NPV आ गया. But now we need to do what? Scenario analysis. अब सिनेरियो में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक एक सिनेरियो को इवैल्यूएट करेंगे। पहला आपको क्या बोला है, दैट इज इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट। स्टूडेंट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है या कम होगा तो प्रॉब्लम है? लॉजिक की बात है, बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है। बढ़ेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, बाकी के फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखिए। देखिए कैश फ्लो कांस्टेंट है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कांस्टेंट है, but student, what will change is your PVCO, and that PVCO is not 120 now, it will increase by 10%, will become 132. I think clear? And अब आपका आंसर आएगा NPV which will be definitely less। बताइए कितना आ रहा है, it will be 10605। तो देखो एनपी पहले कितना था 22,605, अब हो गया 10,605। बट ये नो चॉल्बे सेंसिटिविटी हमेशा परसेंटेज फॉर्म में निकलेगा। दैट मीन्स वो कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट अब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सेंसिटिविटी। देखो पहले कितना था 22,605, अब कितना हो गया 10,605, तो कितना गिरा, इसलिए हमको 22,605 माइनस करना पड़ेगा ना। अब बताइए कितना प्रतिशत एनपीवी आपका गिर गया भाई, तो दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, स्टूडेंट इट इज 53.09%। डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका एनपीवी 53.09 गिर गया। दैट्स द इंपैक्ट। हम क्या 10% में क्या फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। सेम वे स्टूडेंट, अब आपका बी है, दैट इज द कैश फ्लो। स्टूडेंट, कैश फ्लो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो प्रॉब्लम, कम होगा तो प्रॉब्लम। दैट मींस यहां पे स्टूडेंट्स इस बार कैश फ्लो चेंज हो रहा है, तो मैं कैश फ्लो का फिगर चेंज करेगा ना, कैसे 45,000 माइनस 10%, हाँ है ना भाई, कैश फ्लो नेगेटिव में जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर वही है विच इज 3.169, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा ना, तो 45,000 into 3.169 which comes to 142,605. I'm sorry,
40,500 into 3.169, वो मैथमेटिक्स मिस्टेक था मेरा, 128345 minus PVCO, which is obviously 120 इस बार, so this is going to be 8345 and that gives you the NPV. स्टूडेंट इनोचोल बे, हमको चाहिए परसेंटेज में. आई थिंक यू कैन कैलकुलेट नाउ. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सेंसिटिविटी? पहले कितना था रे? कितना था पहले? 22,605 ओरिजिनल. अब कितना हो गया? 8345. तो कितना गिर गया? इंटू 100 करेंगे ना, हाँ या ना? स्टूडेंट 8345 माइनस 22,605, 22,605, it becomes 63.08%. स्टूडेंट्स, कैश फ्लो के 10% कम होने से आपका एनपीवी 63% गिर गया. इमेजिन व्हाट अ सेंसिटिविटी. समझा? एंड लास्ट इज पॉइंट नंबर सी, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. स्टूडेंट 10% बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा ना. तो स्टूडेंट ईयर 1-4 कैश फ्लोज वही रहेगा 40,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर इस बार 10 प्लस 10% 11 हो जाएगा. ओहो गजनी, 10 और 10 20 नहीं, 10 का 10% बढ़ रहा है और 11 का दिया 3.103. समझा? तो कैन आई हैव अ प्रेजेंट वैल्यू रेडी? दिस इज नॉट 40, दिस इज 45. यस, 45,000 into 3.103. Your present value is 139,635 minus PVCO कितना? 1,20,000. तो can I have the answer 19635? समझा? That is NPV. Clear? But not चॉल्बे. क्यों not चॉल्बे? Because I need percentage of sensitivity. हाँ या ना? पहले कितना था भाई साहब? 22,605. अब कितना है? 19635 माइनस 22,605 करोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ सेंसिटिविटी कितना आएगा? It is 13.14%. See, this is what the question is all about. आपने 3 अलग अलग सेंसिटिविटी ढूंढा, तीनों का इंडिविजुअल इंपैक्ट ढूंढा. एंड अगर ये पूछा गया है टू विच एस्पेक्ट द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, तो ज्यादा इंपैक्ट होगा वो सेंसिटिविटी ज्यादा है, एंड दैट इज 63.08%. यानी द प्रोजेक्ट इज मोर सेंसिटिव टू अ चेंज इन कैश फ्लो. क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट आपको क्लास में लिखना है आप इंग्लिश में, प्रोजेक्ट इज मोर सेंसिटिव टू द चेंज इन कैश फ्लो. कॉन्फिडेंट? तीनों फैक्टर्स को हमने इंडिविजुअल इवैल्यूएट किया. क्लियर? एंड लास्ट, अगेन समथिंग वेरी अनयूजुअल. स्टूडेंट क्वेश्चन 6, दिस अगेन सेंसिटिविटी बट यूनिक वन. हाँ, रेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लो इन रुपीस. क्या देखिए, कॉस्ट ऑफ द प्लांट दिया है, रिकरिंग कॉस्ट दोनों साल का अलग अलग, 2 साल का प्रोजेक्ट है, सेविंग्स दोनों साल का अलग अलग है, सेविंग्स है, रिकरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%. मेजर द सेंसिटिव प्रोजेक्ट टू द चेंज इन द लेवल ऑफ प्लांट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग्स, कंसिडरिंग ईच फैक्टर. स्टूडेंट सेंसिटिविटी हमेशा ईच फैक्टर होता ही बाय डिफॉल्ट, सच दैट एनपीवी बिकम 0. स्टूडेंट एनपीवी 0, यहां कोई परसेंटेज नहीं बोला 10% बढ़ेगा कम होगा. ये बताओ एनपीवी 0 होने पे कितना सेंसिटिविटी आता है? समझा? पी फैक्टर इज गिवन. अब नॉर्मली स्टूडेंट हम क्या सोचते मालूम है कि हम इन्वेस्टमेंट 10,000 है, कैश फ्लोस सेविंग्स माइनस रिकरिंग करेंगे, 12 माइनस 4 8,000 हो जाएगा ना कैश फ्लोस. क्यों भाई? पहले साल का सेविंग है 12, 60, 14 माइनस 5 9,000 हो जाएगा. 8,000 9,000 इन्वेस्टमेंट रेडी है, सब रेडी है. बट अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया, it will be a bloody time consuming. So I'll directly give you the best way of the shortcut. The question number 6. Yes, student, I will calculate base NPV first. How does it work?
ईयर 1 2 1 2। मैं पहले सेविंग्स पूरा लूंगा स्टूडेंट, 12,000 का सेविंग है, फिर 14,000 का सेविंग है, कॉस्ट पहले का 4,000 है, फिर 5,000 है, समझा। डिस्काउंटिंग फैक्टर 9% गिवन, जरा देखिए ना, 917842, यस इट इज 917842, अगेन 917842। अब आपको डाउट जा रहा होगा सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, नेट ऑफ भी कर सकते थे बट नहीं करना, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन, अलग 6। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कैन आई कैलकुलेट एनपीवी, आइए मैथमेटिक्स करते, इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, 12,000 इंटू 0.917 एम प्लस 14,000 इंटू 0.842 एम प्लस इट गिव्स यू 22792, फिर 4,000 इंटू 0.917 and 5,000 into 0.842, it comes to -7878। ये आपका सेविंग्स था, ये कॉस्ट था, तो इसका हम नेट ऑफ करें 22792, इट कम्स टू 14914 एंड दैट गिव्स यू 4914। सो नेट ऑफ करके भी निकालोगे ना आंसर आपका यही आना है, बट हमने फिर भी जानबूझ के सेविंग्स का अलग निकाला, कॉस्ट का अलग निकाला। अब जरा देखिए क्या बोला है, कितना सेंसिटिव है प्लांट वैल्यू, तो स्टूडेंट्स इसके लिए एनपीवी 0 तक जाना स्टूडेंट्स, तो मैं अब यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं सेंसिटिविटी एनालिसिस। स्टूडेंट एनपीवी 0 कब होगा, अगर एनपीवी अभी पॉजिटिव है, प्लांट का पीवीसीओ अगर जो 10,000 है वो 14,914 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना, समझा, बढ़ गया उतना तो एनपीवी 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इफ आई कैलकुलेट द प्लांट कॉस्ट, तो प्लांट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 4914 सो दैट एनपीवी बिकम्स नेगेटिव, समझा। तो अगर प्लांट 4914 बढ़ेगा ऑन 10,000, तो स्टूडेंट आपका प्लांट कॉस्ट कितना परसेंटेज बढ़ना पड़ेगा, 49.14% बढ़ जाएगा, तो ही एनपीवी 0 होगा, समझा। बिकॉज अभी 10,000 है, 4914 बढ़ा तो एनपीवी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या बोला है पार्ट बी, रिकरिंग कॉस्ट, जरा देखिए रिकरिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कितना बढ़ेगा, तो स्टूडेंट रनिंग कॉस्ट भी कितना बढ़ना चाहिए, 4914 बढ़ना चाहिए। जो ये फिगर, ये वाला, ये 7878 विल इंक्रीज बाय 4914, तभी एनपीवी 0 होगा। तो स्टूडेंट दिस इज 4914 बट 7878 के ऊपर, तो अगर मैं इसका परसेंटेज कॉस्ट निकालेगा तो इट इज 4914 डिवाइड बाय 7878, स्टूडेंट दिस विल इंक्रीज बाय 62.38%। यानी आपका ये फिगर लाने के लिए हमने ईयर 1 एंड 2 अलग अलग लिया है, समझा, अदरवाइज आपका बहुत मेहनत हो जाता है इधर, समझा। अब पॉइंट नंबर सी क्या बोला है, रनिंग कॉस्ट के बाद सेविंग्स, तो स्टूडेंट सेविंग्स आई थिंक बुद्धि चलना चाहिए, 4914 कम होना चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब ये वाला 22792, स्टूडेंट ये आपका 4914 कम होना चाहिए, तो एनपीवी 0 होगा, सोचिए ना। हाँ, तो 4914 कम होगा ऑन 22792, तो स्टूडेंट कैन आई मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, स्टूडेंट ये 4914 है, तो स्टूडेंट कैन आई डिराइव द आंसर, 4914 डिवाइड बाय 22792, तो दिस विल बी चेंज बाय 21.56%, समझा। अब बताओ विच फैक्टर इज मोर सेंसिटिव, हाँ बताइए, यहां पूछा ना, विच फैक्टर इज मोर सेंसिटिव, सोचिए। थे ना, विच फैक्टर इज मोर सेंसिटिव। अब आप बोलोगे सर रनिंग कॉस्ट, है ना, गलत, यहां पे जितना गिरने का परसेंटेज कम होगा मोर सेंसिटिव होगा, तो स्टूडेंट इट विल बी सेविंग्स, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सेविंग सिर्फ 22% गिरेगा, एनपीवी 0 हो जाएगा। यहां गिरने का
गैप ज्यादा है आपके पास तो टेंशन नहीं है, यहां गिरने का गैप सिर्फ 21% है, तो सेविंग्स इज मोर सेंसिटिव। समझा? वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेजॉरिटी गलती क्या करते हैं मालूम है? रनिंग कॉस्ट को बोलते हैं, बट एक्चुअली जितना गिरने का गैप कम होगा उतना सेंसिटिविटी बढ़ गया। क्लियर एवरीवन? तो दैट वाज दिस क्वेश्चन, एंड विद दिस द चैप्टर एंड्स। सर्टेन गुड एग्जांपल्स आर गिवन। स्टूडेंट ये भी आपका सेंसिटिविटी का है, गुड एग्जांपल। हाँ, यही है, सच दैट एनपी बिकम 0। आई वुड से अपनी मेथड से करना। thereafter स्टूडेंट ये भी सेंसिटिविटी का है, बट यहाँ पे विच वेरिएबल स्टूडेंट, यहाँ पे यू हैव टू गो फॉर ऑल वेरिएबल। ऑल वेरिएबल सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है, उसके अलावा यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद सब रेडी है आपके पास, डोंट वरी। हाँ, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड सो ऑन है। हाँ, वो मेथड आ गया। ऑल प्रैक्टिस आर गिवन। स्टूडेंट दिस इज आरएडीआर। यहाँ पे आपको कापम मेथड यूज करके पहले आरएडीआर निकालेंगे। क्यों कापम? बिकॉज रिस्क इंडेक्स इज गिवन, आरएफ प्लस बीटा ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ, एंड उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दिस यू हैव टू कैलकुलेट एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। विद दिस स्टूडेंट्स हमारा रिस्क एनालिसिस चैप्टर खत्म हुआ, एंड एज प्रॉमिस्ड, यस, it's a break time, 45 seconds. Come back and we are going to work on the last chapter of today's marathon. Break के बाद मिलते हैं। Break. Welcome back, students, and I'm sure you are charged up for the last chapter of the marathon, dividend decision. Student, again, very smart chapter as usual. Very important chapter because something very practical and something very theoretical. हाँ, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? इज डिविडेंड रेलेवेंट और डिविडेंड इज इररिलेवेंट? अभी आई एम श्योर आप लोग यही बोलोगे सर डिविडेंड तो रिलेवेंट ही होता है, अप्रिशिएबल। डिविडेंड प्रैक्टिकल इज रेलेवेंट, बट theoretically there are two parts. Huh? So if we start with the chapter, student, name of the chapter, dividend decisions, बराबर, and this chapter practical is divided into two categories. एक बोलता है dividend is relevant, दूसरा बोलता है dividend is irrelevant. Perfect. अभी relevant, irrelevant to what? Market price, growth of the company, and so on. So when I said dividend is relevant, student, there are practically 3 but 4 theories. One, your favorite, जो आपके खून खून में है, it's a Gordon's approach. Second, it is Walter's approach. Third is Graham and Dodd approach. And fourth is Linter's approach. And when I say dividend is irrelevant, there is one monopoly market which is known as MM approach. Student, याद करे, MM मतलब मोदी, ग्लियानी, मिलर approach. Yes, no, yes. So student, in and all the chapters given 5 categories. 4 theories says that dividend is relevant. One says dividend is irrelevant. Clear? Now, when I say formula specific, so student, first I would love to give you the concept of Gordon's approach. Gordon's approach में क्या formula student याद करो? PO is D1 upon
KE minus G. P1 is D1 upon KE minus G, where PO is what? PO is current price, D1 is expected dividend, future dividend, dividend at the end of the year, K is cost of equity and G is a growth rate. Clear everyone? तो स्टूडेंट ये आपका गॉर्डन्स अप्रोच है. सेकेंड आपका आता है, मैं सारी फॉर्मुलाज दे रहा हूं एक बार आपको. वॉल्टर्स अप्रोच, वेयर प्राइस इज डिविडेंड प्लस R upon KE, E minus D upon KE. ये आपका वॉल्टर्स अप्रोच हो गया. where D is dividend, R is what company can earn, KE is what shareholders can earn, E and minus D is the retained earning and KE is cost of equity. Third is Graham and Dodd approach, where price is multiplier D plus E by 3. P is price, M is multiplier, D is dividend, E is earnings. Number 4, Linter's approach. स्टूडेंट लिंटर्स अप्रोच अलग है, बिकॉज बाकी तीन अप्रोच क्या करता है, कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर वर्कआउट करता है. लिंटर्स अप्रोच अकेला है जो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड का फॉर्मूला देता है. किसका देता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड का फॉर्मूला देता है. सर तो ये फॉर्मूला क्या है बताएंगे ना? अभी तो कहीं फॉर्मूला आपको वन शॉट दे रहा हूं स्टूडेंट. एंड देयर आफ्टर द फिफ्थ वन which is practically MM approach, where expected price is P1 equal to P0 1 plus KE minus D1, and there is a value of firm which you can calculate as N plus change in number of shares multiplied by price 1 minus investment plus earnings divided by 1 plus KE. स्टूडेंट मैंने अभी कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ एक कंपाइलेशन ऑफ फॉर्मूला दिया है. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड. दिस आर द कंप्लीट फॉर्मूला पैकेज इस चैप्टर का. अब हम एक एक करके जाएंगे स्टूडेंट. लेट अस स्टार्ट विद गॉर्डन्स अप्रोच. गॉर्डन्स अप्रोच क्या बोलता है स्टूडेंट? डिविडेंड एंड प्राइस आर डायरेक्टली कोरिलेटेड. मोर द डिविडेंड ग्रोस, प्राइस विल ग्रो. डिविडेंड फॉल्स, प्राइस विल फॉल डाउन. एंड दिस रिलेशनशिप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ प्रीवियस फ्यू चैप्टर. याद करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने पढ़ा था K is D1 upon PO plus G, but that formula and this formula same, but the applications are different. KE वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढ रहे हो, एंड ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो. स्टूडेंट फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट थिंक दैट हम यहाँ प्राइस ऑफ द शेयर ढूंढ रहे हैं जो मार्केट में प्रिवेल करेगा. स्टूडेंट मार्केट का प्राइस इज अ करंट मार्केट प्राइस. हम यहाँ पे जो प्राइस ढूंढेंगे उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं. इंट्रिंसिक मतलब फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड मतलब प्रोबेबल वैल्यू, अर्थात इट्स अ वर्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स. खोपड़ी में गया कॉन्फिडेंट. तो स्टूडेंट हम जहाँ पे जो प्राइस ढूंढेंगे उसको कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस के साथ, एंड देन विल टेक अ डिसीजन, इज इट वर्थ परचेजिंग अ शेयर एट अ करंट मार्केट प्राइस? इज इट वर्थ? इफ यस विल गो फॉर इट, इफ नो फॉरगेट इट. क्लियर एवरीवन? तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते. paid मतलब प्रीवियस ईयर डिविडेंड. जबकि हम जब बात करते हैं स्टूडेंट वी ऑलवेज टॉक एक्सपेक्टेड डिविडेंड. हाँ, कितना डिविडेंड पे किया था याद करो स्टूडेंट? ₹2 पर शेयर. The estimated growth rate of the company is 5%. The estimated market price of the equity share, if the growth rate student 8% हो जाएगा या तो 3 पे गिर जाएगा. Also find present market price of equity share given that KE is 15.5. Let us target present first because present growth is 5%. The student, if I go for question number 1, first part, PO is D1 upon KE minus G. Yes, no? तो if I start with D1, स्टूडेंट जरा बताइए क्वेश्चन में ये ₹2 क्या दिया है? प्रीवियस ईयर डिविडेंड दिया है. तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर डिविडेंड में करंट ग्रोथ रेट ऐड होगा. यस नो? तभी तो पता चलेगा नेक्स्ट ईयर वो ₹2.10 डिविडेंड देगा. समझा? KE, what is KE? Given an example 15.5 and 15.5 minus 5%. तो स्टूडेंट
can I derive my price right now? 2.1 divided by 10.5%, that is 20 rupees. स्टूडेंट आज इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 20 है, बट कहानी में अब ट्विस्ट है. कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 8% और मे बी अ ग्रोथ ऑफ 3%. सी देव आस्क यू कि व्हाट इफ द राइजेस टू 8% और फॉल्स टू 3%. स्टूडेंट ग्रोथ चेंज होने से क्या होगा, आपका डिविडेंड भी चेंज हो जाएगा. तो पीओ विल बी 2 रुपीज, नाउ दैट विल बी एडेड बाय 8%, डिवाइड बाय 2 plus 8% divided by 15.5 minus 8%. So student, can I derive the price of the share now? So that is 2.16 divided by 7.5%. It comes to 28.8. Student, लॉजिक की बात थी. अगर आप मैथ्स नहीं भी करते तो भी आप बोल सकते थे कि अगर कंपनी का ग्रोथ जो भी 5% था अगर 8 हो जाएगा तो ग्रोथ ज़्यादा देगा तो मार्केट में उसका एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे वही हुआ 28.8 हो गया. विदाउट कैलकुलेशन, व्हाट इफ द ग्रोथ रेट इज 3%? तो स्टूडेंट, इफ द ग्रोथ रेट इज 3%, गारंटेड प्राइस कम हो जाएगा. बिकॉज आज जब ग्रोथ 5% है और फ्यूचर 3% होगा तो क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ कम हो रहा है तो पब्लिक में क्या होगा, पैनिक होगा. समझा? क्या पैनिक होगा? डिमांड कम होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा. समझा? इससे भाव कम हो जाएगा, बट कितना होगा? तो स्टूडेंट, दैट विल बी 2 plus 3% upon 15.5 minus 3%. Can I calculate that price now? So that is 2.06 divided by, it will become 16.48. See, this is the way we are deriving the expected market price. Based on this, we take a call कि आगे हमको परचेस करना चाहिए कि सेल करना चाहिए. Clear? One very superb example of Gordon's approach. Clear everyone? Confident? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ मास्टर ब्लास्टर एग्जाम्पल. सुपर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस एग्जाम्पल. हाँ, पढ़िए. ऋषभ लिमिटेड जस्ट पेड. पेड मतलब ऑब्वियसली इसको टेक्निकली हम D0 बोलते हैं. द पास्ट डिविडेंड ट्रेंड ऑफ द कंपनी इंडिकेट द डिविडेंड ग्रोज एट व्हाट रेट? 10%. The company foresees this growth, मतलब this 10% will be for 2 years, मतलब आने वाले 2 साल, year 1 and 2, growth rate will be 10%. After which dividend will grow, increase at 12% for 3 years, मतलब 3, 4, 5, the growth rate will be 12%. Imagine student, and thereafter 12.5% for 2 years, मतलब 6 and 7, the growth rate will become 12.5%. After that, मतलब from 8 dash infinity, growth rate will be 11%. See the point. See this. See this. Student, अभी हमने जो क्वेश्चन 1 किया, that was a constant growth formula. This is variable growth, and this variable growth becomes constant after a passage of 7 year, मतलब 8th year से. समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो. हाँ, if the expected 7.5, that is KE, is this, ascertain the theoretical market price. Student, what is theoretical market price? It is probable market price, intrinsic value, fair value. Confident, not a current market price. अब डाउट सर इसको कैसे टारगेट करेंगे? वेरी स्मार्ट. स्टूडेंट, हमारे फॉर्मूला में अभी हमने जो क्वेश्चन किया वहां पे ये P0 क्यों था? अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, P0 क्यों था? P0 था तो था. P0 इसलिए था बिकॉज ये D1 था. अभी सर ये क्या कोरिलेशन है? स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें डिविडेंड फर्स्ट ईयर से कांस्टेंट हो रहा था, तो हमने क्या किया, सीधा P0 मिला हमको. वी आर एबल टू डिराइव करंट प्राइस, दैट इज थियोरिटिकल करंट प्राइस. Does it mean dividend become constant from 5th year? Then we'll calculate P4. If dividend become constant from 3rd year, then P2. Student, in our example, dividend is becoming constant from which year? 8th year. तो हम क्या निकालेंगे? Yes, it's P7. तो स्टूडेंट 7 years तक का डिविडेंड होगा, एंड 8 to infinity का जो ग्रोथ आ रहा है कंपनी का, उनको हम सबको P7 पे लेके आएंगे. समझा? कैसे करेगा? तो मैथमेटिक्स करते आइए. क्वेश्चन नंबर 2.
स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा ध्यान देना, हाँ ध्यान दो। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 एंड बी क्लियर, इट्स P7। क्यों P7? बिकॉज 8th ईयर से ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है एंड यहाँ पे आपका डिविडेंड्स आएगा। बताइए अभी डिविडेंड कितना है? डिविडेंड राइट नाउ इज 5 रुपीज, 2 साल 10% ग्रो करेगा। तो स्टूडेंट 5 प्लस 10%, दिस इज गोइंग टू बी 5.5 प्लस 10% 6.05। अच्छा उसके बाद कितना ग्रो करेगा? 3 साल 12% ग्रो करेगा, तो प्लस 12%, इट इज 6.776। 3 डेसिमल तक ज़्यादा जाएंगे, प्लस 12%, 7.589 प्लस 12%, इट इज 8.50। बराबर है ना एवरीवन? ये आपका 5th ईयर तक आ गया। अब 6th एंड 7th क्या हुआ भाई? 12.5 बढ़ेगा, तो इसमें हम 12.5% बढ़ाएंगे, दिस इज 9.562 प्लस 12.5%, इट इज 10.758। थर्ड डेसिमल राउंड ऑफ किया है। एंड व्हाट इज P7? तो P7 इज D8। स्टूडेंट P7 इज D8 अपॉन T8 अपॉन KE माइनस G, तो दिस इज 10.758 plus the growth rate is now 11%, divide by what is KE? 17.5% minus 11%. Can I derive P7? Yes. So this is 10.758 plus 11% divided by this. It is 183.706. Student, what is 183.706? It's the present value at the end of 7th year for a dividend from 8th year to infinity. और इन सब को हम क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर से कन्वर्ट करेंगे एट के दैट इज 17.5 एंड इन सब को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे P0 निकालेगा। गॉट इट? डिस्काउंटिंग फैक्टर 17.5 है, तो 1 डिवाइड बाय 1.175, फर्स्ट ईयर 0.8511, सेकेंड ईयर 0.7243, थर्ड ईयर 0.6164, fourth year 0.5246, fifth year 0.4465, sixth year is 0.373800, seventh year 0.3234, and P7 is the same year, student. P7 is same, and the moment I multiply this now, 5.5 into 0.8511, thereafter 6.05 into 0.7243, thereafter 6.776 into 0.6164, thereafter 0.7589 into 0.5246, thereafter that is 8.5, 8.5. This is 8.5 multiply 0.4465, thereafter 9.562 into 0.3800, thereafter 10.758 into 0.3234, and thereafter 183.706 multiplied by 0.3234. Student, it comes to 83.96 rupees. Sir, what is 83.96? Intrinsic value of the share. What does it mean? Student, अगर आज मार्केट में यही शेयर 100 रुपीज में मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि 83 या 84 रुपीज का शेयर मार्केट में 100 रुपए से मिल रहा है, तो खरीदो 100 में? नो। बट यही शेयर अगर मार्केट में 50 रुपीज से मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यार 50 रुपए का शेयर मिल रहा है जिसका वर्थ 84 रुपीज है, तो यू कैन परचेज इट। See, that is the way decisions are taken. Very smart, very, very important question. This is a question of Gordon's approach with what? Multiple variable growth rate. Clear everyone? Superb. Third.
Following information pertains to XYZ, that is XY Limited. Earnings 5 लाख दिया, dividend 60% मतलब 3 लाख, number of shares 1 lakh, capitalization rate that is KE, student this is KE 12%, R 15%. What should be the market value as per Walters model? तो स्टूडेंट सब कुछ रेडी है, तो अभी हम वॉल्टर मॉडल कर सकता है. बताइए वॉल्टर मॉडल का क्या फॉर्मूला लगेगा? तो इट इज अ पी डी प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के. याद आया स्टूडेंट? आई कैन कैलकुलेट ई. इट इज 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख शेयर. तो दिस इज गोइंग टू बी 5. यस नो? व्हाट इज डी? तो इट इज 5 का 60%, दैट इज 3 रुपीज. यस नो? यस. उसके बाद स्टूडेंट आर एंड के. आर 15 है, के 12 है, तो के 12 है, आर 15 है. स्टूडेंट व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट दे आस्क यू? व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर? मतलब अभी जो कंपनी कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए? आइए मैथमेटिक्स. 3 प्लस 15% अपॉन 12% ब्रैकेट 5 माइनस 3 whole divided by 12%. Can I calculate the price of the share? Yes. There is 2 into 15 divided by 12 plus 3 divided by 12%. It comes to what? 45.83. Confident. Now, let me go one step forward. Student क्या लगता है कंपनी सही कर रहा है? अब और सर हमको कैसे मालूम? अरे एक लॉजिक है. वॉल्टर अप्रोच क्या बोलता है? इट्स अ फाइट बिटवीन मी एंड यू. हु एम आई एम अ कंपनी, यू आर अ शेयर होल्डर. अगर मेरी ताकत ज्यादा है, इफ आर इज ग्रेटर देन के, देन आई शुड नॉट पे यू डिविडेंड बिकॉज मेरी ताकत ज्यादा है, तो डिविडेंड भी 0%. अगर तुम्हारी ताकत ज्यादा है, के ज्यादा है, तो आई शुड not have any ego, I should pay straightforward 100% dividend. And if R equal to K, student dividend दू नहीं दू कोई फर्क पड़ता नहीं है. मतलब वॉल्टर्स एंड गॉर्डन दोनों ताकत की बात करते हैं स्टूडेंट. जिसकी ताकत उसका पैसा. जरा अब इधर बताइए, आर कंपनी की ताकत 15 है और शेयर होल्डर की ताकत 12 है. किसकी ताकत है ज्यादा कमाने का? कंपनी की बात है. तो कंपनी को डिविडेंड क्या देना चाहिए? 0 देना चाहिए. नहीं देना चाहिए मतलब स्टूडेंट कंपनी डिविडेंड दे के बेवकूफी कर रहा है. और यही चीज आपको पूछा गया. पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू मॉडल? हाँ, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर ऑप्टिमम क्या होना चाहिए? तो आर इज ग्रेटर देन के ना, तो ऑप्टिमम क्या होगा? 0%. एंड द मार्केट प्राइस एट दैट पे आउट रेशियो निकाल सकते. पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश लिखेंगे. हियर R 15% is greater than KE, which is 12%. So, optimum dividend payout equal to 0%. हो गया. Student, this is part number A. Part B, can I calculate? That is price at dividend payout 0%. Can I calculate? The price is D plus R upon KE bracket E minus D upon K. Student dividend will be now nil plus R upon K 15 upon 12 5 minus 0 whole divided by 12. Can I calculate the price provided you follow my advice? क्या कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए एंड डिविडेंड नहीं देके कंपनी का भाव कितना हो जाएगा? 52.08C. Company can increase. That means company can increase the share price by changing the dividend payout ratio. See, that's the point. I think clear. अगर मेरी ताकत ज्यादा तो डिविडेंड में तुमको नहीं देगा, मैं रखेगा. अगर तुम्हारी ताकत ज्यादा डिविडेंड तुमको देगा. दोनों के अंदर तुम्हारा अकेले का बेनिफिट है. समझा? यू आर द एपिसेंटर, यू आर द ओनर. तुम्हारा ही फायदा है दोनों में. कॉन्फिडेंट. क्वेश्चन 3 आइए. Question 4. Again very classic. Following information supplied to you. Earning 2 lakh, number of shares 20,100 each. Dividend paid 150 and the twist is P ratio. Students, P ratio क्या indicate करता है? It's a KE approach, earnings approach. That is
प्राइस अर्निंग तो इट्स अ 1/12.5, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट KE. समझा? KE will be 8%. That means student डिविडेंड काउंट कर सॉरी KE काउंट करने का एक और तरीका है, दैट इज द प्राइस अर्निंग अप्रोच, जिसको हम प्रैक्टिकली अर्निंग यील्ड अप्रोच भी लगाते हैं. क्लियर? तो जब PE रेशियो दिया है, यू कैन इजीली कंप्यूट KE विद दिस. नाउ ascertain स्टूडेंट, जरा मैथमेटिक्स देखिए. ascertain whether company is following optimum dividend policy. कैसे मालूम पड़ेगा? तो ताकत की बात है स्टूडेंट. आइए क्वेश्चन 4. We are following Walter's approach. It's a D plus R upon KE bracket E minus D upon KE. बताइए अर्निंग पर शेयर. It is 2 lakh upon 20,000. तो 2 lakh divide by 20,000, 10 rupees. Dividend is 150 divide by 20,000, which is 7.5. स्टूडेंट R नहीं मालूम. What is R? R is return on capital. तो स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल कितना है? 20,000 इंटू 100 ढूंढना पड़ेगा. तो 20 इंटू 100 कितना हुआ? 20 लाख हुआ. एंड 20 लाख पे कंपनी कितना कमा रहा है? 2 लाख. तो मेरी कमाने की ताकत 20 लाख पे 2 लाख मतलब 10% हो गया ना. समझा? 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख. कैसे 20 लाख? तो 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच. समझा? खोपड़ी में गया. यस. तो दिस इज 10%. कैन आई हैव अ KE? यस, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. 1 अपॉन PE. तो 1 अपॉन 12.5%. दिस इज गोइंग टू बी 8%. क्लियर एवरीवन? हो गया ये? अब बताइए फर्स्ट आंसर क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है ascertain whether company is following optimum dividend policy. स्टूडेंट खाली कमेंट करना है कि कंपनी ऑप्टिमम फॉलो कर रहा है कि नहीं. तो स्टूडेंट देख के ही बनता है. इट्स अ फाइट बिटवीन R एंड KE. किसकी ताकत ज्यादा है? तो हियर R 10% ग्रेटर देन KE 8%. सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए? 0%. देयरफॉर वी कैन से दैट company is NOT, not following optimum dividend payout. I think very clear. Company is not following optimum because अरे भाई साहब मेरी ताकत ज्यादा तो मैं डिविडेंड क्यों देगा? देख के मैं बेवकूफ बन रहा हूं. समझा? प्राइस ढूंढने का नहीं पूछा तो मत ढूंढो. ढूंढ लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. नंबर 2, फाइंड आउट P रेशियो. P रेशियो तो दिया है बट ये नहीं. At which dividend policy will have no effect. Students, dividend policy का इफेक्ट कब नहीं होगा? हाँ, dividend policy will have no effect only when what? R equal to KE equal to 10%. जब दोनों इक्वल होगा तब ना. एंड अगर ये है तो now what they ask is P ratio. तो KE is 1 upon PE which is 10%. तो स्टूडेंट PE रेशियो कितना होगा? कैन आई से 10 टाइम्स. इसका मतलब अगर PE रेशियो 10 टाइम्स है तो मेरी कंपनी का KE भी 10% हो जाएगा. तो R एंड KE दोनों 10 हो जाएगा. दोनों इक्वल है तो डिविडेंड दे या ना दे सब मोह माया है. क्लियर एवरीवन? हाँ, यस. द लास्ट पार्ट, that is number 3. क्या बोला है? Will your decision change if P is 8 instead of 12.5? देखो PE चेंज हो रहा है तो लॉजिक की बात है KE चेंज होगा. तो I can write if PE is 8 times, student, then what will happen? KE will be 1 upon 8 P, तो 12.5% हो जाएगा. है या ना? Now R कितना है? 8%. Sorry, R is 10%. which is now less than KE, which is 12.5%. Therefore, optimum dividend now will be, किसकी ताकत ज्यादा है? तुम्हारी ताकत ज्यादा है तो अब मैं पूरा डिविडेंड दे देगा. कोई ईगो रखने की बात नहीं. देखो 100% डिविडेंड पे आउट. ले जा भाई, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब तेरा है, ले जा. सिंपल. तो स्टूडेंट
यहाँ पे आपके तीनों तीन कॉन्सेप्ट वॉल्टर वाले रेडी हो गए। पहले में आर ग्रेटर देन के था, दूसरे में आर इक्वल टू के, तीसरे में आर लेस देन के। कॉन्फिडेंट एवरीवन? सुपर्ब। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बाद में लेंगे, पहले 6 and 7 लेते हैं। क्वेश्चन 6, डिविडेंड पे आउट इज ऑफ एच इज 40%। इफ कंपनी फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच, ओए ओए ओए, ट्रेडिशनल इधर कौन है? ग्राहम एंड डॉड, ग्राहम एंड डॉड अप्रोच टू डिविडेंड पॉलिसी विद मल्टीप्लायर 9, व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? लो ये लो जी, पी रेशियो पूछा है ग्राहम डॉड के हिसाब से, तो स्टूडेंट गॉर्डन हुआ, वॉल्टर हुआ, अब ग्राहम एंड डॉड है। क्वेश्चन 5, वेरी स्मार्ट। ग्राहम एंड डॉड का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इज मल्टीप्लायर ऑफ डिविडेंड प्लस E upon 3. Can I calculate the things? स्टूडेंट मल्टीप्लायर हमको दिया है क्वेश्चन में, जरा देखिए ना कितना दिया? 9, एंड सिर्फ डिविडेंड पे आउट दिया 40%। स्टूडेंट बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के, मैं एकदम सिंपल फॉलो करता है। आई विल अज्यूम लेट EPS इक्वल टू, यू कैन से 30 रुपीज। अब ऑल्सो 30 कैसा है? अजम्पशन है। सो डिविडेंड पे आउट विल बी 40% ऑफ 30 विच इज 12, है ना? डिविडेंड पे आउट देखो ना कितना दिया, 40% दिया है। सर मैं तो कुछ भी असम्पशन लू, अरे ले ले भाई, तेरे को 30 के बजाय 100 लेना है, 60 लेना है, 90 लेना है, 1 रुपी लेना है, जो लेना है ले, यू कैन टेक योर लकी नंबर। तो सर आपका लकी नंबर 30 है क्या? ना रे, मैंने 3 इसलिए लिया, आई हैव जस्ट टेकन समथिंग विच इज डिविजिबल बाय 3, इवन आई कुड हैव टेकन 3 रुपीज, इट्स ओके। हाँ, तो स्टूडेंट can I calculate the price now? Therefore, price is 9 plus 12 plus 30 upon 3. So can I have a price ready? Oh, sorry, this is multiply. So 9 into 22. The price equal to 22 into 9. Obviously, this is going to 198. But ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है? Price earning ratio. Therefore, PE ratio is MPS upon EPS. What is MPS? 198. What is EPS? 30. So PE is 6.6 times. Students, I challenge you. I challenge you. आप कोई भी assumption ले लो ये अर्निंग्स का, आपका फाइनल PE रेशियो गारंटी 6.6 टाइम रहेगा। चैलेंज क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, ग्राहम एंड डॉड, इस फॉर्मूला का रिस्पेक्ट इससे ज्यादा नहीं है बॉस। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 7, गिवन द लास्ट डिविडेंड इज 9.8, लास्ट डिविडेंड इज DO, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट फैक्टर, टारगेट पे आउट 60%, EPS 20, कैलकुलेट करंट ईयर डिविडेंड। ओए ये एक ही इंसान जैसा फॉर्मूला दिया है विच इज लिंटर्स अप्रोच, समझा? एंड लिंटर्स अप्रोच बहुत लॉजिकल है स्टूडेंट। लिंटर्स अप्रोच क्या है? फॉर्मूला को साइड में रखो, क्या बोलता है भाई? जितना लास्ट ईयर डिविडेंड था उतना नेक्स्ट ईयर देना ही है। तो लास्ट ईयर कितना? 9.8, देना ही देना है। ठीक है कैलकुलेटर? नेक्स्ट ईयर कुछ ज्यादा देना है, टारगेट ज्यादा है, तो 20 रुपया कंपनी कमा रहा है, उसका 60% का टारगेट है, मतलब 12 रुपया देना चाहता है। उस 12 में से 9.8 तो ऑलरेडी देता ही था, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? 2 रुपीज 20 पैसा। भाई साहब वापिस से कीजिए, 20 रुपए का 60% पे आउट 12 देना है, 12 में से 9.8 तो पुराना देना ही देना है, तो एक्स्ट्रा 2.2 दे रहा है, लेकिन 2.2 देने का मजबूरी है। मजबूरी क्या? सिर्फ 45% 0.99 एक्स्ट्रा दे पाएगा। अब मजबूरी क्या? इसको एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं कि कंपनी थोड़ा रिटेन करना चाहता है, मे बी उसको यूज होगा, जो भी है, बट मजबूरी फैक्टर इज 45%, तो 9.8 तो देना ही है, प्लस 0.99 एक्स्ट्रा देंगे। योर आंसर इज 10.79। स्टूडेंट इसी चीज को लिंटर जी ने कॉन्सेप्ट दिया है फॉर्मूला में, दैट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज लास्ट ईयर का डिविडेंड प्लस नेक्स्ट ईयर कितना देना चाहता हूं उसका पे आउट, माइनस प्रीवियस ईयर माइनस करो, दैट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फैक्टर। कहने का मतलब है 9.8 तो देना ही देना है, नेक्स्ट ईयर 20 रुपए का 60% 12 देना है, 12 में से 9.8 माइनस कर दो, तो स्टूडेंट 9.8 में से 12 माइनस किया तो एक्स्ट्रा 2.2 आ गया। नाउ दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? 45% एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी 9.8 plus 0.99. So student, your expected dividend is
10.79. See, एकदम लॉजिकल. क्लियर एवरीवन? परफेक्ट. यहाँ पे हमारे 4 कॉन्सेप्ट रेडी हो गए. गॉर्डन्स, वॉल्टर, ग्राहम डॉड एंड लिंटर्स. क्लियर एवरीवन? परफेक्ट. अब हम जा रहे हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, एंड दैट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 5? हाँ जी. M Limited belongs to a risk class of capitalization at 10%, that is KE. It has 25,000 shares and current market price is 100. It is expected a net profit 2.5 लाख रहेगा and board is considering, अभी तक पे किया नहीं है, 5 रुपया डिविडेंड देने का. M Limited requires to raise 5 lakh for an approved investment expenditure. They have a target 5 lakh का expenditure करना है. Show how MM approach affect value of M if yes, क्या dividend are paid और dividend are not paid. MM क्या बोलता है भाई साहब? MM का नाम ही ऐसा, मोह माया अप्रोच. एप्रिशिएबल, इट्स अ मोदी ग्रानी मिलर अप्रोच, पर हम तो प्यार से मोह माया बोलते हैं. बोले डिविडेंड दो, नहीं दो, सब मोह माया है, तुमको कोई फर्क पड़ना नहीं है. रीजन बहुत सिंपल है स्टूडेंट. ये क्या बोलता है कि 2 लोग हैं, एक जने का टारगेट 20% है, दूसरे का भी 20% है. अज्यूम करो, एग्जांपल ले रहा हूं आउट ऑफ द बॉक्स. आज 100 रुपए का भाव चल रहा है, समझे? तो स्टूडेंट एग्जांपल लीजिए, बॉयज आर एक्सपेक्टिंग 20% डिविडेंड. सॉरी, एग्जांपल लीजिए, बॉयज आर एक्सपेक्टिंग 20% रिटर्न एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टिंग 20% रिटर्न. मतलब दोनों का टारगेट 20% रिटर्न का है. बॉयज बोलते हैं सर डिविडेंड नहीं चाहिए. कोई बात नहीं, मैं क्या बोलता है, 100 का 120 हो जाएगा भाव. 100 में 120 हो जाएगा ना, बिकॉज 20% रिटर्न है. गर्ल्स बोलती है ना ना ना, 5 रुपया चाहिए चाहिए बॉस. गर्ल्स कौन है? लालची एकदम डिविडेंड के लिए. एग्जाम्पल, डोंट बी जेंडर बायसेस. गर्ल्स बोलती है 5 रुपये डिविडेंड चाहिए. मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, 5 रुपये डिविडेंड मिलेगा, बट तुम्हारा केस का भाव 115 होगा. बॉयज का 100 का 120, गर्ल्स का 100 का 115 एंड 5 रुपये डिविडेंड मिला. बताओ किसको ज्यादा फायदा हुआ, बॉयज या गर्ल्स? आई थिंक बुद्धि चल चुका है. दोनों का इक्वल बेनिफिट है. बॉयज को 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिला, गर्ल्स को 15 एक्स्ट्रा मिला, बट 5 रुपये डिविडेंड मिला. मतलब अल्टीमेटली बॉयज को भी 20 मिला, गर्ल्स को भी 20 मिला. यस नो? 20 रुपया ही मिला ना सबको. दैट मीन्स डिविडेंड दो या नहीं दो, इट्स अ सेम अप्रोच. बट इस चीज को हमको प्रूव करना है विद द इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ MM, दैट इज वैल्यू ऑफ M Limited. कैन वी? आइए कैसे करेंगे, सब ध्यान देना स्टूडेंट. द फर्स्ट टारगेट शुड बी टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्राइस. P1 इक्वल टू P0 1 प्लस K माइनस D1. स्टूडेंट ध्यान देना सब इधर. व्हाट इज द टू अप्रोच गिवन? तो देयर आर टू अप्रोच. वन, dividend not paid. Second, dividend paid. स्टूडेंट लॉजिक पे जाए. आज 100 में आपका रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड था इधर सबका? दैट वाज 10% K. तो 1 प्लस 10% इज 110, और यहाँ डिविडेंड नहीं दे रहा हूँ, तो P1 इज ऑब्वियसली 110 रुपया. एंड अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लीजिए ना, 5 रुपया, तो 110 माइनस 5, तो P1 इज 105. आई थिंक वेरी क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट वेरी रेडी. आई थिंक डिविडेंड वाज 5 रुपीज. यस, डन. सेकेंड, मैं क्या ढूंढा पहले आप देखो. एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड. आइए, दो तरीके. Number 1, dividend not paid. Second, dividend paid. Student, common sense लगाइए आप. Please apply common sense. Earnings of the company is 2,50,000. चाहे मैं डिविडेंड दूं या नहीं दूं. यस नो? अगर मैं डिविडेंड देता हूं तो पहले में तो डिविडेंड नॉट पेड है, दूसरे में मैं 5 रुपया डिविडेंड दे रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर 25,000 है, तो व्हाट इज द डिविडेंड आई एम गोइंग टू गिव? 125. स्टूडेंट्स, कैन आई मेक अ टोटल नाउ? तो माय रिटेन्ड अर्निंग्स
for the year will be first case 250, second year will be 125. और इस रिटेन अर्निंग के सामने स्टूडेंट्स व्हाट इज योर एक्सपांशन अमाउंट? 5 लाख इन्वेस्टमेंट टारगेट है ना, है ना? तो स्टूडेंट बाकी का क्या होगा? तो स्टूडेंट 5 लाख का एक्सपांशन में से 2.5 तो रिटेन अर्निंग है, तो बाकी का क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज टू बी रेज बाय इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल। पहले में 2.5 लाख एंड दूसरे में हम इश्यू करेंगे 375। कम ऑन, बाकी का रिटर्न पड़ा ही है ना हमारे पास। एंड दिस विल बी इश्यूड एट द प्राइस 1, इट्स 110 and 105. तो स्टूडेंट कैन आई कैलकुलेट एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड? पहले में 2.5 लाख डिवाइड बाय 110 कितना आएगा? आई एम गोइंग फॉर 4 डेसिमल 2272.7272। सेकेंड में आएगा 375 डिवाइड बाय 105 which is going to be 3571.4286। अब आपका घटिया डाउट आएगा, सर नंबर ऑफ शेयर डेसिमल में नहीं होता है। आई नो दैट, बट देयर इज अ रीजन आई हैव रिटन इन डेसिमल। प्रैक्टिकली हम राउंड ऑफ ही करते, बट थोड़ा रुको, सब्र करो, इधर ध्यान दे। थर्ड, कैन आई कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म? तो स्टूडेंट if I calculate value of firm today, हाँ, तो today मतलब at present, that is I will write today, that is 0th year. Student एक बात बताइए, value of firm क्या होता है? तो it's again 2 options, dividend not paid and dividend paid. Student value of firm is nothing but आज का current number of share outstanding, मतलब आज का number of number of shares outstanding multiply by current market price. So student, what is number of equity share right now? Can I say 25,000? And student multiply by, आज की बात हो रही है ना, तो P 0 है, तो लॉजिक की बात है स्टूडेंट, this price was bound to be 25 lakh. सर आज का तो सेम रहेगा। सर 1 साल बाद की बात करो ना, तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? काउंट करेला है ना बाबा, इधर देखने का, नजर इधर, डिविडेंड नॉट पेड एंड डिविडेंड पेड। स्टूडेंट कैन आई कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग नाउ? इट विल बी ओल्ड प्लस एडिशनल। एक गजनी नया शेयर इश्यू किया ना हमने, तो ओल्ड देखो ना 25,000 है ना, नया डेसिमल्स के साथ लिया है मैथमेटिक्स के लिए 7272 एंड बाजू में 3571.4286। तो स्टूडेंट कैन आई कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर? दिस इज 27272.7272 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर 1 ईयर का प्राइस 110। प्लीज गाइड मी टोटल। हाँ, तो 27272.7272 into एक समझो डाउन दैट इज 30 लाख। What is 30 lakh? Value of firm after 1 year. यहाँ पे क्या होगा? 28571.4286. This is multiplied by 105. Student challenge, this has to be 30 lakh. It has to be 30 lakh, boss. इसीलिए मैंने 4 डेसिमल तक वर्क किया, so that फाइनल आंसर में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अगर आप राउंड ऑफ कर देते ना, देयर माइट बी चांसेस के लास्ट में 2, 5, 10, 50, 100 रुपए का डिफरेंस आ सकता था। क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट पूरा एमएम अप्रोच आपके सामने है, और इसी में एट टाइम्स कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा उसको, हाँ, जस्ट डिविडेंड नॉट पेड एंड डिविडेंड पेड। स्टूडेंट मैंने आज स्टार्टिंग में भी एक वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला लिखा है, विच इज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस 1 माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस x, that is earnings, divide by 1 plus k। स्टूडेंट सेम फॉर्मूला इधर भी आएगा, बराबर है। तो सर क्या करना है? अरे कुछ नहीं रे, यही मैथमेटिक्स है। पुराने शेयर अभी आपको मालूम है आपके पास कितने हैं? 25,000 है। नॉट पेड में नंबर ऑफ शेयर क्या थे? 2272.7272 था, दैट इज मल्टीप्लाइड विथ आज का प्राइस क्या है? 110। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 5 लाख, ठीक है ना, और अर्निंग्स कितना था?
2.5 लाख बराबर, एंड दिस इज डिवाइड बाय 1.10. कैन आई डू द मैथमेटिक्स? स्टूडेंट सिर्फ डराने की बात है, बाकी चीज वही है. 2272 पॉइंट, एक मिनट वापिस, 25,000 प्लस 2272.7272 into 110 minus 5 lakh plus 2,50,000 divide by 1.10, it comes to what? 25 lakh. Student, आज का value of firm is nothing but a present value of all the future amount. ये वही फॉर्मूला है. अच्छा, बाजू में भी करे ना तो यही होगा. देखो, नंबर ऑफ शेयर 25,000 है, नए शेयर कितने थे जरा देखिए. सॉरी, इट वाज 8571.4286. नहीं सॉरी, इट वाज 3571.4286. 3571.4286. दिस इज मल्टीप्लाई बाय 105 माइनस 5 लाख का एक्सपांशन, अर्निंग्स 2.5 लाख है, डिवाइड बाय 1.10. कैन आई मेक मैथमेटिक्स? दिस इज 28571.4286 into 105 minus 5 lakh plus 2,50,000 divide by 1.10. स्टूडेंट चेक करो, मिराकल मिराकल, इट्स अ मिराकल, दोनों का वैल्यू फ्रॉम 25 लाख आया. अबे आना ही था, यही तो हमने स्टार्टिंग में भी प्रूव किया था. ऊपर देखो ना, ये रहा वैल्यू ऑफ फर्म. आज का 0th ईयर का भी सेम है और 1 साल बाद डाउन द लाइन भी सेम है, बट यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला से प्रूव किया. इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. क्लियर एवरीवन? तो दैट वाज ऑल अबाउट डिविडेंड अप्रोच. स्टूडेंट, एमएम अप्रोच भी पूरा मैंने करा दिया. क्लियर? हाँ. नाउ स्टूडेंट, ऑल 7 क्वेश्चन डन. होमवर्क में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हूं मैं इसमें. हाँ, आप कर सकते हो इसके अंदर. ये पहला वाला क्वेश्चन देखो. हाँ, अगेन सुपर्ब. यू हैव टू डिसाइड वेदर शुड बाय, होल्ड और सेल. ये डिसीजन लेना स्टूडेंट, समझो सुपर्ब एग्जाम्पल है. यहाँ पे आपको बेचना है कि खरीदना है, ये डिसीजन लेना है. अगेन वेरी क्लासिक गॉर्डन्स अप्रोच बेस है, करेगा. ये क्वेश्चन आपका वॉल्टर डिविडेंड दोनों से होने वाला है. गारंटेड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, बट इधर एक चीज याद रखना, द बेस्ट पार्ट इज ईयर ग्रोथ रेट इज मिसिंग. एंड ग्रोथ का फॉर्मूला पढ़ा है आपने. इट इज रिटेंशन रेशियो इनटू ROC. देयर इज ROE SF, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर फंड. तो रिटेंशन रेशियो कितना है? देखो 40% है, तो दैट इज 0.4. समझा? एंड ROE मतलब IRR, तो ग्रोथ रेट यहाँ पे 15% आएगा. दिस वाज द क्लासिक पॉइंट. ये हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, याद करिएगा. हाँ, तो देखो उसके बाद अगेन गॉर्डन्स अप्रोच, पे आउट, डिफरेंट प्राइसेस यू हैव टू कैलकुलेट. दिस वाज लिंटर्स एग्जांपल. स्टूडेंट याद करो, जहां एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया मतलब लिंटर ही होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से. क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट अ वेरी गुड चैप्टर, dividend decision. Confident. Hope you all had a great time. I honestly enjoyed, and I would say best of luck, and in advance congratulations. Students, this is from my side. I am sure, students, you are going to make the most of it for the session. This session, I tried my best to give you everything. Now it's your turn. We have done our job. Now all up to you. 2-3 pieces of advice, students. 1, don't ignore FM theory. You need to refer ICI module for the same, specifically the 2 chapters, that is introduction wala chapter and sources of finance वाला चैप्टर. ये 2 चैप्टर स्टूडेंट हार्डकोर थियरी है जो आपको पढ़ना है. डोंट इग्नोर इट स्टूडेंट. रीजन आप क्या बोलोगे? सर आप ही ने तो आज पेपर स्टाइल में बताया था कि 10 मार्क का थियरी है जो ऑप्शन में छूट सकता है. अप्रिशिएबल, बट डोंट टेक लिवरेज. I think don't take risk. Reason being, student, you never know कौन सा एक 10 मार्क का प्रैक्टिकल टफ आ गया.
which might be little bit complicated. So rather than attempting that, I would say this is a safe call. You are able to grab certain theory part. That is one advice. Number two, student on the last day, आप जब पेपर नंबर 7 लिख के आ जाओगे, पेपर नंबर 8 के लिए स्टूडेंट प्रॉपरली माइंड योर टाइम शेड्यूल. आई एम श्योर लास्ट डे पे क्या होगा स्टूडेंट, बटरफ्लाइज होगी. द लास्ट पेपर है, ठीक है, अब हम आजाद होने वाले हैं. ये बटरफ्लाइज लास्ट डे होती है स्टूडेंट जब पेपर नंबर 8 आने वाला होता है. एंड दैट इज द मिस्टेक अ नॉर्मल स्टूडेंट डज. स्टूडेंट कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल. एक और दिन है स्टूडेंट, don't be over excited about completion of your intermediate exam. I do understand that feeling. We have gone through the same phase, but control your emotions, concentrate well. ठीक है, that is financial management and financial economics को properly time schedule allot करे. And during those days, if possible, morning 3 hours a day on the date of exam, 3 hours allot to FM theory. Student, this will be a master stroke. 10 मार्क का क्वेश्चन है, कोई रिस्क रहेगा नहीं. This is my personal advice. Rest, I do understand you all have your own strategies, but I would say don't take even 0.0001% risk. और FM theory ऐसा है स्टूडेंट जहाँ बच्चों लोग को पूरा मार्क्स मिलता है. So I think this is good thing. Number 3, have now this are the days, few days जो रहेगा that will check your passion, dedication, commitment and your attitude. Student, be passionate in these days. आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए daily. Boss, I want to grab it. Dedicatedly give your everything. Dedicate yourself. आग की भट्टी में झोंक दो बॉस. एंड कमिटमेंट करो कि बॉस मैं इस बार इंटर क्लियर करके बताएगा. कमिट योरसेल्फ, कमिट योर पेरेंट्स, कमिट टू द गॉड. मैं सीए बन के बताएगा. एंड कीप योर एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव. स्टूडेंट, दिस आर द 4 गोल्डन वर्ड्स जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करना है. पैशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड एटीट्यूड. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड गॉड. भरोसा रख, भरोसा रख अपने आप पे. स्टूडेंट, क्यों थकता है, क्यों थकता है? प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. तो स्टूडेंट, that was from my side, Professor Chintan Devalia, signing off for the day. Many best wishes for your upcoming exam. Rock CA exam and bharosa rakho, you all will enter CA final with the flying colors. Thank you very much. Keep rocking.